2022 as mentioned in the list of business against my name. Thank you, sir. Money deal. And the point of order is both my point of orders are on the same rule, which is 29. Right. Please check out 29, sir. Yes. About 7 minutes ago, that is at about 11:13, we received this. We received supplementary list of business, Rule 29, stating that the defense minister will make a statement at 2 p.m. At 2 p.m. Now you tell us, it is 12:30. The supplementary business then is incorrect. So we need to first correct that. Number one. Just 1 minute. Number one. Number two, a statement may be made, but it is very clear the issue is of grave concern. We are all with the army and the soldiers, but please allow the opposition to be a part of this discussion after the statement. Statement can come. We will listen. Yes, sir. The statement can come. No one wants to disrupt. The statement will come. We will listen to the defense minister and then we wish to participate. Thank you, Derek ji. Regarding पहले पॉइंट के संदर्भ में आपको डेरिक जी पहले पॉइंट के संदर्भ में मैंने अनुरोध किया कि 12:30 बजे माननीय रक्षा मंत्री जिस पर बयान देंगे 2 बजे लिस्ट ऑफ बिजनेस में आया था, ये कलेक्ट आप कह रहे हैं, पर हाउस की सहमति है तो 12:30 बजे क्वेश्चन आवर के बीच देंगे, ये मैंने कहा। नंबर वन। नंबर टू, चूंकि महत्वपूर्ण मुद्दा है, माननीय यूरोपी ने उठाया, हम सबने सुना, नोटिस उनकी 267 में, इसलिए मैंने कहा कि 2 से 12:30 में उसको हम लोग कर लें। दिस वाज नंबर वन। नंबर टू, क्या आप कुछ कहना चाहते थे? मैंने द रूल प्रोवाइड करता है कि विद द लीव ऑफ द चेयरमैन द बिजनेस ऑफ द डे कैन बी डिटरमिन्ड। तो हमने चेयरमैन साहब से भी रिक्वेस्ट की है और हाउस की सेंटिमेंट देखते हुए मैंने अनुरोध किया कि 12:30 बजे कर। प्रमोद जी, विनम्रता पूर्वक आपसे अनुरोध करना है कि देश की संप्रभुता से, सुरक्षा से बड़ा कुछ नहीं। जब से ये सरकार आई है, चीन जब चाहे हमारे यहाँ टहलता हुआ चला आता है। सर, हमने स्टेटमेंट मांगे नहीं। विषय पर माननीय चिदम्बरम जी कुछ बोलना चाहते, प्लीज। I want to know through you, the Leader of the House, after the statement by the Honorable Defence Minister at 12:30, will there be a discussion or not? माननीय आप सबने सुना, माननीय चिदम्बरम साहब ने, जो बड़े वरिष्ठ व्यक्ति हैं और देश की राजनीति में उनकी एक अपनी अलग पहचान है और अनुभव भी है। इस संवेदनशील मुद्दे पर हाउस में किस रूप में डिस्कशन होता है, आप सब देश के लिए कंसर्न है, आप खुद जानते हैं, उसकी मर्यादा आप जानते हैं, और क्या परंपरा रही है सदन की आप ये भी जानते हैं। नहीं, माननीय रक्षा मंत्री आएंगे, बयान देंगे, उसके बाद आप इस मामले की संवेदनशीलता समझते हुए प्लीज, वी आर नॉट डिस्कसिंग नाउ दिस इशू। I gave you an opportunity. We are not discussing this issue now. Let the defense minister come. He will give his statement. He will place his statement. Please. Now 0 hour, Dr. Radha Mohan Das Agrawal. 0 hour. माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं। देश की उच्च शिक्षा देश का भविष्य है। भारत सरकार ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता मानक, उसके पाठ्यक्रम को नियंत्रित करने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट की स्थापना की है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का चयन हुआ है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपने रेगुलेशंस में यह स्पष्ट रूप से बताता है कि देश के सारे विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति किन नियमों के तहत की जानी चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहता है कि एक सर्च कमेटी बनाई जाएगी, जिस सर्च कमेटी में कोई भी नॉन एकेडमिक व्यक्ति नहीं होगा। यह सर्च कमेटी कम से कम 3 और संभव हो तो 3 से 5 लोगों के
नाम का पैनल सिर्फ डॉक्टर चांसलर को राधा मोहन दास भेजेगी, जी की बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है, प्लीज। चांसलर को भेजेगी, चांसलर उस 3 और 5 के नाम के पैनल से किसी एक नाम का चयन करेगा। अगर सर्च कमेटी 3 से कम के नाम भेजती है तो ऐसा कोई भी चयन अगर होता है तो वो ऐड ए वीडियो होगा, अर्थात अपने चयन के दिन से ही वो नल एंड वाइड हो जाएगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक राज्य के, मैं उस राज्य का नाम यहाँ नहीं ले रहा हूँ, एक राज्य के एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय के कुलपति के चयन को नल एंड वाइड घोषित किया। उसके बाद हाईकोर्ट ने उसी राज्य के एक दूसरे विश्वविद्यालय कुफोस, उनके चयन को वाइस चांसलर के चयन को नल एंड वाइड घोषित किया गया। इसके बाद पता चला कि उस राज्य में 9 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनके सर्च कमेटी में या तो ऐसे लोग हैं जिनको नहीं होना चाहिए था, या उस सर्च कमेटी ने 3 नाम से 5 नाम का पैनल भेजने की जगह पर सिर्फ एक नाम भेजने का काम किया। मैं फिर से राज्य का नाम नहीं लूंगा, लेकिन विश्वविद्यालयों का नाम लूंगा। केरल यूनिवर्सिटी, कोचिंग यूनिवर्सिटी, कैलिकट यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, आदि शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, कैलिकट यूनिवर्सिटी, अर्थात उस राज्य में जितने भी बड़े विश्वविद्यालय थे सबका चयन गैर कानूनी तरीके से किया गया। मैं माननीय मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, माननीय मंत्री जी से अपेक्षा करूंगा कि वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को इस बात का निर्देश देंगे। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी यहाँ हैं, वो इस बात का निर्देश देंगे कि ऐसी जितनी भी नियुक्तियां नियमों को तोड़ करके इन 9 विश्वविद्यालय में हुई है उसको नल एंड वाइड घोषित किया जाए, और साथ में देश में अन्य भी अगर कोई नियुक्तियां उस राज्य में हुई है तो उनको भी नल एंड वाइड घोषित किया जाए। श्री हिरण कराड़ी, धन्यवाद गौरवान्वित उपसभापतिಗಳೇ. ಕರ್ನಾಟಕ ವೀರ ಯೋಧರಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಹಳೆಯನ್ನು ಮೊಳಗಿಸಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ವೀರ ರಾಣಿ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ, ಕೆಳದಿಯ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಲಿಯ ಸೈನಿಕರನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಒನಕೆಯಿಂದಲೇ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿ ಸಾಹಸಗೈದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಒನಕೆ ಓಬವ್ವ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಸುಮಾರು 2000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಸಂಘಟಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಸಾನ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹೋರಾಡಿದ ಬೆಳವಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ. ಈ ರೀತಿ ತನ್ನ ಶೌರ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮಗಳಿಂದ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಾನ್ಯ ಉಪಸಭಾಪತಿಗಳೇ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ದೇಶದ ಮೊದಲನೆಯ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಂ. ಕರಿಯಪ್ಪ ಮತ್ತು 3ನೇ ಮಾರ್ಷಲ್ ಜನರಲ್ ಕೆ
संसद में आपने कई बार अपने सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा में सवाल पूछते सुना होगा। इसे क्वेश्चन आवर या प्रश्नकाल कहते हैं, जिसमें सांसद जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हैं। प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवाल 3 प्रकार के होते हैं: तारांकित प्रश्न, स्टार्ट क्वेश्चन, अतारांकित प्रश्न, अनस्टार्ट क्वेश्चन, अल्प सूचना प्रश्न, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। तारांकित प्रश्न में पूछे गए सवाल का जवाब सदस्य तुरंत चाहता है। संबंधित मंत्री सदन में मौखिक जवाब देते हैं, जिस पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की इजाजत होती है। सवाल पूछने के लिए लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति जरूरी होती है। एक दिन में स्टार्ट क्वेश्चन केवल 20 पूछे जा सकते हैं। सवाल पूछने के लिए 15 दिन पहले सदस्य को नोटिस देना पड़ता है। अतारांकित प्रश्न वो होता है जिसका सदस्य सदन में मौखिक जवाब नहीं चाहता। मतलब जिस सदस्य ने भी सवाल पूछा है उसे जवाब मंत्री से लिखित में चाहिए। एक दिन में अधिकतम 230 अतारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसकी जानकारी मेंबर 15 दिन पहले सदन को देते हैं। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन नाम से साफ है, ऐसे सवाल जो बेहद जरूरी होते हैं और जनता से जुड़े होते हैं। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन के लिए मेंबर 10 दिन से कम समय के नोटिस पर भी सवाल पूछ सकते हैं। अध्यक्ष की अनुमति पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या है खास? भारत में प्रश्नकाल की शुरुआत 1892 में हुई। भारत ने ये पद्धति इंग्लैंड से ली। आजादी से पहले भारत में प्रश्न पूछने के अधिकार पर कई प्रतिबंध लगे हुए थे, लेकिन आजादी के बाद प्रतिबंधों को खत्म कर दिया गया। अब मेंबर जनता से जुड़े मुद्दों को सीधे सदन में उठाते हैं, जिसका जवाब उन्हें मंत्री जरूर देते हैं। India became free 75 years ago. We all know we have fundamental rights. Do you also know we have fundamental duties? The duty towards our nation, to defend the country and render national services when called upon to do so. Jai Hind. दिसंबर 13 सन 2001, संसद, नई दिल्ली। संसद में पोटो बिल पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस चल रही थी, पर बाहर जल्द कुछ ऐसा घटित होने वाला था जिससे न सिर्फ भारत बल्कि सारी दुनिया स्तब्ध रह जाने वाली थी। संसद के शीत सत्र के चलते परिसर में गहमागहमी थी। जनप्रतिनिधि, पत्रकार और आमजन आ जा रहे थे। नीली और लाल बत्ती लगी गाड़ियां दौड़ती देखी जा सकती थीं। फिलहाल विपक्ष के जबरदस्त हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्रवाई 40 मिनट के लिए स्थगित की जा चुकी थी। सदन स्थगित होते ही तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और विपक्ष की नेता सोनिया गांधी लोकसभा से निकलकर अपने अपने सरकारी निवास के लिए निकल चुके थे, पर गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी अपने कई साथी मंत्रियों और लगभग 200 सांसदों के साथ परिसर में मौजूद थे। समय करीब 11:25। लाल बत्ती लगी एक सफेद एम्बेसडर कार संसद में गैर कानूनी तरीके से घुसने की कोशिश कर रही थी, जिसमें बैठे 5 लोगों के मंसूबे नेक नहीं थे। फर्जी स्टिकर लगी ये कार
व्यस्त सुरक्षा कर्मियों की नजर बचाकर संसद परिसर में आग घुसती है और मेन एंट्रेंस के सामने से गुजरकर ये गाड़ी तेज रफ्तार के साथ गेट नंबर 1 के पास खड़े तत्कालीन उपराष्ट्रपति कृष्णकांत के काफिले में जा घुसती है, जो जल्द रवाना होने वाला था। हड़बड़ाहट में ड्राइवर गाड़ी को फुटपाथ पर चढ़ा देता है। तब तक चौकन्ने हो चुके सुरक्षाकर्मी जेपी यादव कार में बैठे युवकों को रोकते हैं। जवाब में चली गोली उन्हें शहीद कर देती है। जल्द 3 और सुरक्षाकर्मी और एक महिला माली इनकी गोलियों का शिकार होने वाले थे। गाड़ी से बाहर आकर ये आतंकवादी AK-47 राइफलों से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। सतर्क हो चुके सुरक्षाकर्मी जवाबी फायर करते हैं और संसद भवन परिसर गोलियों और ग्रेनेड्स के धमाकों से गूंज उठता है। चारों ओर अफरा तफरी मच रही है। परिसर के सारे गेट्स फौरन बंद कर दिए जाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद भवन पर हमला हो चुका था। वरिष्ठ कैमरा पर्सन भांजी उस वक्त अपने न्यूज चैनल की तरफ से पार्लियामेंट ड्यूटी पर थे। उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि उस दिन उनकी मुलाकात साक्षात मौत से होने जा रही थी। सुनिए कैसे अपनी जान पर खेलकर इन्होंने वो सारे नजारे कैमरे में कैद किए थे जो आज सारी दुनिया में पाक समर्थित आतंकवाद का सबल सबूत बन चुके हैं। 13 दिसंबर 2001 में कोई करीब 11:30 बजे की बात है। हम यहाँ बैठे हुए थे, इधर हमारा स्टैंड था, मैं यहाँ बैठा हुआ था। इधर यहाँ पर जेपी यादव की स्टैंड हुआ करता था, जो गाड़ी जाती थी, काफिला जाता था। यहाँ पर क्या है कि किसी और की गाड़ी नहीं जाती, सिर्फ उनकी वाइस प्रेसिडेंट साहब की गाड़ी जाती थी। उन्हीं की सिक्योरिटी गार्ड हुआ करते थे। वहाँ से उस साइड से एक गाड़ी आई एम्बेसडर, तो उसको जेपी यादव साहब की यहाँ पर ड्यूटी थी। उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की लेकिन वो रुका नहीं। उसके बाद वो उसके पीछे भागे जेपी यादव जी। फिर उसके बाद जाके उनको वहाँ कर जाके एम्बेसडर जो गाड़ी थी हमारी, उनकी टेस्ट होगी, वो वहाँ पर टकरा गई थी। उस पर टक्कर जो लगी थी उसकी वजह से घबरा गए थे वो टेस्ट। जैसे टक्कर लगी गाड़ी की तो पांचों गाड़ी से निकल गए। निकलने के बाद उन्होंने सीधी फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग शुरू करते ही वो इधर उधर भागे। एक माली जो थे वो काम कर रहे थे, वहाँ पर उनको गोली लगी थी। उसके बाद एक हमारी तरफ इधर भागता हुआ आ रहा था, तो पीछे एक टेस्ट और था, उसने उसको रोका कि वहाँ कहाँ भाग रहा है, इधर आ जाओ, वहाँ मीडिया है। तब वरिष्ठ संवाददाता रहे संदीप यश आज 2 दशक बाद भी इस हमले को कुछ इस तरह बयां करते हैं। दिसंबर 13, 2001 की वो सुबह मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। आज उसको 20 बरस हो चुके हैं। मैं उसी पार्लियामेंट में खड़ा हुआ हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये एक नई पार्लियामेंट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। इससे थोड़ी पीछे उस दिन मैं खड़ा हुआ था। संसद के अंदर वोटों को लेकर के बहस और तकरार चल रही थी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, और उस दिन हाउस एडजर्न हुआ था करीब 40 मिनट के लिए, और हम कोशिश कर रहे थे कि कितनी साउंड बाइट्स हमको मिल जाएं। तभी मेरे सामने से एक एम्बेसडर निकली। थोड़ी देर बाद एक आहट सी, चिल्लाहट सी हुई उस तरफ से, और तब मैंने देखा कि वो सफेद एम्बेसडर कार जो है, वो जो आप फुटपाथ देख रहे हैं, उसमें आधी चढ़ी थी, आधी जमीन पर थी। मैं कुछ समझ में नहीं आया मेरे। उसके बाद गाड़ी से मैंने 4 लोगों को निकलते देखा था और फायरिंग शुरू हुई थी। मैं यहाँ पर आकर के अपनी सेफ्टी के लिए छुपा था। तब तक फायरिंग और तेज हुई। जब फायरिंग बहुत तेज हुई, उसी बीच में फिर मेरे पास ऑप्शन बहुत कम थे। वॉच एंड वार्ड का जो आप गेट देख रहे हैं, वॉच एंड वार्ड का, मैं उस गेट पर वॉच एंड वार्ड का एक सिक्योरिटी पर्सन खड़ा हुआ था। उन्होंने थोड़ा सा गेट खोला, मुझे अंदर आने का इशारा किया, तो मैं भागता हुआ अंदर चला गया। उन्होंने फिर दरवाजा बंद कर दिया। उस वक्त संसद भवन के अंदर मौजूद वरिष्ठ पत्रकार मनोज वर्मा बताते हैं कि अंदर हालात क्या थे जब बाहर हमारे सुरक्षा बल मुस्तैदी से इस आतंकी हमले को निस्तेज करने में जुटे थे।
मुझे अच्छी तरह याद है प्रमोद जी के कक्ष में जब हम गए थे तब उन्होंने कहा था कि देखो ताबूत जो मामला है उसको लेकर जो विपक्ष है रोज हल्ला करता है, प्रदर्शन करता है। इसी बीच गोलीबारी की घटना शुरू हो गई। ऐसा लगा कि जैसे कोई प्रदर्शन हो रहा है। संसद बाहर के भवन के बाहर उस समय तमाम प्रदर्शन हुआ करते थे, पार्लियामेंट स्ट्रीट पे प्रदर्शन हुआ करते थे। तो प्रमोद जी ने भी ये सोचते हुए एक बात कही कि देखिए ताबूत घोटाले पे कांग्रेस जो हंगामा करती है, सदन भी नहीं चलने देती है और सदन के बाहर भी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष है प्रदर्शन कर रहा है और ऐसा प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन तब तक जो फोन आया उसने उनके चेहरे पे चिंता की लकीरें ला दी, क्योंकि वो फोन जो था वो सामान्य फोन नहीं था, वो संसद पे हमले का फोन था कि संसद पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया है। हालांकि प्रमोद जी ने कुछ बोला नहीं, वो चुपचाप वहां से तेज कदमों के साथ चले गए और हम इस गलियारे में वापस आ गए ये जानने के लिए कि आखिर हुआ क्या है। आज भी ये गोलियों के निशान हैं जो ये बताते हैं कि हमारे जवानों ने किस तरह घेर कर आतंकवादियों को मार गिराया। और इन 9 सीढ़ियों का जो फासला था, वो मैं 9 सीढ़ियां इसलिए कह रहा हूं कि जो एक आतंकवादी मारा गया वो मुख्य जो द्वार है संसद भवन का, उससे 9 सीढ़ियां दूर मात्र इसी स्थान पर मार गिराया गया। विस्फोट हुआ और उसके चिथड़े उड़ गए। और किस तरह से लोकतंत्र के इस मंदिर को निशाना बनाने की कोशिश आतंकवादियों ने जो पाकिस्तान से आए थे उन्होंने कोशिश की थी। दूसरी ओर बाहर हो रही गोलीबारी की आवाज ने जनप्रतिनिधियों को सत्ते में डाल दिया था। राज्यसभा की तत्कालीन उपसभापति नजमा हेपतुल्ला बताती हैं, I was sitting in my room because the session was not going on. There was some hangama in the house, and then if the session was closed and the chairman was in his room still waiting to go, and I was in my room still waiting to go. Then I heard some noise of the guns. I thought somebody is bursting the cracker. Then I wonder who will come to the parliament to burst the crackers. Then one of the watch and ward chap came and closed my door. He said, terrorists have come and they are attacking the parliament. तब तक सजग सुरक्षा कर्मियों ने तमाम दरवाजों के इर्द गिर्द पोजीशन लेकर इन फिदाइनों के सदन में घुसने की मंशा को नाकाम कर दिया था। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के दुर्दांत आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े इन आतंकवादियों को साफ निर्देश दिए गए थे, ज्यादा से ज्यादा कत्ल और खून खराबा करो और संसद के अंदर बंधक बनाओ। इन फिदाइन आतंकियों के पास मौजूद थैलों में अतिरिक्त गोली बारूद और ड्राई फ्रूट्स के पैकेट थे जो इनकी नापाक नीयत का सबूत थे। इनके पास जितने फोन थे उनको हमने चेक किया है तो वो सब उसमें कॉल आई हुई है पाकिस्तान से, कश्मीर से भी है और यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत हुई है दिल्ली में, उनकी अलग अलग लोग हैं। तो मैंने कहा सबके नंबर निकालो और सबका पता करो कौन लोग हैं, कहाँ। तो उन्होंने कहा कि साहब इससे काफी स्पष्ट हो रहा है कि ये लोग पाकिस्तान के हैं और एक दो जो मशहूर आतंकवादी हैं वो है इनमें। लगभग 40 मिनट चले इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देते हुए हमारे सुरक्षा बलों ने इन सभी आतंकियों को मारकर पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश भेज दिया था। पर इस हमले को नाकाम करते हुए संसद भवन के वॉच एंड वार्ड और दिल्ली पुलिस के जवानों समेत कुल 9 लोग शहीद हो गए थे। इनमें दिल्ली पुलिस के 5 सुरक्षाकर्मी, सीआरपीएफ की एक महिला कांस्टेबल और पार्लियामेंट वॉच एंड वार्ड सेक्शन के 2 सुरक्षा सहायक शहीद हुए थे। एक माली और एक फोटो जर्नलिस्ट की भी इस हमले में जानें गई थी और करीब 15 लोग घायल हुए थे। पर संसद में मौजूद सारे वीआईपी सुरक्षित थे। I saw the gate number 1. I think one of the chap was blown, one of the terrorists was blown and his bones and blood pieces of bones and blood were all over the gate. And it was a terrible sight. That's how we were saved by our watch and ward people.
अंदर एमपी लोग बहुत हड़बड़ाए हुए थे, बहुत घबराए हुए थे। तो एक और अधिकारी को बुलाया और मैंने उनकी ड्यूटी लगाई कि भाई सब लोगों की मदद करिए, एमपी साहब लोगों की, कि ये सब अपने अपने घर जा सके, पूरा पार्लियामेंट खाली हो जाए, तो इसकी कोम्बिंग करें कि कोई घुस घुसा के कहीं बैठा हो तो, और पूरे पार्लियामेंट का जो कैंपस है उसकी तलाशी ली जाए, वहां कोम्बिंग की जाए। उसी रोज पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में इस हमले को लेकर एफआईआर दर्ज होती है और दिल्ली पुलिस इस दुस्साहसी हमले की जांच में जुट जाती है और कुछ ही दिनों के भीतर 4 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जिन्हें इस्तेमाल की गई कार और सेलफोन रिकॉर्ड से संबंधित सुरागों की मदद से ट्रैक किया गया था। ये थे मोहम्मद अफजल गुरु, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का पूर्व आतंकवादी, जिसने 1994 में आत्मसमर्पण किया था। उसका चचेरा भाई शौकत हुसैन गुरु, शौकत की पत्नी अफसान गुरु और एसआर गिलानी, जो दिल्ली में अरबी भाषा का लेक्चरर था। वो तो इस वास्ते कि ऐसा केस था कि इसमें सांस लेने की गुंजाइश नहीं थी, तो वो लोग मतलब रात दिन लगे रहे 2 दिन तक, और उन्होंने एक से चूल मिला के इसकी एविडेंस ढूंढ ली और ये साबित कर दिया कि ये पाकिस्तानी थे, और हम साबित कर सकते थे कि वो पाकिस्तान के हैं। The Pakistani involvement in the attack on Parliament in 2001 is, I think, pretty much proven. And there's very little debate or discussion about Pakistan's complicity, the ISI's complicity in that particular attack. लोकतंत्र के मंदिर पे हुए हमले से स्तब्ध सारा देश एकजुट हो चुका था। दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाला भारत अपनी सुरक्षा में कितना सक्षम है, इसकी बानगी जल्द संसद में देखने को मिली। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सुर एक थे, राष्ट्र सर्वोपरि। This is not an attack on Parliament only, but on the very freedom of the country. The entire nation has stood as one against such attacks. The supreme sacrifice made by our security personnel who lost their lives in this incident will not be allowed to go in vain. Those behind the attack on Parliament House should know that the Indian people are united and determined to stamp out terrorism from the country. I wish to assure the government through you, Mr. Speaker, sir, that the Congress party will back the government in its effort to track down and bring to justice terrorists who threaten the nation's integrity today. देश हित में जो भी है सरकार काम करेगी, हम पूरे के पूरे विपक्ष के नेता और हम समझते पूरी जनता साथ है। आतंकवादी एक भय पैदा करना चाहते हैं अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए। हमें उन सब मंसूबों को विफल करना है। सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाए जाते हैं उनका दृढ़ता से पालन होना चाहिए। इस प्रश्न पर लगातार आपस में चर्चा होती रहे, पक्ष और विपक्ष के बीच में नहीं। देश के सर्वोच्च संस्था के प्रतिनिधि के रूप में पार्टी की रेखाओं को मिटाकर सुरक्षा का सवाल सर्वोपरि। दूसरी ओर चुनौती जल्द से जल्द इस केस की तह तक पहुंचने की भी थी। 29 दिसंबर को अफजल गुरु को पुलिस रिमांड में रखा गया, जबकि निचली अदालत ने अफसान को बरी कर दिया और गिलानी, शौकत और अफजल को मौत की सजा सुनाई थी। अफजल गुरु की फांसी 11 साल बाद हुई थी। 2003 में गिलानी को बरी कर दिया गया था। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने अफजल गुरु की मौत की सजा को बरकरार रखा, लेकिन शौकत की सजा को 10 बरस के कठोर कारावास में बदल दिया। 26 सितंबर सन 2006 को कोर्ट ने अफजल गुरु को फांसी देने का आदेश दिया। उसी बरस अक्टूबर में अफजल गुरु की पत्नी तबस्सुम गुरु ने दया याचिका दायर की, जिसे अगले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया।
3 फरवरी को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उनकी दया याचिका खारिज कर दी थी और अफजल गुरु को 6 दिन बाद 9 फरवरी 2013 को फांसी दे दी गई थी। और इस तरह हमले के करीब 12 वर्षों बाद उन शहीदों को न्याय मिला और देश को विश्वास। इस हमले में शहीद हुए कैमरामैन विक्रम बिष्ट की पत्नी सुनीता बिष्ट आज भी उन दर्दनाक पलों को भूल नहीं पाई है। उस घटना को तो वो घटना जो है वो हर दिन मुझे याद आती है। हर दिन वो चीज मुझे दिखाई देती है कि हमारे साथ ऐसी घटना घट गई। हर दिन सर वो ताजा हो जाता। मैं किसी को भी शहीद होते देखती तो वो एकदम से हो जाता कि भाई हमारे साथ भी यही घटना घटी है। आज हमला होने के 20 बरस बाद एक नजर डालें तो एक नए बहुस्तरीय सुरक्षा तंत्र का निर्माण हुआ। संसद की बहुस्तरीय गतिशील सुरक्षा व्यवस्था में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, खुफिया ब्यूरो, दिल्ली पुलिस, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, नेशनल सिक्योरिटी ग्रुप और संसद सुरक्षा सेवा के बीच समन्वय शामिल है। ये अत्याधुनिक तकनीक का भी उपयोग करता है। इस हमले ने सरकार की आतंक विरोधी नीतियों को भी धार देने का काम किया और अतीत में रखे गए संयम से काफी अलग और आक्रामक प्रतिक्रिया को उजागर किया। दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ चल रहे युद्ध से प्रभावित होकर भारत का जवाब भी अब त्वरित और बहुआयामी हो गया था और अब उसके तर्कश में कूटनीतिक, सैन्य, राजनीतिक, प्रशासनिक और कानूनी विकल्प शामिल थे। स्वाभाविक है कि इसका असर भारत पाक रिश्तों पर सबसे पहले पड़ा। रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। पाक समर्थित इस आतंकी हमले ने इस क्षेत्र में सुरक्षा विमर्श को भी प्रभावित किया और इसका ही एक नतीजा रही प्रोएक्टिव डॉक्ट्रिन, जिसका लक्ष्य भविष्य में ऐसे किसी भी हमले के बाद हमारी सेना के रिस्पांस टाइम को कम और धारदार बनाना था। प्रोएक्टिव डॉक्ट्रिन काफी सफल रही और पाकिस्तान जैसे देश अभी तक इसका तोड़ तैयार नहीं कर सके हैं। सबने अपने यहाँ टेररिस्ट सेल जो थे उनको मजबूत किया, बनाया कि आगे कोई भी टेररिस्ट आते हैं, कोई कार्रवाई करते हैं तो जल्दी आसानी से निपट सके। कई लोगों ने कमांडोज खड़े कर लिए अपने यहाँ, कमांडो के प्लेटून बना लिए। तो ये सब चीजें हुई और मॉडर्नाइजेशन हुआ और पुलिस के अंदर बहुत सी आधुनिक इक्विपमेंट आए कि इनसे निपट सकें। ये पुलिस ने भी AK-47 की खरीद की, कुछ अपने हथियार इंप्रूव किए हैं। ये सब तैयारी हुई उसके बाद ही 26/11 को मुंबई में पाक समर्थित लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी ग्रुप द्वारा हुए हमलों ने भारत की आतंकवाद नीति को एक निश्चित और संकल्पित दिशा दे दी। भारत बदल चुका है और वो किसी भी कीमत पर अपने समाज, संस्थाओं और नागरिकों की रक्षा करेगा। इसकी बानगी जल्द देखने को मिली जब सितंबर 2016 में भारतीय सेना के कमांडोज ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में चल रहे आतंकी शिविरों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की। 28 सितंबर सन 2016 को हुई ये स्ट्राइक 18 सितंबर को कश्मीर के उड़ी मिलिट्री बेस पर आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले का मुंह तोड़ जवाब था, जिसमें हमारे 19 सैनिक मारे गए थे। इसकी बानगी फिर 26 फरवरी सन 2019 को मिली जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में बालाकोट स्थित जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी शिविर को निशाना बनाकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया। कोई देश ऐसी असहाय अवस्था में नहीं रह सकता है। 40 साल से आतंकवाद हिंदुस्तान के सीनों में गोलियां दाग रहा है जी। भारत मां की सीने में गोलियां दागी जा रही है, बम धमाके किए जा रहे हैं, निर्दोषों को मारा जा रहा है। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे।
तो आतंकवाद के खिलाफ भारत के नेतृत्व की नीति, नियत और सुर तीनों साफ हैं। आने वाले दशकों में जब भारत दुनिया की महापंचायत के सिरमौर के तौर पर उभर रहा है, तो जरूरी हो जाता है कि शांति और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी उसका नैतिक, सामरिक और सबल नेतृत्व हो। और इसकी जमीन तैयार करने में 13 दिसंबर सन 2001 के आतंकवादी हमले और इससे मिले सबकों की अहम भूमिका होगी। India became free 75 years ago. We all know that we have fundamental rights. But you know we also have fundamental duties. Duty towards our nation. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भाईचारे की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। 13 दिसंबर साल 2001 का दिन भारतीय इतिहास की वो काली तारीख के रूप में दर्ज है जब लोकतंत्र के मंदिर को आतंकियों ने निशाना बनाया। इस हमले में आतंकवादियों ने एक सफेद एम्बेसडर कार का इस्तेमाल किया। उस दिन संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा था। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकवादियों ने संसद भवन पर हमला करते हुए अंधाधुंध फायरिंग की। इस हमले में दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के साथ संसद भवन के सुरक्षा कर्मियों ने अपना बलिदान दिया। इन 9 बलिदानियों ने आतंकवादी हमले के खिलाफ संसद की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। वहीं हमले को अंजाम देने आए 5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। इस हमले से जुड़े 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें मुख्य आरोपी अफजल गुरु को 2013 में दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी की सजा दी गई। 13 दिसंबर साल 1974 को माल्टा देश गणराज्य बना। यह यूरोपीय महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक देश है। इस देश की राजधानी वेलेटा है। दरअसल 21 सितंबर साल 1964 में माल्टा देश को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली थी। माल्टा राष्ट्रमंडल और संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य राज्य भी रहा है। साल 2004 में माल्टा यूरोपीय संघ में शामिल हुआ। 13 दिसंबर साल 1996 को कोफी अन्नान को संयुक्त राष्ट्र का महासचिव चुना गया। वे पहले अश्वेत अफ्रीकी थे जिन्हें इस पद के लिए चुना गया। साल 1962 में अन्नान संयुक्त राष्ट्र से जुड़े थे। तब वह विश्व स्वास्थ्य संगठन के जिनेवा कार्यालय के लिए काम करते थे। महासचिव के रूप में उनके 2 कार्यकाल रहे। कोफी अन्नान को साल 2001 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया।
माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना को अनुमति प्रदान नहीं की गई। माननीय रक्षा मंत्री जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। प्लीज स्टेटमेंट के बीच में नहीं बोलते। नो प्लीज, बीच में छुट्टी भी थी। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कोई माननीय, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है और नियम प्रक्रिया के अंदर कोई भी स्पष्टीकरण का सदन में, लोकसभा में नियम प्रक्रिया नहीं है। आपका कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। आप एक चीज रिकॉर्ड में लो। एक मिनट मेरी बात सुनो। एक मिनट बालू जी, प्लीज। अधीर रंजन जी, एक मिनट प्लीज। बालू जी, प्लीज सिट डाउन। हाँ प्लीज, मैं प्लीज एक मिनट। अधीर रंजन जी, एक मिनट। अधीर रंजन जी, एक मिनट। मिस्टर सुरेश, प्लीज सिट डाउन। मैं सदन को ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमें हमारी सेनाओं की वीरता और साहस पर एक साथ समर्थन करना चाहिए, ये संकल्प लेना चाहिए।
सदन की तरफ से रिकॉर्ड में सब चीज आ गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पद। आइटम नंबर 2 श्री प्रहलाद सिंह पटेल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर उल्लेखित दस्तावेज में सभा पटल पर रखता हूँ, जो निकटम कुंडली और पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड से संबंधित है। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आइटम नंबर 3 श्री कृष्णपाल जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेज को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 डॉक्टर संजीव कुमार बालियान। Permission, I rise to lay the paper listed against my name at serial number 4 in 2 days revised list of business. आइटम नंबर 5 श्री नित्यानंद राय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या पर मेरे 5 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 6 श्री कैलाश चौधरी जी। माननीय अर्जुन मेघवाल जी और मंत्रियों को बताया करो कि कभी भी जब सभा पटल पर रखने वाले या तो उपस्थित रहे, आपको अधिकृत करके जाएं। जी जी, धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर मेरे साथी कैलाश चौधरी, जो एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर में मंत्री हैं, उनके नाम के आगे जो दस्तावेज अंकित हैं, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 7 अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आइटम नंबर 7 तो मैंने अभी पुट 6 बोला था आपने, 7 भी बोल दो आप ही। ठीक है, नहीं अब 7 बोला है मैंने, 6 अब बोलता हूँ। जो हमारे शोभा जो मंत्री हैं एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर की, उनके नाम के आगे जो अंकित दस्तावेज है क्रम संख्या 6 पर, उनको सदन के पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद। आइटम नंबर 8 श्री ए नारायण स्वामी। Honorable Speaker sir, with your kind permission, I lay the paper mentioned against my name at serial number 8 of today's revised list of business, both English and Hindi version, sir. Thank you, sir. आइटम नंबर 9 श्री BL वर्मा जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की कार्यसूची में क्रम संख्या 9 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र क्रमांक हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 10 श्री अजय कुमार। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 10 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लिखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 11 प्रतिमा भौमिक। आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रमांक संख्या 11 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लिखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखती हूँ। आइटम नंबर 12 डॉक्टर एल मरुगन। With your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 12 of today's revised list of business. आइटम नंबर 13 श्री प्रहलाद जोशी जी। Sir, I rise to move the following, that this house do agree with the ठीक है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। सर वही बोल। I rise to present the 37th report of the Business Advisory Committee. आइटम नंबर 14 श्री हरीश त्रिवेदी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज की कार्यसूची में अपने नाम के सामने क्रम संख्या 14 पर यथा सूचीबद्ध याचिका समिति का 35वां, 36वां, 37वां, 38वां, 39वां, 40वां एवं 41वां प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 15 श्री जयंत सिन्हा जी। I to present a copy of the 52nd report, Hindi and English versions of the Standing Committee on Finance on the Competition Amendment Bill 2022 as listed against my name at serial number 15 in today's revised list of business. 16 श्री संतोष कुमार गंगवार जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 16 पर मेरे नाम के सम्मुख अंकित
वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 173वें, 174वें और 175वें प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं। आइटम नंबर 17 श्री अधीर रंजन चौधरी जी। Sir, I beg to lay on the table a copy each of the 240 and 241 reports Hindi and English version of the Standing Committee on Home Affairs as mentioned in today's list of business against my name. Thank you, sir. Item number 18 Shri Tapir Gaon. Honorable Speaker, sir, I raise to lay on the table a copy each of the 328, 329, 330, 331, and 332 report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture listed against my name at serial number 18 in today's order paper. Thank you. Item number 19 Shri Prahlad Singh Patel. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2022-23 के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 41वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं। Item number 20 Shri Dr. L. Murugan. Speaker, sir, with your kind permission, I rise to make a statement mentioned against my name at serial number 20 regarding the status of implementation of the recommendations, observation contained in the 34 report of the Standing Committee on Communication and Information Technology on the demands for grants 2022-23 pertaining to the Ministry of Information and Broadcasting. Thank you, sir. Item number 21 Shri Adhir Ranjan Chaudhary ji, Business Advisory Committee report. Sir, that this House do agree with the 36th report of the Business Advisory Committee presented to the House on 12th December 2022. Kollaji today is little magnanimous upon me. First He is generous upon me today. ये सभा कार्य मंत्रणा समिति दिनांक 12/12/2022 को सभा में प्रस्तुत 36वें से प्रतिवेदन से सहमत हैं। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाए। जो भी माननीय सदस्य 377 के अधीन मामले उठाना चाहते हैं, वो 20 मिनट में सदन के पटल पर रखने की उनको इजाजत दी जाती है। आइटम नंबर 23-24 अनुदानों की अनुरक्त मांगों, अतिरिक्त अनुदानों की मांगों के संबंध में शून्यकाल माननीय मंत्री जी के जवाब के बाद शून्यकाल होगा। श्रीमती महुआ मोइत्रा। Honorable Speaker, sir, on behalf of my party, the All India Trinamool Congress, I rise to speak on the additional demand for grants 22-23. I begin by quoting the author Jonathan Swift. As the vilest writer has his readers, so the greatest liar has his believers. And it often happens that if a lie be believed for only 1 hour, it has done its work. Falsehood flies and truth comes limping after it. This government has us believe every February that this country's economy is going great guns. We are the fastest growing, most efficient global player. Everyone is getting employment. We're getting gas cylinders. We're getting electricity. We're getting pakka houses. This falsehood flies for about 8 to 10 months, and then the truth comes limping after it. And now we are in December, and the government says it needs another 3.26 lakh crores of additional funds over and above the budget estimate. The government and the ruling party coined the term pappu. You use it to denigrate, to signify extreme incompetence. Let me use the next few minutes to point out what the data, the statistics tell us as to who the actual pappu really is. NSO numbers were out yesterday.
Industrial output has shrunk by 4% in October to a 26-month low. The manufacturing sector contracted 5.6%. Manufacturing is still the biggest generator of jobs. 17 of the industry sectors that make up the index of industrial production have recorded negative growth rates. Forex reserves have fallen by $72 billion in under a year. The Honorable Finance Minister yesterday during question hour mentioned how apparently 50% of FII inflows into emerging markets are coming into India. Wonderful. But her colleague, the Minister of State for External Affairs, just last Friday, in response to a question in this very house, stated that almost 2 lakh people, 1,83,741 people, renounced their Indian citizenship in the first 10 months of 2022. This exodus in 2022 takes the total number of Indians renouncing Indian citizenship under this government in the past 9 years since 2014 to over 12.5 lakh people. This year has already seen more people giving up Indian citizenship than any single given year. High net worth individuals are willing to pay up to $1 million to get citizenship of Portugal, of St. Kitts, of Greece. Is this the sign of a healthy economic environment, of a healthy tax environment? Who's the pappu now? There is an atmosphere of terror in this country with the sword of the Enforcement Directorate hanging over businessmen and high net worth individuals. The ruling party buys lawmakers for hundreds of crores, and yet members of the opposition represent 95% of lawmakers under investigation by the Enforcement Directorate. But forget politicians, they're tough. They can fend for themselves. Businessmen and high net worth individuals are soft targets. In the monsoon session, in response to a query from my honorable colleague from the JDU, Mr. Rajnath Singh, the Finance Ministry informed this House that in the past 17 years, the ED has opened 5,422 investigations under the PMLA, but has convicted only 23 people. That is a conviction rate of a pathetic 0.5%. Since 2011, the ED has launched 1,600 investigations, 1,800 raids, and convicted only 10 people. In the supplementary demand for grants, I see that the government is asking for an additional 2,900 crores to buy land and ready-built accommodation, office accommodation for the Enforcement Directorate. The taxpayers, you and I, are paying for the ED's operations, for their prosecutions, for their investigations, for their foreign junkets. So do Parliament and public representatives have no right to ask this na khaunga, na khane dunga sarkar, who's presiding over the ED, why there is such a pathetic conviction rate of 0.5%? Is the ED's job only to harass people, or is it to actually track down and catch the perpetrators of financial crimes? What is this level of incompetence? Who's the pappu now? Members of the ruling party continue to spread falsehoods about the benefits of demonetization ad nauseum with no regard to the actual data. You have not achieved the goals of a cashless digital economy. You have not achieved the goals of phasing out fake currency, even after 6 years of your dhamaka announcement. Currency in circulation has doubled from 18 lakh crores in November 2016 to 32 lakh crores in November 22. Cash management company CMS's cash index for ATM hit an all-time high this Diwali. Cash is still king. Demonetization did not achieve any of the 3 targets. Who's the pappu now? I've been reviewing the demand for additional grants, and there are various items in it that are shocking. From a total subsidy request of 1,09,000 crores in March, the Department of Fertilizers has asked for an equal amount in the supplementary request. Just urea alone is accounting for 86,000 crores. Phosphorus and potassium are controlled because they are nutrient-based subsidies. What is this government doing to stem the overuse of urea, which is killing the soil, killing productivity, and killing our health? What the soil needs is balanced use of fertilizers. Bengal has been promoting a balanced fertilizer blend of major fertilizers. And now we are suffering because the center is starving us of the most popular mix of NPK, which is the basal application for potato. During November 22, Bengal asked for a certain amount, and only 33% of our demand for balanced fertilizers was met by the center. Most of the urea-based subsidy is going to GAIL because GAIL supplies the maximum gas to the fertilizer sector. When are we going to see the much promised reform and competition in this natural gas sector?
When are we going to see the promised transmission system operator, the unbundling of GAIL? Is the government hiding and protecting GAIL under the garb of providing urea subsidies to people? Nearly 2,000 crores supplementary demand is for large industry, whereas only 233 crores is for the MSME sector. But the MSME sector accounts for 90% of jobs in the industrial sector. These are very distorted priorities. About 45,000 crores demand is for Manrega and other rural employment schemes. This is far too little, far too late. The rural sector accounts for nearly 2/3 of employment in this country. Field reports suggest that only a very small fraction of rural households are getting Manrega jobs. That too, not more than 30 to 40 days instead of the assured 100 days. That too, there's a 3 to 4 week lag in wage payment simply because there is inadequate allocation of funds. There is also no supplementary demand for subsidized food delivery under PDS. There's an overall anti-poor bias in the supplementary demand for grants. BSNL is being provided, this is very interesting, BSNL is being provided a viability gap funding of 18,000 crores for rural wireline operations. Prima facie, I don't have a problem with this. But if the government of India wants to keep giving BSNL viability gap funding, it is also giving it free spectrum worth 30,000 crores. Then why not make BSNL free roaming rural for everybody? If I'm not a BSNL user, I'm an Airtel user. I am paying for BSNL's free spectrum. It is not only BSNL subscribers who are paying for it. So if Airtel has poor network in a rural area, why can my phone not latch on to BSNL? Taxpayers are paying for this. Make it free for all in rural areas. The supplementary demand for grants will amount to an additional expenditure of about 4.36 lakh crores. This is going to raise the fiscal deficit above the target that you mentioned in the budget. So what is the government's additional revenue mobilization measures, especially non-tax revenue, that is going to make up the additional expenditure so we stay within the fiscal demand targets, fiscal deficit target? The Honorable Finance Minister yesterday stood in this house and she likened us, the opposition, to Videsh ka Dushman. And she said, we have Jalan ka Bhavna at India's growth. I stand here today to tell the Honorable Minister, wherever she may be, to tell this government, to tell this ruling party, that all of us here have given up our lives, our youth, our jivon, our jovon, as it were, to dedicate ourselves to the service of this great land, to the service of its people. We represent the farthest corners of this country, from Karimpur to Kutch, from Katgodam to Kasargod. It is our inalienable right to ask the questions of this government. It is our right to question your incompetence. And it is this government's Raj Dharma that should make the treasury benches sit down, listen to our voices, and not react like the proverbial Khisyani Billi. It requires enormous courage and tenacity to simply stand up here and speak the truth, and we are doing it. In contrast, the ruling party is moving from one incendiary issue to another, from the division of Bengal into North and South, to the Citizenship Amendment Bill, to releasing convicted lifetime murderers and rapists just before an election, to openly trying to challenge the judiciary into submission. You somehow keep hoping that you will scare India into submission and you will keep winning power term after term. But it's not working. You just went to election in 3 states. With all your might, with all your resources, you won in only one. The president of the ruling party could not hold on to his own home state. Who's the pappu now? A certain honorable MP from the treasury benches, who's given to trespassing in high security zones, who goads us all with equal measure of falsehood and fake bravado, yesterday took cheap pot shots at my state, the state of Bengal, with false claims of diversion of Manrega funds. To him, I say this, sir, don't push your luck. I went to Mount Holyoke College. I worship Ma Kali, and I've been elected twice from a border constituency. In your lingo, I say to you, and this is not unparliamentary, don't take panga. A certain Jari Booty Baba says publicly, he likes women in saris, shalwars, and also nothing at all. In the presence of the wife of a deputy chief minister of the ruling party, hand on heart, ask yourselves, had any opposition leader said anything remotely similar, you would have been baying for their blood. The ruling party does not denounce it. There is no outrage. A convicted murderer and rapist is publicly giving sermons while out on parole, and leaders of the ruling party are listening to it. You do not have the moral clarity to call out right from wrong. Who's the pappu now? People tell me to keep quiet,
to make peace in the name of soft Hindutva. I am Hindu, but I refuse to play soft anything. What this country needs is an elected government which plays hard morality, hard legality, and hard economics. No soft anything. I urge this government and the finance minister to take control of the economy. And I urge the people of India to take control over who they give the reins of this country to. सवाल ये नहीं है कि बस्तियां किसने जलाई, सवाल यही है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी. This is a question that India needs to answer. Thank you very much. Jai Hind. Shri A.M. Arif ji. Thank you, Speaker, sir. Sir, I used to express the views of CPIM on the supplementary demands for grants. Sir, at the outset, I wish to request the Honorable Minister not to take our criticism personally. Fortunately or unfortunately, she is not present here. We raise the issues for the common people of this country. This is our duty, sir. I read the latest report of Public Accounts Committee on excess over odds grants and charge appropriation for 2019-20. In that report, PSC has found that out of the two ministries which incurred excess of expenditure over the allotted funds, one is the Ministry of Finance. Sir, the PSC was astonished to note that the bulk of the excess expenditure was reported by the Department of Revenue and is amounted to a whopping rupees 31,934 crores. Sir, it is pertinent to note that this excess expenditure was over the above the supplementary grant of around 40,000 crore the ministry has taken in March 2020. Sir, if the finance ministry itself is incurring expenditure over ordered grants and then submits for regularization, what is the purpose of presenting these demands here? Why our precious time is wasted by this exercise? Sir, I will quote the remark made by the PSC as I feel it is very relevant to the overall financial management of the economy of this country by this government. Sir, analysis of reason given by the ministries revealed that, I quote, like in the past, lack of continuous watch over the flow of expenditure, lack of timely review of financial requirements, and failure to properly anticipate the requirement of additional funds continue to be the main reasons for the excess expenditure. Sir, in 2021, at the time of COVID-19, Honorable Finance Minister announced a stimulus and relief package of 20 lakhs crore. What is the result of that packages? Sir, no one knows what relief these packages gave to common man other than false promises and tall claim like moratorium on bank loans. What they got was 5 kilogram rice every month and nothing else. And cook that rice, they are now spending huge amounts for their pockets as the LPG subsidy is not given for the past 2 years. And what about petroleum products? Luckily, due to the election to Gujarat and Himachal Pradesh assemblies, the government has applied sudden brake and stopped the increasing the prices. But today or tomorrow, surely it will be skyrocketed. It has become crystal clear now that moratoriums on bank loans were mere eyewash and helped only the increase the interest burden by the extending the loans. Sir, not a single paisa out of the loans taken by the poor people in this country was either written off or the interest paid by the stimulus packages. Similarly, lack of students who had taken the education loans were not given any respite, even though their studies were disturbed due to the COVID-19. Sir, I challenge this government to bring out a white paper on the Atmanirbhar Bharat stimulus package. But I know it will never, as the truth will get revealed. The government which was hesitant to help crores of the petty traders, farmers, self-employed and manual laborers affected by the COVID-19. But at the same time, government has no hesitation in writing off about 10 lakh crore bad loans of crony capitalists in the 5 years. Sir, it is better to change the name Atmanirbhar Bharat to
Adani Nirbhar Bharat, as well as the asset of the country is handed over to the Adani Group. Sir, almost all major airports are in the hands of Adani. Seaports also not different. Sir, it is not a shame that we have been degraded as a country without national carrier with the sale of Air India. Sir, at the cost of national aircraft, the Honorable Prime Minister has purchased 2 aircrafts for his use. What did the spirit of nationalism? The Prime Minister reminds us every now and then fly away while selling their Air India. Sir, after Air India, seaports and airports, and then turn to railways. Already, government has started the privatization of railway through back doors, and we will have to wait only another few years to see who is, sir, 1 minute, to who is going to take over it. What is happening in the accounts of COVID-19? See, even for traveling distance of less than 5 kilometers, the government has to give ₹30 as the railway is running all the passenger train as express specials in the name of COVID-19. Similarly, the concession given to the senior citizen, in railway tickets was taken away in the name of COVID, and now what? The government says it will not be restored. It will not be restored. Sir, I wonder whether any other democratically elected government will do the people so cunningly in the name of pandemic after it has become completely under control. So COVID-19, global recession, Ukraine war, what else? It brings cheers to the government as they can loot people in the name of code. After this COVID, you are withdrawing all the fellowship grants for minorities who are studying in the different colleges, central universities. Sir, even in the Manrega scheme, which is big relief for the rural people of the country, is being destroyed by this government without allocating sufficient funds and unpractical norms. No, please conclude. This year, Kerala government asked for the fund for generating 10.31 crore work days, but the sanction was given only 6 crore days. Also, this government is accusing the state governments by denying its due share of central tax and with the stopping the GST compensation. States are literally in the mercy of the central government. Sir, every time an assembly election comes, our Prime Minister reminds the people of the needs for double engine development, which itself against the spirit of the constitution, sir. He is bound to do service to all states without any discrimination, whether it is BJP or non-BJP. Sir, it is a threat to the people of the state that if you elect different party other than BJP, your development will be halted. Sir, concluding. 1 minute. For reducing the unwanted expenditure and utilize the available resources of the maximum, for the past 2 years, I have been repeatedly inviting the attention of the Ministry of Education on the need for taking over project sector Kendriya Vidyalaya in Kayagulam in my parliament constituency. Sir, it would cost even ₹50 crores for taking over all the 14 project sector KVs which are on the verge of closure. And even now, this government has been non-committal to spending such a small amount for the sake. Mohammed Bashir Sahab ji. आप शुरू कीजिए. Sir, thank you very much. Sir, while discussing this demand, supplementary demand for grant, sir, we must be prepared for an introspection on 2 things. Number 1, whether the money allotted as a budget or supplementary demand for various schemes, whether it is properly spent and really attain the achievement. Second thing, whether the country have at least or partially succeeded in reducing the growth inequality between economically elite group and the downtrodden section of the society. So now coming to my first point. Yesterday in this house, the report of the Standing Committee on Social Justice and Empowerment, Ministry of Minority Affairs, presented the report. So if you go through that report,
you will have a kind of guilty conscience. Sir, committee narrated how badly the budget allocation is handled. It tells you the story of unspent, underspent of allocation, surrendering of the budget allocation in the end of the year. Committee also says that implementation of various schemes for the minorities, that is, they are taking a kind of lukewarm attitude. Committee even stated that they have miserably failed in utilizing budget allocation. Those who read this report may surprise whether this department is dead or alive. That is the situation, sir. Sir, I would like to say that. Who is responsible for this? And what is exactly the reason for this bad players? I would like to say that we need not blame only the department. Policy of the government is also responsible for this. Actually, what is happening, sir? With regard to these minority kind of activities, government makes implements and stumbling block in the way of implementing the things. Sir, because of the negative attitude of the government towards this section, what is happening? They are pushed into unendurable hardship. That is actually. I will tell you a glaring example, sir. With regard to the scholarship, class 1 to 8, pre-metric, then Maulana Azad scholarship and their fellowship. These two schemes were very useful for that, for the education upliftment of this marginalized section. But you have curtailed that. You have taken away that. Sir, in Malayalam there is a phrase, Picha Chattiyil Kayittu Varila. It means that grabbing and snatching from the begging bowls. That is happening in respect of them, sir. So it is to be corrected. You are speaking chanting the mantra of Sabka Saath, Sabka Vikas. Is it true? It is only a lip exercise happening in this. Sir, students are agitating. Yesterday we went there. I went there, saw the students, girls and boys. Sir, I asked that police officer, for what purpose you have brought them here? They shouted slogans. Sir, we call India as the mother of the democracy. In such a country, if they shout slogans, why they are arrested, sir? That is happening in this case also, sir. In that case, that is there. Now coming to my second point, that is growth inequality. Sir, I quote from the World Inequality Report 2022. That says, I quote, according to the World Inequality Report 2022, India stands out as one of the most unequal countries in the world, with widespread poverty and along with the affluent elite. The report points out that in 2021, the top 10% held 57% of the total wealth in the country, while share of the bottom 50 was just 13%. Oxfam India report on inequality finds that the richest 98 Indians own the same wealth as bottom 552 million people. The COVID pandemic has created some difference. In addition to that, it says that all these points are with the billionaires. So I am coming to the other thing. Instead of taking effective steps to control the things, what the government is doing, they are widening the inequality, sir. Now again coming back to the minorities and SC/ST. Most worrisome thing is what, sir? National integration, communal harmony, peaceful coexistence. It is vanishing from the horizon of India. That is what is happening, sir. Sir, we have to realize Indian freedom movement, even that is polluted, sir. You are rewriting the history, which is an offense you are doing. Mind of young generation is polluted, sir. Textbooks are rewritten. History books are rewritten. That is happening in this, sir. Body, authentic body, sir. Let me just take one minute. Please. Yeah, 1 minute, sir. NCERT, UGC, ICHR, universities are all headed by the person having vested interest, sir. Selection to the higher post are
not on the basis of merit or their credential. It is on the basis of political consideration only, sir. The legislations are taken place in different states, sir. Different legislation, anti-love jihad and anti-conversion. This kind of legislation is for what? Only to create confusion and unrest in this country, sir. I don't want to take much of the time. What I'm asking is, government should be serious in this, sir. Government should not have party. Government should not have partisan attitude. Government is of the people. I will try to tell you, there may be some ideology you may like or dislike. That should not be the criteria in deciding. Only one, I quote from Mahatma Gandhi's quoting. Mahatmaji told, you have to do the right thing. You Shri may never Jagdambika know Palji. what result come from that. So that is the thing. So what in brief, sir, concluding, I am asking justice for the minorities and down to Shri the sections. Jagdambika You Palji. should not do this kind of injustice to them. Sir, with a few words, I conclude. Thank you very much, sir. Ji, please. अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने हमारी सरकार द्वारा सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट जो प्रस्तुत किया गया उसके समर्थन में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं काफ़ी देर से अपने सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथियों को बैठ के सुन रहा था। निश्चित तौर से जो हमारा सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स है, इनमें जो हमने मांग की है, ये आश्चर्य है कि हमारे कुछ माननीय सदस्य ये कहें ये सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स क्यों लाया, और उसके संबंध में जिस तरह की टिप्पणी की गई, पप्पू की टिप्पणी की गई, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत वर्षों से लोग बैठे रहे हैं, काफ़ी वरिष्ठ लोग हैं, और ये बजट में एक प्रक्रिया है कि अगर बजट में जो हम साल का एक एनुअल आउटले का प्लान बनाते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको हम फोर्सी नहीं कर सकते, और जब उसको हम फोर्सी नहीं कर सकते हैं तो स्वाभाविक है कि अगर उसकी ज़रूरत पड़ गई, चाहे नेचुरल क्लैमिटी हो, चाहे फ्लड हो, या किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो, या इस तरह की स्थिति हो कि शायद दुनिया का असर सब देशों पे पड़ता है, यूक्रेन का या रसिया का जिस तरीके का युद्ध हुआ, जिसके नाते फर्टिलाइजर की सप्लाई जो यूक्रेन हमें करता था यूरिया का या रसिया करता था, उस युद्ध के नाते अगर हमको दूसरी कंट्रीज से लेना पड़ा, तो ये शायद शाश्वत नियम है कि हमेशा सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स आता रहा, और ये हर सरकार में, हमारी कांग्रेस भी बहुत दिन सत्ता में रही है। मुझे तो लगता है ये फर्स्ट सप्लीमेंट्री डिमांड हम लेके आए, फर्स्ट सप्लीमेंट्री बैच हमारा है। और यहाँ तो बजट पास होने के बाद जैसे मानसून सेशन शुरू होता है, सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स आ जाता है, और हमको मानसून को विंटर सेशन में इसको लेके आए, और किन परिस्थितियों में लेकर के आए, सरकार की तरफ से भी कहा गया, और हमारे निशिकांत जी और यशवंत जी ने सारे लोगों ने विस्तार से कहा, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। लेकिन मुझे लगता है कि राज्यों में भी यह प्रक्रिया है, क्योंकि जिस तरीके से अगर जिसका बजट में प्राविधान नहीं आउटले और उसके खर्चे की जरूरत पड़ गई सरकार को, और सरकार उस खर्च को करती है, तो एक एक पैसे को बिना सदन से रेक्टिफाई कराए, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, एक पैसे की सैंक्शन हो नहीं सकती। तो ये राज्य में भी होता है, और लगातार ये एक प्रक्रिया है बजट की। अगर बजट का ज्ञान हो तो निश्चित तौर से ये सप्लीमेंट्री डिमांड पर ग्रांट उसका एक अनिवार्य हिस्सा है। और मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे कहा जाए कि आखिर ये कौन पप्पू है, तो इसके अंदर राज्य में अगर ये डिमांड फॉर ग्रांट्स आ रहा है तो बताना पड़ेगा उनके राज्य में कौन पप्पी है जो इस तरह के बजट लेकर के आया है। आखिर अच्छा, ये पप्पू और पप्पू में क्या, देख लेंगे। ओके। अब ये तो अधिष्ठाता महोदय आप तय करेंगे, आप तो तय करेंगे
पप्पी शब्द निकाल दीजिएगा, कुछ और को देखिए। क्यों साहब? अरे जी चलिए चलिए, उसको आप बैठिए बैठिए, आप बैठिए, आप बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। नो नो नो, आप बैठिए, चौधरी साहब बैठिए, आप बैठिए। अधिष्ठाता महोदय, जिसको आप कह रहे हैं आपका फैसला सिरोधार्य है, लेकिन जो मैंने कहा है, मैंने अगर राज्य के लिए कहा है तो उस शब्द को केवल आप अनपार्लियामेंट्री कैसे करेंगे? अगर उसको गोद में लेके खिलाते हो तो फिर उसको आप अनपार्लियामेंट्री अगर कहेंगे तो आप देखिए कि कितना प्यार से पप्पी को लोग खिलाते हैं। ओके फिर तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। नो, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। ऑनरेबल मेंबर, प्लीज बी केयरफुल, प्लीज प्लीज डोंट इंसिस्ट लाने का। अपने शब्द पर आग्रह मत कीजिए, अपने शब्द पर आग्रह मत कीजिए, आप आगे बढ़िए। सप्लीमेंट्री लाने का जी सप्लीमेंट्री डिमांड पर ग्रांट लाने का मुख्य कारण है इसकी हायर सब्सिडी बिल जो हमारे ऊपर आया, चाहे वो फर्टिलाइजर यूरिया हो और चाहे फूड पे हो, चाहे एलपीजी पे हो। तो इस फर्टिलाइजर, फूड, एलपीजी पे और 10% हमने इस सप्लीमेंट्री डिमांड पर ग्रांट को कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च किया। आखिर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर हम वो खर्च करते हैं जिससे देश के लिए, समाज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर या अस्थायी परिसंपत्तियां, चाहे रोड हो चाहे रेल हो। आज हमने इस बजट में रोड और रेल के लिए लिया है सर्वाधिक, तो इसकी तो प्रसन्नता होनी चाहिए कि देश में अगर आज हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं, कभी कल्पना की थी किसी सरकारों ने? हाईवे तो बना नहीं पा रहे थे, आज हम हाईवे के साथ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और डिफेंस कॉरिडोर, चाहे यूपी हो, 11 कॉरिडोर बना रहे हैं। जहां हाईवे बनेगा उसके किनारे इंडस्ट्रीज आएंगी तो निश्चित है देश दुनिया में सबसे आगे विकास करेगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से इस बजट में जो एस्टिमेट एक्सीड हो जाता है, मैं इसके कारण बता रहा हूं। और उसके कारण को सरकार को जब अधिक दाम देना पड़ता, प्राइसेस देना पड़ता, खाद के दाम में 30% की बढ़ोतरी हुई है जनवरी 2022 से। तो अगर आज जनवरी 2022 से फर्टिलाइजर के दाम में वृद्धि हुई, हम अभी तक 1650 रुपीज पर बैग सब्सिडी देते थे। 1650 रुपए का जिस बैग पे हम किसानों पे, देश के लिए, ये बात किसानों की करते हैं, किसान आंदोलन के समर्थन की बात करते हैं। आज पूरा देश सुन रहा है कि आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार अभी तक जो किसानों के खाद पे 1650 रुपया खाद पे सब्सिडी पर बैग दे रही थी, अब वो इस बजट को लाके 2501 रुपया हम पर बैग के खाद पे सब्सिडी देने का काम करेंगे। तो हम देश के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम देश के किसानों के लिए, मैं जो बात कह रहा हूं वो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और उससे आज कम से कम 50% पिछले साल की तुलना में हमारे ऊपर बोझ बढ़ा है, इसलिए हमें लाना पड़ा है। मानव, मैं कहता हूं कि आप ग्रांट्स की बात कर रहे हैं, हम एक एक ग्रांट पे आएंगे कि हमने किस तरीके से लिया, लेकिन आज भी ये हमारा रिकॉर्ड नहीं है, ये आईएमएफ का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का है, जिसने कहा कि एज पर आईएमएफ जीडीपी ग्रोथ रेट इन 2022 the IMF GDP projection for India stands at 7.4% in 2022-23, which is significantly higher than the most of the developing countries. China, for example, had a rate of only 3%. जिस चाइना की रोज बात करते हैं, जिस अमेरिका की रोज बात करते हैं, आज इस सदन में हम खड़े होकर कह सकते हैं कि आज पूरी दुनिया में इस बात का निश्चित तौर से शोध हो रहा होगा कि आज दुनिया में भारत का, चाइना हो, अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन के कोई कंट्री हो, आज दुनिया में अगर इन्फ्लेशन पे किसी ने नियंत्रण पाया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने पाया है। और मैं ये बात आंकड़ों के साथ कहना चाहता हूँ कि आज जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है, जिस तरीके से हमने किया है, और जीडीपी पे जिस तरह से हमारा प्रोजेक्शन है, हमारा बढ़ा है, तो उस तरीके आज हमारा जीडीपी का प्रोजेक्शन क्या है, ये आईएमएफ के आंकड़ों के हिसाब से 7.4%। तो हमारी ग्रोथ रेट है, ग्रॉस डोमेस्टिक, और पाकिस्तान का 2%, आज चाइना का 3.1% है, यूएसए का 2.6%, यूनाइटेड किंगडम का 4.2% है, और पाकिस्तान भी हमसे पीछे, बांग्लादेश, लेकिन बांग्लादेश का भी बेहतर है, 7.2%। ये आईएमएफ का है। आज पूरी दुनिया में जीडीपी में, जो ग्लोबल इकोनॉमी में भारत का शेयर है,
वो 3.5% हो गया है, जबकि 2014 में 2.6% था पूरी दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी में जो इंडिया का जीडीपी का शेयर था। और ये 2027 में पूरी दुनिया के ग्लोबल इकोनॉमी में भारत का शेयर 4% होगा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मैं कहना चाहता हूं, आज इन्फ्लेशन में भी निशिकांत जी ने जब डिबेट शुरू किया था तो मैं उसको पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, लेकिन उल्लेख कर दूंगा कि आज जो दुनिया की टॉप ग्लोबल इकोनॉमी थी, जिसमें इंग्लैंड भी एक था, उस इंग्लैंड की इकोनॉमी में इन्फ्लेशन, महंगाई, मुद्रास्फीति इतनी बढ़ गई है कि आज वहां 3 प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा। उसका उल्लेख उन्होंने किया था। और आज केवल मैं इंग्लैंड की बात नहीं कर रहा हूं कि जहां इंडिया में हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया है, जहां इंग्लैंड के आज जिस तरीके की 10.1% है, रूस की भी इन्फ्लेशन, वहां भी महंगाई 14.3% है, जर्मनी की 12% है, ब्राजील की 8.7% है। कभी भी कांग्रेस यूपीए की सरकार में डबल डिजिट से नीचे इन्फ्लेशन नहीं आया है। पहली बार 7% के इन्फ्लेशन पे आज भारत की सरकार ने इस देश को महंगाई पे नियंत्रण किया। तो इसलिए नहीं, मैं कोई चीजें जो कह रहा हूं, आप एनएसओ का रिकॉर्ड देख लीजिए कि नेशनल जो स्टैटिक्स हमारा है, इस नेशनल स्टैटिक्स का रिकॉर्ड क्या है कि हम 2019-20 में जब कोविड की वैश्विक चुनौती थी, उस महामारी के पूर्व जो हमारा जीडीपी था, आज ये नीतियां हमारी हैं, हमारे इस तरीके का आज संकल्प है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन है कि हम भारत की अर्थव्यवस्था को महामारी के पूर्व की वास्तविक जीडीपी को पुनः 2022-23 के सेकेंड क्वार्टर में लाने पे हम ले आए। आज ये सेकेंड क्वार्टर की बात मैं कर रहा हूं एनएसओ के द्वारा। आज सेकेंड क्वार्टर में 2022-23 में हमारा 6.3% है। फर्स्ट क्वार्टर में इससे भी हमारा ज्यादा था 2022-23 में। और हम कहते हैं खाली कमेंट कर देने से नहीं होगा। आज हमको देखना होगा कि हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन कितना है, हमारा देखना होगा कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल कितना है, हम कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कितना खर्च कर रहे हैं, कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो मैं आपका ध्यान आपके माध्यम से मैं साथियों को आकृष्ट करना चाहता हूं कि आज डोमेस्टिक कंजम्पशन कितना है। मैं डोमेस्टिक कंजम्पशन केवल सेकंड एक क्वार्टर की बात कर रहा हूं, मैं बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहता। मैं डोमेस्टिक कंजम्पशन में भारत के सेकंड क्वार्टर की बात कर रहा हूं कि जीडीपी का 2022-23 के सेकंड क्वार्टर की बात कर रहा हूं, उसके जीडीपी का 58.4% आज डोमेस्टिक कंजम्पशन है। जहां दुनिया में लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ब्रेड बटर के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाइना में जहां लॉकडाउन के खिलाफ सड़कों पे जैसा उल्लेख किया हमारे साथियों ने, और आज भारत में इस तरह का डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ा है जो 58.4%। ये उपलब्धियां हैं। आप इस पे बात करिए, आप इस पे चर्चा करिए कि 2013-14 के बाद जो सभी वर्षों में हमारा जो अभी तो शुरू किया है। जी जी जी, मुझे पार्टी की तरफ से समय है, मानवर दे लेने दीजिए। एकदम से समाप्त मत कीजिए कि नहीं, समाप्ति की तरफ बढ़िए, एकदम से समाप्त मत कीजिए। मानवर हमारी पार्टी, आपकी राय की आवश्यकता नहीं है। 10 मिनट जी, 10 मिनट तो देंगे। अब बोलिए, तो बोलिए। 10 मिनट भी नहीं देंगे हम, अब बता दीजिए। तो इसलिए आज उस कोविड की चुनौती के बाद जो हमारा ट्रेड है, होटल ट्रांसपोर्ट है या सर्विस सेक्टर है, उसके फर्स्ट क्वार्टर से सेकेंड क्वार्टर में 16% की वृद्धि हुई है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? ये निवेश को दर्शाता है। आज हमारी निवेश की स्थिति क्या है? निवेश की स्थिति दुनिया में 2022-23 की पहली छमाही में देखिए, कम से कम इसका जवाब तो दीजिए कि क्या भारत ने, आज अभी मैं काठमांडू गया था और वहां पे मेरी एम्बेसडर साहब से बात हो रही थी, ये केवल भारत का सवाल कि अभी भी चाइना दुनिया से अलग थलग है, अपने लॉकडाउन से जूझ रहा है। आज नेपाल में जहां हमारा व्यापारिक संबंध है, आज भारत का हर जगह एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और उसका नतीजा है कि आज हमारे इस भारत के प्रति विश्वास भी बढ़ा है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के प्रति पूरी दुनिया के जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको लगता है कि हमारे लिए एक मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन भारत है, जहां हमारा निवेश सुरक्षित रह सकता है। और उसी की देन है कि 2022-23 की पहली छमाही में $20.2 बिलियन का एफडीआई का इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है भारत के लिए। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर आज कभी इस पे तो नहीं चर्चा किया कि हमने किस तरह से स्टेट के डेवलपमेंट के लिए,
हम सबका साथ सबके विकास की केवल बात नहीं करते, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में ये सेंटर स्टेट्स को भी मदद करे, चाहे वो बंगाल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे आंध्रा हो, चाहे तेलंगाना हो। उसके लिए हमने 7.5 लाख करोड़ का कैपेक्स फंड बनाया। उस पर चर्चा कर लिए कि 7.5 लाख कैपेक्स फंड में हमने कितना दिया है। भारत सरकार ने 2022-23 के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मशीनरी के लिए, नए प्रोजेक्ट्स के लिए, इनके लिए हमने कैपेक्स फंड 7.5 लाख का, और ये नहीं कि केवल फंड बनाया, अब तक उसमें हम 54% से अधिक अप्रैल से अक्टूबर तक अधिष्ठाता महोदय भारत सरकार खर्च कर चुकी है, राज्यों को भी दे चुकी है। ये है सेंटर स्टेट का फेडरल स्ट्रक्चर। अरे कम से कम बजट पे, देश की सुरक्षा पे, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इस पे तो कम से कम हम राजनीति से ऊपर उठ करके बात करें, और कम से कम बजट पे जब बात करें तो बजट का ज्ञान तो रहना चाहिए कि आज हो। और जब हम उसका परिणाम भी आ रहा है कि आज जिस तरीके से हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में एक वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी है, इस पे तो कोई चर्चा हो नहीं सकती। ये तो सभी मानते हैं कि कोविड की वैश्विक चुनौती ने एक ग्लोबल रिसेशन कर दिया है, लेकिन उस मंदी के बावजूद, उस रिसेशन के बावजूद भी जो मंदी आई है 2022-23 या 19-20 के बाद से कोविड की शुरू हुई, उसके भी हम सेकेंड क्वार्टर में जो हमारा एक्सपोर्ट है, वो एक्सपोर्ट जीडीपी का 23.3% है, जो न केवल 15-16 के बाद से अभी तक के वर्षों में सबसे पहला रिकॉर्ड है कि आज हम दुनिया में एक्सपोर्ट में 23.3% का हमारा जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन है। और इसी तरीके से फर्स्ट क्वार्टर में एक्सपोर्ट हमारा 22.9% था, सेकेंड क्वार्टर में 23.93% है। इसका मैं उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि एटलीस्ट दे शुड बी सेटिस्फाइड कि अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, नाउ आवर एक्सपोर्ट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, ईयर टू ईयर। तो कम से कम इस बात के लिए तो उनको धन्यवाद देना चाहिए। ठीक है, आप राजनीतिक रूप से आलोचना करिए, उसमें पूरा अधिकार होता है। और आज दुनिया में उच्चतम इन्फ्लेशन के बावजूद भी आज हमने भारत में 22-23 के पहले 6 मंथ में जिस तरह से वृद्धि दर हासिल किया है, वो हमारा 9.7% की ग्रोथ रेट है, जबकि इंडोनेशिया की ग्रोथ रेट 5.6% है, चाइना की 2.2 है, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज की 3.2 है। तो किस पे आप बात करेंगे? आज ग्रोथ रेट हो तो दुनिया के हम देशों से तुलना कर रहे हैं, इन्फ्लेशन की बात हो तो दूसरे से हम तुलना कर रहे हैं। समाप्त और कीजिए। अगर केवल 5 मिनट और लूंगा, 2 मिनट प्लीज, दूसरी छमाही हो तो उसमें भी 6.5%। मैं कहना चाहता हूं कि आज इस इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी के लिए ये हमने तय किया है कि 2024-25 तक हम अपने देश की $5 ट्रिलियन बनाएंगे। इसी पे कर लिए। मैं तो कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में रिक्वेस्ट कर रहा था कि मान्यवर, आखिर आप तमाम चीजों पे चर्चा करेंगे, 193 पे एक चर्चा इंडिया इमर्जिंग इकोनॉमी एज ए टॉप 5 ग्लोबल इकोनॉमी, इस पे चर्चा कर लीजिए। तो माननीय स्पीकर साहब ने कहा था कि जगदम्बिका जी, आप बजट पे जितनी देर बोलना चाहिए आज बोल लीजिएगा। तो हमें तो स्पीकर साहब की तरफ से आज समय मिला हुआ है, तो अधिष्ठाता महोदय कम से उस पर कृपा रखिए। मैं कहता हूं कि सुप्रिया मौजूद थी और तमाम लोग हमारे दादा मौजूद हैं कि 2014 में आप क्या कहते थे? 2014 में आप कहते थे कि कांग्रेस की सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस आ गया। ये आपका भाषण है। तो 2014 में इस देश में आप स्वयं कहते थे कि एक पॉलिसी पैरालिसिस, सुप्रिया को भी याद होगा, ये बड़ा कॉमन वर्ड हो गया था, यहाँ की टर्मिनोलॉजी थी, गलत तो नहीं कह रहा हूँ किसी का, तो कि नीतियां पंग हो गई मनमोहन सिंह की सरकार। आप भी कहते थे पॉलिसी पैरालिसिस, इट वाज वेरी कॉमन। और उस पॉलिसी पैरालिसिस में स्थिति ये हो गई थी कि एफडीआई आने की बात तो छोड़ दीजिए कि कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, भारत के उद्योगपति अपनी पूंजी को यूरोपियन यूनियन में, साउथ अफ्रीका में वहां लगाने थे। चिंता का विषय हो गया था कि आखिर इस भारत से क्या हो रहा है कि लोग जा रहे हैं। और आज क्या स्थिति है कि आज उस इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी के लिए कि हम $5 ट्रिलियन को हमने सेट किया है। लोग तो कोविड की वैश्विक चुनौती पे अपनी जान बचाने के देश अपने परेशान हैं कि हम वैक्सीन दे सकें, हम लोगों को फूड सिक्योरिटी दे सकें। मैं कहता हूं दुनिया में केवल एक भारत है
जिसने कोविड की वैश्विक चुनौती में भी अगर किसी को फूड सिक्योरिटी, किसी को कोविड में हेल्थ सिक्योरिटी और किसी को दिया है तो ये भारत ने दिया। और आप भी थे 2014 में क्या कहा जाता था कि दुनिया की जो सबसे 5 खराब अर्थव्यवस्था उसमें एक भारत है, और आज क्या कहा जा रहा है कि दुनिया की जो सबसे टॉप 5 ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें भी भारत है। तो कौन सी तुलना आप करने की बात कर रहे हैं? आखिर हमने इंग्लैंड को पीछे करके पीछे आखिर भारत आज 5 इकोनॉमी में आ गया, और हम इस पे रुकने वाले नहीं हैं। हम तीसरी इकोनॉमी पे जाने वाले हैं कि हम दुनिया के टॉप 3 जो ग्लोबल इकोनॉमी उस पे जाएंगे, और जाएंगे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व। 24 में फिर सरकार आएगी, 24 में फिर सरकार आएगी, तब हम 5वीं की बात नहीं करेंगे, तब हम टॉप 3 की बात करेंगे, और 2027 में टॉप की बात करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तो मैं ये आपसे पाल साहब बस प्लीज समाप्त कीजिए। पाल साहब मैं आपसे एक प्लीज दो मिनट बस जल्दी से हो गया। नहीं हो गया, देखिए ऑलरेडी 21 मिनट नाउ। कहाँ बात, प्लीज 2 मिनट बात करें। तो मैं आपसे कह रहा हूँ 2020 से 25 तक का हमारा टारगेट है कि हम $5 ट्रिलियन की हमारी सरकार का, मोदी जी का है कि हम अचीव करेंगे। तो आखिर उस $5 ट्रिलियन केवल हमारा स्लोगन नहीं है। आज उस $5 ट्रिलियन को अचीव करने के लिए हमको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगर हम मनरेगा में ले रहे हैं, मनरेगा में याद करिए हर गांव में तालाब होते थे, बिहार हो, यूपी हो, चाहे तमिलनाडु, चाहे बंगाल हो, हर घर के पीछे तालाब होता था, मछली पाली जाती थी। और आज तालाब विलुप्त हो रहे हैं, आज सरोवर खत्म हो रहे हैं, आज पोखरे खत्म हो रहे हैं, गांव में वाटर बॉडी नहीं, मई जून में जानवरों को पीने का पानी नहीं है। यह आप यकीन करिए कोविड की चुनौती आई, अगर लोग शहरों से, मेट्रो से गांव गए, जहां प्रधानमंत्री ने सोचा मनरेगा को हम लोगों को जॉब दें, वहीं उनको एक संकल्प आया कि हर गांव में हम अमृत सरोवर बनाएंगे। 25,000 अमृत सरोवर बनाने का काम किया। श्री डीन कुरियाकोस जी मंत्री हैं, और अब 50,000 का टारगेट 2023 तक गिरिराज जी ने 50,000 का टारगेट रखा। आप उन गांव में चलिए, आपके मेरठ में भी जो सरोवर, अमृत सरोवर बन रहे हैं, उसमें पाथवे है। प्लीज 2 मिनट काम आ गया। नहीं 2 मिनट दूंगा, मैंने मानवर शुरू वो वाक्य केवल बोलिए प्लीज, ओनली 2 सेंटेंसेस। तो 111 बस बता दूं $5 ट्रिलियन के लिए मैं जो बात कर रहा हूँ इनके नॉलेज के लिए रहेगा, इनके ज्ञान के लिए रहेगा। प्लीज तो वो मैं कहना चाहता हूँ कि हम $5 ट्रिलियन कैसे अचीव करेंगे। 111 लाख करोड़ हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने जा रहे हैं, और आने वाले 25 तक हम $5 ट्रिलियन हम करेंगे। उसमें प्रधानमंत्री गति शक्ति होगा। तो इस तरीके से मैं एक कंक्लूड कर दूं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आखिर जिस तरीके से अब आप हमारी तरफ देख ही नहीं रहे अधिष्ठाता महोदय, तो कोई बात ही नहीं। आखिर यूएसए के 3 गुना आबादी की तरफ देख रहा हूं तब से, कंक्लूड कर रहा हूं, लेकिन आप मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं। मैं आप बंद कीजिए। गुना आबादी को हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त दे रहे हैं 3 साल से। अगर आज हम लोगों को खाद्यान्न दे रहे हैं, उसकी सब्सिडी के लिए अगर हम 80,000 करोड़ ले रहे हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण में, तो इनको तो कहना चाहिए गरीब विरोधी है। निश्चित तौर पर उनके विरोधी जो कोविड में जिनको 5 किलो अनाज मुफ्त देने का काम हमारी सरकार कर रही है, आज उसको रोकने का काम कर रहे हैं। थैंक यू जी, प्लीज। No, now you please start. Sir, thank you very much for getting this opportunity to participate in this discussion. Nothing will go on record. Around 30 minutes. Thank you. Praises on this government, Jagadindika Palji, continued, and we heard about that. Sir, I am not commenting on that, but the real factor is the rural India, the people of our nation is very much worried about the policies and the activities of this government. All the praises, whatever he said, please is about कृपया माननीय सांसद जी को सुनिए. corporate groups and not been for the farmers and common people of this country. Sir, it is quite unfortunate to say that the budget 22-23 is indicating the changes in center's focus and priorities. Sir, it doesn't talk about government's early guarantee of doubling farmers' income within 5 years. The budget has purposefully excluded or subsumed some crucial schemes like
interest subsidy, subsidy on fertilizers, etc., and many older ones have been renewed. Sir, it is understood from the budget documents. The total projected expenditure of the nation for 2022-23, rupees 39.45 lakhs crores. Of this, only rupees 1.24 lakh crore is earmarked for agriculture sector, which is only 3.5 or 3.1%. Also, it is clear that the priority of agriculture goes down to 7th position after defense, consumer affairs, road transport, home affairs, railway, and rural development. I have no doubt these areas are important, but agriculture sector should get more priority because a large volume of our population still depending on agriculture sector. Sir, since the inception of 17th Loksabha, I have been attempting to draw the attention of Union government on depressing trends in the price of agricultural products like natural rubber, cardamom, pepper, etc. It is quite unfortunate to say that these issues were not considered with adequate attention. Sir, what is the rubber price, market price nowadays? Only 140 rupees we are getting. At least 250 rupees we should get because we are not getting the production cost. Yeah, our rubber farmers are facing a crucial situation there. As per the Swaminathan formula, production cost plus 50% is very much necessary and we should get the minimum support price. And what is the price of cardamom? Nowadays, we are getting only 800 rupees. At least 1,500 rupees we should get the MSP for cardamom and pepper also. This government, union government, especially supporting the farmers through commodity boards. But after 2014, this government stopped all the incentives and the benefits, whatever distributed earlier became stopped. It is quite unfortunate. They are giving the budget allocation only for the salary distribution of their officials. They are not supporting the farmers. So our demand, the budget allocation for the commodity boards, especially rubber board, cardamom means spices board, and coffee, tea boards, the budget allocation should be enhanced. And also give some MSP plans or policies to these agricultural products. Government should announce it as agricultural products, sir. It is treating as commercial. It is the real thing, but it should be included in the CACP list, Commission for Agricultural Cost and Price. Otherwise, we can't announce the MSP. So our demand for announcing MSP, these products identified as agricultural and should include in the CACP. That is our main demand. And also, sir, the cattle farmers, I would like to say about our cattle farmers. Government should announce the subsidy for cattle feed. Otherwise, they can't purchase the cattle feed. So they are in crisis. Our government should support them, but not at all bothering about that. And our demand, cattle farmers can include in the Manrega. Now the time for revision of our Manrega jobs. Government should consider cattle farmers also, Honorable Ministry is here, cattle farmers also included in the Manrega. Very unfortunate, I would say, Manrega, this government is treating us secondary. I'm sorry to say that, sir. A large volume of Manrega wages are pending from Kerala, from my district. Large volume of wages are pending. It should be dispersed very immediately. It is a #1 poverty eradication program all over the world concerned. Manrega is our pride. Government should take it as very serious. And I'm coming to other points. Sir, our development works for railway and national highways. We are very much thankful for national highway development also, because very recently in my constituency, National Highway 85, Kochi Dhanushkodi, government awarded 910 crore rupees new project. I am very much thankful to honorable ministers, but my demand, we should consider the earlier announcements, that means earlier commitments, whatever this government produced. For in NH 85, Moachipudi and Kodamangalam bypass, it's a long pending demand from 1994. We are waiting for that. And NHAI considered, but NHAI demanding 50% share of state government. But due to the financial crisis of state government not in a position to contribute that 50%. And my request, without Moachipudi and Kodamangalam bypass, NH 85's development not being completed, not complete. So that's why central government, Ministry of the Road Transport,
take it as a standalone work and complete it very fastly. And about our railway project, sir, Vande Bharat is coming. We are welcoming. But what about Angamali? Sir, 2 minutes I need. Angamali Shabari rail project. It started in 1997, 1998. But after 7 kilometers, the rest of the part is still in stagnation. We want to restart that. It is the time. Time has arrived because Kerala government already committed 50% share for the construction. But why this government is keeping delay? So our demand to Railway Ministry, Honorable Railway Minister, should consider very fastly. Idukki district is out of the railway map even now. It is only the hope. That's why, and apart from that, the people who are living that area, that project areas, that peckmarked their land, and they can't pledge their land, they can't do nothing with their land. That's why they are in crisis. Government should take it in priority and restart, defreeze that Angamali Shabari railway project very immediately. And one more thing I would say about plantation laborers here. But, sir, I am coming from the district Idukki. A large volume of... Sir, 1 minute, I'm concluding. Last point. Plantation workers, their living condition is very much pathetic. They have no housing facilities. Okay. Even drinking water from Pirimedu Taluk, more than 17 estates already been stopped their operations. So I urge upon the government to announce a tea workers package for Kerala, whatever government announced in Assam and Bengal. I don't know what is the condition of that package. Anyway, we needed a special package for tea garden workers there. Thank you, sir. सप्लीमेंट्री डिमांड्स के ऊपर आपने बोलने की मुझे इजाजत दी, इसका मतलब यह है कि आप सप्लीमेंट्री डिमांड्स के जरिए आप सरकार से पैसा मांग रहे हैं सरकार चलाने के लिए। मैं एक सवाल संसद से मांग रहे हैं। मैं एक सवाल फाइनेंस मिनिस्टर साहब से करना चाहता हूं, क्या इस देश के अंदर गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए और धन्ना सेठों के लिए अलग अलग कानून है? मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इम्तियाज जलील 50 लाख रुपए का अगर लोन लेता है और वो लोन डिफॉल्ट करता है तो बैंकों को ये इख्तियार है कि मेरा नाम, मेरे गारंटर का नाम, मैं जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रहा हूं उसका एडवर्टाइजमेंट अखबार के जरिए वो देकर मेरी प्रॉपर्टी सीज करते हैं और मुझे बदनाम करते हैं मैं 50 लाख रुपए का लोन लिया हूं। लेकिन अगर कोई किसी ने 5,000 करोड़ रुपए का लोन लिया है, किसी ने 50,000 करोड़ रुपए का लोन लिया है, जिसको आप बड़ी आसानी के साथ हर रोज माफ करते जा रहे हैं, पिछले 4 सालों के अंदर आपने कितना पैसा राइट ऑफ किया है? और ये मैं नहीं बता रहा हूं अध्यक्ष महोदय, ये जवाब कल फाइनेंस मिनिस्टर ने क्वेश्चन आवर के अंदर बताया है। तो सुनिए, उसके अंदर पिछले 4 साल के अंदर कितना पैसा 8,48,186 करोड़ रुपीस का लोन राइट ऑफ किया गया है। और जब हम इनसे पूछ रहे हैं कि किसका पैसा ये आपने राइट ऑफ किए हैं, तो जवाब सुनिएगा अध्यक्ष महोदय, आपको भी हैरानी होगी जो जवाब फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने दिए हैं। उसमें लिखा है, RBI has informed that under the provisions of section 45E of the Reserve Bank of India Act 1934, RBI is prohibited from disclosing borrower-wise credit information. RBI ये आपको कह रहा है कि हम आपको डिटेल नहीं दे सकते हैं कि कौन बड़े धन्ना सेठों ने पैसा लिया है, ये देश को आप नहीं बताएंगे। आखिर ये पैसा 8,48,186 करोड़ रुपीस आपने राइट ऑफ किए हैं। इसका जवाब आप दीजिएगा कि मेरे लिए कानून अलग कैसा हो सकता है, और जिन्होंने धन्ना सेठों ने पैसा लेकर कोई लंदन भाग गया है, कोई सिंगापुर भाग गया है, उनका नाम भी RBI नहीं बताएगी हमारे को। दूसरा ये है कि मैं अभी सुन रहा था जगदम्बिका पाल साहब को। पाल साहब सुनिए, आप किसानों के बारे में कह रहे थे। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, देश का एक छोटा सा एक शहर है, उस क्षेत्र के अंदर महाराष्ट्र के अंदर मराठवाड़ा एक छोटा सा क्षेत्र है। उस क्षेत्र के अंदर जनवरी से लेके नवंबर 2022 तक महज 11 महीनों के अंदर 940 किसानों ने आत्महत्या की है। मैं देश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ मराठवाड़ा एक जो देश का एक छोटा सा हिस्सा है, कहीं ना कहीं आपकी कुछ नीतियां गलत हो रही है अध्यक्ष महोदय, कहीं ना कहीं आपकी नीतियां गलत हो रही है, वरना इन किसानों की मौत को आपने सिर्फ एक आंकड़ा बनाकर रख दिए है। 940 किसान अगर सिर्फ एक क्षेत्र से मर रहे हैं और ये कहते हैं कि नहीं हमने किसानों के लिए इतना किया है, तो क्या वजह है कि आज किसान अपनी जान दे रहा है? आप ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस स्कीम के अंडर में आपने 10 करोड़ लोगों को दे दिए हैं। आप ये आंकड़ा बताइए
कितने ऐसे गरीब लोग जो पहले हम भी मानते हैं, हम भी खुश हुए थे, हमने भी स्वागत किए थे कि ये लोग जब अलग अलग तरीके से गैस की जगह पहले लकड़ी के ऊपर, कोयले के ऊपर है तो अपना खाना बनाते थे, आपने गैस दिए, लेकिन कितने लोग अब दोबारा रिफिल करने के लिए जाते हैं? क्या ये सच्चाई नहीं है कि पिछले 7 सालों के अंदर, 7 साल पहले गैस के सिलेंडर का रेट 450 रुपये था, आज आपने उसको 1080 रुपये किए हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप जितना पैसा एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के ऊपर, वही पैसा अगर आप दे देंगे तो शायद गरीबों को फायदा होगा। अनएम्प्लॉयमेंट, आज बेरोजगार, ये आंकड़ा मैं नहीं बता रहा हूं, कोई मनगढ़ंत आंकड़े नहीं बता रहा हूं, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इनके आंकड़े आए हैं, तो सुनिए फाइनेंस मिनिस्टर साहब, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया अभी 8% के ऊपर आया है। 3 महीने का सबसे ज्यादा का आंकड़ा जो है वो अभी आया है। अध्यक्ष महोदय, हो सकता है आपके पास भी एक ईपीएस 95 की एक स्कीम है, बुजुर्ग लोग, ऐसे बूढ़े लोग, और मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब को यह बताना चाहता हूं कि इनके पास भी सर 65 लाख ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको पेंशन कितनी दी जा रही है? 250 रुपये, 500 रुपये। फाइनेंस मिनिस्टर साहब से मैं इसलिए मुखातिब हो रहा हूं कि ये मेरे शहर से आते हैं। अगर देश के फाइनेंस मिनिस्टर साहब, मैं आपको कहता हूं, लीजिए एक नाम भी नोट करिएगा, सुलोचना गडप्पा, 70 साल की महिला है, औरंगाबाद में रहती है। सुलोचना गडप्पा, फाइनेंस मिनिस्टर साहब नोट करिए, आप औरंगाबाद शहर से ही आते हैं। उसको कितनी पेंशन दी जाती है? 250 रुपये। 70 साल की, कोई बच्चा नहीं है, और 250 रुपये के अंदर वो अपना घर का बसेरा करेगी। मेरा यह कहना है कि पेंशन स्कीम के अंदर आपके पास कितना पैसा है, वो पैसे से ईपीएस 95 के पिछले कई सालों से, और हर एमपी को इन लोगों ने खून से अपना लेटर लिखकर आपको निवेदन दिया है कि हमारे लिए कुछ तो भी करिएगा करके, आपके पास भी दिए हैं, आपकी भी फोटो छपी थी उसमें। दूसरा यह है कि आप ईएमआई के रेट तो बढ़ा रहे हैं, होम लोन का रेट बढ़ गया, व्हीकल लोन का रेट बढ़ गया, आप एफडी का रेट क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? क्या वजह है कि आप ये रेट्स के अंदर तो बड़ी आसानी के साथ फैसला ले लेते हैं, लेकिन एफडी का रेट जब बढ़ाने की बात आती है तो आप इसके अंदर कोई फैसला नहीं लेते हैं। आप एजुकेशन के लिए पैसा मांग रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, अगर स्कूल में टीचर नहीं, कॉलेज में लेक्चरर नहीं, और अगर अस्पताल के अंदर डॉक्टर नहीं, तो वो इमारतें किसी काम की नहीं है। अगर वहां पर अगर आपके पास फैकल्टीज नहीं है, और ये भी मैं मनगढ़ंत नहीं बता रहा हूं, आप ही ने जवाब दिया है, सरकार ने लिखित में जवाब दिया है, यूनिवर्सिटीज के अंदर, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रोफेसर्स कितनी, अध्यक्ष महोदय, प्रोफेसर्स की कितनी वैकेंसी है? 6180 प्रोफेसर्स की वैकेंसीज है। आईआईटीज और आईआईएम्स, बहुत सारे बीजेपी के हमारे सदस्यों ने कहा कि देखिए हमारे राज्य के अंदर हम कितने आईआईटीज और आईआईएम्स बना रहे हैं। इमारत बनाने से तालीम नहीं पहुंचाई जा सकती है, उसके लिए आपको लेक्चरर्स की जरूरत रहेगी। आईआईटीज के अंदर 4502 लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स की वैकेंसीज है। आईआईएम्स के अंदर 493 वैकेंसीज है। दूसरा ये है, एक बहुत अहम सवाल, 2015 के अंदर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की, हमने स्वागत किया, पूरे देश ने स्वागत किया कि हर बेघर को घर मिलने वाला है। और प्रधानमंत्री साहब का एक भाषण भी है जिसमें उन्होंने खुद ने कहा है, यूट्यूब के ऊपर आप भी देख सकते हैं, कि 2022 तक हम हर बेघर को घर देंगे। फाइनेंस मिनिस्टर साहब औरंगाबाद से है, 50,000 लोगों ने अप्लाई किया है पिछले 6 साल से। आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं, एक सादा ईंट तक नहीं पड़ा है। बिल्डिंग बनाने की तो बात छोड़िएगा आप, सादा ईंट नहीं पड़ा। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक मिनट, एक सादी ईंट तक नहीं पड़ी है। दूसरा ये है अध्यक्ष महोदय, जाते जाते इस मुल्क को, हमने कल के दिन फाइनेंस मिनिस्टर मैडम कह रहे थे कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, अगर आप एक इतने बड़े माइनॉरिटी के तबके को अगर आप पीछे रखेंगे और आप ये उम्मीद करेंगे कि देश चलेगा आगे, हम क्या कहना चाह रहे हैं? आप हमारी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद कर दे रहे हैं, आप हमारी मौलाना आजाद रिसर्च फेलोशिप आप बंद कर दे रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि अगर माइनॉरिटीज को हम पीछे रखेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। देश को हम भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप सभी का साथ और सभी के विकास के महोदय, आज आपने अनुपूरक बजट पर
आपने मौका दिया है बोलने का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग इस चर्चे में लगे हैं कि अनुपूरक बजट पर क्या बोलना चाहिए। मैं तो जानना चाहता हूं सरकार से कि विगत 8 साल से आप सत्ता में आए हैं, तो सत्ता में आने से पहले आपने वादा किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 2 करोड़ लोगों को मैं रोजगार दूंगा हर साल। उसके बारे में मंत्री जी को जवाब देना चाहिए। 3 महीना नहीं, हम लोग बदलने वाले नहीं हैं। जो काम हुआ है देश में, जो लोगों के बीच में वादा किया गया है, उस पर बात करना चाहते हैं। आप अपनी बात कहिए जी। हम लोग हाउस में आए हैं जनता के बदौलत जी। और आने वाला 2024 होगा सर, फिर हम लोग को जनता से वोट लेना है, तो हम लोग कितना झूठ बोलेंगे। अब जाएंगे जनता को तो हम बोलेंगे ना भाई कि 2-2 करोड़ सालाना, अब 10 साल का हिसाब आप दीजिए। माननीय मंत्री जी, बेरोजगार लोगों के लिए आपने केंद्रीय जितने भी संस्थान है, आपको चाहिए था कि सभी से डिमांड करना कि कहां-कहां वैकेंसी खाली है। हमारे बच्चे बेरोजगार होकर दिल्ली, पटना, दौलताबाद जा रहे हैं, उसके लिए ईमानदारी से काम होनी चाहिए। सभापति महोदय, उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो मैं प्राइवेट नहीं करूंगा, रेलवे को प्राइवेट नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री जी का भाषण है, लेकिन आज क्या हो रहा है? आज रेलवे को भी प्राइवेट किया जा रहा है, प्लेटफार्म बेचा जा रहा है, टेलीफोन को प्राइवेट किया जा रहा है। उतना ही नहीं, मेरे संसदीय क्षेत्र में आयुध फैक्ट्री था, अब आयुध फैक्ट्री को भी प्राइवेट कर दिया जा रहा है। सवाल है माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने जो वादे किए, तो यह अनुपूरक बजट उसी हिसाब से लाना चाहिए था कि हमारे जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको रोजगार कैसे दे, जो हमारे देश की संपत्ति है उसको बचा के रखना है, या नहीं कि बेच देना है। सभापति महोदय, आज हमारे देश के सामने भारतीय रुपया 84 रुपया और $1 का दाम है। उस समय जब सरकार आपकी बनी थी, उस समय 64 रुपया। आज देख लीजिए जो हालात है महंगाई का। आपने कहा था कि महंगाई पर भी हम रोक लगाएंगे। जब आपने उजाला योजना चलाया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, पूरे दुनिया लोगों ने तारीफ किया कि हर गरीब के पास उजाला योजना चला गया। आप देख लीजिए कि उजाला योजना में आज गरीब लोग कितने गैस भरवा रहे हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र में गैस एजेंसियां लिए हैं सभापति महोदय, उनके पास लोग गैस भराने नहीं जा रहे हैं। उसका सर्वे होना चाहिए। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन गरीबों को आपने सालाना महीनेवारी देख लीजिए कि उस समय 460 रुपया गैस था, तो लोगों ने 1 महीना 2 महीना भराया। आज गैस का कीमत 1200 रुपये तक चला गया। आप आज गरीब के पास गैस नहीं है, फिर गरीब लोग देख रहे हैं कि लकड़ियां चुन चुन कर खाना बना रहे हैं, तार के पेड़ से जलावन निकाल रहे हैं, जो सूखे पेड़ हैं उससे जलावन निकाल के घर में खाना बना, तो उनका आंख आज भी खराब हो रहा है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी या मंत्री जी जब जवाब देंगे तो महंगाई पर भी लोगों को जवाब देश के सामने रखना पड़ेगा। 2024 है, सिर्फ सबके लिए है। हम लोग का तो बचाव तभी होगा जब माननीय मंत्री जी जवाब में कहेंगे कि हम महंगाई को रोकेंगे। आज सभापति महोदय, हम समझते हैं कि बिहार पिछड़ा राज्य है। बिहार नहीं, बहुत है, उड़ीसा है, कई राज्य हैं। आपने कहा था कि देश का विकास दर हम बढ़ाएंगे, और देश का विकास तभी हो सकता है जब पिछड़े राज्यों को हम आगे ले जाना चाहते हैं। तो पिछड़े राज्यों के लिए आपने कई राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा भी दिया, लेकिन बिहार लगातार मांग कर रही है विशेष राज्य के दर्जे का, लेकिन आपने अभी तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो पिछड़े राज्य हैं, जिस तरीके आपने पहले राज्यों को आपने पिछड़ा राज्य के विशेष राज्य का जहां जहां दर्जा दिया, उसी तरीके से बिहार में भी पिछड़े राज्य विशेष राज्य का दर्जा देकर जहां की औद्योगिकरण बढ़े, इसके लिए आप काम करिए। मैं यही कहना चाहता हूं कि हर गरीब को पक्का मकान
देने का भी आपने वादा किया था कि 2022 तक हर गरीब के छत का इंतजाम मैं करूंगा। लेकिन आज देश दुनिया हम लोग घूम रहे हैं, गांव में घूम रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, गरीब के पास आज भी गरीबी वही हालत है। आज भी इंदिरा आवास की जो बनना चाहिए था आज गरीबों को बीच नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास कांग्रेस के साथ चले गए। तो मैंने आपको आज प्रधानमंत्री आवास योजना, मैं जो बात कह रहा हूं सर, जी प्रधानमंत्री जी ने जो बात कहा था उसी को कह रहा हूं कि बजट में यही लाना चाहिए था। आज गरीबों के पास मकान नहीं है, पक्का मकान बनवाने का भी इंतजाम सरकार को करना चाहिए। उतना ही नहीं सभापति महोदय, आज किसानों को खाद नहीं गांव में मिल रहा है। आज 37% बिहार से मैं आता हूं, बिहार में अभी यूरिया मात्र 37% सप्लाई हो रहा है। आज किसान परेशान है। आप कहते हैं कि राज्य सरकार जमाखोरी करा रही है, लोग प्रचार करा रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि आज पूरे देश में कितने राज्यों को आपने किस रूप में आपने यूरिया का आवंटन किया, ये सरकार को बताना चाहिए। लगातार किसान परेशान है। सभापति महोदय, यही बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑन ग्रांट्स पर बोलने का मौका दिया। मैं यही कहना चाहूंगा कि डिमांड्स ऑन ग्रांट, सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑन ग्रांट्स को तो हमें पास करना ही है, लेकिन इसकी स्क्रूटनी करना भी हमारा दायित्व बनता है। 3,25,000 करोड़ से ऊपर की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स जो है, कैश फ्लो हमें अंदर इसमें देना है। मैं आपसे के माध्यम से, माननीय वित्त मंत्री जी शायद इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, एमओएस हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जब वो जवाब देंगे तो इस बात को भी ध्यान में रख करके जवाब देंगे। यहां कल से बहुत चर्चा हो रही कि साहब माननीय सदस्य, ये गैस सब्सिडी तेल कंपनियों को सरकार सब्सिडी दे रही है, इसलिए ये खर्चा जो है सप्लीमेंट्री डिमांड्स लाना जरूरी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा कि क्या ये सही है कि जो रशिया से क्रूड ऑयल हम लोग सब्सिडाइज्ड रेट्स पर इंपोर्ट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 32% सब्सिडाइज्ड रेट पर रशिया से क्रूड इंपोर्ट हो रहा है। आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि जो भारत सरकार की जो ऑयल कंपनीज हैं वो डायरेक्ट इंपोर्ट क्यों नहीं कर रही? क्या ये सच नहीं है कि आपके सरकार के जो खास जिन पर आशीर्वाद रहता है 2-3 कॉरपोरेट्स पर, वो लोग सस्ते दाम पर रशिया यूक्रेन वॉर का फायदा उठा करके रशिया से क्रूड इंपोर्ट कर रहे हैं 32% सब्सिडाइज्ड रेट पे, और फिर उसको रिफाइन करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन वगैरह में। तो ये जो विंडफॉल गेन जो चंद खासतौर से रिलायंस और एसआर की नायरा 2 कंपनीज का कितना बड़ा विंडफॉल गेन हो रहा है, इस पर सरकार जो है क्या कहना चाहेगी? क्यों नहीं सरकार की तेल कंपनियां डायरेक्ट ये काम करती, ये बिजनेस करके, और हमारे जो गरीब जनता जो डीजल पेट्रोल 100 रुपए लीटर पर खरीद रही है, उसका फायदा अगर उसको पहुंचे तो मैं समझता हूं कि 50 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल आम जनता को मिल सकता है। मैं जो है
अब मुझे पता नहीं किसकी कंपनी है, शायद जिसके लिए आप पहले काम करते थे एसआर की होगी, मुझे नहीं मालूम किसकी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय कि हम लोग यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। इस सरकार ने, अभी बात हुई इकोनॉमिक पैरालाइसिस की, आज कौन सा इकोनॉमिक पैरालाइसिस नहीं है? आज तो गब्बर सिंह टेरर से सारे छोटे मोटे व्यापारी परेशान हैं। आप भी आते हैं सर, पिछले 3 दिन पहले मेरठ में भी वही हाल था, अमरोहा में भी वही था, बरेली में भी वही था। जीएसटी के नाम पर रेड जो है, किसी बड़े उद्योगपति घरानों पर रेड नहीं करती है सरकार, ऐसे लोगों पर नहीं करती जिनका मैं नाम ले रहा हूं, उनको तो जो एग्जेम्पशन दे देती है। लेकिन जो बेचारा ठेले पर पकौड़ी तल के बेच रहा है, आपने नौजवानों को रोजगार तो दिया नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये भी रोजगार है कि स्टूडियो के बाहर जो पकौड़ी तलने का पकौड़े तलेगा, वो भी तो एक रोजगार है। लेकिन आज तो हालत ये हो गई, उत्तर प्रदेश के अंदर जो पकौड़े तल रहे ठेले पे लगा करके जीएसटी की रेट उन पर हो रही है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा आपसे कि डिमोनेटाइजेशन आपने किया कि साहब टेरर खत्म करेंगे, ब्लैक मनी जो है कैश खत्म करेंगे, नकली नोट खत्म करेंगे। मैं समझता हूं डेटा सबके पास है, नकली नोटों का सर्कुलेशन उस वक्त से ज्यादा हो गया, जो कैश करेंसी प्रिंट थी आज 2 गुना से ज्यादा हो गई। तो आपकी जो पॉलिसीज हैं उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं माननीय मंत्री जी जब जवाब देंगी तो ये मैं उम्मीद करूंगा कि ये मुझे बताएंगे। सभापति महोदय, मेरा समय है, मैं आपके माध्यम से, सभापति महोदय, इस देश का विकास, माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन ये हो क्या रहा है कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप तक खत्म कर दी आपने। जो SC ST OBC माइनॉरिटीज के बच्चे थे, वो आप चाहते हैं कि वो स्कूल ना जाएं, वो पढ़े ना। जो मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप थी, वो आपने खत्म कर दी। आप कर क्या रहे हैं? सच्चर कमेटी ने इस देश में बताया, डायग्नोज किया कि किस तरीके से इस देश के अंदर माइनॉरिटीज के बच्चे जो हैं, पर्टिकुलरली मुस्लिम माइनॉरिटीज के बच्चे कितने पिछड़े हैं, वो स्कूल नहीं जा पाते। रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने उसका इलाज किया। सभापति महोदय, मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने उसका इलाज दिया, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देती है कि साहब रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने तो सिर्फ जो है 4 दीवारी में बैठ करके ये रिपोर्ट तैयार कर दी। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, हम तो सर्वजन सुखाए सर्वजन हिताय की बात करने वाली पार्टी से हैं, लेकिन आपने जो 10% इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर रिजर्वेशन दिया, उसका सर्वे कहां हुआ था? वो कौन सा कमीशन था जिसने सर्वे दिया? उनको आपने रिजर्वेशन दिया। मैं सभापति महोदय, मैं इन्हीं बात के साथ मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है उनको बहाल किया जाए। जो SC ST माइनॉरिटीज के, OBC के बच्चों को जो पढ़ाई से रोकने की कोशिश की जा रही है, मैं माननीय वित्त मंत्री से चाहूंगा कि वो उसको बहाल करने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। Thank you, sir. So I speak here on the demands for grants. Sir, जगदम्बिका पाल जी शायद अभी निकल गए, उन्होंने 3-4 चीजें बोली, मैं थोड़ी संक्षेप में बोलना चाहूंगी। कि उन्होंने कहा कि देश में बहुत अच्छा काम हुआ, कोविड में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें की और राज्य ने और सारे सांसदों ने आभार मानने चाहिए केंद्र सरकार की कि बहुत मदद की। अच्छी बातें की जरूर, लेकिन 2-3 चीजें हैं जो रिकॉर्ड पे आनी चाहिए। उन्होंने जब राज्य का हिसाब किया, और सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स हर राज्य के बजट में आता है, कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि प्लान एक होता है, थोड़ा सा कम ज्यादा होता है, तो ये सब जानते हैं, बहुत सालों से हम यहाँ हैं। तो सप्लीमेंट्री डिमांड, तो इसीलिए ये चीज कोई नई नहीं है, ना स्टेट के बजट में होती है ना देश के बजट में होती है। मैं 3-4 छोटी चीजें आपको बनाना चाहती हूँ सर। कि उन्होंने कहा कि राज्यों ने ज्यादा कुछ नहीं किया, जो किया वो केंद्र सरकार ने किया। सही, आपने वो, आप तो माई बाप सरकार है, देश का सबसे बड़ा बजट आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन
एक चीज देखनी चाहिए, एक सक्सेस स्टोरी में महाराष्ट्र की बताना चाहती हूँ, जहां महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, तब जो एमपी फंड था सर, वो इस डिपार्टमेंट ने, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने विड्रॉ किया था 2.5 साल के लिए. अभी धीरे धीरे शुरू हो रहा है. आठवतं आपल्याला आपण खासदारांचा फंड बंद केला होता, लेकिन महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर ने कोविड के टाइम पे भी 1, 2, 3 नहीं, हर पार्टी के हर एमएलए को 5 करोड़ रुपया का कभी भी फंड बंद नहीं किया था. तो दिस इज अ सक्सेस स्टोरी. मैं सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी की तरफ बता रही हूँ. दूसरी, वैक्सीनेशन के बारे में बहुत सारे सब बोले, वैक्सीनेशन दिया सबने, अच्छी बात है, लेकिन वो बनाया सरकार ने नहीं बनाया था. वो एक पूना डिस्ट्रिक्ट से जहां से मैं आती हूँ चुन के सर, वहां सीरम इंस्टीट्यूट नाम की संस्था है, उन्होंने बनाया. बांटा जरूर आपने, लेकिन स्टेट की इंफ्रास्ट्रक्चर ने. महाराष्ट्र में बीएमसी को सबसे अच्छा अवार्ड मिला कोविड में काम करने के लिए. किशोरीताई पेडनेकर और चहल जी दोनों ने चेस द वायरस जो प्रोग्राम बनाया, जिसमें भारत ने भी उसकी बहुत सराहना की, लेकिन भारत के बाहर भी एक अच्छा मॉडल तरीके से उन्होंने बनाया. और बजट का सबसे अच्छा मनी मैनेजमेंट, ये नहीं कह रही मैं, कराड़ साहब कह रहे हैं, उनका ही कोट कर रही हूँ, कि सबसे अच्छा मनी मैनेजमेंट अगर किसी राज्य ने में किया हो कोविड के काल में, तो वो महाराष्ट्र है. ये केंद्र सरकार का डेटा कह रही है सर, मैं नहीं कह रही हूँ. तो सबने मिलजुल के किया है, और ऐसे टाइम में जब कोई करता है तो सबका एफर्ट होता है. दैट्स द ओनली लिमिटेड पॉइंट आई वाज ब्रिंगिंग. सर, दूसरी एक बात, काफी लोगों ने, इम्तियाज भाई ने अभी ईपीएस के बारे में बहुत अच्छा उन्होंने मुद्दा उठाया, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी कि पिछले हफ्ते एक न्यूज़पेपर में, वर्तमान पत्र में एक न्यूज आई थी सर, कि नॉन परफॉर्मिंग एनपीए 10 लाख करोड़ 10 लाख कोटी रुपयाचे बैंकों का उन्हें कर्ज ऋण माफ कर दिया, ऐसा पेपर में आया था. आई एम नॉट अ फाइनेंस एक्सपर्ट, मैं जो पेपर में पढ़ती हूँ समझ लेती हूँ कि सच है. और एनपीए का जो उसमें आर्टिकल में लिखा था कि 87% is the haircut, only 15% was recovered, is what the news item said about NPAs in banks. अब आप सोचिए सर, इम्तियाज भाई कह रहे थे कि पेंशन का पैसा दिया जाए किसी महिलाओं को, इंश्योरेंस के बारे में हर किसान बोलते हैं कि फसल बीमा योजना में पैसा दिया जाए, किसानों का सुसाइड के बारे में भी अभी इम्तियाज भाई बोल रहे थे, किसानों की आत्महत्या हो रही है. अगर आप 10 लाख करोड़ रुपया, उसमें कितने शून्य है वो भी मुझे पता नहीं सर, 10 लाख करोड़ रुपया अगर आप बैंक करते हैं, और फिर वो लेगेसी का इशू मत उठाइए कराड़ साहब, फिर बोलेंगे ये आपका लेगेसी इशू है. लेगेसी अभी 8 साल आपकी सरकार होगी. दीज आर नॉट लेगेसी इश्यूज, आप ठीक कर सकते थे. 8 साल बहुत टाइम होता है ठीक करने के लिए इकोनॉमी. तो ये लेगेसी इश्यूज में मत फंसाइए हमको. तो फार्मर्स लोन हो वो आप माफ कर सकते थे, आप अच्छा फसल बीमा योजना में पैसा दे सकते, वो नहीं आप करते. जो इम्तियाज भाई बोल रहे थे ईपीएस का, पेंशनर्स का पैसा ही नहीं दिखते, लेकिन 10 लाख करोड़ रुपया आपने ये बैंकों को माफ किया. वो किसका किया वो तो नहीं हम सबको पता, किसका भी किया होगा, लेकिन आप उनका भी कर सकते तो इनका भी करिए. इतनी सिर्फ मेरी विनती है, बाकी मेरी कुछ मांग नहीं है. दूसरी एक स्कीम है, इतना पैसा आपने मांगा है सर, वयोश्री नाम की बहुत अच्छी स्कीम है सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट, बहुत अच्छी. इस सरकार का मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि बहुत अच्छी स्कीम आपने बनाई. लेकिन मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र से आती हूँ सर, इट्स द हाईएस्ट परफॉर्मिंग. पिछले साल भी बारामती लोकसभा मतदार संघ में वयोश्री योजना वाज नंबर 1. आई टॉप्ड द कंट्री एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कि आपने इतनी अच्छी स्कीम बनाई और हमने अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की. और उसमें जो शोषित है, पीड़ित है, जो दिव्यांग है, सीनियर सिटीजन है, उसको मदद मिलती है. इस साल भी सबसे ज्यादा हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये इम्प्लीमेंट हुई. 1 लाख से ज्यादा लोगों को बेनिफिशियरी मिला. और जब भी सोशल डिपार्टमेंट को हम फॉलो अप करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है. तो क्यों नहीं सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने पैसा मांगा? आपने फर्टिलाइजर्स के मांगा, अच्छी बात है. आपने फ्यूल के लिए मांगा, अच्छी बात है. आपने किन किन चीजों के लिए मांगा है उसके लिए अच्छी बात है. मनरेगा के लिए, फूड सब्सिडी ले. फिर सोशल जस्टिस, जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, जिसको दिव्यांग है, जो सीनियर सिटीजन है, उसके लिए आप पैसा क्यों नहीं मांग रहे? क्योंकि मुझे डिपार्टमेंट से बताया जाता है सर कि वयोश्री यू आर अ हाई परफॉर्मर, अच्छी बात है, लेकिन आज तक ना एक हियरिंग एड आया है, ना एक चश्मा आया है, ना एक कठी आई, ना कुछ है. सर 2 मिनट्स, जस्ट 2 वेरी स्मॉल पॉइंट. तो ये वयोश्री, एक और पॉइंट सर, छोटा सा पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, मैं जल्दी मैं बोल दूंगी सर. सब ने, कल मैंने थोड़ा सा डिबेट मिस किया सर, लेकिन सब, निशिकांत जी भी यहाँ है,
कल उसके बाद उनका मैंने देखा यूट्यूब पे भाषण, बहुत अच्छा बोले, लेकिन उन्होंने एक चीज ऐसी कही कल कि ये डॉलर का जो है ना उसमें चिंता ना करे, क्योंकि डॉलर भी 80-85 कितना भी बढ़े कोई बात नहीं, बाकी करेंसी से हम लोग बहुत अच्छे हैं, तो उसमें बड़ी बात है। ये बहुत अच्छा बोले, वो सही है बात, बाकी सब करेंसी से हम अच्छा है। लेकिन एक दो छोटा सा मैं उनको सिर्फ याद दिलाना चाहती हूँ इस सरकार को। मैं सुषमा जी को कोट करूंगी, हमारी सबकी वरिष्ठ नेता थी, अगर अगली पार्टी में भी होगी तो हमारी भी नेता थी, और सुषमा जी ने का एक कोट है, मैंने खुद सुना था सर यहाँ बैठ के। उन्होंने कहा कि करेंसी के साथ देश की प्रतिष्ठा जुड़ी होती है, करेंसी के साथ देश की प्रतिष्ठा जुड़ी होती है। जैसे जैसे करेंसी गिरती है वैसे वैसे देश की प्रतिष्ठा गिरती है। ये सुषमा जी का कोट है सर। और एक छोटा सा पॉइंट मैं कराड़ जी से पूछना चाहती हूँ कि बाकी सबका हमारा क्या है, डॉलर का रिश्ता ज्यादा क्यों बनता है? क्योंकि जो ट्रेडिंग होता है वो सिर्फ डॉलर में होता है, वो ना पाउंड में होता है, ना बांग्लादेश की पैसे से होता है, ना श्रीलंका करेंसी से होता है। सो जब डॉलर गिरता, डॉलर और हमारा उसके सामने पैसा गिरता है, ऑल आर ट्रांजैक्शन आर सर इन डॉलर्स. I am not an expert of finance like all of you, but so much little knowledge I have that why does inflation and price rise happen is purely because dollar prices. So dollar to dollar has to be compared. You cannot compare other world currencies to our dollar value, sir. Other one small, so this is a clarification I asked, that what is the government stand? Demonetization के बारे में सबने बोला, I won't repeat it, but I just have one question to ask you, a pointed question. Demonetization, wrong or right or wrong, I'm not getting into the merits, but how much black money was collected by this government is my repeated one. And one last small point, sir, कि ये rate hike आप जब कह रहे हैं, when you're talking about a rate hike and the economy is doing very well, आज ही newspaper में आया है that India's industrial production has contracted 4 to 5%. If industrial growth is not going, unemployment is going up, you are saying we are a great, the whole world is going into recession. You are saying if how will we, if the dollar price is an issue, today exports will slow down today. So how is this a very good economy? And we are no more an insulated economy. You want to be the top 5. How are we insulated? So how are you saying? Do you have a roadmap? The world is going into a world economy crisis. The world is going into a world economy crisis. In a crisis, how is India going to be protected? If you could kindly give me clarification on this. Sir, our 3-4 PLI scheme ke 2-4 mudde hai, but I won't see it. But at least if you could tell me with what did you achieve in this fuel also? What have you done? Because fuel, you are saying the subsidies are going down, but how will the subsidies go if the dollar is? So the whole buck stops at the dollar, which you are taking so lightly. And we were very pained when the Honorable Finance Minister said, we are what, jealous or insecure. Why should we be jealous or insecure? We are happy. आप देश अच्छा चलेगा तो हमारा क्षेत्र भी अच्छा चलेगा, राज्य अच्छा चलेगा. So I request you to clarify the stand on the dollar, because I think you're misleading the nation by putting up an economic situation which is not true. So please do not mislead the nation. देने के लिए बहुत शुक्रिया जनाब. जब भी ये मौका आता है सप्लीमेंट्री ग्रांट्स का, तो ज़िमनी जब मुतालबात किए जाते हैं तो एक खुद एहतसाबी का अमल शुरू ज़रूरी बन जाता है. तो जो मुल्क की मईशत है हर सूरत में उसमें एक चैलेंज है. कोई भी इंडिकेटर जो है मईशत का, सही मईशत का, मजबूत मईशत का, वो सारा ये दिखाता है कि मईशत कोई अच्छी पोजीशन में नहीं है. जनाब, अगर जो सोशल सेक्टर में कुछ कामयाबियाँ हुई हैं, लेकिन मजमूई तौर पर जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की बात है, जहाँ पर जनाब कारोबार की बात है, कीमतों की बात है, तो कोई अच्छा खबर हमें नहीं मिलती है जो मुल्क की मईशत है उसके बारे में. जनाब, जम्मू कश्मीर की बात जब करें तो 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन खत्म की गई और इसको एक 5000 साल पुरानी रियासत को एक तकसीम किया गया, तो हमने उसी वक्त ये मुतनब्बा किया था कि जो कदम आप उठा रहे हैं सही नहीं उठा रहे हैं और इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं. और वक्त ने वही साबित किया. हमें नॉर्मलसी का वादा दिया गया था, हमें कहा गया था कि खुशहाली के दिन आएंगे, एक नया कश्मीर होगा, और आजकल हम देख रहे हैं कश्मीर की क्या खुशी. जब तक सियासी पहलुओं पर आ जाएंगे, जब आज भी तशद्दुद के वाक़ात हो रहे हैं, हर दिन किसी से किसी तशद्दुद की इत्तला हमें मिलती है. जब इस वक्त भी कई सौ नौजवान जम्मू कश्मीर से दूर जेलों में, डिस्ट्रिक्ट बरेली में, अम्बेडकर नगर में, आगरा में
जबकि AK रॉय में सुप्रीम वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कहा कि जो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में हो उसको वहां से दूर नहीं रखा जाए। इतना ही नहीं, जो बिल्कुल मजहबी स्कॉलर्स हैं, मौलाना रशीद दाऊदी हैं, जनाब मुश्ताक साहब वीरी हैं, तो वो तक पाबंद सलासल है। तो ये बात यह है कि देखिए, किसी हम वाइट टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं कर सकते हैं। जब सियासत है और मईशत का एक दूसरे का चोरी दामन का साथ है। जनाब वो खा भी रहा, इन्वेस्टमेंट्स की बात हुई, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। आप देखिए जनाब, अब क्या असली आंकुर पड़ा जाए। अब जनाब वही कहूँगा ना जनाब, मुझे इजाजत दीजिए जनाब, जहां तक अनएम्प्लॉयमेंट है जम्मू कश्मीर में मुल्क में सबसे ज्यादा है। तो 20% के आसपास इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट है कश्मीर में। तो जनाब एजुकेशन तो नाम की है जनाब, 2 यूनिवर्सिटियां बनाई गई। आप हैरान रह गए कि साउथ कैंपस में सिर्फ 6 डिपार्टमेंट्स है और 16 और जनाब ये अभी दिल्ली के जख्म ये सहला रहे हैं। तो अब जनाब 6 डिपार्टमेंट्स है और 16 खुलती फैकल्टी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एजुकेशन जनाब कहीं है ही नहीं जनाब। जहां तक एम्स है जम्मू में, अगर जो वहां पर स्टूडेंट्स लाए गए हैं, लेकिन कश्मीर में कहीं और स्टूडेंट्स है और कहीं और एम्स बन रहा है। तो जनाब अनएम्प्लॉयमेंट और अंडरएम्प्लॉयमेंट की बात की, कोई 1 लाख के करीब डेली वेजर्स, CIC वर्कर्स, कैजुअल वर्कर्स, नीड बेस्ड वर्कर्स, हॉस्टल डेवलपमेंट फंड वर्कर्स इस वक्त अपनी तनख्वाहों का इंतजार कर रहे हैं, रेगुलराइजेशन का इंतजार कर रहे हैं। और खासकर जनाब जो ये और आप जम्मू कश्मीर की बात देखिए, एक छोटा सा बैंक है, 2054 करोड़ रुपए उन्होंने माफ किए। तो किसके माफ किए, कैसे माफ किए, तो ये इसका कोई है ही नहीं। तो ये इंडिकेटर्स है जो हमारी मईशत के इंडिकेटर्स है जम्मू कश्मीर की। जब मुल्क की तुलना करेंगे तो मुल्क में है ही है, जो मैंने कहा वो चुनौतियां। ये जम्मू कश्मीर की बात जनाब है। सेब जनाब जो रीढ़ की हड्डी है, आपसे पहले भी मैंने गुजारिश की, तो हजारों जो सड़क है, हजारों ट्रक्स जो है वो वही की वही रही, और जनाब जो सही वही सड़ गया। और अब दूसरा मामला ये शुरू हो गया कि आप जनाब भाव ही नहीं है। आप जनाब जो हमारी पैकेजिंग है वो पैसे नहीं आ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के पैसे नहीं आ रहे। तो जनाब सैफरन हमारा था, आप भी जानते हैं, तो सैफरन की 20% सैफरन की पैदावार गिर गई है, क्योंकि पोल्यूशन पर कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है जनाब। जब पोल्यूशन से की वजह से जो क्लाइमेट चेंज के जो मामले हैं वो उससे फसल तबाह हो रही है, तो कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस है। आप देखिए जनाब 2034 का हमारा एक मास्टर प्लान है, 6 महीने से उस पर बैठा जा रहा है, क्या इसमें परिवर्तन किया जाए या नहीं किया, कोई बात ही नहीं कर रहा है जनाब। जो भी मामले हैं उन मामलों पर कोई, आप जनाब कल ही जनाब मैंने आपसे गुजारिश की, आपकी इजाजत से मैंने यहाँ मामला उठाया जनाब हेपेटाइटिस बी का। जनाब कोई सिर्फ 40% को मिल रहा है जनाब, जो नल से जल है, जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है। वो तो बड़ा एक एम्बिशियस ड्रीम था प्राइम मिनिस्टर का। 40% से कम आबादी को मिल रहा है जनाब आज की तारीख में, और उसी वजह से हेपेटाइटिस की बात हुई। तो अब जनाब हेल्थ केयर की बात देख लीजिए जनाब, सारे 1 करोड़ लोगों के लिए सिर्फ एक पेट स्कैन है। मैंने गुजारिश की थी कि साउथ कश्मीर में वो मुस्तकम करने के लिए कि एक पेट स्कैन लगाइए। सारे जम्मू कश्मीर में एक इंस्टीट्यूट है जिस पर निर्भर है लद्दाख का भी और कश्मीर का भी, वो है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस श्रीनगर। और जनाब वहाँ पर जो हेल्थ केयर की और उसके बगैर अंतना की जनाब। इसके अलावा जनाब तो जनाब जो जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट के नए अवसर बनाने की बात है वो तो है ही नहीं कहीं पर। कोई इन्वेस्टमेंट मुझे कहिएगा, कोई अगर वित्त मंत्री हमें ये निशानदेही करे कि ये इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में हो गई है, उसकी यहाँ पर निशानदेही कहे तो हम कहेंगे ये जनरेट हो गया, वो तो है ही नहीं। हर जगह बेईमानी है जनाब, जम्मू में बेईमानी है। अब जनाब CSR का कोई मतलब ही नहीं, CSR कहाँ लग रहा है, और जनाब जो मिनरल डेवलपमेंट फंड है उसका कोई है ही नहीं, कोई पता ही नहीं। जम्मू में जनाब बेईमानी है, हर जगह बेईमानी है जनाब। और तब तक ये नहीं होगा, मैं कहूँगा, मैं शुभ चिंतक के तरीके से बोलूंगा, मैं कोई विरोध में नहीं कह रहा हूँ, तब तक कुछ नहीं होगा जनाब जब तक कि आप सियासी हुकूक जम्मू कश्मीर को बहाल नहीं करेंगे, अपना अंडू नहीं करेंगे अपने डिसीजन जो आपने 5 अगस्त के किए। जी थैंक यू सर। एक सेकंड प्लीज जी, तुरंत समाप्त कीजिए। तुरंत सेंटेंसेस जनाब। एक अच्छी बात हुई जनाब, हमारे जो लॉ मिनिस्टर है वो उन्होंने कहा कि नहीं 5 अगस्त का सब सही है, ठीक था, लेकिन वो अरुणाचल से, क्या वो अरुणाचल के बारे में भी यही कहे कि ILP खत्म कीजिए, वहाँ का जो खुसूसी पोजीशन है वो खत्म कीजिए, वो तो होगा नहीं। तो जनाब जब Thank you, sir, for letting me talk on the supplementary demand for grants.
Sir, I would like to start on a positive note. Last session and during one of the finance discussions, we had raised a demand for setting the GST right for mango puree and mango pulp. We had given a representation. So I would like to thank the Honorable Finance Minister Nirmala Sitharamanji and Karatji for setting that right and helping our mango farmers. So I hope they have all the best wishes from the farmers. Sir, and coming into the supplementary demand for grants, sir, if you see that there has been an increase in the allocation for Manrega by 16,400 crores, but if you see overall, it is a reduction of 8,600 crores compared to the previous year. Sir, it is not right in cutting down the funds for Manrega because especially after the pandemic, Manrega supported the downtrodden, Manrega supported the livelihoods of the poor people. So I urge the government not to cut down on Manrega. If you see for the case of Andhra Pradesh, sir, only 14 crore mandates have been allotted and it's a reduction of 9.68 crore mandates. So which is not a welcome thing, sir. We demand the government not cut down the spending on Manrega and increase the allotment for Manrega. And if you see the fiscal indicators, the budget, in the budget, the fiscal deficit has been pegged at 6.4%. But if you see, it is concerning that the fiscal deficit in the first half of financial year 22-23 rose to 6.2 lakh crores compared to 5.27 lakh crores the previous year. So the government should explain how it is going to peg the fiscal deficit at 6.4% of GDP, and also, without cutting the capex allocation, sir. So we also want to know, is the government going to spend the complete 7.5 lakh crore they have allocated for capital expenditure, which is 24% higher than the previous year, but it's only 4 months left, and we don't know, sir, how the government is going to reach their capex targets without a proper capex allocation. It's very difficult for the economy to bounce back. And like all the states, sir, we also have a demand. We demand the central government to extend the GST compensation by 5 more years because of the pandemic and various other reasons prevailing in the economy. And it is also very concerning to note that the central government's revenues from cesses and surcharges has increased from 10.4% in 2011-12 to 26.7% in 21-22, sir. This is not fair because the state revenues, what the money the states have to get is going in the form of surcharges. So we demand that the surcharges also be part of the devolution of taxes to the states. And such an increase, sir, if you see in the last 10 years, 10% has become 26.7%, which is not good, sir. The state's set to lose the revenues. And coming to the issue of our state, so while the division of our state, sir, in the year 2014-15, the first year, whatever revenue deficit we had or a resource gap, they said it will be funded, sir. If you see, there's close to 32,000, sir, for Andhra Pradesh. So far, even in spite of 8 years, this issue has not been sorted out. So we asked the government, the finance ministry, to sort out this resource gap funding issue. We have represented various times, not just one time. We have represented n number of times. So we request the government to act on that. And even there's one more issue, sir, I would like to bring to the notice of the Honorable Minister and the Finance Department. The net borrowing ceiling for Andhra Pradesh has been pegged at 42,472 crores for 21-22, sir. But because of the overborrowing of the previous government, when BJP and TDP were in power in our state, they had overborrowed 17,923 crores during the 14th Finance Commission time, sir. And now that net borrowing ceiling limit is being cut down, sir, which is not fair. We can't suffer because of the doings of the previous government, sir. So we request the government to not to link it, sir. And even if you see a circular which has been given by the Finance Ministry, which says that the overborrowings of
the previous finance commissions will not be adjusted in the 15th finance commission. Even by that order what the finance ministry has passed, this 17,000 crores which is being cut in our net borrowing ceiling should not be adjusted in this current thing, sir, in the current 15th finance commission. So we also have a concern, sir. During the division of the state, Polavaram was declared a national project, sir. And it is clearly stated in the AP Reorganization Act that Polavaram project is a national project and it will be executed by the center. But if you see today, sir, the execution of the project is not going according to plan anywhere. The funds for the project are not being given in time, and it is no way treated like a national project, sir. Polavaram project is the lifeline of our state, Andhra Pradesh. During the division, they said that Polavaram project will be done, sir. It was there in the AP Reorganization Act. It clearly states. But if you see, there are various issues which are coming up, sir. During the course of the project, and because of the new land acquisition rules, the cost of the project shot up, the land acquisition and R&R cost shot up, and the central government and Jal Shakti approved the cost estimate at 55,548 crores. The technical advisory committee passed it in 2019, sir. But till now, the finance department is yet to ratify it, and it's still pending for approval from the finance department, which is not good, sir. It is not happening with any national project. And there's more surprising is that in any dam which is being built, or the dams which are built previously in all the national projects, nowhere the drinking water component and the irrigation component was made separate, sir. Here, they are saying that the drinking water component is not part of this, and we are going to exclude this amount, which is 4,068 crores, which is not good, sir. You can't build a dam and say it's not meant for drinking, it's only for irrigation, and if you are going to use for drinking water purpose, we are going to reduce the amount. It is not fair for the department to say this, and we demand that the drinking water be also part, like any other national project which have been done in our country. And we also demand for removal of component-wise restrictions, sir. In spite of all the restrictions we are having, during the course of the project, there will be various components which will come up based on the designs. So any change in components, now they are restricting payments, sir, which is not good. If you take, for example, a national highway project, the length of the bridge might go up, or the length of the road might go up, but still the execution happens, the whole road is completed. Nowhere they say that, no, now the component has increased, we will restrict the payment. It is not fair, sir. Why only for Polavaram they are doing like this? So we demand that a removal of component-wise restrictions for Polavaram project, which has been, the restriction has been imposed totally, really unfairly. And we also demand that the issues related to land acquisition, R&R be sorted out. So as proposed by Jal Shakti, it was requested that the LA bills be scrutinized and paid directly to the beneficiaries under DBT. But there's been extraordinary delay. The project is getting delayed. The cost of land acquisition is going up, which is a loss for the country and loss for the state, loss for the people, sir. So we demand that whatever you have promised here, you have told clearly that Polavaram is a national project and will be constructed. So we are demanding that land acquisition money be paid immediately. And we also ask, because of all these delays, we also ask, we demand the central government for ad hoc fund of 10,000 crores. But if you see for any national project or a national highway project, the payments are done in just a week's time. But for Polavaram project, for one bill to be paid, it is taking months and months, sir. How do we expect a project to be completed like this? So we demand that an ad hoc amount be paid so that the project execution happens at a faster pace. And we also want to know from the government, sir, a national project has to be constructed by the center. Why, when your government was there in our Andhra Pradesh state, along with TDP, when your alliance was there, why did you give the execution to the state? And why are you imposing all these conditions? So people should know why a national project has been mishandled so badly, and why the execution was given to the state, and why the people should suffer because of this. And there's one more request, sir.
after the division, based on the direction of central government, that is Power System Operation Corporation Limited. So we have supplied power to Telangana, sir, based on the central government thing. The dues are yet to be paid. There's almost 6,800 crores. We request the central government to step in and get our dues collected. And if you see the National Food Security Act, sir, there's almost 60% of the population covered in National Food Security Act. And in with respect to Andhra Pradesh, the number of persons covered under NFCA is 2.68 crores, which is 60% population of Andhra Pradesh. But the Act clearly states that 75% of the rural population and 50% of the urban population is eligible for National Food Security Act. But in Andhra Pradesh, it is restricted to 60% for rural, and it is restricted to 40% for urban, 41% for urban. So it is not fair compared to other states, for example, like Maharashtra or Gujarat or Karnataka, which are more economically stronger than us. They are getting 10% more beneficiaries, and we are at a loss, which is resulting in 56 lakh additional families not getting the benefits. So our state government is, in spite of all the financial problems, we have come forward and we are actually taking care of the people with almost 5,500 crores. So we request the central government to follow what the Niti Aayog has said, sir. Earlier, the committee headed by the finance secretary has referred it to Niti Aayog, sir. Niti Aayog clearly said that Andhra Pradesh is eligible for additional, whatever is the gap is there in this National Food Security Act. They said that wherever there is a provision, it has to be, Andhra Pradesh needs to get it and it has to be increased. But if you see, sir, there is under NFSA, 3 lakh tons per month is the unutilized quantity, and we are requesting 77,000 tons in that, sir. The government doesn't need to take any additional budget, or government doesn't need to make any changes in that, but they just have to allot from what is already allotted, and the state will be benefited because of that. And I would like to come to a very important point, sir. Our state was bifurcated without our wishes. Andhra Pradesh state was bifurcated in a very unjust manner, sir. Just to explain the magnitude of how our state was bifurcated on the first year of bifurcation, sir. The per capita income of Telangana is 15,454 rupees, sir. And if you compare to Andhra Pradesh, the per capita income was only 8,979, sir. We inherited 56% of the population, sir, and only 45% of the revenues. We also inherited 60% of debt. And in these circumstances, it was promised on the floor of this house by the Prime Minister that special category status will be given. It has been 8 years, sir. It was passed in the cabinet. And I will tell you, sir, for the record, we are more than 20 MPs in the Loksabha, sir. We have raised this issue more than 100 times, sir. In various formats, we have raised more than 100 times. But the government is yet to come back on the thing, sir. We demand special category status, sir. It is the right of the people of Andhra Pradesh. So it is a very important issue, sir. And we also want to bring to the notice of the government, sir. We have 26 districts, and we only have 14 medical colleges. In that, only 3 are funded by the center, sir. We are seeing in the news, we are seeing everywhere, our students are going to Philippines, our students are going to Ukraine, they're spending lakhs and lakhs of money, sir. So we demand from the government, we request the government to consider setting up of another 12 additional government colleges for the districts where we don't have government medical colleges. We are a new state, we don't have tier 1 cities, we don't have proper hospitals. So setting up these medical colleges will definitely improve our state. And if you see, sir, I would like to bring to the notice of the Karadji and even Nirmala Sitharamanji, sir. The amount what the students, if you take amount spent by the students abroad for 5 batches, you will get the cost of 1 new medical college, sir. It makes sense, sir. Why should our students go and spend money abroad when we have the facilities, when we can set up medical colleges here, and when we can recover the money in 5 to 6 years? So we request the government to help setting up new medical colleges. And also, sir, a very important thing I would like to bring to the notice of the minister, sir. So, Andhra Pradesh, under the leadership of our Honorable young CM, Y.S. Jagannath Reddy,
we are setting up the biggest integrated renewable energy pump storage in the world, sir, with 4,800 megawatts. Sir. There is a capacity for 30,000 megawatts more, sir. With just 1 year of import, I mean, the value of the money which we import coal, sir, we can finish all these projects, sir, and we don't need to import coal, sir. The Honorable Minister is here, so I mean, I would like to bring to our notice also, sir. I would like to tell this again, sir. Like AP has developed the biggest, I mean, it's in the process of developing the biggest renewable integrated pump storage with 4,800 megawatts, sir. And there is capacity, sir, for 30,000 megawatt more, sir. Okay. So we are requesting the central government to fund these projects, sir. Why? Because we don't need to import coal, sir. Once these projects are completed, the amount what we are importing coal for 1 year is enough to finish all these projects, sir. We can do it in 3 years, sir, with the support of central government, funding from the central government and execution by the state government. It is very good for the country. And even Andhra Pradesh has tied up, I mean, a company from Andhra Pradesh has tied up with Singapore government, sir, for, green hydrogen. Now, please conclude. So if you develop this pump storage products, when we develop green hydrogen, we can be a base for exporting power to other countries. Green hydrogen. One more point, sir. So, sir, and one request I have for the Honorable Minister, sir. I request the Honorable Minister to visit Andhra Pradesh Raitu Bharosa Kendra, sir. It's one of its kind in the country, sir. In a Raitu Bharosa Kendra, there are all the services for farmers, sir. Every service is there for the farmers, right from procurement of seeds, procurement of pets. It's all in single stop, sir. There the government is there to guarantee the quality. There's a agriculture officer. So various things are there, sir. The farmers just need to focus only on their farming. They don't need to be worried about procurement of farm inputs and sale of their produce, sir. So the Honorable Finance Minister has visited Andhra Pradesh n number of times. She has done various things. I request her to visit Raitu Bharosa Kendra. I request her to visit the digital libraries. And I also want to proudly say that the government has taken up, in a Nadu Nedu, sir, all the government schools, the government has taken up a modernization of 55,000 schools, or government schools. And we are providing the best infrastructure and the best education. So we are also coming with CBSE. So I request the Honorable Finance Minister to help our states, sir, to help in these things which are really noble, sir. The small students, for the future of our country. So with this request, I end my speech, sir. Thank you very much. Thank you. Shri Pratap Rao Jadhav ji. धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अनुदान मांगों पर बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी, यह बजट विकास को गति प्रदान करता है। इससे सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा मिल रहा है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी हो रही है। यह पीएम गति शक्ति द्वारा निर्देशित और मल्टी मॉडल दृष्टिकोण से तालमेल से लाभान्वित भी कर रहा है। अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश में माननीय वित्त मंत्री जी ने जो 4 प्राथमिकताएं यहाँ रखी है, जैसे कि पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता वृद्धि और निवेश, सनराइज अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई और निवेश का वित्त पोषण, यह चौतरफा विकास के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर दे रही है। इससे हमारे युवाओं, महिलाओं, किसानों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को सीधा लाभ मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, इतिहास के एक लाइन में हमने कभी पढ़ा था कि हिस्ट्री टेल अस दैट पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल प्लेस। मुझे लगता है ये इतिहास की लाइन को बहुत सारे लोगों ने गलत साबित कर दिया। जैसे कि हमारे महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा जी फुले, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो कार्य उस जमाने में किया, उन्होंने इतिहास के इस लाइन को गलत साबित कर दिया। और आज के इस समय में हम जब
देख रहे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस दुनिया को दिखा दिया है कि पावरफुल पीपल मेक ए प्लेस पावरफुल। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने 2022-23 की लिए अनुदान की पूरक मांगों के रूप में अतिरिक्त 3.26 लाख करोड़ रुपए की मांग की है। मुख्य रूप से उर्वरक, भोजन और एलपीजी जैसी वस्तुओं पर एक उच्च सब्सिडी बिल का वित्त पोषण करने के लिए और इस वर्ष लगभग 10% राशि का उपयोग सड़कों और रेलवे जैसे क्षेत्रों में पूंजीगत व्यय में और वृद्धि करने के लिए किया जाने वाला है। अध्यक्ष महोदय, जबकि वित्त मंत्रालय ने संसद की मंजूरी के लिए लगभग 4.36 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त सकल व्यय योजना रखी है, शुद्ध नकद व्यय 3.26 लाख करोड़ रुपए आका गया है, जिसमें 1.1 लाख करोड़ रुपए उच्च प्राप्तियां और मौजूदा परिव्यय बचत से है। प्रमुख व्यय मदों में उर्वरक और यूरिया सब्सिडी के लिए 1.09 लाख रुपए और खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के लिए 80,000 करोड़ रुपए से अधिक शामिल है, जिसमें से 3/4 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए निर्धारित की गई है। 22,000 करोड़ रुपए एलपीजी सिलेंडर की बिक्री पर हुए नुकसान के लिए विपणन कंपनी के भुगतान के लिए भी इसमें रखे हैं, जबकि एलपीजी गैस के दाम बहुत ज्यादा बढ़ने के बाद भी हमारे गौर गरीब लोगों को और मध्यम वर्गीय लोगों को कम कीमत में गैस देने के लिए सरकार ने उनको प्राधित किया। उनका जो नुकसान हुआ था उसके लिए 22,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 16,400 रुपए के अतिरिक्त परिव्यय की मांग भी यहाँ पर की गई है। अध्यक्ष महोदय, 2022-23 और 2021-22 बजट अनुमान जो था 4,46,000 करोड़ रुपए से अंतिम के मुकाबले 3,36,439 करोड़ रुपए था। दोनों में सब्सिडी की अधिकता काफी हद तक कोविड-19 और रूस यूक्रेन के युद्ध के सौजन्य से हो रही थी। अध्यक्ष महोदय, अतिरिक्त खाद्य सब्सिडी खर्च जिसके लिए अब प्राधिकरण मांग जा रहा है, मुख्य रूप से 2022-23 में पीएमजेकेवाई की लागत को पूरा करने के लिए लिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आज राष्ट्रीय राजमार्ग कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से पूर्वोत्तर तक देश की लंबाई चौड़ाई को जोड़ रहे हैं। मार्च 2014 में 90,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों की तुलना में आज हमारे देश में 1,40,000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय महामार्ग बन चुके हैं। और 2 दिन पहले ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ राव जी शिंदे और देवेंद्र जी फडणवीस ने मुंबई से नागपुर तक जाने वाला समृद्ध हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के नाम से जो समृद्धि महामार्ग बना है उसका भी उद्घाटन किया। और उसी धरती पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी पूरा होने वाला है और यह भारत का सबसे लंबा और सबसे तेज एक्सप्रेसवे होगा। हो गया। अध्यक्ष महोदय, सभी सामाजिक सेवाओं के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र महामारी से सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ है। स्वास्थ्य क्षेत्र पर वह 2019-20 पूर्व कोविड-19 में 2.73 लाख करोड़ से बढ़कर 2021-22 में 4.72 लाख करोड़ हो गया, जो लगभग 75% की वृद्धि उसमें थी। अध्यक्ष महोदय, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार भारत के तीसरी सबसे बड़ी उपभोक्ता अर्थव्यवस्था होने की उम्मीद है, क्योंकि उपभोक्ता व्यवहार और व्यय पैटर्न में बदलाव के कारण इसकी खपत 2025 तक 3 गुना बढ़कर 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो सकती है। प्राइस वाटर हाउस कूपर्स के एक रिपोर्ट के अनुसार
यह 2040 तक क्रय शक्ति समानता के मामले में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को भी पार करने का अनुमान है। बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, श्री मेरा टाइम 10 सुमित्रा मिनट का खान है। जी। 10 मिनट का टाइम है कि 2 मिनट अध्यक्ष महोदय। हाँ, उनको पूछो, मेरा टाइम बाकी है। बोलिए। अध्यक्ष महोदय, प्रतिभाताई पाटिल जब हमारी राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति थी, उन्होंने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बोधवड उपसा सिंचन की योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का ऐलान किया था। अभी उसमें के लगभग 350 करोड़ रुपए आना बाकी है। वो अगर इसमें दिए जाते हैं तो वो योजना पूरी हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में लोनार सरोवर, जिसको वैश्विक रामसर दर्जा प्राप्त है, वर्ल्ड फेमस वो सरोवर है, उसके लिए भी विकास के लिए निधि की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, फसल बीमा योजना जो हमारी प्रधानमंत्री के नाम से चल रही है, महाराष्ट्र में भी इसमें बहुत सारे किसानों ने सहभाग लिया है, लेकिन बहुत सारे किसानों को बहुत सारे कम मुआवजा बीमा कंपनी दे रही है, तो उसका भी संशोधन करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, फसल ऋण देने के बारे में जब सिबिल देखा जाता है तो वो बहुत सारे किसानों के सिबिल खराब। हो गया। बैठ जाइए। आपको 8 मिनट टाइम दिए, 8 मिनट हो गया। नहीं धन्यवाद मैडम। बोलिए। आज मेरे को जो बोलने दिया है सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स 2019, 2020 एंड 2022, 2023, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज जो हम लोग जो डिस्कस करने जा रहा हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और उनके साथ हमारा जो वित्त मंत्री है, हमारा निर्मला सीतारमण जी, ये पूरा भारत को आत्मनिर्भर भारत बना के ये नया विश्व में विश्व गुरु बनाने का पूरा भारत को लेके जा रहा है। ये हमें बहुत समस्या थी। कोई भारत एक प्रेसिडेंट जाके क्या भारत का कोई प्राइम मिनिस्टर दूसरे कोई मीटिंग में जाते थे, G20 में क्या दूसरा जगह में, तो ये भाई देश का जनगण सोचते थे जे यूएसए का प्राइम मिनिस्टर क्या यूएसए का प्रेसिडेंट उसका पीठ में हाथ दे रहा है क्या नहीं दे रहा है। लेकिन आज भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में सबसे मजबूती पर खड़ा है। इसके लिए मैडम को धन्यवाद देना चाहिए। आज हमारा सबसे तेज से चल रहा है, 5th पोजीशन में तेज से चल रहा है हमारा भारत, जो बाहर में काम कर रहा है। हमारा देश का प्रधानमंत्री नाम लेकर सब बोलते हैं कि आपका देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है और आपका भारत बहुत आगे जा रहा है। आपका बताना चाहूंगा, देश का इकोनॉमी अब बुलेट ट्रेन की तरफ रफ्तार से जा रहा है। अपना जो सपना था वो सपना पूरा हो रहा है। अमेरिकन इकोनॉमी का जहां 1% डिक्लाइन है, चाइना इकोनॉमी जब 0.4% स्लो है, वहां हमारा मोदी जी सरकार और हमारा वित्त मंत्री जी ने कुछ पॉलिसी बनाया। क्योंकि कौन कौन पॉलिसी बनाया इतना बोलेंगे तो हमारा जो समय है वो समय खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ तो बोलना ही चाहिए। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, गति शक्ति प्रोग्राम, सागर मेला प्रोजेक्ट, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये कभी सोचा ही नहीं था। 100 साल बाद जो देश में जैसे करने वाले थे, 100 साल का बाद हमारा देश का प्रधानमंत्री बना। देश का प्रधानमंत्री हमारा कोरोना जैसे एक बीमारी का जो टीका, इसके लिए 10 साल 12 साल से पीछे हम लोग चलते थे। आज पूरा भारत आगे जा रहा है कोविड का तरफ। सब कोविड में बोल रहा था ये सदन में, बहुत सारे सीनियर लीडर बोल रहे थे, कांग्रेस का लीडर भी बोल रहे थे जो हमारा भारत में खाना नहीं मिलेगा, भारत में टीका नहीं मिलेगा। आज जब 3 महीने का अंदर, कोविड आने के बाद 3 महीने का अंदर हमारा प्रधानमंत्री जी, हमारा गृह मंत्री जी, हमारा वित्त मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी लेके पूरा मिनिस्ट्री में इतने अच्छे काम किया, आज पूरा भारत खड़ा हो गया। आज पूरा भारत, सब सोच रहे थे जो यूक्रेन और रशिया में जो युद्ध हुआ था तो कुछ नहीं मिलेगा,
अभी तेल उसको मिला कि नहीं भारत को? आज क्या देख रहे हैं? आज पूरा भारत, आज हमारा भारत, मोदी जी का नेतृत्व में भारत, आज भारत अमेरिका के डर से नहीं बोला है हम रशिया से खरीद करेंगे, हम पहले हमारा पूरा भारतवर्ष को देखेंगे, जितने भारत का नागरिक है उसको देखेंगे। आज उसके देखने के बाद आज वर्ल्ड बैंक भी बोल रहे हैं इंडिया's economy has been remarkably resilient to deteriorating external environment and strong macroeconomic। आप पहले समझे, पूरा भारत हमारा निर्मला जी का नेतृत्व में मैक्रो इकोनॉमिक को खड़ा किया। मैक्रो इकोनॉमिक के फंडामेंटल्स हैव प्लेस्ड इट इन गुड स्टेट कंपेयर्ड टू अदर इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमिक्स। आज कौन बोल रहा है जी? वर्ल्ड बैंक बोल रहा है कि पूरा भारत आगे बढ़ रहा है। आज थोड़ा सा बात करना ही चाहिए। हम लोग पहले सब गरीबों है, गरीब है बोलते थे, लेकिन मोदी जी बोला हमारा खाने के लिए किसी का ऊपर हाथ मांगने का जरूरत नहीं है। आज भारत, हर इंडियन, पूरा भारत खाने के लिए पूरा 2 साल से राशन फ्री में मुफ्त दे रहे हैं। कोई सोचा था कि 80 करोड़ भारतवासी को, 80 करोड़ इंडियन को पूरा फ्री में खाना मुफ्त देंगे? कोई प्राइम मिनिस्टर सोचा नहीं। कोई सोचा था जब पूरा इंडिया में एक का घर कांचा नहीं रहेगा, पूरा के पूरा घर पक्का बाड़ी होगा, पूरा के पूरा घर अच्छा ढंग से रहेंगे, अच्छे रहेंगे? वो कौन सोचा था? हमारा वित्त मंत्री सोचा था, हमारा प्राइम मिनिस्टर सोचा था, ये कोई सोचा था? सब बोल रहा था। कितना देते थे उस टाइम एक बाड़ी बनाने के लिए? प्रधानमंत्री आवास योजना में सिर्फ 30,000, आज कितना दे रहे? 1,20,000। आज बोलिए, आज हम लोग सिर्फ बोलते हैं ये मोदी जी ने क्या कर रहा है? मोदी जी ने स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए 5 लाख रुपया आयुष्मान भारत के लिए रख रहा है। कोई प्राइम मिनिस्टर सोचा था? इसका पहले इतना सरकार था, कोई भी नहीं सोचा। आज प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत जो योजना बनाया, 5 लाख रुपया भरा हेल्थ कार्ड में दे रहा है। नारेगा को जो गरीबी है, हम लोग समझते हैं नारेगा में काम करने के लिए कभी भी स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ पेन एंड पेपर में करती है, जैसे हमारा पश्चिम बंगाल में होता है, पेन एंड पेपर में करते हैं, कभी सही काम नहीं होता है। लेकिन नारेगा के लिए पूरा भारत सरकार आज गरीबों को काम दे रहा है। आज बोलिए, आज G20 मीटिंग में पहले डाक मिलना बहुत मुश्किल था, आज पूरा भारत को बोल रहे हैं स्वागत करने के लिए प्रेसिडेंट बनाना दिया नरेंद्र मोदी जी को। कोई सोचा ही नहीं था। फिर हमारा सार जब ऊंचा रहेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा सार है मोदी जी, और हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग काम करेंगे। आज पहले जो यूक्रेन रशिया युद्ध होने के बाद बोल रहा था, ये देखो श्रीलंका कितने आगे जा रहा है। एक बेंच में मैंने देखा था, 2014 से देख रहा हूं, बोल रहे श्रीलंका आगे जा रहे हैं, बांग्लादेश आगे जा रहे हैं, पाकिस्तान आगे जा रहे हैं। भारतवर्ष क्या कर रहा है? आज भारतवर्ष इतना मजबूती में है, आज 5G इंटरनेट पूरा विश्व में पहली बार। मैडम 2-4 मिनट तो बोलना, 2 मिनट दीजिए मैडम। नहीं मैडम 2 मिनट। 5G इंटरनेट खड़ा किया। आज मेरे पश्चिम बंगाल में कुछ बोलना चाहिए। आज विष्णुपुर तारकेश्वर जमीन, वहां पे भावादी की बोल के जमीन नहीं दे रहे, उसलिए वो रेल लाइन नहीं हो रहे। मेरा मिनती है वो काम जल्द हो जाए। बांकुड़ा मोसाग्राम ज्वाइनिंग जो है, वो कनेक्टिविटी 1 किलोमीटर है, वो जल्द हो जाए। खड़गपुर मोड़ग्राम 116 ये हमारा परिवहन मंत्री जी ने सैंक्शन किया, वो भी काम जल्दी हो जाए। हमारा विष्णुपुर में एक एम्स हो जाए, तो क्योंकि पूरा जंगल महल का पूरा पब्लिक वहां पे स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए काम करेगा। बड़जड़ा दुर्गापुर में एक न्यू ब्रिज हम रख रहा हूं। मेरा लास्ट 1 मिनट मैडम, 1 मिनट मैडम। हम जानते हैं पूरा भारत सरकार ने हर जगह में पैडी परचेज करता है, लेकिन हमारे एफसीआई पश्चिम बंगाल में पैडी परचेज नहीं करते हैं। हाँ, पश्चिम बंगाल में हमारा भारत सरकार का जितने सारे स्कीम चलते हैं, सब नाम बदल देती है। हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना को नाम चेंज करके बोलते थे, लेकिन फिर भी बोलेंगे हमारा बांग्ला के लिए, हमारा पश्चिम बंगाल के लिए आप ग्रांट करिए, लेकिन उसका यूज ही लीजिए। हमारा पश्चिम बंगाल का भी
डेवलप होना चाहिए। मेट्रो जैसे कोलकाता में बहुत सारे काम हुआ, इतने सारे सड़क सिलीगुड़ी में हो रहे हैं, हमारा आसनसोल में भी मेट्रो रेल चालू करिए, उसका फंड दीजिए। लेकिन मैडम आपको बोलेंगे, मेरा मिनती है अर्थ वित्त मंत्री जी से, मेरा निर्मला दीदी से मेरा मिनती है, मैडम 3 सेकंड जो मेरा मिनती है, नारेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, जो भी है काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप यूसी लीजिए और उसके काम को देखिए, आप इन्वेस्ट करिए। बगल पे हम लोग साथ में है, पूरा भारत मोदी जी का साथ में है। जी मुझे सप्लीमेंट्री डिमांड टू ग्रांट 2022-23 के लिए बोलने के लिए मौका दिया। बहुत थोड़ा ही सुन पाया हमारे बंगाल के साथी की तरफ से। उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, उन्होंने कहा मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर। अभी खाद की बात करें मैम, 90% जो हमारा इंपोर्ट है पीएन के बाहर से आता है। तो अगर मेक इन इंडिया होती, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर जगह बोलते हैं, तो ये नौबत नहीं आती। कहा जाता है सरकार की तरफ से कि खाद हर किसान को मिल रहा है टाइम को। मैडम आप भी जमीन से जुड़ी हैं, हम लोग जानते हैं कि क्या परेशानी है, खाद नहीं मिल पा रहा है और लोगों को, किसानों को दुगुना तिगुना दाम पे लेना पड़ता है। और हमारा चूंकि बॉर्डर इलाका है, बॉर्डर से अगर पार करना पड़ता है, बंगाल से लाना पड़ता है, तो वहां उनकी अलग फाइन लग जाती है। मैम और भी मसला है, लेकिन कल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सप्लीमेंट्री में मौका दिया आदरणीय स्पीकर साहब ने, हमने कुछ सवाल एएमयू किशनगंज के लिए रखा और जवाब में मंत्री महोदय ने ये कहा कि ये धोखा था। तो उस वक्त तो हमें मौका नहीं मिल पाया क्योंकि हमारे लीडर अधीरदा ने जवाब दिया था, लेकिन मैं ये आश्चर्य हुआ मुझे ये सुन के कि ये धोखा है। ये 2000 विषय पर जी विषय है, ये विषय है मैम। हमारा सबसे पिछड़ा इलाका है और बिहार राज्य के 4 आना लोग जो है हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में इसलिए जाते हैं क्योंकि उनका घर पे कोई रोजगार नहीं है। तो इसलिए ये मुद्दा हमारे लिए जरूरी है। और एजुकेशन में भी हमारा दिक्कत हो रहा है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने बहुत मदद भी किया, लेकिन अभी तक हमको योगदान नहीं मिल पाया। इसलिए हमें वहां नहीं मिल पाया क्योंकि जमीन हमें 3 साल लेट मिली। वहां पे उस वक्त बीजेपी की नेतृत्व की सरकार थी, जो जमीन लेट हुआ, जो आज तक हमको नहीं मिल पाया। जमीन मिला तो बीजेपी के साथियों ने वहां पे एनजीटी के यहाँ कंप्लेंट कर दिया, कह दिया कि रिवर बेड पे है, हालांकि ऐसा कोई अस्तित्व नहीं है। अब मैम इसके साथ साथ मैं एक प्रधानमंत्री कल्याण योजना के बारे में कहना चाहता हूं कि बार बार कहा जाता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं 81 करोड़ लोगों को हम अनाज देते हैं, मुफ्त में अनाज देते हैं। आखिर ये नौबत क्यों आई? 45 साल में पहली बार इस मोदी सरकार के वक्त में गरीबी की तादाद बढ़ गई है। अगर वो 2 करोड़ सालाना नौकरी देते तो ये नौबत नहीं आती। और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा सीमांचल के लोगों को सहना पड़ रहा है मैम। और रूरल डेवलपमेंट में मैं ये कहना चाहता हूं, जो एलोकेशन 2016 करोड़ का था, 2,16,000 करोड़ का था, वो घट के 1,54,000 करोड़ कर दिया गया। हम जानते हैं जो रोजगार हो रही है गांव में, ये सब स्कीम्स के तहत हो रही है। और जैसे पीएमजेएसवाई में सड़क लिया जाता है, हम चाहेंगे इस सरकार से रिक्वेस्ट करना कि सड़क के साथ साथ, चूंकि हमारे नदी नाले ज्यादा हैं बिहार में, उत्तरी बिहार जहां से आप भी आती हैं, असम वगैरह में, तो कुछ रसेली पुल है, खारी पुल है, भेरबेरी है, खरखरी है, सुहिया, पलसा, गोरूमारा, बकरी, गोरिया, निसंद्रा, भोटा थाना, ये सब पुल आवश्यक है। रोड है लेकिन पुल नहीं होने के कारण 100-100 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। तो ये मेरा गुजारिश होगा कि इसको भी संज्ञान में लें। और साथ साथ ये जो मिनिस्ट्री, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ने जो स्कॉलरशिप बंद कर दी है, इसको हम लोग सरेआम इसका खिलाफ करते हैं और अपील करते हैं मैडम कि इसको फिर से वापस लिया जाए। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को जो SC ST और माइनॉरिटी को दिया जाता है, और मौलाना आजाद फेलोशिप को भी वापस किया जाए,
ये माइनॉरिटीज को दिया जाता है, मुसलमानों को सिर्फ नहीं दिया जाता। ये गलत फहमी में है। माइनॉरिटीज में सिख्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, और भी कई उसमें रिलीजियस ग्रुप्स हैं जिसको डिप्राइव करना चाहती हैं। मेरी गुजारिश होगी कि ये सब ध्यान में रखते हुए उचित कार्रवाई करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। श्रीमती नवनीत राणा जी। अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट 2019, 20, 22, 23 के लिए बोलने का आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पहले तो मैं ऑपोजिशन के तरफ से बहुत सारी आवाजें सुन रही हूँ जब से इसमें चर्चा हो रही है। एक कहावत बहुत अच्छी है, पहले तो उन पे ही बोली जाए, तब मैं आगे अपनी डिमांड्स फॉर ग्रांट है और डिपार्टमेंट जैसे हाउस से परमिशन मांग रही है आगे डिमांड्स के लिए। टाइम है तो इसलिए मैडम मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी, पर जैसे डिमांड फॉर ग्रांट के लिए सप्लीमेंट्री आज हाउस के सामने रखा गया है। बहुत सारे ऑपोजिशन ने बहुत सारी चीजें बोली कि मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी के मंत्रिमंडल ने क्या किया। एक बात उन पे बोलना चाहती हूँ, सच को सच करने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है, एक तो सच बोलने वाले की और दूसरा सच सुनने वाले की। तो मुझे नहीं लगता है सच सुनने वाले यहाँ पे ऑपोजिशन में कोई बचे हैं, क्योंकि जिस तरीके से काम ये मंत्रिमंडल और हमारे प्राइम मिनिस्टर जी कर रहे हैं, जल शक्ति के माध्यम से हमारे जो मंत्री जी ने सिर्फ केवल एक हमारे क्षेत्र के लिए 1200 करोड़ रुपए, ऐसे हर जिलों के लिए कितने करोड़ 100 करोड़ रुपए उन्होंने दिए होंगे हर घर जल योजना के माध्यम से। हर घर जहां पर जल की आवश्यकता वहां पर नल की योजना देकर, डैम से पानी अपलिफ्टिंग करके वहां पर टैंक्स बनाकर उनको पानी पुरोठा के काम के माध्यम से। तो मंत्री महोदय जी का बहुत दिल से धन्यवाद करूंगी। मैडम, हमारे क्षेत्र में ऐसे कुल 12 डैम हैं और 12 डैमों को अगर कनेक्टिविटी अपलिफ्ट करके हमारे गांवों को सप्लाई किया जाएगा पानी, तो ऐसे 200 से 250 गांवों को वो पानी पुरोठा हम उसके माध्यम से कर सकते हैं। बहुत सारी मदद पानी पुरोठा के माध्यम से हमारे मंत्री ने हमारे जिले और महाराष्ट्र के लिए किए हैं, पर ऐसे अगर किया जाए तो मेरे जो मेलघाट क्षेत्र है, ट्राइबल क्षेत्र है, जहां पे पानी पुरोठा की बहुत बड़ी अड़चन है, वहां पे उनको मदद की जा सकती है। और हमारा शिम्बोरा डैम है जो अमृत 2 फेज 2 में आएगा मैडम, वहां पे 30 साल पुरानी पाइपलाइन है जो हर बार हर हफ्ते में हर 15 दिन में टूट जाती है। तो उसकी पाइपलाइन का अगर काम हमने किया और अमृत फेज 2 में 750 करोड़ का हमने स्टेट गवर्नमेंट से फॉरवर्ड किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, अगर जल्द से जल्द वो मदद हमारे डिस्ट्रिक्ट को हुई तो हमारे शहरी विभाग में जितने लोग रहते हैं करीबन उनको इसकी मदद बहुत बड़े पैमाने में होगी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मैडम, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का सपना है, हर जिले में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होना चाहिए और बहुत हद तक हमारे डिपार्टमेंट ने और हमारे ये सरकार ने वो पूरा करते हुए दिखाया। हमारा क्षेत्र ट्राइबल एरिया से जुड़ा हुआ है, जहां पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए जगह भी आवंटित की गई है। अगर उसका पाठ पुरावा अगर किया जाए और उसे थोड़ा सा धक्का मारा जाए तो वहां पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी जल्द से जल्द उपलब्ध करा दिया जाए तो हमारे डिस्ट्रिक्ट को, विदर्भ के लोगों को बहुत बड़ी फायदा उससे होगा। इरविन हॉस्पिटल है वो अभी 300 बेडेड का है, पर जहां पे डिवीजन हमारा हेडक्वार्टर है, हमारा डिस्ट्रिक्ट, वहां पे अगर 750 से 1000 बेडेड किया जाए तो गरीब लोगों को जो वहां पे जाके अपना इलाज कराते हैं उनके लिए भी बहुत मदद होगी। मैडम, सभी लोगों ने, ऑपोजिशन ने कहा, महाराष्ट्र के मेरे कुछ कलीग ने अभी बात करते हुए कहा कि क्या किया, टैक्स में क्या किया, जीएसटी में क्या किया, डॉलर्स में क्या किया। अरे परसों ही 11 तारीख को मोदी जी ने विदर्भ, जो सबसे निग्लेक्टेड एरिया माना जाता था, उनके गवर्नमेंट में, उनके शासन में, पिछले दिनों में 4 दिन पहले मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर जी वहां पे आके कई 100 करोड़ों का समृद्धि महामार्ग, बाला साहेब ठाकरे महामार्ग बनाने का उद्घाटन किया गया, एम्स का उद्घाटन किया, वंदे भारत का उद्घाटन किया, मेट्रो का उद्घाटन किया। ये ऑपोजिशन के लोग क्यों भूलते हैं कि अच्छी चीजों को भी ये सभागृह को अवगत कराना चाहिए कि ये राज्य में किस तरीके से सरकार काम कर रही है। पर वो सब चीजें ना बात करते हुए ऑपोजिशन करना है, बोलते हैं ना, कई लोग मार्केट में जाते हैं अमरूद खरीदने के लिए तो पूछते हैं भैया मीठा है ना, और घर पे लाने के बाद उसमें नमक छिड़क के खाते हैं। वो हालत हो गई हमारी ऑपोजिशन की, आज वो परिस्थिति में वो खड़े हैं, मीठा पूछने के बाद नमक लगा के खाते हैं। मैडम, फाइनेंस मिनिस्टर जी इज हियर, कराड़ साहब इज हियर। हमारे रेलवे डिपार्टमेंट से भी मेरी कुछ डिमांड रहेंगी। हम लोग हैं एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये घर में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं बहुत सारी अपेक्षा भी हमारे लोग हमारे से करते हैं। तो ब्रिटिश कालीन स्टेशन हैं हमारे, मैंने बहुत बार उसकी डिमांड्स भी ये हाउस में रखी हैं। अगर उसके
ब्यूटिफिकेशन के लिए कुछ चीजें अगर फंड हमें उपलब्ध किया जाए तो हमारे क्षेत्र के उस भाग के लोगों को और आने जाने वाले लोगों को बहुत सारी सुविधाएं होंगी। और वंदे भारत जो हमारा सपना है, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भी सपना है कि वंदे भारत जिस तरीके से नागपुर से 11 तारीख को हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने उद्घाटन किया, उसी तरीके से हमारे क्षेत्र से अमरावती से वंदे भारत की नई दिल्ली के लिए भी वंदे भारत शुरू की जाए। उसकी भी मैं विनंती आपके माध्यम से करती हूँ। पंतप्रधान सड़क योजना जो गांव को जोड़ने वाले रास्ते हैं, उसके भी बहुत सारे फंड हमारे सेंटर से हम लोगों को मिले। 175 किलोमीटर मेरे क्षेत्र को यहाँ से सेंटर से प्राइम मिनिस्टर जी के योजना से हमें हमारे लोगों को व्यवस्था के लिए दिया गया है। तो मेरी डिमांड यही रहेगी कि ग्रामीण क्षेत्र, ट्राइबल क्षेत्र के ऐसे कई सड़क हैं, उसको जोड़ने के लिए अगर प्राइम मिनिस्टर जी के ये योजना से हमें और फंड दिया जाएगा तो मेरे गांव के जो गांव एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं है, उसे जोड़ने का मौका हम लोगों को अपने क्षेत्र में काम कर कर लोगों को जोड़ने का मौका मिलेगा। सर मैडम, चक रोड हमारे यहाँ पे पानधान बोलते हैं, अमी पानधान रस्ते मनतो, हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार अब जो 4 महीने से आई है, आपने अगर मुख्यमंत्री जी को फोन करके भी अगर कुछ कंप्लेन की तो कंटिन्यू उनके ऑफिस से फोन आकर आपको उस चीज का फॉलोअप किया जाता है। इतने एक्टिव और इतने अलर्ट मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम साहब हैं। अब जो काम होगा चक रोड के लिए, पानदान रस्तों के लिए, उस पर विश्वास है। पर मेरी अपील रहेगी एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जब चक रोड की बात आती है क्षेत्र में करने के लिए, तो हम लोगों के पास कोई भी हाथ में फंड नहीं होता है, जो हमारी अथॉरिटी हमारे पास नहीं होती है। अगर उसके लिए केंद्र शासन से, केंद्र सरकार से हम किसानों के लिए बहुत सारी योजना ला रहे हैं, किसान हमारे खुश रहे, उनका परिवार अच्छा रहे, सब चीज रहे, पर उसके साथ जो किसान हर रोज सुबह शाम वो खेतों में जाता है, उसके लिए चक रोडों के लिए स्पेशल एमपी को अगर कोई फंड दिया जाए, नहीं तो जैसे ग्रामीण सड़क योजना जो पंतप्रधान जी के नाम पे, अगर उसी नाम पे चक रोड के लिए भी फंड अलॉट किया जाए तो मुझे लगता है हम किसानों को बहुत बड़ी राहत हम देख के उनकी मदद कर सकते हैं। मैडम जस्ट 2 मिनट्स। आवास योजना, हमारे पंतप्रधान आवास योजना के जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, पिछली बार 2.5 साल अलग सरकार राज्य में थी तो बहुत सारी समस्या हमारे आवास योजना के माध्यम से लोगों को हुए, लोगों ने अपना छत खोल के रख दिए पर उनके पास रहने की जगह नहीं, क्योंकि फंड ही अलॉट आया ही नहीं था। तो मैं विनंती करूंगी, और जो नए नंबर्स लेना बंद कर दिया है आवास योजना के, वो लेना शुरू किया जाए तो मुझे लगता है हमारा जो सपना है मैडम, वो 2024 तक वो आवास योजना को आगे बढ़ाना चाहिए, जिसके माध्यम से बहुत सारी मदद हमारे क्षेत्र के और महाराष्ट्र के लोगों को होंगी। मैडम इतना ही बोलना है बस। आई जस्ट टेल जस्ट एक लाइन फाइनेंस मिनिस्टर को, हमारे स्टेट के भी मिनिस्टर और हमारी मैडम आप जिस तरीके से काम कर रही हैं, हम लोगों को प्रेरणा देने वाली काम कर रहे हैं। ये सभागृह को, हर एमपी को एक ऊर्जा देने का काम कर रहे हैं। जो भी फाइनेंस आप लेके आ रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, मुझे लगता है हम सबके लिए बहुत ज्यादा ऊर्जादायक रहेगा। थैंक यू सो मच। Thank you, Madam Chairperson, for giving me this opportunity to take part in the discussion on the supplementary demands for grants. That is the first batch of supplementary demands for grants for 2022-23, and also the excess expenditure which was already done in the year 1920. Madam Chairperson, this is the first batch of supplementary demands for grants for an amount of 4.3 lakhs crores of rupees as additional grant to be given for the expenditure. That means it is more than 10% of the total budget allocation for the year 2022-2023. Madam, it includes 75 grants and 6 appropriations. And it is being learned that out of the 4.36 lakh crores of supplementary demands for grants, the net cash outflow is just 3.25 lakh crores of rupees. What is the expectation of the government of having 1.10 lakh crores of rupees as an additional income by means of savings, enhanced receipts, and recoveries that is aggregating to 1.10 lakh crores of rupees? Madam, we all know that for the financial year, the total budgetary allocation for the expenditure was 39.45 lakh crores of rupees. Now you are demanding a further demand of 4.36 lakh crores of rupees, out of which 1.09 lakh crores are for the fertilizer subsidy. We are not opposing it. We fully agree with, and the reason why the government is coming forward is because of the war in East Europe. Because of that,
the prices of all these soil nutrients and their feedstocks have increased like anything. That is the reason by which this 1.09 lakh crores of rupees have to be additionally given as the fertilizer subsidy, as well as 80,448 crores of rupees as a major grant for food subsidy and additional allocation under the Prime Minister's Gramin Kalyan Anna Yojana scheme. Madam, and further it is very interesting to see that the fiscal deficit you have shown in the budget estimate, or it is target is just 6.4% of the total GDP. If that be the case, I would like to ask two pertinent questions to the Honorable Finance Ministers. The number one, what is the sanctity of your budget proposals for the year 2022-23? Why? Because the total budget allocation was 39 point something lakh crores of rupees, and within 2 quarters you are coming with a supplementary demand for grant, which is more than 10% of the total allocation. So what is the budgetary principles by which the proposals were made during the budget announcement in the month of February, and immediately coming with a major allocation means it cannot be justified at any cost? And the second pertinent question is how you are able to contain the fiscal deficit as per the target of 6.4% after an additional expenditure of 4.3 lakh crores. Madam, regarding the sanctity of the budget, last time also I have mentioned the same point. The Public Accounts Committee has already expressed their displeasure and concern over the lack of foresight in effective monitoring and the bad planning on the part of the budget controlling authorities of various ministries and departments in preparing the budget estimates as well as the supplementary demands for grants. The Public Accounts Committee reiterated that the need for a scrupulous scrutiny of the budget proposals, rigorous monitoring of expenditure, and strict compliance of the financial rules to eliminate the possibility of excess expenditure, underspend, and wrongful appropriation. This is the reiterated proposal of the Public Accounts Committee. But even after that, proper planning and effective monitoring mechanism is highly lacking in the fiscal system so as to have a disciplined budget system in our country. Sir, it is being learned that even the Finance Ministry has written to all the ministries and departments that in order to weed out all the infractors and inflationary funding requests, as well as the savings from their own budget allocations before making any request. But it is quite unfortunate to note that even after all these things, Public Accounts Committees, ministries, specific recommendations are there, but still there is no proper monitoring, no proper planning. That is the reason by which this much of supplementary demands for grants is coming again and again. So I urge upon the government to adhere to the strict compliance of financial rules and directions of the PAC to avoid these type of sub-SDGs. Sir, Madam, recurrent SDGs within the 2 quarters, more than 10% shows the inefficiency in planning and monitoring the physical system. And this is the first point which I would like to make. And the second question, once again, I would like to ask the Honorable Minister, when we are spending 4.36 lakh crores of rupees as an additional grant or additional demand, how you are able to maintain the fiscal deficit to the target of 6.4%, it is unimaginable. It is not able to contain, and seeking a logical explanation from the Honorable Finance Minister. Then coming to the various demands in the supplementary demands for grants, Madam, it is an accepted fact that India is one of the world's fastest growing economy in the world. But that is in the year 2022. But though India is a fastest growing major economy in the world, it is quite unfortunate to note that the economy or the financial system in our country, that we are weakening the basic economic fundamentals. So, Madam, I would like to flag out one of the 4 issues. Number one is the inflation and the price rise. It is seen that though we are having a major economy and fastest growing economy, but the inflation is rising above 6%. The price rise is the resulting effect of the inflation. The common people, the Aam Aadmi, is being badly hit because of the price rise, because all the essential commodities, prices rocketed like anything, and the common people are finding it very difficult to meet the two ends. And therefore, one side,
You are rising the oil prices, petrol, diesel, natural gas, cooking gas, and all these things, and even kerosene. And the other side, you are having this Ujjwala scheme. So it is quite contradictory. So the common people are suffering due to the price rise, and you are always talking for the Aam Aadmi, but it is not being reflected. Madam, please, it is not being reflected in the economic policies of the country. So I would like to urge upon that this is immediate attention. Immediate steps are required to combat inflation and the price rise thereon. And regarding, madam, the second point which I would like to flag is the unemployment. It is not even heard in the independent India. That is the latest figures which goes to show the CMI latest report. Unemployment rate is at 8.3% in August 2022. Vacancies are piling up in ministries and departments, and the government has given a big announcement, not announcement, that is a PR department has given that PLI scheme to create 60 lakh additional jobs within the next 5 years. The productivity linked incentive scheme will create 60 lakh jobs. That is unimaginable things are being promised after that. And another point is regarding the rich and poor divide and the poverty. Madam, I'm not going to the statistical data of the poverty, the global hunger index. If you examine, India is in a very pathetic condition when the people or the corporates are becoming the world's third largest, richest person in this country. At the same time, the poverty is also increasing, like that malnutrition also increasing. So, madam, I am concluding that when we talk about the ease of doing business, when we give incentives to the corporates, it is to be taken care of the poor people in the country. So more social welfare schemes have to be implemented, for which more allocation is required. With these words, I conclude. Thank you very much, ma'am. शुक्रिया मैडम, आपने मुझे सप्लीमेंट्री ग्रांट ऑफ डिमांड्स के लिए बोलने का ये मौका दिया। मैं आही पूछना चाहनी हाँ कि जिथे इस सरकार ने एक बार फिर तकरीबन 4 लाख करोड़ का होर ग्रांट की मांग की है, इस ग्रांट विचों वो कितना वड्डा हिस्सा है ਜਿਹੜੇ अपने किसानों के कोल जाऊगा? क्योंकि 2014 च जब सरकार बनी सी, उन्होंने कहा सी कि असी 2022 तक किसान की आमदन नूं आपां दुगना करांगे, लेकिन अज 2014 ते 2022 दे विच आपां देखिया जाए ते दुगना आमदन तो पता नहीं की हुई है कि नहीं हुई है, MSP तो की होनी सी, लेकिन डीजल दी कीमतां जरूर डबल हो गई ने। जे मैं यूरिया की गल करा, जेडे पौने 200 रुपए 50 किलो का एक बैग होंदा सी, वो 270 रुपए का 45 किलो का बैग हो गया है। DAP 1125 तो लेके 1350 तक पहुंच गई है। हर चीज की कीमत आपां जे कल्ले GST की मैं गल करना कि GST जिहड़ी किसानां दे उत्ते जिहड़ी पैंदी है, खेत दी दवाइयां दे उत्ते 18%, ट्रैक्टर दे उत्ते 28%, बीजां दे उत्ते 12%, हर एक किसानी यंत्र दे उत्ते 28% तक कल्ले GST। जे आप हर चीज की देखी जाए, जे आज किसान को अपनी फसल की कटाई भी करनी है, ते जे 2014 ते वो कंबाइन की कटाई वास्ते वो 800 रुपए एकड़ होंदा सी, वो 1500 च पहुंच गया, ते एक कनक वास्ते ते झोने वास्ते जेड़ा 900 होंदा सी, वो 2000 तो भी टप गया है। सो दुगनी आमदन तो पता नहीं, लेकिन कीमतां जरूर किसान की जेड़ी इनपुट कॉस्ट होंदी है वो दुगनी तो भी वध हो गई है। ते MSP च जेड़ा वादा होया है, जे 2014 थे कनक 1400 सीगी, अज 2100 हैगी, जे झोना 1350 सीगा ते अज 1980 दे नेड़े हैगा। कल्ले 2% इनक्रीज हुई है MSP दे उत्ते, ते 100% ते इस तो भी वध इनक्रीज हो गई सब इनपुट कॉस्ट च। मैं आही पूछना चाहनी हाँ कि जे इन्हां चीज़ां दी आपां इन्हां चीज़ां नूं देखिए ते इस किसानी अंदोलन नूं आपां देखिए, आज मैं सरकार तो आही पूछना चाहती हाँ कि तुसीं किसानां नूं एक आश्वासन दिता सी असीं MSP लाजमी करांगे, ते स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंडेशन के हिसाब दे नाल C2 + 50% थोड़ी MSP होगी। आज मैं सरकार तो पूछना चाहती हाँ कि वो की मजबूरी है कि लिखत ते देन दे बावजूद तुसीं किसानां नूं जिस तरह की MSP स्वामीनाथन कमेटी ने कहा उन्होंने क्यों तुसीं पूरा नहीं कर रहे हो? दूजी गल, MSP जिन्हां नूं तुसीं दिता है, उस MSP नूं तुसीं हरेक फसल च दिओ, ते उस फसल की प्रोक्योरमेंट नूं तुसीं गारंटी करन वास्ते की कर रहे हो? ते जदों तक तुसीं आ चीज़ां नहीं करोगे, फिर तुसीं 6000 रुपए किसान सम्मान निधि दे दो, फलां टिमका दे दो, लेकिन किसान थोड़े डोल्स दे उत्ते, थोड़ी रहमत दे उत्ते नहीं जीना चाहता, आत्मनिर्भर बनना चाहता है, आत्म सम्मान दे नाल जीना चाहता है। वो ताही होगा जे तुसीं उन्हां नूं फसल की पूरी लागत तुसीं दोगे। वो कदों दोगे? ते ये पैसे जिहड़े तुसीं ले रहे हो, इहदे विचों किसान नूं किन्ना मिलूगा? ये मैं तुहाडे तो जानना चाहती हाँ।
दूजी गल मैडम, मैं कृषि प्रधान सूबे तो आंदी हां, मैं दसना चाहती हां कि जब कोविड हो रहा सी सारा देश बंद सी, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਦੇਣ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਖੋ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਛੱਡੋ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਬੋਡੀ ਸਾਡੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸੀਗੀ, ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵਕਫ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਇਕਲੌਤਾ ਸੂਬਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕੰਸੈਸ਼ਨਸ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਧੱਕਾ? ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਥੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਲਿਖਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਾਕੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਫਾਸਟੈਸਟ ਗਰੋਇੰਗ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 60% ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ? ਫਾਸਟੈਸਟ ਗਰੋਇੰਗ ਇਕਨੋਮੀ ਕੁਝ ਚਿੰਨਤ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫਾਸਟੈਸਟ ਗਰੋਇੰਗ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਓ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। Madam Finance Minister, I would like to give you a suggestion as to how to increase your income. I request you as an MP that please increase your GST or taxes or any other collection on all sarkari ads which come out. Because I come from a state where there is a government which 6 years ago our government used to spend 20 crores on advertisements. Today they are spending 750 crores per year on sarkari. रोज के 3 करोड़ रुपए सरकारी एडवर्टाइजमेंट्स के। पंजाब का बजट बनना है, कन्याकुमारी से लेके उधर कश्मीर तक ऐड दिए जाते हैं कि बताइए, सुझाव दिए पंजाब के बजट के लिए। तो ये राज्यों की सरकारें, राज्यों का पैसा देश भर में अपने आप को चमकाने के। मैडम, फेसबुक में जो ऐड दिए 80% पंजाब के पैसों से, आपको पता है गुजरात में 80% ऐड दिए गए पंजाब के पैसों के साथ। तो मैं मैडम को कहूंगी, ये जो सरकारी एड्स होते हैं ना, उसमें जरा टैक्स बढ़ाइए ताकि ये राज्यों की सरकारें 10 बार सोचे। लोगों को पैसे है उसे लुटाने के बजाय पंजाब के लोगों को, राज्यों के लोगों को उन पैसों का फायदा होए, हमारे बच्चों को नौकरी मिले, हमारे किसानों को अपने फसल का पूरा हक मिले, और हमारे सिखों के साथ ऐसे धक्का ना करिए कि बिल्किस बानो के तो बलात्कारी रिहा हो जाते हैं, लेकिन हमारे कैदी राजीव गांधी के कातिल रिहा हो जाते हैं, लेकिन 550 साल गुरु नानक देव जी के उनके पूर्व पे जो वादा किया था कि बंदी सिखों को छोड़ा जाएगा, वो 28 साल के बाद आज भी जेलों में सड़ रहे हैं। ये सरकार अपने वादे पूरे करे, किसान के साथ, सिखों के साथ, और गरीबों की तरफ देखे। नहीं तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आपके लिए बोलने के लिए होगी, लेकिन लोगों का जो हाल हो रहा है वो हकीकत से बहुत दूर है जो आप कह रहे हैं। शुक्रिया। Thank you, Madam Chair. Thank you, Madam Chairperson, for giving me an opportunity to participate in the discussion on the supplementary demands for grants for the fiscal year 22-23. Madam, the government has moved ahead with the supplementary demands for grants for the fiscal year 22-23 in an action based mostly on the fertilizer, food, and LPG. 10% of the sum for the demands have been asked for to raise capital, mostly in roads, rail, and railways.
while it is understood that the global economy has taken a toll due to the Russian-Ukraine conflict, the Indian government has not done enough to keep a check on the overall deteriorating economy. The economy has been struggling ever since the government took over the charge, and took a series of bad experimental steps in the financial end. MNREGS, PMGKY, and the PDS make most of the sum for these grants. However, another area of concern that takes up most of these funds is fertilizers and urea subsidies, which it comes up to 1.09 lakh crore. The demands for these funds are due to the developments that have taken place in Europe over the past few months. The government has time and again been reminded of the steps to be taken to tackle the ways to overcome the urea and fertilizer shortage. But always the government has chosen to overlook these problems. The government, rather than creating an internal setup to create an independent urea structure in the country, choose to get its supply from outside the country alone, thus damaging the interest of the country, its farmers, and the people of the country. Madam, I am coming to the issues relating to the Kerala state. Kerala is mainly depending on the cash crops, rubber, coffee, cardamom, and tea for major part of the Kerala's economy. All these sectors are facing great problems, especially the rubber sector, where more than 11 lakh people are small and marginal farmers are growing their plantation. They face great distress. For the last so many months, or rather more than a year, they are getting only less than 150 rupees per kg of rubber. The cost of production is more than 172 rupees. As per the Swaminathan Commission report, they should get at least 250 rupees. Madam, I request the Honorable Finance Minister, there should be some provision in the supplementary budget also for providing a support price for the rubber, at least for the farmers to get 250 rupees per kg. And the Kerala government has already instituted a rubber supporting price of 170 rupees, and they are giving it. So I urge upon the government, the central government, to provide something for at least 2,500 crores for the support of the rubber growers. Madam, there are so many railway projects which are pending in my constituency, especially in the Kottayam district and Ernakulam district. In fact, more than 632 kilometer long railway line has been doubled and electrified. But the efficiency of the running of the train is not up to the mark. I would request that the system of the signal system, if it can be converted into sufficient funds is provided for converting the manual signal system to automatic switching system, the efficiency of the train services can be multiplied, and that will be beneficial to the passengers. Kerala is blessed with more than 2,500 kilometers of inland waterways. The government should provide sufficient funds for developing those waterways so that that will be a boost for the Kerala's economy. The Kumaragam, Madam, only one point. Kumaragam is in my constituency, which is declared as an iconic tourism center. It was declared in 2017. So far, no fund has been provided by the government for developing that tourism center. It is an internationally famous tourism center. I have earlier in this house requested that the government should provide some funds for construction of a tourism highway from Kottayam via Kumaragam to Cherthala, so that the tourism progress will be.
धन्यवाद धन्यवाद मैडम। मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ और हमारे पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को भी धन्यवाद जनाती हूँ क्योंकि मुझे सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में बोलने का मौका दिया मैडम। 75 ग्रांट्स में 6 अप्रोप्रिएशंस के इंक्लूडिंग द फर्स्ट बजट ऑफ सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑन ग्रांट्स which the finance ministry has submitted a revised gross expenditure plan totally approximately 4.36 crore for the approval by the parliament. The revised net cash expenditure is estimated to be 3.26 crore, of which 1.1 lakh crore comes from the increased receipt and existing outlay savings. मैडम, हम जिस क्षेत्र से आते हैं या हमारे जो डिस्ट्रिक्ट से हम आते हैं मैडम, ये टोटली जो है कृषि प्रधान इलाका है और 2021 साल में एक ही साल में 3 बार बाढ़ आया था। दुर्गा पूजा के 15 दिन पहले भी बाढ़ आ चुका था, तो एक साल में 3 बार, मतलब आप समझ ही रहे हैं कि वहाँ के किसान लोगों का क्या क्या समस्या है, वो क्या क्या समस्या से जूझते हैं मैडम। और सबसे ज्यादा हमारे क्षेत्र में और उस डिस्ट्रिक्ट में चावल आलू का पैदावार सबसे ज्यादा होता है। तो इस हिसाब से जो है हमारे राज्य सरकार इस बार जो खाद के लिए नवंबर महीना में केंद्र सरकार को लिखा था कि 2.5 मेट्रिक टन हमको खाद की जरूरत है, उस जगह पर जो है जो आलू के किसान या जो खेती करते हैं उनको उस जगह पर 2.5 लाख टन की जगह पर सिर्फ 70,000 टन की जो खाद है उनको दिया गया, जो सफिशिएंट नहीं था और इसके वजह से वहाँ के किसान लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हुआ और दुगनी तिगनी दानों में भी कुछ कुछ किसान लोग खरीदे। और ये चीज़ पर भी जो है हम चाहेंगे कि गृह मंत्री जी ध्यान दें और हमारे जो क्षेत्र हैं जो SC ST OBC इलाका सबसे ज़्यादा वहाँ पर पॉपुलेशन है, उस जगह पर जो है 2021 साल दिसंबर से लेके टिल डेट जो है मनरेगा के 100 दिन का काम का पैसा बाकी था। तो बताइए जो ग्रामीण इकोनॉमी इस चीज पर निर्भर है, उस जगह पर वहाँ के आम आदमी का क्या प्रॉब्लम से वो लोग जूझ रहे थे, ये हम चाहेंगे कि हमारे गृह मंत्री जी, वो भी एक महिला है, वो ये चीज को महसूस कर सकते हैं। क्योंकि वित्त मंत्री जी कोई बात नहीं, वित्त मंत्री के बाद वो गृह मंत्री भी बन सकते हैं। तो वित्त मंत्री जी को हम चाहेंगे कि ये चीज वो समझे कि कितने पीड़ा के सहित वो लोग अपने दिन काट रहे थे मैडम। और जो है हमारे एजुकेशन पर जो है जितने भी स्कॉलरशिप्स है वहां पर जो है कटौती हो रहे हैं। इवन मौलाना आजाद फेलोशिप प्रोग्राम में भी कटौती हुए हैं। 2014 में 6,722 जन में से सिर्फ 700 जन को ही दिया गया है। तो ये सब माइनॉरिटीज के जो स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों पर जो ये कटौती हो रहा है स्कॉलरशिप पे, ये चीज पर भी ध्यान देना चाहिए। और जो सबसे बड़ी समस्या आज के डेट में है कि 2 करोड़ के जो नौकरी देने का 2014 से वादा किया गया था, लेकिन जो भी है नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये तो मंत्री जी ही जवाब देंगे। लेकिन आज एम्प्लॉयमेंट के नाम पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस लोगों को लिया जा रहा है और इससे किसको लाभ हो रहा है? सिर्फ ठेकेदारों को। जो ठेकेदार कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर नौकरी दे रहे हैं किसी को, उनको लाभ हो रहा है, क्योंकि जो लोग नौकरी कर रहे हैं ना उनका PF है ना मेडिकल फैसिलिटी है, तो वो अपने परिवार को कैसे पालेंगे ये तो सोचना पड़ेगा। आज इट्स हाई टाइम फॉर द गवर्नमेंट टू थिंक अबाउट इट। रेल में भी वैकेंसीज खाली पड़े हुए हैं और जो है हमारे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जो 6 करोड़ रुपया है, जिसमें से 90 करोड़ रुपया जो है और भी दिया गया, उसमें से 50,000 करोड़ का इंटरेस्ट होते हैं, उसमें से सिर्फ 11,000 करोड़ यूटिलाइज होते हैं देने के लिए। बाद बाकी जो पैसा बचे हुए हैं, क्यों नहीं हम लोग EPS 95 में जो हमारे पेंशन स्कीम है उसमें 65 लाख जो बेनिफिशियरी है उन लोगों को दिया जाए, ये चीज भी सोचना चाहिए। और हमारे FD रेट्स जो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, तो जो हमारे सीनियर सिटीजन है उन पर भी सोचिए, क्योंकि जो सारा जिंदगी जॉब करने के बाद फिर वो कुछ पैसे फिक्स डिपॉजिट के हिसाब से रखते हैं, लेकिन अगर उनका फिक्स डिपॉजिट रेट्स भी दिन ब दिन कम होते, चाहे उसको एकदम
एक अमाउंट ठीक रखिए या नहीं, तो इस तरह कम होने से उन लोगों का दिक्कत हो रहा है। और जो है, और 1 मिनट आपसे लेंगे मैडम, और हमारे जो क्षेत्र है आरामबाग, वो मैंने पहले ही कहा 2021 में हमने 3 बार बाढ़ को फेस किया है। अब बताइए, पीएमजीएसवाई के जो रास्ते हैं वो भी पानी में डूबे हुए रहते हैं, तो वो तो खराब होने ही होने हैं। और खानापुल जो पानी में डूबा हुआ रहता है, वहां पर गणेशपुर टू नथीपुर फेरी घाट जो 250 मीटर एक लकड़ी की ब्रिज है, उस चीज को हम मांग रखते हैं कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो है इसको कंक्रीट ब्रिज बनाने का सोच रखते हैं। और हमारे रेल के 4 मांग है, जो चंदनपुर सबवे, भवादीगी टू कामरपुकुर जो हमारे इसके पहले बीजेपी के सांसद हमारे सौमित्र खान ने कहा, ये बहुत जरूरी है मैडम। भवादीगी टू कामरपुकुर जो है रामकृष्ण। Thank you, Chairperson, Madam, for allowing me to speak on this discussion on the supplementary demands for grants 22-23. I thank you for providing me the opportunity. The total expenditure in 22-23 was estimated at 39.45 lakh crore in the union budget. Our finance minister, on behalf of our government, seeks the approval of this house to authorize additional expenditure of 4.36 lakh crore. The need for supplementary grant has arisen to meet the development plans and priorities of our government. However, if we see one of the main factors, it is because the fertilizer subsidy burden has exceeded the budget estimates in the back. If war in Europe and need of the government to continue support additional requirements for providing food grains to our brothers and sisters. Madam, as a rebounding effect, this has impacted the oil prices, in turn causing the inflation level to rise. It is always the economically weakest section of our society who are affected badly by this economic disruption. It is hence the duty of the government to provide the population with a support system, at the same time improving the macroeconomic parameters of our economy. It is with this intention our government has sought the approval of this additional expenditure towards food subsidy, food procurement, and additional allocation under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana. As the approval has been sought for expenditure of the Ministry of Petroleum and Natural Gas towards payment of LPG subsidies to oil marketing companies and LPG connection to the poor under Pradhan Mantri Ujjwala Yojana. Despite volatility, the Indian economy has shown extreme resilience. In the past few months, measures have been taken by our government and the Reserve Bank of India as well as to curb domestic prices of key commodities, which helped in cooling inflation. If we compare consumer prices in India with that of other major economies, it will be clear that India is recovering at a much faster pace than others. Madam, India has overtaken the United Kingdom to become the world's 5th largest economy and is now behind only the US, China, Japan, Germany, and according to IMF projection. A decade back, during the UPA rule, India was ranked 11th among the largest economics. It is this remarkable achievement by the NDA government under the leadership of our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji that India has got the privilege to assume the presidency of G20 that works to address major issues related to the global economy. I congratulate our Honorable Prime Minister and our Finance Minister for making India a strong and trusted economy in the world. According to the World Bank, India must continue to prioritize lowering inequality while also putting growth-oriented policies into place to boost the economy. Even in terms of economic growth, India is projected to be the fastest growing among other economics, according to the IMF latest World Economic Output report, as per the report. And I once again congratulate our government and our minister for this remarkable success. With this, I support this. Thank you.
श्री कातिर आनंद जी। Thank you, Chairperson, for giving me an opportunity to speak on the demands and grants. Madam, last 8 years, the farmers' income has not doubled at all. We can see from the figures that the number of suicide cases only has doubled. When a complete analysis of the farmers, when we see the number of cases because of the suicide, it results that the farmers have not been benefited from this government at all. A complete analysis of a farmer's total expenditure and the techniques and the amount invested by the farmers has to be first taken and ascertained. An expenditure estimate has to be done by the union government. Only then, according to that expenditure, you may be able to fix the MSP price for the farmers. But that has not been done by this government at all. And the government has always been telling that the MSP has been fixed, benefiting to the farmers. But down south, nothing has happened at all. So I request the government to expedite the estimation of expenditure by the farmers and then exactly fix the MSP prices. If we cannot double the farmers' income, at least double the financial benefits through the Kisan scheme. Without this doubling the efforts or giving more incentives, the farmers will not be benefited at all. There are another segment of farmers who don't own the land. How are they going to be benefited? So when these farmers are going on a contract basis, when they approach the banks and they don't give a loan, and they are not eligible for Kisan benefits also. So farmers who go on a contractual farming, those agreements have to be acknowledged by the government of India so that the beneficiaries or the benefits can be extended to them also. Nearly 55% of the agri workers are from this segment where they don't have land bank. So I urge upon the union government to look into this matter also. And when you talk about contract farming, a digitalization, more funds to be allotted to the digitalization of the agriculture land so that the real beneficiaries should be benefited. And also the banks which are offering finances to the agriculture sector are not looked upon. When the farmers or the contractual farmers, when they approach the bank, they are not being given the proper response, and the agriculture loan facility is not being that much fruitful for the farmers down south. Sir, when we talk about irrigation, when I continue to talk about agriculture, we have to talk about the irrigation also. Like, water is the main source of oxygen for irrigation, and linking of the peninsular rivers, that is a major scheme that has to be looked upon by the government of India, and more funds to be allotted to that. But the government is not keen on interested or linking of these rivers. That is what we can see from the figures. I urge upon the union government to allocate more funds for linking the rivers. Sir, as a lower riparian state in Tamil Nadu, we are struggling to get right share of water from the neighboring states, especially Karnataka and also other states. So I urge upon the chairperson, through you, I urge upon the government of India to request the neighboring states to release the right share for water, especially from Karnataka. Thank you. And also, when we talk about, after we talk about agriculture, we have to talk about the road infrastructure. Our Tamil Nadu Chief Minister has been repeatedly asking the union government to speed up the 8 roads that Chief Minister already returned to the government of India to speed up on. But this government is not ready to do that. It is all on the papers, but the more funds have to be allotted and necessary steps have to be taken to speed up those kind of a process. And this government has to look upon not only allocation of the funds, but also materializing those contracts. So I urge upon the government of India, union government, to look at road sector and implementation as soon as possible, sir. Sir, when we talk about roads, I have to talk about Nahai also. Sir, last government, in the last financial budget, in my constituency, Vellore,
Nearly about 20 crores has been allotted to a Perumugai bridge. Nothing has happened. Virjipuram bridge, which is 28 crores allotted on the Nahai highway, nothing has happened. Pututhaku, which has been 28 crores, nothing has happened. So everything is there in the papers. We are happy about the budget figures, but we are not happy about the progress of the activities or the money which is spent upon. Sir, Nitin Gadkari ji announced in this August House that there will be no toll roads between 0 to 60 kilometers. That is what is the announcement that has been recorded in this house. But in my constituency, they have built up a toll road in Vellore parliamentary constituency, in KV Kuppam assembly constituency. They have built up a toll road. I was the convener of the meeting along with the district collector. When I asked the Nahai authorities, they were stubborn and they didn't give me any answer at all. They said, we just built it. There are no evidences. There are no paper records to substantiate the toll road. So the 0 point is Bhadrapalli in Andhra Pradesh. From there, the toll road is less than 12 kilometers, but they have built up a toll plaza. I urge upon the union government to abolish it as soon as possible. Sir, regarding railways, I don't know why this government, whenever a member of parliament approaches the railway ministry to requesting them to stoppage of any trains or any facility, that has not been acted upon. But a number of money, crores and crores, has been spent by the railway department. But when, as a member of parliament, when you go and ask for simple things, it does not happen. But I'm concluding, madam. 2 minutes, I'm concluding, madam. But in this August House, I want to talk about a project that is linking of Chennai and Viluppuram via Vellore. So that project was commenced, funds were allocated. That is only one lane. But this government went upon taking up of nearly land bank where 40,000 people are living. Without any notice, the government has started doing that. That is in my Vellore constituency. I urge upon the government to stop that. Take land, whatever is required, but don't take away the people's lives from there. That is one important thing, sir. Another important thing, so much money is being spent by the railway department. I'm coming to 1 minute, only 1 minute. I'm in my Vaniambadi constituency, right from the day I was elected and brought into this house, I am asking for one LC81 bridge. Every year I've been bringing it to the notice of the government, but it has not happened. I'm finishing my last, only 1 minute, very golden minute, madam. I am telling this August House, sir, I want the LC81 bridge to be constructed as soon as possible, funds to be allotted. Number 2, in my Vellore constituency, if the government is still stubborn in taking away the lives of 40,000 people, I'm telling this August House, after my resignation, on my deathbed only, the people can be moved away from this house. So I tell this government that extra land to be stopped. Taking of extra land to be stopped. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि एक्सपोर्ट हमारी इकोनॉमी की बहुत एसेंशियल चीज है। हमने वो दौर भी देखा है कि जब हमने अपना सोना गिरवी रखा था और हमें तेल, डीजल और पेट्रोल लेने के लिए लाइनें लगानी पड़ती थी क्योंकि हमारे पास रिजर्व मनी नहीं थी। आज एक्सपोर्ट के ऊपर इंसेंटिव बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक MEIS स्कीम थी जिसके तहत 7% इंसेंटिव दिया जाता था, उसकी जगह रोड टैप स्कीम लेके आए जिसके अंदर 1% से भी कम 0.6% इंसेंटिव दिया जा रहा है। मैडम, आज के दौर में जंग के बादल हमारे ऊपर भी छाए हुए हैं, न जाने कब तीसरी जंग अजीम शुरू हो जाए और वही कंट्री सर्वाइव करेगा जिसके पास फॉरेन रिजर्व होगा। वो रिजर्व हमारे पास सिर्फ एक्सपोर्ट से आ सकता है। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एक्सपोर्टर्स को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दिए जाएं और उनको इंसेंटिव दिए जाएं। हमारा मुकाबला चाइना से होता है। आपको हैरत होगी, कंबोडिया जैसे कंट्री ने, नेपाल जैसे कंट्री ने हमसे ज्यादा फैसिलिटीज एक्सपोर्ट में दे रखी हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं। दूसरा जो ICD
जितने भी हमारे कंटेनर जाते हैं जो शहरों के अंदर हैं, वहां पे 11 बजे के बाद नो एंट्री खुलती है और एक्सपोर्ट का माल ले जाने में परेशानी पड़ती है। शहर से बाहर आईसीडी का कंटेनर डिपो होना चाहिए। मैडम, माइनॉरिटीज इस देश का बहुत बड़ा हिस्सा है, 20% लोग रहते हैं। हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी माइनॉरिटीज की है। मौलाना आजाद स्कॉलरशिप को बंद कर दिया गया, जिससे मुसलमान, सिख, जैन, बौद्ध इन सब पे इफेक्ट हुआ है। क्या सरकार नहीं चाहती कि माइनॉरिटीज के लोग भी रिसर्च करें और पीएचडी वगैरह अपनी पूरी कर सकें? मेरिट कम मींस को बंद कर दिया गया है, जो सिर्फ टारगेट है सिर्फ माइनॉरिटी के लिए है, बाकी तो सारे काम हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इन स्कॉलरशिप को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। मैडम, आज की एक बहुत बड़ी समस्या है, बाजार के अंदर अगर दो सांड लड़ जाते हैं तो पूरा मार्केट बंद हो जाता है, और जब पूछा जाता है तुमने मार्केट क्यों बंद किया, तो कहते हैं हमें लगा जीएसटी की टीम आ गई। जीएसटी के लोगों ने हमारे छोटे व्यापारियों को चोर बना रखा है। कहीं ना कहीं उनको परेशानी इतनी जबरदस्त हो रही है, हर जगह इसके प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हमारी डिमांड है कि जीएसटी वालों के ऊपर लगाम लगाई जाए और हमारे छोटे व्यापारियों को तंग ना किया जाए। मैडम, हेल्थ बहुत बड़ा फैक्टर है। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत कम फैसिलिटीज हैं। हमें मालूम है प्रधानमंत्री जी की एक बहुत महत्वाकांक्षी और बहुत अच्छी योजना एम्स एस्टेब्लिश करने की है। मुरादाबाद पश्चिम उत्तर प्रदेश का सेंटर है, और मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि मुरादाबाद के अंदर 42 साल पहले 800 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था। मेरी डिमांड है कि उस जमीन के ऊपर एक एम्स बना दिया जाए, ताकि लोगों को दिल्ली ना आना पड़े और दिल्ली में तारीख पे तारीख उनको ना मिले। एक मिनट मैम, मैं बहुत बार कह चुका हूं मुरादाबाद से बॉम्बे की ट्रेन चलाने के लिए, लेकिन मुख्तलिफ बहाने अधिकारी लोग लेते हैं। मेरे आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है कि ये ट्रेन बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेन है। जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, जब से मुरादाबाद की ये डिमांड है, आपके माध्यम से अगर सरकार इस पे संज्ञान ले तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। शुक्रिया मैम। आजम जी, अजमल जी। मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इस इम्पोर्टेंट बिल के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया। मैडम, पूरे हिंदुस्तान की बातें सारे साथियों ने कर ली। अब हमारे आसाम, चूंकि मैं आसाम से आता हूं, आसाम की 3-4 समस्याएं मैं बोलूंगा, ज्यादा टाइम नहीं है। 1 नंबर फ्लड है आसाम में, एक देव बना हुआ है ब्रह्मपुत्र मैडम, और इसके लिए मैं 3 मरतबा से एमपी हूँ, अभी चौथा इंशाल्लाह आएगा और फिर मैं आऊंगा आपके सामने जीत के। तो फ्लड और इरोशन का मसला जो है वो आज तक नहीं हल पाया वहाँ, और उसको पूरा जल्द से जल्द किया जाए। उसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर कुछ पैसे ऐसे रखे कि कुछ तो इसके लिए करे। फ्लड और इरोशन में लाखों लोगों का घर बह जाता है, जमीनें बह जाती है, जमीन बर्बाद हो जाते हैं, वो खेती के लायक नहीं रहते, लोग मर जाते हैं, फ्लड में बह जाते हैं, जानवर बह जाते हैं। तो इसके लिए खास करके मेरे इलाके में मैडम धुबड़ी, साउथ सालमारा, मनकाचर, ग्वालपाड़ा, बड़पेटा, करीमगंज और जलेशहर, हर जगह में इरोशन ही इरोशन है और फ्लड ही फ्लड है। नंबर 2 मैडम, सारे ही लोगों ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने ये ऐलान किया था कि मुसलमानों के एक हाथ में वो कुरान देंगे और एक हाथ में लैपटॉप देना चाहते हैं, मतलब मुसलमानों को शिक्षा देना चाहते हैं, सबका विकास, सबका साथ और सबका सम्मान देना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले की गवर्नमेंट ने माइनॉरिटी के फंड के अंदर जो बजट रखे थे उन सबको तकरीबन इस सरकार ने खत्म कर दिया। ये क्या जुल्म है मैडम, कैसे ये अच्छा आगे बढ़ेंगे? कल इनको आप अगर बिल्कुल पढ़ाई नहीं देंगे, शिक्षा नहीं देंगे, तो ये क्या होगा? यही बच्चे कल जो है चोर बनेंगे, कोई और कामों में लग जाएंगे, क्योंकि आपने उनको शिक्षा नहीं दी। इसलिए मेहरबानी करके इस माइनॉरिटी फंड के अंदर मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब का, जो आजाद साहब का सपना था नेशनल, उसको भी पूरा करे, उसको फिर से जारी किया जाए, ये मेरा डिमांड है। और स्कॉलरशिप जो बंद हो गया उसको इमीडिएटली चालू किया जाए, ताकि ये बच्चे भी मेन स्ट्रीम के अंदर आए और पढ़े, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में जाए और रिसर्च के अंदर आगे बढ़े। नंबर 3 मैडम, के हमारे आसाम में इस वक्त इस सर्दी में, यहाँ से बहुत ज्यादा सर्दी है मैडम, हर तरफ इलेक्शन चल रहा है, उच्छेद उठा देते हैं लोगों को। जो 50-50 साल से लोग बैठे हैं उनको रातों रात कोई बगैर नोटिस दिए
रात को लाकर नोटिस समझाते हैं और सुबह बुलडोजर लगाते हैं और लगा के उनकी पूरी आबादियों को खत्म कर देते हैं। कम से कम मैडम जो भी कानूनी कार्रवाई है वो जरूर करें, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं। अगर इलीगल है उसको उठाए, लेकिन इतना तो टाइम दे। इसकी वजह से खास करके मैं आपसे माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि सरकार जो है वो लोगों को टाइम दे और कम से कम इस सर्दी के मौसम में इस इवेक्शन को बंद किया जाए। उसके बाद आप कानूनी हिसाब, एक मिनट मैडम, उसके बाद हमारे आसाम में टी गार्डन आप जानते हैं, पूरी दुनिया आसाम की टी की चाय को पीती है उसके लिए, लेकिन उनके मजदूरों को जो बुरा हाल है मैडम, उसके तरफ प्राइम मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर को भी आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमारे टी गार्डन के लोगों को ख्याल किया जाए। उनको कोई फैसिलिटी मैडम नहीं है। उसके बाद एक और हमारे यहाँ है, आसाम पानी की जगह है, फिशरमैन हमारे यहाँ है जिनको हमारे यहाँ आसाम में माईमाल कहते हैं, उनकी भी हालत मैडम बहुत खराब है। उसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है और उसके लिए कुछ फंड देने की जरूरत है। मैडम एक ही श्री बी महताब जी, प्लीज मैडम, बस एक 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 जी। उसके बाद आसाम में ये जो फ्लड और इरोशन की वजह से मैडम किसान बर्बाद हो रहे हैं। कुछ लोग फ्लड में खत्म हो जाते हैं, कुछ लोगों की जमीनें इरोशन में बह जाती है और कुछ लोग उसके बाद जब गर्मी उसका शुरू हो जाता है तो उसके अंदर सूखे में मर जाते हैं। तो इसीलिए फिर जो है मैंने एक बिल पास कराया था मैडम। बोलने दीजिए इनको भाई, हो गया सारा पॉइंट आपका आ गया, सभी पॉइंट आ गया, बैठा जाए और जोर देंगे, हम जोर देंगे उसको। Madam Chairperson, I stand here to participate in the discussion deliberations relating to supplementary demand for grants, first batch for 22-23 and demand for excess grants 2019 and 2020. The Union government has proposed next extra rupees 3.26 trillion, primarily due to higher payouts for food and fuel subsidies. This is over and above the estimates outlined in Budget 22-23 and includes additional outgo of over rupees 1.09 lakh crores towards fertilizer subsidy. Also, approval has been sought for meeting expenditure of the Food and Consumer Affairs Ministry for rupees 80,348.25 crore to be used mainly for distribution of free food grains under the National Food Security Act and for an additional allocation under Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana, that is around 60,110.32 crores. This reminds me about the kartavya which this government is doing. 3 years ago, in 2019, when there was a first virus broke down in Wuhan in China, and we got affected after 4 months by March 2020, the government came out with a very good scheme providing 5 kg of rice to every poor family. Around 80 crores of families were provided 5 kg, but still it continues. And I believe that was the kartavya of the union government to provide that much of succor to the poor people. At the same time, I would say, just providing paddy free of cost to the people became a success because state governments also at the same time saw to it that it is reaching the needy people. So therefore, I would say in Odisha, when Navin Patnaik government started providing 5 kg of rice to every needy people in 1 rupee per kg, that is 5 rupees per 5 kgs in Odisha. Before that, we had experience in Odisha when Congress was in power. The lot of bungling was taking place. It was not reaching the poor beneficiaries. So one clarion call was given by our Chief Minister saying, अगर किसी ने ये चावल धुंधला किया तो वो पाप है.
reminding everyone that if you indulge in this type of activity, it is sin. Ye paap hai. So therefore, I would say Prime Minister showed us the Kartabya path, and the Chief Minister of Odisha showed us what is dharma and what is niti. So in that respect, when both the wheels work together, state and the center work together, then we have progress. And actually the poor are the greatest beneficiary. This reminds me, in 1965, during the Indo-Pak War, the then Prime Minister had requested the whole country that skip one dinner or one meal per day. And whole country agreed to it. पूरा देश उसको माना, और कई लोग उस समय चावल खाना भी छोड़ दिया और हर सोमवार को रात को खाना भी बंद कर दिया. 1971, we had Bangladesh war. And that time the Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi, imposed a refugee tax, I would say. Every one of us during that period, a refugee stamp was put on inland post or in the postcard or in the envelope. And that money was collected to benefit the refugees. Lakhs of refugees had come from Bangladesh. And to provide them, every individual of this country also contributed. Similarly, I would say now, the present Prime Minister, during the COVID-19 period, also gave a clarion call that we also have our duty to perform, our duty for our countrymen and also for the people at large who are very much poor, who are bereft of any employment. In that respect, I would say now we could do this because there is enough and more. In the 70s, we saw to get a phone line connection was a luxury. Now we have mobile, even money is getting transferred through QR codes. In the late 90s, to get a gas connection was a Herculean task. As MPs, we were issued some quotas. Now there is plenty. Government is providing Ujjwala, and gas companies are searching those houses which do not have gas connections. And rather in this house, I have heard that you are only providing free of cost only one time. You should provide it more. That's a demand. But providing gas connection was a dream earlier. Now it is the gas companies are searching which household does not have gas connection. They are going to provide it. We have been through a level of scarcity. I've seen it during my school days, during my college days, even during the time when I first entered into the public life. It was a scarcity all along. And now there is a level of sufficiency. There is a level of sufficiency. The finance minister may say the country has enough for everyone. And all this needs financing, which is reflected in this first supplementary demand for grants. With savings likely under other heads, I do not see the supplementary demands resulting in a meaning break of the fiscal deficit target of 6.4% of GDP. Additionally, CapEx has been augmented by around 31,000 crores, which should help ensure that the CapEx target is achieved. The government's fertilizer subsidy will rise to rupees 2.3 to 2.5 trillion in this fiscal year. The additional allocation for fertilizer subsidy is meant to help insulate the farmers from the impact of a steep increase in the cost of fertilizer due to sharp increase in the international prices of fertilizer and raw materials. The center's net tax revenue is expected to exceed in this financial year, financial year 23 budget estimate of rupees 19.35 trillion rupees by around 2.5 trillion. This means the government does not need to raise its gross market borrowing
in the second half of this fiscal from the proposal level of 5.92 trillion rupees. The extra revenue, Madam, expected over the budget estimate and savings in various schemes, along with a higher nominal GDP growth, would help keep the fiscal deficit within the financial year budget estimate of 6.4% of GDP. One can safely say that roughly the centre's spending could still be rupees 2.5 to 3 trillion more than the budgeted 39 lakh crores for the current financial year. Here I want to remind this House. Imagine of December 2019, when the virus first broke out in Wuhan of China. We were panicked, but it reached us in March 2020. Today, when we are sitting in this house or when we are moving outside, we are very normal now. But remember, another China stream of virus has already broken out. And now, because there is no zero tolerance in China, it will spread. शॉर्ट करिएगा. हाँ जी. It will spread. Government should be prepared for it. We all should be prepared for it. If in God's grace, Lord Jagannath's grace, if it doesn't come, then well and good. But we should also be prepared for all eventualities. It will, it may, it may not affect us. But can we insulate ourselves? That is the question which also the finance minister and the government has to ponder, and equally all of us has to ponder. An idea has floated, Madam, I'm concluding now. An idea has been floated that the government should look at mechanisms similar to GST Council for Agriculture to foster consensus in national policy making with states and harness the potential of this sector. 45% of population are still dependent on agriculture, though it contributes only 14% of India's GDP. I have three questions, sir. Madam, three questions. One is the government thinking on replicating the philosophy of good working of the GST in agriculture sector? Will government take steps making cess and surcharges part of the divisible pool if continued beyond a specified period by amendment of the Constitution? And three, rate of interest on refinance under medium-term conversion loans. Question is whether NABARD be advised to provide refinance at par with the interest rate charged on STSAO refinance to facilitate the farmers to avail the relief measures of conversion, residualment of crop loan on account of crop loss exceeding 33% caused by natural calamities. It is much, much beyond. I think the finance ministry has to look over it. With these words, I conclude, Madam. श्रीमती संगीता आजाद जी. धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। मैम, इस अतिरिक्त बजट की मांगों में मेरी भी संसदीय क्षेत्र लालगंज आजमगढ़ के कुछ मांगों को शामिल किया जाए, यही मेरा अनुरोध है। सबसे पहले SC, ST, OBC एवं EWS के जो छात्रों की संख्या के अनुपात में जो छात्रवृत्तियों प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, उसमें काफी कटौती की गई है, जिससे ड्रॉप आउट रेट बढ़ा है। मेरा सरकार से मांग है कि इस अतिरिक्त बजट में उस छात्रवृत्ति जो कम कर दी गई है उसे पूरा कर दिया जाए, जिससे छात्रों को पढ़ने में, गरीब छात्रों को पढ़ने में मदद मिल सके। साथ ही विभिन्न एजुकेशनल बोर्ड जैसे स्टेट मेडिकल फैकल्टी और अन्य बोर्ड है, जिसमें 12 बिंदु है, जैसे एफिलिएशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, इस पे 18% GST ली जा रही है। इस GST को बढ़ाने के चक्कर में पूरे कॉलेजेस पे और छात्रों पर इसका फीस का बहुत भार पड़ रहा है। तो मेरा यह भी अनुरोध है कि इसको GST से मुक्त किया जाए। साथ ही साथ जो PhD में छात्रवृत्ति बंद कर दी गई है, उसे चालू की जाए।
ओल्ड पेंशन स्कीम, मेरा इसके पहले जो बजट हुआ था उसमें भी मैंने डिमांड की थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को पुनः बहाल की जाए। साथ ही वाराणसी से लालगंज वाया आजमगढ़ होते हुए जो नई रेल लाइन स्वीकृत की गई है उस पर फंड आवंटन हो चुका है। मैंने कई बार इस मुद्दे को सदन में उठाया था, जिस पे आपने मेरी मांग को पूरा किया है। मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। लेकिन यह भी कहना चाहती हूँ कि धन आवंटन होने के बाद भी अभी तक इस पे कोई काम शुरू नहीं हुआ है। इस काम में तेजी लाया जाए जिससे क्षेत्र के लोगों को लाभ मिल सके। साथ ही मेरे जिले में एक वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से आजमगढ़ के लिए भी चलाई जाए। हमारे जनपद आजमगढ़ में मंदूरी हवाई अड्डे को विस्तार के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहण को लेकर काफी आंदोलन चल रहा है। मेरी सरकार से मांग है कि किसानों की समस्या को सुनी जाए, उनकी जमीन के बदले पर्याप्त मुआवजा दिया जाए जिससे वह अपने आप को पुनः स्थापित कर सके और हवाई अड्डे का संचालन सुचारू रूप से चालू हो सके। मेरे लोकसभा क्षेत्र लालगंज के विधानसभा निजामबाद में भदुली से लेकर निजामबाद होते हुए पवई कलान तक और विधानसभा अतरौलिया में हिरौला बाजार से कप्तानगंज का रोड काफी क्षतिग्रस्त है और काफी बार इसकी डिमांड की गई, लेकिन अब धन कमी होने के कारण यह अभी तक टूटा पड़ा हुआ, इसे बनवाना बहुत आवश्यक है। पीएमजेएसवाई के तहत जो धन आवंटित हुआ है उसे मेरे जिले में और बढ़ाया जाए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र होने के साथ साथ बहुत से ऐसे रोड है जिनको इस योजना में शामिल करना अनिवार्य है। साथ ही ये भी कहना चाहूंगी कि मेरे जिले में जो पीएमजेएसवाई के रोड पीडब्ल्यूडी के पास है वो तो 60% तक पूरा हो चुका है, लेकिन जो रोड आरईडी के पास है उसमें समस्या यह है कि आरईडी विभाग ने 4 से 5 सड़कों को एक साथ टेंडर में दिया है, जिसके कारण कोई भी ठेकेदार टेंडर को क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, जिससे बैच 1 और बैच 2 की सड़कें अभी तक पूरी नहीं की गई है। मेरा अनुरोध है कि केंद्र सरकार इसको संज्ञान में ले और विभाग को आदेशित करे कि एक सड़कों का टेंडर किया जाए जिससे सड़कें जल्द से जल्द बनवाई जा सके। पर्यटन विभाग की योजना थी कि तीर्थ स्थलों पर सुंदरीकरण एवं सड़कों को जोड़ा जाए। मेरे लोकसभा क्षेत्र में दुर्वासा ऋषि आश्रम, शीतला धाम, मां परमेश्वरी धाम और ऐसे कई तीर्थ स्थल है जिनको सुंदरीकरण की आवश्यकता है। मेरा अनुरोध है कि इस डिमांड को भी सरकार इस अतिरिक्त बजट में शामिल करें और आपने मुझे बोलने का पर्याप्त अवसर दिया, मैं इसके लिए आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। श्री जसवीर सिंह गिल जी। ਧੰਨਵਾਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਆਫ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ ਡੈਫੀਸਿਟ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਿੱਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੋਟਲ ਖਰਚੇ ਵੇਖ ਲਏ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 25% ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਰੀਆ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਉਹਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਸਤੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਧਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਯੂਰੀਆ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਨਾ ਯੂਰੀਆ ਨਾ ਡੀਏਪੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਡਮ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਤਰੀਕਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ
ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਅੱਜ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਰਚਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ 4777 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਡਮ, ਅੱਜ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਗੋਦੀ ਸੇਠਾਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜੂ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉਹ ਲੱਥ ਜਾਏਗੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੱਜ ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਡਮ ਜੀ, 9% ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਆ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੂਨਿਟ ਲੱਗਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੈਡਮ 2 ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ। ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸਮਾਂ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਖਿਸਕ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਨਿਤ ਡਰੋਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਰਹਾਲੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਪੀਜੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਪੀਜੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਡਮ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਦਿਓ, ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦਿਓ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਸਲਾ ਬਰੂਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਇਹਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਰਡਾਰਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਹੋਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 160 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਤੀ ਆਰ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਆ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਨਾਰਥ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 130 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੇ ਸਪੀਡ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਪੰਜਾਬ। श्री अरविंद सामत जी। माननीय चेयरमैन महोदया, हमारी वित्त मंत्री जी ने अब ये एडिशनल एक्सपेंडिचर का 4,36,00,000 करोड़ का फिस्कल अपने सदन में पेश किया है। उसमें 1,09 लाख इसके लिए फर्टिलाइजर्स के लिए है, और सब्सिडी भी फूड पे 80,348 करोड़ की है। अब इसमें देखते हैं तो किसानों की अवस्था जो है वो आज भी इतनी बुरी है कि आप जानती हो कि पिछले वर्ष में खास करके जनवरी से लेकर अक्टूबर 2022 तक जो वातावरण में बदलाव आए, उसमें 3 से 4 दिनों में 271 दिन विभिन्न वातावरण रहा। उसमें 2,592 किसानों की मृत्यु हुई, 1.81 दशलक्ष हेक्टेयर उपज खत्म हुई, बर्बाद हुई, 4,22,000
812 घरों का नुकसान हुआ, 69,390 जानवरों की मृत्यु हुई। ये पूरे देश की हालत है। इसमें हमारे महाराष्ट्र में भी बहुत सारी मृत्यु हुई। आप जानती हो कि महाराष्ट्र में तौक्ते और एक निसर्ग नाम का चक्रवाक आया। उस चक्रवाक में हम अपेक्षा कर रहे थे कि राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार से हमें बहुत मदद मिलेगी, लेकिन जितनी मदद मिलनी चाहिए थी उतनी मदद मिली नहीं। उसमें महाराष्ट्र में जिस तरह का वातावरण बदल आया, उसमें 67 डेज भारी वर्षा हुई, बाढ़ आई, भूस्खलन हुआ, 54 दिनों में बिजली और तूफान हुआ, 24 दिन गर्मी में गए। ये सारे वातावरण के बदलाव का परिणाम हमारे किसानों पर होते रहा। और इसमें फसल बीमा योजना जो आपकी है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जी, माननीय अर्थ मंत्री जी अभी यहाँ राज्य मंत्री जी बैठे हैं, आप जानते हो कि बीमा कंपनियां किस तरह के चेक दे रहे हमारे किसानों को, 52 रुपया, 50 रुपया। तो ये फसल योजना है या फंसी हुई योजना है, इसके ऊपर भी मैं चाहता हूं कि आप इसके ऊपर अपना भाष्य करें। हमारे यहाँ गाँव में जो PMGSY में जो रास्ते बनने हैं, सड़कों की मांग है, उस सड़कों की मांग पर आज सुबह हमारे विनायक राव जी का भी और हमारे ओम राजे निम्बालकर का सवाल था। उस सवाल में भी आप देखिए कि PMGSY में जो सड़कों की मांग होती है, 6000 किलोमीटर की बात थी, इस बार तो सिर्फ 271 किलोमीटर दिए, तो 3000 किलोमीटर बचे हुए हैं। इतने इतने छोटे छोटे दे दोगे। छत्तीसगढ़ को जब 5000 किलोमीटर देते हो तो महाराष्ट्र को 400 किलोमीटर देते हो, तो ये अच्छा नहीं लगता। इसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, मैं मांग करता हूँ। सागरमाला योजना के तहत 70 करोड़ रुपए आपने दिया। आप महाराष्ट्र के हो, विशाखापट्टनम का पुनर्विकास के लिए पैसे दिए, बहुत स्वागत करता हूँ। क्यों मुंबई बंदरगाह के बारे में बात नहीं करते? जब हमारे मंत्री जी आदरणीय गडकरी साहब थे तो उन्होंने पूरे पूर्व किनारे का विकास करने की बात की थी, एक प्रोजेक्ट बनाया था। आज तक उस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी बात नहीं हो रही है। मैं चाहता हूं कि इसके बारे में भी सागरमाला में ध्यान देने की आवश्यकता थी। मुंबई बंदरगाह, JNPT बंदरगाह, वहां अदानी पोर्ट की बात होती है, दोनों बंदरगाह डब्बे में जा रहे हैं और कुछ भी नहीं मदद करेंगे। आप ध्यान में नहीं दोगे और आप महाराष्ट्र के होकर भी वो तो छोड़ो, मुंबई भी ये मत सोचो, ये महाराष्ट्र का अभिमान की बात होगी अगर आप उसके ऊपर ध्यान दोगे। और आपके पास अभी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में आपने दिया, आप जानते हो मुंबई के दूरदर्शन पर आप जाइए, वहां के कर्मचारियों की हालत बहुत है, खास करके कल्चर जो एक्टर्स है उनके बारे में भी बहुत बड़े सवाल है, उसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ये तो बहुत बड़ी समस्या अभी देश में खड़ी हुई है। माननीय चेयरमैन मैडम, हमारे मंत्री जी कहते हैं कॉलेजियम नहीं चाहिए, फाइल क्यों भेजते हो? वहां से राष्ट्रीय जो न्याय आयोग बना उसको बर्खास्त कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ये लड़ाई अपने लिए अच्छी नहीं है। संविधान के तहत जो चारों महत्वपूर्ण स्तंभ है, अगर वो आपसे लड़ते रहेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे, तो न्याय कब मिलेगा? आप ये लगता है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में आपने 12,000 करोड़ दिया, मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन एक बात आपको बोलता हूँ कि हमारे मुंबई में विक्टोरिया टर्मिनस था, उसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हुआ। हमने केवाड़िया स्टेशन बनाया, हमारे आदरणीय लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू बनाया, स्टेशन के उसके परिसीमा में भी स्टैचू बनाया। हमने कर्नाटक में विश्वेश्वरैया का स्टैचू बनाया, एक इंटरनेशनल स्टेशन बनाया, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू नहीं है। और वो स्टैचू बनाया था, फिर भी आज तक वो स्टैचू वहां नहीं बन रहा है। अब वो वहां के GM कहते हैं हमारे हाथ में नहीं है, तो स्टैचू कैसे बनाया था? पुतला तो बनाया था। तो मैं मांग करते रहा हूं आपकी उसमें ये स्टैचू जल्दी से जल्द बन जाए, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, अच्छी बात की आपने, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स के लिए भी और न्यूक्लियर रिसाइकलिंग बोर्ड के लिए पैसे दिए। सर परसों मैं इतवार को मैं अणुशक्ति नगर में गया था, वहां की यूनियन का कुछ प्रोग्राम था, तो वहां एक 5 मिनट लगेंगे प्लीज। वहां ये मांग हुई कि मुझे बुरा लगा इस बात का, इतना महत्वपूर्ण अभिमान का वो एटॉमिक एनर्जी का प्रकल्प, वहां के कर्मचारियों की सुनवाई अधिकारी नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा असंतोष वहां पैदा हुआ है। मैं आपको विनती करता हूं उसके आप ध्यान दीजिए और जल्दी जल्दी। MTL BNCL के बारे में तो सभी बता रहे, आपने उसका जो
वैलिडिटी गैप फंडिंग किया है, स्वागत करता हूँ। 1.64 करोड़ का वो बना था। 22 जुलाई की जो मीटिंग हुई कैबिनेट में, उसमें 1.65 करोड़ का आपने रिवाइवल पैकेज दिया है, लेकिन अभी भी उसके ऊपर जब मर्जर की बात नहीं हो रही, इसमें मेमटेल को पूरा मतलब दुर्लक्षित किया जा रहा है। क्या कर रहे हैं? मुंबई और दिल्ली शहर में हम सर्विस दे रहे हैं, आप यहाँ ही इतनी तकलीफ दीजिए। देखो अपनी सर्विस कैसी है मैडम। एक 2 मिनट और 2 मिनट और 2 मिनट 2 मिनट में खत्म हो। तो एटलीस्ट मैं अपेक्षा करता हूँ वो मर्जर की जो बात है वो जल्दी से जल्दी करिए और उससे लोगों को, हमारे कर्मचारी को राहत दीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, आप जानते हो मुंबई शहर में एनटीसी कितनी मिली, उसका पुनर्विकास की बात आती है, उसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। समय कम है, इसके लिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में आपने जो दिया है उसमें मैं बार बार मांग करता हूँ, नए बच्चे को साइबर क्राइम सिखाओ, मॉरल सिखाओ, क्योंकि आजकल बच्चे जो जिस तरह से अपराध में मिल रहे हैं वो बहुत बुरा लग रहा है। राष्ट्रीय संपत्ति का उसको उनको एक कल्चर पैदा करने की आवश्यकता है, स्वच्छता अभियान की करने की आवश्यकता है, उसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आखिर में 2 ही मुद्दे, अनएम्प्लॉयमेंट का एक मुद्दा बोलता हूँ और एलआईसी का जो आपने अभी इन्वेस्टमेंट की जो बात की है, एलआईसी को आपने कहा कि आईडीबीआई बैंक के आपकी जो 15% स्टेक था वो 51% करने को लगाया और एलआईसी ने 25,000 करोड़ रुपया आईडीबीआई में डाला। अब आप कहते हो कि एलआईसी के शेयर 30% वापस बेचने को ला रहे हो और बिकने जा रहे, तो एलआईसी ने वो 60 रुपीज में खरीदा था, अब कितने क्या दाम में आप बेचने जा रहे हो? और उसमें आपने यहाँ जो रिपील एक्ट, आईडीबीआई का रिपील एक्ट बना था, तो कर्मचारियों को गारंटी दी थी कि आपकी जॉब सुरक्षित रहेंगे। इसके बारे में उनके मन में शंका है और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, एक वाक्य में करता हूँ। और इसलिए आज अनएम्प्लॉयमेंट की जो बात आ रही है वो बहुत बहुत गंभीर प्रश्न लेगी। किसानों के बारे में दुर्लक्ष्य हुआ, आज कर्मचारियों के बारे में दुर्लक्षित हो रहा है और इसके लिए कहीं भी प्रावधान नहीं है। हम एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयड एटलीस्ट कुछ उनको कुछ देने के लिए तो रखो, कोई रहा ही नहीं, जॉब नहीं, कंपनियां बंद करते जा रहे हो और लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। कुमार जी, மாண்புமிகு பேரவை தலைவர் அவர்களே வணக்கம். இந்த சப்ளிமெண்டரி டிமாண்ட் மீதாக பேசுவதற்கு வாய்ப்பளித்ததற்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். கடந்த நிதிநிலை அறிக்கையிலேயே தமிழ்நாட்டுக்கு ஒதுக்க வேண்டிய நிதி என்பது மிக குறைவாகவே ஒதுக்கப்பட்டது. குறிப்பாக ரயில்வே தொடர்பான திட்டங்கள், பீகாருக்கு 6,606 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டது, ஆந்திராவுக்கு 7,032 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டது. ஆனால் தமிழ்நாட்டு திட்டங்களுக்கு 3,365 கோடி தான் ஒதுக்கப்பட்டது. அங்கே புதிய ரயில் திட்டம் எதுவும் கடந்த பட்ஜெட்டிலே நமக்கு துவக்கப்படவில்லை. இந்த துணை நிதிநிலை அறிக்கையிலே அதற்கான கூடுதல் நிதி ஒதுக்கப்படும் என்று பார்த்தால் அதுவும் ஏமாற்றமாகத்தான் இருக்கிறது. மகாத்மா காந்தி தேசிய வேலை உறுதி திட்டத்தை சிறப்பாக பயன்படுத்தும் மாநிலங்களில் தமிழ்நாடு ஒன்று. ஆனால் அந்த திட்டத்தின் கீழ் கடந்த பட்ஜெட்டிலே 25,000 கோடி ரூபாய் குறைக்கப்பட்டது. தமிழ்நாட்டுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட தொகையும் கூட முழுமையாக விடுவிக்கப்படவில்லை. இதனால் அதிகமாக கிராமப்புறங்களை கொண்டிருக்கிற என்னுடைய விழுப்புரம் நாடாளுமன்ற தொகுதியில இருக்கிற நிலமற்ற விவசாய கூலிகள் அதிகமாக பாதிக்கப்படுகிறார்கள். எனவே இந்த சப்ளிமெண்டரி டிமாண்டில் அதற்கான நிதியை கூடுதலாக ஒதுக்கி இருந்தால் சிறப்பாக இருந்திருக்கும். கல்விக்காக பட்ஜெட்டில் கூடுதல் நிதியை ஒதுக்குவோம் என்று தேசிய கல்விக் கொள்கையிலே அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஜிடிபியிலே 6 விழுக்காடு கல்விக்கென ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என்று இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டது. ஆனால் கடந்த பட்ஜெட்டை விட இந்த பட்ஜெட்டிலே நமக்கு கல்விக்கான ஒதுக்கீடு குறைக்கப்பட்டிருந்தது. குறிப்பாக SC/ST பிரிவினருடைய உயர்கல்வி, அதற்காக வழங்கப்படுகிற ஸ்காலர்ஷிப், ஃபெலோஷிப் இவையெல்லாம் வெகுவாக குறைக்கப்பட்டு பல திட்டங்கள் நிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. அதுபோலவே மௌலானா ஆசாத் பெயரிலே இருக்கின்ற ஃபெலோஷிப் சிறுபான்மை மதத்தைச் சேர்ந்த மாணவர்களுக்காக, ஆராய்ச்சி கல்வி படிக்கிற மாணவர்களுக்கு
உதவுகிற அந்த திட்டம் இன்றைக்கு முற்றாக நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இது SC/ST சமூகங்கள் மற்றும் சிறுபான்மை மதங்களைச் சேர்ந்த மாணவர்களுடைய படிப்பை மிக அதிக அளவிலே பாதிக்கிறது. அதற்கு இதிலே கூடுதலாக நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்த்தோம், அதுவும் குறைவாகவே இருக்கிறது. இந்த சப்ளிமெண்டரி டிமாண்டிலே SC/ST பிரிவினருக்கான தொகை கூடுதலாக ஒதுக்கப்படவில்லை. அதுபோலவே நம்முடைய பிரதமர் பெயரிலே இருக்கிற வீடு வழங்கும் திட்டம் PMAY திட்டம், அதற்கான நிதியும் போதுமானதாக இல்லை. அதற்கான யூனிட் காஸ்ட் என்பது மிக மிக குறைவாக இருக்கிறது. நாம் இன்றைக்கு பொதுப்பணித்துறையின் மூலமாக CPWD மூலமாக கட்டடங்களை கட்டுவதற்கு நிர்ணயித்திருக்கிற தொகையும் வீடுகள் கட்டுவதற்கு நிர்ணயித்திருக்கிற தொகையும் பார்த்தால் அதிலே 10ல் 1 பங்கு கூட வீடு கட்டுவதற்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த தொகை யூனிட் காஸ்ட் என்பது வரவில்லை. இரண்டுக்கும் ஒரே விதமான பொருளைத்தான், அதே சிமெண்டைத்தான், அதே இரும்பைத்தான், அதே மணலைத்தான் பயன்படுத்த வேண்டும். ஆக அரசாங்கத்துடைய கட்டடத்தை கட்டுவதற்கு ஒரு நிதியும் மக்களுடைய வீடுகளை கட்டுவதற்கு ஒரு நிதியும் குறைவாக ஒதுக்கும் போது இந்த திட்டமே இன்றைக்கு தோல்வி அடைகிற ஒரு நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. எனவே அதற்கான யூனிட் காஸ்டை அதிகரித்து அந்த மக்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்று நான் வலியுறுத்தி கேட்டுக்கொள்கின்றேன். தமிழ்நாட்டுக்கு பேரிடர் மேலாண்மையில் நிதி அதிகமாக, இப்பொழுது கூட ஒரு புயல் அங்கே வந்து சேதத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. அந்த பேரிடர் மேலாண்மை நிதி என்பது போதுமான அளவிலே தமிழ்நாட்டுக்கு விடுவிக்கப்படுவதில்லை. அதை நாங்கள் பலமுறை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் போய் கோரிக்கை விடுத்தோம். அந்த நிதி கூட்டி வழங்கப்படாமல் இருக்கிறது. அதையும் கூடுதலாக ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும். தமிழ்நாட்டுக்கான நிதி ஒதுக்கீட்டை அதிகரிக்க வேண்டும். இதற்காக நம்முடைய நிதியமைச்சர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டு நன்றி சொல்லி அமைகிறேன். வணக்கம். धन्यवाद सभापति जी। सभापति महोदय, मुझे 2022-23 के अनुदान मांगों पर बोलने के लिए आपने समय दिया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। सभापति जी, आज हमारा देश प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से अग्रसर हो रहा है और दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश उनकी ये बराबरी कर रहा है। विश्व के 5 बड़े देशों में से सबसे बड़ा देश आज भारत बन रहा है। यह भारत इसलिए बन रहा है कि श्रीमान प्रधानमंत्री जी के विजन और उनके आने वाले व्यक्तित्व को देख के भारत आगे बढ़ रहा है। पिछले 8 वर्षों के दौरान केंद्र की सरकार ने गरीब कल्याण योजना, ग्रामीण विकास में स्वच्छता, साफ जल, पर्यावरण, जलवायु के से प्रदूषण मुक्त करने के लिए सर्वांगीण विकास और ग्रामीण क्षेत्र की गांव के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्तियों की स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधार को देखते हुए ये विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ लाखों किसान इस देश में ले रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत कवर होने वाले किसान को 6,000 रुपए दे रहे हैं। सभापति जी, मैं गांव का किसान का बेटा हूं और गांव से आता हूं। मैं जानता हूं कि इस योजना का लाभ देश में सबसे ज्यादा गरीब किसानों को मिल रहा है। आयुष्मान भारत योजना गरीबों के लिए एक जीवनदान साबित हो रही है। इसके लिए 10 करोड़ से भी ज्यादा परिवार 5 लाख रुपए से प्रतिवर्ष बीमा इसका सुविधा दी जा रही है। सभापति जी, मैं यहाँ पर मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कि पूरे हिंदुस्तान में आयुष्मान भारत योजना चल रही है, लेकिन राजस्थान में इसको चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना का नाम दिया है। पैसा केंद्र सरकार दे, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का नाम हटा के वो चिरंजीवी योजना का नाम के नाम से वो गांव में पैसे दे रहे हैं। इसका बेनिफिट लोगों को मिलता है, लेकिन वो बेनिफिट प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के नाम से ही मिलता है। केंद्र सरकार का लक्ष्य सभी को घर उपलब्ध कराना है। आज गांव में अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति के जिनके सिर पे पक्की छत नहीं थी, उनको पक्का घर देने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया और करीबन 2,60,000 रुपए का जहां पे एक परिवार को लाभ मिलता है। इस स्कीम से लाखों लोगों ने अपना घर खरीदने में मदद की है। इसे इस हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिला है। सभापति जी, कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन में देश के प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की। 5 किलो मुफ्त का राशन देकर
इस योजना का सीधा लाभ गांव के ग्रामीण व्यक्ति को पहुंचाया और मैं समझता हूं कि 80 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों को लाभ प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना में दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2025 तक भारत की जीडीपी को 5 लाख करोड़ रुपए डॉलर बनाने का संकल्प लिया है। केंद्र सरकार इस पर प्रतिबद्ध है और उस दिशा में केंद्र सरकार काम भी कर रही है। मेरी तरफ से मैं सदन की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी भारत को एक नए युग की ओर कदम रख रहे हैं। मैं भारत यूनाइटेड किंगडम को पछाड़कर विश्व की सबसे बड़ी 5 शक्तिशाली अर्थव्यवस्था वाला देश भारत बन रहा है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि आज भारत की जीडीपी 7.5% है, क्योंकि हमने देखा है कि वर्ष 2021-22 के दौरान देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 315.72 मिलियन टन था, जो अब तक का हिंदुस्तान की आजादी के बाद अब तक का सबसे बड़ा खाद्यान्न रहा है। सभापति जी, मैं इसमें कुछ अपनी बातों को जोड़ना चाहूंगा क्योंकि एक अनुदान मांग है। अनुदान मांग में मैं मेरे इलाके की बातों को भी जोड़ना चाहूंगा। मेरा इलाका सीमावर्ती क्षेत्र है जहाँ पे सिर्फ खेती का काम होता है। बहुत बड़े एक खेती का क्षेत्र है वहाँ पे एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मैं डिमांड करूंगा कि इस अनुदान मांग में उसको भी जोड़ा जाए। सभापति जी, मैं एक और डिमांड करूंगा कि एक कर्मखोर इफ्को खात है, वो सिर्फ सहकारी समिति पे जाती है। इसके अलावा प्राइवेट आईपीएल, चंबल, एनएफएल जो भी खात है वो प्राइवेट कंपनियों में जाती है, प्राइवेट लोगों के पास में जाती है। उससे किसानों को सही समय पे खाद मिल नहीं पाती। और मैं आपके माध्यम से सरकार से मैं गुजारिश करूंगा कि राजस्थान को भी ऐसा डायरेक्शन दे कि इफ्को और कर्मखोर की खाद सबसे ज्यादा पहुंचे, ताकि वो ग्राम सेवा सहकारी समिति पे जाएगी तो गांव के किसानों को वो बहुत जल्दी आसानी से मिल पाएगी। मैं थोड़ी सी बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। हमारे यहाँ पे, मैं राजस्थान से आता हूँ सभापति जी, राजस्थान में 13 ऐसे जिले हैं जहाँ पे हम लोग गंदा पानी पी रहे हैं, सतलुज का पानी हम लोग पी रहे हैं। केंद्र सरकार ने 774 करोड़ रुपए की राशि पंजाब सरकार को दी है, यानी सारी फैक्ट्रियां जो केमिकल युक्त गंदा पानी है उसकी फैक्ट्रियों पे वहां पे एसटीपी लगाने के लिए, लेकिन अभी तक उसका काम भी स्टार्ट नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करूंगा कि उसको भी काम की शुरुआत करें। मैं सीमावर्ती क्षेत्र में आता हूं। केंद्र सरकार की एक योजना है सीमा दर्शन योजना। मैंने कल भी एक प्रश्न उठाया था कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नग्गी एक जगह है जहाँ पे 28 दिसंबर को एक सार्वजनिक मेला लगता है। वहां पे एक माता का बहुत बड़ा मंदिर है। 1971 के अंदर वहां पे 21 शहीद हुए थे, लेकिन उसके बाद में वहां पे हम लोग, हमारी जो जमीन पाकिस्तान ने ली थी, भारत छुड़ाने में भी सक्षम रहा। उसके बाद में वहां पे एक माता का मंदिर बनाया गया जहां पे आज भी 28 दिसंबर के दिन पूजा अर्चना होती है। तो इन दोनों स्थानों को, एक हिंदूमल कोर्ट को जो सीमावर्ती क्षेत्र है, आजादी से पहले पाकिस्तान और इंडिया की यहाँ पे ट्रेन आया जाया करती थी, आज भी वहां पे रेलवे स्टेशन है। तो इन दोनों नग्गी और हिंदूमल कोर्ट को सीमा दर्शन योजना में जोड़ा जाए। सभापति जी, मैं एक और ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 29 अगस्त 2017 को उदयपुर में माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सभा में हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने, नितिन जी ने एक सड़क की घोषणा की थी जो सूरतगढ़ से 18 एसपीडी जाखड़ा वाली भैरवश्री रावसर नौर और भादव के हिसार तक उसको राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट आज भी इसका प्रपोजल नहीं भेज रही है। तो केंद्र सरकार स्टेट को डायरेक्शन देके उसका प्रपोजल मंगा के उसको राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लिए केंद्र सरकार स्वीकृति देगी। मैं यही आपसे आग्रह करना चाहूंगा। केंद्र सरकार ने अपने एक विजन के तहत किसान को हर समय बेनिफिट दिया है, चाहे यूरिया का खाद हो, चाहे बीज हो, चाहे पानी का मामला हो, चाहे खेतिहर मामला हो, चाहे पीने का मामला हो, जल जीवन मिशन हो। केंद्र सरकार ने हमेशा किसानों को, सभापति जी, सहायता दी है। हम लोग देखते हैं यूरिया 2450 रुपए, यानी 45 किलो यूरिया 2450 रुपए की आ रही है, लेकिन केंद्र सरकार सब्सिडी देकर सिर्फ 266 रुपए यूरिया किसान को दे रही है। इसी तरीके से डीएपी 4000 के करीब, उसका 50 किलो वेट का 4000 रुपए कीमत है, लेकिन 1350 रुपए सब्सिडी के रूप में किसान को सिर्फ 1350 रुपए में केंद्र सरकार दे रही है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि 8 साल तक भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है और गांव के अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति को इसका लाभ देने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया था उसको केंद्र सरकार पूरा कर रही है। सभापति महोदय, कभी विश्व गुरु कहलाने वाला भारत
पूरा विश्व भारत का तमाशा देखता था, आज अमेरिका जैसी महाशक्ति भारत के सामने कोई घुटने टिकाने का काम कर रहा है, वो देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता, मैं इतना कहना चाहूंगा कि आज मुझे विश्वास ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी केंद्र सरकार अपनी प्रतिबद्धताओं को सुनिश्चित करने के लिए तेजी से नई दिशा में विकास कर रही है। पिछले 8 साल हम सब के लिए गौरवशाली वर्ष रहे हैं। देश के हर तबके को उनका हक मिला है और देश विकास के पथ पे अग्रसर है। मैं केंद्र सरकार द्वारा सदन के समक्ष रखी गई इस अनुदान मांग का मैं समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। Next speaker, Sri Love Sri Krishna. Thank you, sir. Thank you for allowing me to speak on demands for grants. When we thought the economy was recovering, again the brakes were put in place because of what's happening in all the major economies across the world. Our manufacturing sector, the growth is going back. Our service sector, there's a huge job losses, not just in the billion-dollar valuation startups, but also in the major tech companies like TCS and Wipro and all these companies. And the unemployment rate across the country is touching almost to 8%, which is more than 8%. There's a feeling across the country, what's keeping the youth busy is the cheap data that is available. Under these circumstances, I commend the finance minister and the union government for undertaking the welfare-oriented measures to push for the upliftment of the citizens of this country, sir. Almost 25% of the allocation in this demand for grants has been allocated towards the fertilizer subsidy, sir. Please, This will ease the financial pressure faced by the honorable farming members, community. please. But there are two the back. figures that do not sit Saudari well. ji, please. But there are two figures that do not sit well when government is talking of Atmanirbhar Bharat, sir. 1/4 of the allocated funds for the fertilizer is for the imported fertilizer, sir. Domestic production of fertilizer was 36.2 lakh tons, much lower than the target of 41.5 lakh tons in October, sir. This issue needs to be given serious thought if you are talking about Atmanirbhar Bharat, sir. Government is looking towards commercialization of and exploiting of production of phosphate deposits, sir. Government should look to Kadapa Basin in Andhra Pradesh, which has huge deposits, sir. Another 60,000 crores is allocated towards food subsidies, sir. Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana has been recently extended until December 2022, sir. Given the inflation and food grain shortage, it is wise to extend it further, sir. Narega has been allocated another 16,400 crores, but it still falls short of last year's expenditure by 8,600 crores. Maybe they will cover it in the next demand for grants. Andhra Pradesh was allocated only 14 crore mandates, sir, which was reduced to 9.68 crore mandates. This comes on back of AP specifically requesting for 26 crore mandates in review meeting that has held in early 2022, sir, before the budget was announced. Coming to the fiscal deficit, now the government is asking for additional expenditure of 3.26 lakh crores, sir. This will definitely push the central fiscal deficit to exceed the budget target of 6.4% by around 80,000 to 1 lakh crores, sir. Center has many times schooled states for exceeding their fiscal deficit. It's time center to lead either by example or understand the state's concerns and increase the borrowing limit, sir. 9,951 crores has been given as GST compensation to the states. It's very much appreciable, sir. But center's revenue from cesses and surcharges has raised from 10.4% in 2011 to 26.7% in 21-22, sir. To strengthen the federal structure, either extend the GST compensation by 5 years or share the surcharges with the state, sir. Because PMGSY, JJM, and land acquisition costs that has to be incurred by the states towards the roads and railways has to come from the states, sir.
if these projects has to go forward, and if central government wants states to take this forward, these cess and surcharges has to be shared with the state governments. Otherwise, states like Andhra Pradesh, no projects can go forward, sir. In 22-23 budget, it's all about capex expenditure, sir. Minister has talked about capex expenditure. We all members have talked about capex expenditure, and everyone said it's a silver bullet for all the problems that is there in this country, sir. Government has an ambitious capex target of 7.5 lakh crore. It was 24% higher than previous year, sir. But CAG data indicates that between April and October 2022, expenditure was around 4 lakh crores. It was almost close to 50%, sir. Under the supplementary demand for grants, capex has been augmented by 31,000 crores, indicating that close to 60% of the target will be achieved. Government may say capex happens only when states come together, projects are identified, land allocation from the state side is done, and various other reasons, sir. Let me give you various avenues that are available in Andhra Pradesh, various projects that are allocated to Andhra Pradesh, which are looking for capex spending from the union government, sir. There are 7 projects that are waiting from them, sir. Avenue 1, Polavaram project, sir. It was lifeline of Andhra Pradesh. It was supposed to solve drinking and irrigation problems of many districts of Andhra Pradesh and lakhs of acres in Andhra Pradesh, sir. It was adjudged as a national project as well in bifurcation act, sir. But there are so many issues that are pending with the union government, sir. Pending investment clearance for the revised cost estimate to the tune of 55,000 crores is still pending with the union government. Funding for drinking water is to the tune of 4,000 crores is still pending with the union government. Removal of component-wise restriction. We have been representing it to the union government too many times. An expenditure of 2,000 crores has been rejected because of that. It is still pending with the union government. R&R package, resettlement and rehabilitation package. It's still pending with the union government. We have been making so many requests with the government. It's not been happening. The left side of the project, to the tune of almost 40,000 acres, R&R package has not been initiated from the union government. If union government is so serious about capex, this is a project that they should really look into, sir. Avenue number 2, education institutions, sir. There were so many education institutions that was promised for Andhra Pradesh after the state has been divided. IIT, IIM, ISR, NIT, Central University, Petroleum University, Agri University, IIIT, Tribal University, and AIMS. Except AIMS, none of the institutions that I have mentioned are running from a own campus, sir. Still, all of them are running from a rented premises, sir. This is a capex that the union government should be looking at. Example, I'll give you. A Central University was allocated 56 crores in 22-23 budget, sir. When we asked, when the actual ask was for 1,500 crores, they've allocated 53 crores. That is enough for salaries, not for building a campus, sir. Land has been given to that. We are waiting for the capex to be spent on that. And third avenue, sir, there was in that last budget, finance minister has mentioned about interlinking of Godavari and Penna. Godavari and Penna interlinking will solve many problems, irrigation problems, drinking water problems in Andhra Pradesh, because Godavari basin has excess amount of water that is available, about 250 TMC, sir. And that was announced in the last budget, and that has been mentioned as one of the capex projects, sir. But nothing has been happened in the last 8 months. Nothing has been discussed, no DPRs, nothing has been forwarded in that direction, sir. And avenue number 4, just 2-3 minutes, sir. Avenue number 4, with regards to the health infra, sir. Andhra Pradesh, with a population of 5.2 crores, we had only 13 districts when the YSR Congress Party and YS Jagan Mohan Reddy Garu became CM in 2019, sir. After he became CM, he realized decentralization of administration is the way forward. That's why he created each parliament as one district. And the first thing that we identified in each district was the lacuna with regards to the healthcare and education, sir. When we realized that, we have proposed for 17 medical colleges, sir. We forwarded that proposal to the union government. 3 have been agreed. Yes, one is in my constituency, which is being supported by the union government, but that's not last one, which but that is not the case. The another 14 are still in the pipeline, sir. The same thing with the road projects as well, sir. There's so many announcements that have been made with the road projects, sir. Works of 150,000 crores are under implementation, sir. Another 48,000 crores has been awarded, sir. So when these are going to see the light of the day, sir, unless the capex has been spent, sir. And railway projects, last 2 points, sir. Railway projects have been sanctioned to the tune of 9,000 crores, sir, for the year 22-23. When they sanctioned it, we mentioned it, sir. Are you going to spend this amount or not?
As we are seeing, it's not being spent, sir, because the reason they are giving is let the state give the land, then we'll spend with regards to the new lines, sir. Sir, all these agreements were made before the bifurcation of Andhra Pradesh. We are ready to renegotiate. The revenues you, of the Rao Krishna. sir. One point, sir. Last one point. Special. These all these were made before 2014, sir. So we are asking to renegotiate, sir, so that these projects can be taken forward, sir. Last and final one, sir, with regards to the last one, with regards to the special category status, sir. There is no denying. How many total last points? Last point, sir. This is the last one, sir. There is no denying bifurcation of Andhra Pradesh was done in an unscientific manner, sir. Not only we lost our capital in Hyderabad, which was a major revenue source to Telangana, sir, but also inherited higher debts and liabilities, sir. Andhra Thank was you. left with 45% revenues and 58% Sri Hanuman population, Belival. sir. To overcome these challenges, Andhra was promised special. One second. Conclude. Policies may change, sir, but the promises should never be forgotten, sir. We believe the government is a continuous process, sir. As a special category status is Andhra right of Andhra people. Keep raising that. We demand for that. We fight for that. Hanuman Thank you very Benivalji, much, sir. please. सभापति महोदय, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि सदन में आज 22-23 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के प्रथम बैच 19-20 के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांगों पर जो चर्चा हो रही है उसमें आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। सरकार ने 3.25 लाख करोड़ के अनुपूरक अनुदान की मांग की है। सरकार ने बजट में इस वर्ष के लिए कुल वे अनुमानित 39 लाख करोड़ से बढ़ाकर 45 लाख करोड़ पार होने की तरफ बढ़ रहा है। शपथ में विभिन्न मंत्रालयों ने जरूरत के हिसाब से राशि की मांग की। महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री सरकार में बैठे मंत्रीगणों को कहना चाहूंगा कि लोक लुभावन और लोक कल्याण दोनों में बहुत फर्क है, इसलिए लोक लुभावन और लोक कल्याण में अंतर को समझते हुए देश के समग्र विकास की ओर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। कल्याणकारी योजनाओं को खत्म किया जाना, किसी भी देश की प्रगति उसके द्वारा समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़ी जनता के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की सफलता से आंका जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले 3 वर्षों के अंदर मौजूदा केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं में से 50% से अधिक को बंद कर दिया और कई महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए साल दर साल दी जाने वाली वित्तीय धनराशि में भी भारी कटौती की जा रही है। तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की 19 योजनाओं में से अब केवल 3 योजनाएं चल रही है। एक मिशन शक्ति, केंद्रीय मिशन वात्सल्य सक्षम आंगनबाड़ी, इसी प्रकार केंद्रीय पशुपालन डेयरी मंत्रालय की 12 में से सिर्फ 2 योजनाएं चल रही, रिसर्च को समाप्त कर दिया गया। कृषि मंत्रालय की 20 योजनाओं में से वर्तमान में केवल 3 चल रही है। इसके अलावा पिछले 3 सालों में कई मंत्रालयों को दी जाने वाली वित्तीय धनराशि में भी लगातार कमी की जा रही है। पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की 12 में से सिर्फ 2 योजनाएं चल रही। मंत्रालय ने 3 महत्वपूर्ण योजनाओं को समाप्त कर दिया, जिससे सहकारी समितियों के माध्यम से डेयरी, राष्ट्रीय डेयरी योजना आदि शामिल है। सभापति महोदय, कृषि और किसान मंत्रालय की अब 20 में से 3 योजना, कृषोन्नति योजना, कृषि सहकारिता पे एक योजना और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ही चल रही है। ध्यान रहे कि जून 22 तक केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए 1.2 लाख करोड़ रुपए की धनराशि उन बैंकों के पास जमा है जो केंद्र के लिए ब्याज के रूप में आय अर्जित करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में उर्वरक सब्सिडी में भी लगातार कमी की जा रही है। इसे इन आंकड़ों से आसानी से समझा जाता है कि वित्तीय वर्ष 2021 में उर्वरकों पर वास्तविक सरकारी खर्च 1,27,921 करोड़ रुपए, 21-22 में 79,529 करोड़ रुपए और 22-23 के बजट में 1,05,222 करोड़ रुपए रखा गया। साथ यही नहीं, एनपीके उर्वरकों, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के लिए आवंटन वित्त वर्ष 21-22 में संशोधित अनुमानों की तुलना में 35% कम था। इस तरह की बजटीय कटौती से उर्वरक की कीमतें तेजी से बढ़ी और उर्वरक की कमी ने विशेष रूप से लघु और सीमांत किसानों की कमर ही तोड़ दी। राजस्थान सहित अनेक राज्यों में यूरिया, डीएपी को लेके बड़े आंदोलन हुए, लाठियां चली, गोली चली देश के अंदर। तो मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। अकेले सरकारी योजनाओं की संख्या ही नहीं घटी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों के रोजगार के लिए चलाई गई योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि में लगातार कमी की जा रही है। नरेगा की वित्त वर्ष 22-23 में आवंटन राशि 73,000 करोड़ थी। ये पिछले साल के आवंटन के मुकाबले लगभग 25% कम है। वित्त वर्ष 21-22 में 98,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। सभापति महोदय, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने भी राशि की मांग की, उसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जिक्र किया। महोदय, कनेक्शन इस योजना के अंतर्गत सरकार दे रही है, दे देगी, लेकिन घरेलू उपभोक्ताओं को मिल रही महंगी गैस
वो व्यक्ति कैसे वहन कर पाए, इस दिशा में सरकार को सोचना होगा। आज जिस प्रकार महंगाई ने देश के आम आदमी की कमर तोड़ के रखी है वो चिंताजनक है। 2014 में एनडीए की सरकार जब बनी तब पेट्रोल डीजल की जो कीमत थी उसकी तुलना आज से करें, इस कारण भी महंगाई भी बढ़ी। इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता। प्रति बैरल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उस समय तेल की, क्रूड ऑयल की कीमतें जो थी उससे अब कम है प्रति बैरल, लेकिन फिर भी पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है। इस पर आम आदमी की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। सबब मैं कृषि की बात करूंगा। किसानों के बड़े आंदोलन देश के अंदर चले, उसके अंदर सरकार ने फिर किसानों की बात भी मानी, बेगफुट पाई सरकार, लेकिन अभी भी उनकी जो मांगों को लेकर, एमएसपी को लेकर कमेटी बनाई, उस पर कोई नतीजे निकले नहीं। मेरी मांग रहेगी कि किसान आंदोलन के अंदर जिन बातों में सहमति बनी थी, किसानों को संपूर्ण मांगे मानी जाए। भारत की लगभग 69% आबादी, समझ में हम सब किसान परिवारों से आते हैं। किसानों की आमदनी को दोगुना करने संबंधी समिति ने 17 में टिप्पणी की थी, ग्रामीण आय या तो स्थिर है या कम है। 12 और 17 के बीच औसत किसान परिवार की मासिक आय 8,000 से भी कम थी। 7.5% की महंगाई दर के मुकाबले आय की वार्षिक वृद्धि दर 9.5%, आमदनी में होने वाली लगभग 80% बढ़ोतरी खेती से जुड़े खर्चों में खप जाती थी। ऐसे में किसानों के लिए सुदृढ़ क्रेडिट व्यवस्था होना बहुत जरूरी है, लेकिन विडंबना की कृषि ऋण सरकारों के लिए एक चुनावी टूल बनकर रह गया। कुल 10 राज्यों ने अभी तक कृषि ऋण की कर्ज माफी का ऐलान किया। आरबीआई ने 13 सितंबर 2019 को रिपोर्ट ऑफ द इंटरनल वर्किंग ग्रुप टू रिव्यू एग्रीकल्चर क्रेडिट जारी किया था। इन 10 राज्यों में 8 ऐसे राज्य जो सब ज्यादा कृषि क्षेत्र ऋण में डूबे हुए हैं। हालांकि इन राज्यों के जरिए कृषि कर्ज माफी का ऐलान करना और उसे पूरा कर पाना, दोनों में काफी फर्क दिखाई दे रहा है। सभापति महोदय, आज जो नेता भारत जोड़ो यात्रा के नाम से देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, उन्होंने राजस्थान में चुनाव के दौरान ये कहा था कि 10 दिनों में किसानों का कर्जा माफ होगा, लेकिन इस कर्ज माफी की बात तमाम राजस्थान की यात्रा पूरी हो रही है। अभी इनके नेता ने राजस्थान में बात नहीं चलाई। 14 से 19 तक कुल कल प्लीज आप बोलिए। 14 से 19 तक कुल 10 राज्यों ने 2,36,460 करोड़ कृषि ऋण माफी की घोषणा की, लेकिन सिर्फ 1,49,790 करोड़ रुपए ई बैंकों को रिलीज किया। आरबीआई ने इसकी तस्दीक राज्य सरकार हनुमान जी समाप्त कीजिए। एक मिनट बीते 15-15 मिनट बोल गए लोग, 2-3 मिनट में करने नहीं तो पूरी रात बैठने वाले लोग हैं, कोरम पूरा हम लोग ही रखते हैं आपका साहब। 1 मिनट सर। बीते 6 वर्षों में केंद्र के जरिए किसी भी तरह कृषि कर्ज माफी नहीं की गई। ये तब हो रहा है जब व्यवसायिक बैंक के जरिए 17, 18, 21, 22, 10 लाख करोड़ रुपए का नॉन परफॉर्मिंग एसेट या खराब ऋण को पट्टे में डाल दिया। वहीं दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि आने वाले वर्षों में कृषि ऋण से दबे किसान फिर से उच्च ब्याज दरों पर मैं 1 मिनट में अपनी बात लास्ट समाप्त कर रहा हूँ सर, 1 सेकंड। इसके बाद एक मेरा टॉपिक है खुद का, मैं कर वही डायरेक्ट ब्याज दरों पर निजी साहूकारों की चपेट में। ऐसे में मेरी सरकार से मांग रहेगी कि देश में किसान का संपूर्ण कर्जा माफ हो। सभापति महोदय, मैं अंत में मेरी बात समाप्त करूंगा। अग्निपथ का मामला कल भी मैंने उठाया था। मेरा निवेदन है कि कल जो घटना हुई, वैसे सरकार ने जवाब भी दे दिया। चूंकि हम नौजवान हैं और नौजवानों ने इस देश के अंदर सारी जो क्रांतियां हुई उसके बाद से लेकर नौजवान ही लड़ रहा है देश के लिए, और नौजवानों ने ही आपको सत्ता में बिठाया 14 और 19, नौजवान और किसान ने। मेरी मांग रहेगी कि जिस तरह अरुणाचल के तवांग में एक सेकंड समाप्त करो, चीन ने जो दुस्साहस किया, ये सब इस वजह से हो रहा है कि अग्निपथ, अग्निवीर, ये बंद करो अग्निपथ। अच्छा, मेरी अपील है, मेरी अपील है कि अग्निपथ की वजह से हिमाचल गया 15 साल से इनका वो है बीजे हिमाचल 2007। नेक्स्ट स्पीकर विदुरी जी, आप बैठिए। मेरा निवेदन, आप समाप्त कीजिए। निवेदन कर रहा हूँ मैं अपील कर रहा हूँ अग्निपथ को वापस लें। Yes. देश का जवान देख रहा है। रमेश बिदुरी जी, वापस लें आप योजना। रमेश बिदुरी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट फर्स्ट बैच और एक्सिस ग्रांट 1920 पर बोलने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद दूंगा, और धन्यवाद दूंगा भारत सरकार को जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। ये बड़े बड़े दावे कर रहे थे, जो मेरे विपक्ष के बंधु कुछ बोल रहे थे, उनकी याददाश्त कुछ कमजोर है। बादाम बादाम अगर घर वालों से लेकर खाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो 2013-14 में कैपिटल एक्सपेंडिचर 88,000 करोड़ हुआ करता था सर, आज वो बढ़कर 7,50,000 करोड़ हो गया है जी। इतना जो राइज हुआ है देश के अंदर, वो क्योंकि नेशनल हेराल्ड में पैसा नहीं जाता, अब देश के विकास में पैसा लगाने का काम ये सरकार कर रही है सर। और जहां तक अगर बात करें कि 80,000 करोड़ रुपया गरीबों के लिए फूड देने का कोरोना के दौरान
हमारे देश के प्रधानमंत्री ने काम किया, ये उसके लिए है सर। 16,000 करोड़ रुपए नरेगा में, अभी हनुमान जी कह रहे थे नरेगा के बारे में, 16,000 करोड़ रुपए एक्सिस नरेगा के बारे में। और अगर फर्टिलाइजर सब्सिडी पर देखा जाए तो 1,09,000 करोड़ रुपया केवल फर्टिलाइजर पर किसानों के लिए, गरीबों के लिए, जो किसानों गरीबों की बात कर रही थी, उसके लिए देने का काम किया है। जहां तक प्रधानमंत्री आवास योजना, जिस गरीब का सपना होता है कि मेरा अपना पक्का मकान हो, जिसकी 7 पीढ़ियां गुजर गई देश की आजादी में, कच्चे मकान, कच्चे छप्पर में रहते हुए खेतों के अंदर खेती बाड़ी का, मजदूरी का काम करने वालों के साथ था, अनुसूचित जाति वर्ग का था, ओबीसी वर्ग का था, आदिवासी वर्ग का था, ऐसे लोगों को 20,000 करोड़ रुपए जो एक्सपेंडिचर होना था उनको मकान बनाने के लिए, उसमें 28,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा देने का काम इस सरकार ने किया है, मोदी सरकार ने सर। इस बजट के अंदर लगातार गरीबों को मकान मिलना चाहिए। और अगर रोड और रेलवे पर मैं जाऊं तो वो 30,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा दिया गया है, जो बहुत मेरे वक्ताओं ने इसके बारे में जानकारी दी होगी सर। जो 50,000 करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के रूप में एक्स्ट्रा देने का काम किया है सरकार ने, वो इससे पहले उस पर अगर चिंता करते तो शायद उनको जानकारियां होती सर। ये तो इस सरकार की देन है। मैं जाना नहीं चाहता सर कि कोरोना वैक्सीन के दौरान अभी वो आंध्रा के सांसद हमारे चले गए और सुप्रिया जी भी चली गई। मैं पूछना चाहता हूं, कोरोना के अंदर 200 करोड़ डोज लगाकर देश के लोगों को मुफ्त में वो इलाज देने का काम किया। 1 साल के अंदर अंदर पहले इस प्रकार की दवाइयां, पोलियो से लेकर चेचक से लेकर 20-20 साल लग जाते थे वैक्सीन को आने के अंदर, लेकिन उसी साल के अंदर पैदा करके भारत की बनी वैक्सीनेशन से भारत के लोगों को इंग्लैंड, ब्रिटेन, अमेरिका हिल गया कोरोना के अंदर, लेकिन भारत अपनी जगह खड़ा रहा और भारत में हाहाकार नहीं मच पाई। 1 हफ्ते में कंट्रोल करने का काम किया है। इसलिए ये क्या इस बजट की बात करेंगे और क्या करेंगे, मैं अभी एक महामानव है दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री, उनके बारे में जरूर आपको जानकारी देना चाहता हूं जी। वो दुनिया में वो महामानव जी केवल झूठ, फरेब और धोखे जिसके कारण सरकार को चलाने का काम करते हैं। उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली का जो बजट 39,000 करोड़ रुपया होता था, मेरे कुछ मित्र मंडली जो सब सहयोग एक होकर हम लड़ने के लिए तैयार है मोदी जी के खिलाफ, और दादा अधीर जी के लिए विशेष रूप से है ये कि उनको जो परोसते हैं, जाने के बाद जो 2014 में भी परोसा था, दिल्ली के अंदर कहा था मैं 10,000 बसें लेकर आऊंगा सर। उस टाइम जब वो आया था अधीर जी की मेहरबानी से, इनकी पार्टी की मेहरबानी से, तो दिल्ली में 6500 बसें हुआ करती थी। आज दिल्ली में केवल 2800 बसें रह गई हैं सर। जल बोर्ड के अंदर जब जल बोर्ड में वो आया 13-14 में, तो सर नहीं हारे नहीं हम, बराबर में सर। 2 वोट का परसेंटेज, 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी। आप 15 साल की शीला जी की एंटी इनकम्बेंसी देखिए, साफ हो गई। और हम 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी में भी बराबर में केजरीवाल के साथ खड़े हुए। ये चेक करिए आप, ये अंतर देखिए। ये शीला जी का 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी में क्या हुआ, और हम 15 साल एमसीडी में रहने के बाद आज 2% वोट से पीछे बराबर में आकर खड़े कर दिए दिल्ली की जनता ने। तो इसलिए हम हारे नहीं है सर। दूसरा, मैं सर, दिल्ली जल बोर्ड 600 रुपए करोड़ के प्रॉफिट में हुआ करता था, आज दिल्ली जल बोर्ड 9,000 करोड़ के घाटे में है। सीएजी 22 चिट्ठी लिख चुकी है उनको कि हमने ऑडिट करना है खातों को, बैलेंस शीट नहीं बन पाई है दिल्ली के अंदर। और जो जीएसटी के बारे में राग आप रह गए, वो चले गए, दानी जी बोलकर भाग जाते हैं, जैसे केजरीवाल के आदत है, थूक के भाग जाओ, लोग पीछे पीछे लगते रहेंगे, भाग में जाए, लोग सफाई देते रहेंगे। ये यहाँ लोगों की आदत है, कोई नहीं है सामने। अगर बैठे होते मैं इनको इसको जवाब दूंगा कि मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर, मैं दिल्ली का उदाहरण दे रहा हूँ, जो जीएसटी को रो रहे थे, जिसको ये इनके नेता जो भारत जोड़ो की बात करते हुए और देश के नौजवानों को कह रहे हैं कि 4 साल बाद उनको लात मार दी जाएगी, इस प्रकार की भाषा का एक राष्ट्रीय पार्टी का कुमार ऐसी बातें बोलता है, तो आप अंदाजा लगाओ देश को कहां ले जाने का प्रयास कर रहे हैं लोग नौजवानों के बारे में। तो इसीलिए जो जीएसटी के माध्यम से दिल्ली सरकार का बजट 39,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, आज वो 78,000 करोड़ रुपए हो गए। वो जीएसटी के कारण हुआ है कि जीएसटी लाने का साहस अगर किया तो मोदी साहब ने किया, सरकार ने किया, तब जाकर ये बजट डबल हुआ है जी। इसीलिए केवल जीएसटी से बजट बढ़ा है, यही नहीं कहना चाहता मैं सर। मैं पूछना चाहता हूं, आज देश की राजधानी दिल्ली दुनिया के 10 पहले प्रदूषित शहरों में है, दुनिया के पहले। और दूसरी तरफ जो अधीर भाई कह रहे थे, फिर भी हार गए, दुनिया के पहले 10 स्कूलों में सबसे बढ़िया नंबरों में स्कूलों में है तो दिल्ली नगर निगम के लाजपत नगर स्कूल का है, दुनिया के 10 नंबरों में, जो एमसीडी चला रही थी जिन स्कूलों को सर। तो इसीलिए ये अंतर है, ये अंतर भी हम लोगों को देखना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा सर। यही लोग जो रेवेन्यू अर्न करने के लिए एक शराब घोटाला दिल्ली में लाया गया,
No, please. Hey, Biduji, रमेश बिजली आप yielding नहीं, please. आई एम नॉट रीडिंग सर, ये तो please, मुझे then वैसे ही याद है सर सारे आंकड़े। तो इसीलिए जो ये लोग अपनी बात कहते थे, एक शराब नीति दिल्ली के अंदर लाई गई थी, वो केवल इसलिए लाई गई थी कि दिल्ली में कहीं ना कहीं हम जो बजट है, जो पैसा है, वो ज्यादा अर्न करेंगे, 10,000 करोड़ का फायदा होगा, दिल्ली में विकास के लिए लगाएंगे जी। दिल्ली पॉल्यूशन को लेकर 16 स्मोक टावर बनाने की बात कहने वाले व्यक्ति पिछले 8 साल में 2 स्मोक टावर नहीं लगा पाए, 2 लगे तो अधूरे, एक आनंद विहार के अंदर, 1 करोड़ रुपए के अंदर। इस प्रकार की सरकारें चलाने वाले लोग और इस प्रकार का महागठबंधन करने वाले लोग, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि उनके दौरान दिल्ली का जो बजट होता था, जो मैंने पहले कहा कि केवल 80,000 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ करता था, और आज 7,50,000 करोड़ हो गया, तो किसके कारण हो गया? मोदी है तो मुमकिन है सर, इनके बस का नहीं थे, नहीं कर सकते सर। इसीलिए जहां तक एजुकेशन की मैं बात कहना चाहता हूं, उन्हीं महामानव ने कहा था, आपने ही कहा था कि देखो भाजपा ना जाए चाहे चोर आ जाए। अब चोर लगने लगा तुम्हें, वो ये कांग्रेस ने नहीं कहा था जो तुम्हारा सुपड़ा साहब हुआ। उस महामानव ने कहा दिल्ली में 20 कॉलेज खोलूंगा, 20, एक नहीं खुला सर। लेकिन इस मोदी सरकार के कारण से दिल्ली विश्वविद्यालय का एक कॉलेज सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली में खोल दिया, लेकिन बीजेपी उसकी सरकार, जो दिल्ली की सरकार से कॉलेज नहीं खोल पाया था। 500 नए स्कूल बनाने का काम करूंगा सर, 10 स्कूल, 10 जुम्मेवार हाउस के अंदर मैं बात कह रहा हूं सर, 10 स्कूल दिल्ली में कहीं बता दो, केवल एक बाहर के विदेशी अखबार के अंदर ये छपवा कर, एक ऑडिटोरियल छपवा कर, पैसे देकर, और ये प्रसंग बनाने का प्रयास किया गया कि दिल्ली के स्कूल वर्ल्ड क्लास के स्कूल हैं, जबकि उन स्कूलों में आज भी देश की राजधानी दिल्ली के अंदर 80 बच्चे एक सेक्शन में जमीन पर बैठते हैं, आज भी बेंच उनके पास बैठने के लिए अवेलेबल नहीं है। इस प्रकार के लोग जो इस देश में केवल ये कहने के लिए वंदे मातरम और हम राष्ट्रवादी शक्ति है, भारत को मजबूत बनाने के लिए ऐसी बातें वो बोलते हैं दिखावे की, जैसे समय समय पर कुछ नेता मंदिरों में जाना प्रारंभ कर देते हैं, और मंदिरों में जाने के बाद और केवल वो पहले भाषण देंगे कि मेरी नानी ने कहा था, और मेरा राम किसी टूटे हुए स्ट्रक्चर को बनाकर नहीं बनेगा। लेकिन जब लगा कि बहुसंख्यक समाज का अपमान करने का एक काम हुआ है, तो बाद में कहने लगे भारत की करेंसी के ऊपर गणेश जी की और लक्ष्मी जी की प्रतिमा होनी चाहिए। अरे महामानव बंधुवर, अगर गणेश जी सुख समृद्धि देती है लक्ष्मी, तो आप पंजाब और दिल्ली के अंदर जहां महात्मा गांधी अंबेडकर जी की मूर्ति है, उसके बराबर में रेजुलेशन लेकर आओ दिल्ली सरकार के अंदर, रेजुलेशन लेकर आओ पंजाब सरकार के अंदर, और सरकारी दफ्तर भी धन धान्य से भरपूर रहे, वैभव बढ़ता रहे सरकारों का। गणेश जी की, लक्ष्मी की मूर्ति सरकारी दफ्तरों में लगाइए, विधानसभा दिल्ली के अंदर और दिल्ली पंजाब के अंदर लगना चाहिए था। करेंसी पर लगाने के लिए वहां भी एक समुदाय का अपमान करने के लिए कि करेंसी पर गणेश लक्ष्मी की मूर्ति होगी, तस्वीर होगी, तो लोग थूक लगा गिनने के बहाने से हिंदू धर्म को हाथ करने का काम करेंगे, उनको कहीं ना कहीं दूषित करने का काम करेंगे देवी शक्तियों को। तो इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्रकारी लोग इस देश में 60 साल से जो बैठे रहे लोग हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि षड्यंत्र करने से कुछ नहीं होगा। केवल गरीब के उत्थान के लिए, गरीब के कल्याण के लिए, गरीब की आवश्यकता की पूर्ति के लिए इस देश में जितने भी काम हुए, मैं ये नहीं कहता वो कहते रहे हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। जो कितना करना चाहिए तो वो इन्होंने नहीं किया, उतना करते तो इनका ये हसर ना होता कि सड़क पर धक्के खाते फिर रहे। कांग्रेस जोड़ो का नारा, भारत जोड़ो के नाम से कांग्रेस जोड़ो का नारा देने वाले लोग हैं, और कहीं ना कहीं अब उनको उनकी हैसियत पता लगने लगी है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राजमोहन उड़ितान जी। Thank you very much, Speaker sir, for giving an opportunity to speak on supplementary demand for grant. Yes. Benuval ji, please wait here. Sir. Yes, please. Will you please keep mum? Please continue. So, Ramesh Biduri ji, you spoke within the time and again you are speaking. Thank you very much, Speaker sir, for giving an opportunity to speak on supplementary demand for grant. Sir, our economy is on the verge of collapse. I recall a cartoon drawn by Satish Acharya. In the cartoon, Prime Minister Modi ji is depicted as a chowkidar at an ATM. The people like Nirav Modi and Vijay Mallya are running away with money looted from the ATM.
Meanwhile, Chowkidar Modi ji is sleeping quietly and a poster is placed in front of him that reads, "In case of emergency, blame Nehru," rather than indulging in Nehru bashing and emotional blackmailing of the people. This government has failed miserably to save the economy of India. India could overcome the global financial crisis of 2008-9, widely referred to as the Great Recession, under the sagacious leader of Sri Manmohan Singh, a great economist. But the present government failed the economy with myopic economics and unscientific measures like demonetization and hasty implementation of the GST. Sir, unwise handling the COVID-19 pandemic further aggravated the crumbling economy. The government must issue a white paper on the impact of the demonetization on the Indian economy. Sir, India is facing new brain drain as skilled and educated young Indians are running from India due to her poor economy and lack of employment. A recent report by Rajnath strategy consultants predicted that close to 1.8 million Indians will spend 85 billion US dollars to pursuing a degree abroad by 2024. At present, 13.24 lakh international students are studying in 79 countries, according to a Ministry of External Affairs report released in 2022. Sir, global ratings from Moody's recently lowered India's 2022 real GDP growth projections to 7.0% from 7.7%. We expect growth to decelerate to 4.8% in 2023. The Moody's said the downward revision assumes higher inflation, high interest rates, and slowing global growth will dampen economic momentum by more than we had previously expected, the Moody's forecasted. The consumer food price inflation in India has increased from 0.68% to 8.38% between September 2021 and April 2022. Sir, overall inflation rate was recently reported to be around 7%, with the most of the price rise stemming from high food and fuel prices. In Kerala, the price of all varieties of rice, staple food in the state has doubled in a year. People will have to spend rupees 2,400 crore extra a year on rice. Life of the common man has become miserable due to high inflation and unemployment. In 2014, the government of India launched its Make in India initiative as a part of India's renewed focus on manufacturing. The Atmanirbhar Bharat campaign announced in 2020 was also intended to further boost local manufacturing under its stated goal of making India economically self-sufficient. Sir, but the government could not make any headway in this sector, mainly because of India's poor infrastructure. India uses only 3% of its GDP for infrastructure construction each year, as compared to China's 20% of its GDP. The farming community is facing a severe crisis in India. The prices of cash crops are falling down. After a moderate post-pandemic revival, the price of natural rubber has crashed into sixth-month low of 140 per kg in the Indian market. The price of latex, which soared during the pandemic due to huge demand from glove makers, took a more severe doubling, with its prices rolling down below to 120, sir. Sir, the government of India has discontinued the railway budget, so it should be resumed. Kerala has very inadequate railway infrastructure. Much awaited Kanyanad-Kannur railway lane connecting Kanyanad, Kerala with Mysore and Bangalore through Kannur, Karnataka, and the Shabari rail link connecting Angamali with Erumeli is still pending with the Southern Railway for approval. Sir, the construction of railway flyovers in North Malabar has commenced years back. In my constituency, Kasaragod, 10 such flyovers have been proposed, but still all work is progressing at snail's pace. The construction of
Some flowers have not even started, and other ROBs still await approval. The work of Neeleshwaram Pallikara ROB in the final stage. Now the only thing left is to control the train traffic and to place the grids appropriately. Unfortunately, it has been waiting for months for the permission of the Railway Ministry. Sir, Kannur International Airport. Yes. Sir, Kannur International Airport complete 4 years on 9 December 2022. It is one of the most important airport of Kerala. We are sure that you are aware that Kannur has not been considered as a point of call so far, even though all the national carriers of GCC have repeatedly expressed their wish to have flights to Kannur. Yes. So we request you to kindly include Kannur Airport also in the point of call list for foreign airlines. Currently, only 4 Indian companies, Air India Express, Go First, and Indigo, are operating a handful international and domestic flights. An instruction from your side to all the Indian airlines companies to provide more services, both on international and domestic routes, will be highly appreciated. At present, Kannur Airport doesn't have any operations so far. East countries like Malaysia, Singapore, and Thailand, where Chennai and Bangalore Airport were operating to these countries. Yes, Sir, only one. My constituency, Kasaragod, has for the last few years, from the disaster effects of endosulfan pesticide, the endosulfan was sprayed over the cashew plantations in the district. 23 years since 1978. It has ruined 30 villages, village panchayat, and 3 municipal towns in the district. As per the Supreme Court directive, 6,000, sir, only 2 minutes. No, 1 minute. 1 minute. 6,727 persons were identified as the victims of endosulfan. I urge upon the government to allocate sufficient funds to Kerala government to rehabilitate the endosulfan victims. Thank you, Sri K. Subrayan. Only 1 point more. You have allotted me 1 minute. In 2003, the government of India announced the Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY) initiative, which aimed at correcting regional imbalance in the availability of affordable, reliable, tertiary health care services. New aims were planned under PMSSY. Kerala deserve an aims which would set up in Kasaragod district, the most backward district in terms of health infrastructure. Speaker, Finish it. No, conclude. 1 second. Even what? No, please. Don't know other names. And Mavungal, likewise Indira Nagar, Adakatuvayal, Parwat, Muttam Gate, and Hidayat Nagar, and Kaikaba. And Subrayan ji, please. With this point, I conclude. Speaker, sir, ஒன்றிய அரசாங்கத்தினுடைய கார்ப்பரேட் ஆதரவு கொள்கைகளின் காரணமாக இந்தியாவில் 92% வேலை வாய்ப்பு அளித்து வருகிற MSMEs ஏறத்தாழ இறந்து கொண்டிருக்கிறது. பெருவீத அளவில் வேலை வாய்ப்பு அளிக்கக்கூடிய அந்த சிறு தொழில் சிறுக சிறுக அழிந்து வருகிறது என்பதற்கு என்னுடைய தொகுதியில் திருப்பூர் மாநகரில் கொசைரி இண்டஸ்ட்ரி பெரிய அளவுக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஏறத்தாழ 30% ஒன்றிய அரசாங்கத்தினுடைய பொருளாதார கொள்கையின் தீய விளைவுகளால் சாகடிக்கப்பட்டு விட்டது. இப்பொழுது மீதி 70% கொஞ்சம் தத்தி நடந்து கொண்டிருக்கிற நெருக்கடி நிலையில் இருக்கிறது. இதற்கு காரணமாக இருக்கிற அவர்களின் கொள்கையை மாற்ற வேண்டும் என்பதை நான் இங்கே குறிப்பிட விரும்புகிறேன். ஒரு உதாரணத்திற்கு, உலகில் 5 கண்டங்களில் உள்ள எல்லா நாடுகளுக்கும் இந்தியாவிலும் சப்ளை செய்யக்கூடிய உற்பத்தியை செய்கிற திருப்பூர் மாநகரத்திற்கு அங்கு உற்பத்தியாகிற அதே டி-ஷர்ட்டை பங்களாதேஷிலே இருந்து இறக்குமதி செய்கிறது ஒன்றிய அரசு. எவ்வளவு புரிந்து கொள்ளாத, உள்நாட்டு நிலைமைகளை கூட சரியாக மதிப்பீடு செய்யாமல் வெளிநாட்டில் இருந்து இறக்குமதி செய்கிறார்கள். அதுவே உள்நாட்டில் உற்பத்தியாகி கொண்டிருக்கிறது.
இந்த நெருக்கடியை ஒன்றிய அரசு புரிந்து கொள்ளவில்லை. நான் இங்கே குறிப்பாக குறிப்பிட விரும்புவது, உலகம் முழுவதும் ஏற்றுமதி செய்கிற அந்த பனியன் தொழிலை காப்பாற்ற வேண்டுமானால் அந்த பனியன் இண்டஸ்ட்ரி மூலம் ஒவ்வொரு வருடமும் பல ஆயிரம் கோடிகள் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஒன்றிய அரசுக்கு வருகிறது. அந்த ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்சில் குறிப்பிட்ட அளவு, குறிப்பிட்ட சதவிகிதம் திருப்பூரின் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்காக, திருப்பூர் மாவட்டத்தினுடைய உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்த ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்சில் குறிப்பிட்ட சதவிகிதத்தை திருப்பூர் மாவட்டத்திற்கு ஒதுக்க வேண்டும் என்று நான் அழுத்தம் திருத்தமாக வலியுறுத்த விரும்புகிறேன். அதே மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபண்ட் ஒதுக்கீடு செய்து திருப்பூரில் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஈட்டி தருகிற ஒரு நகரம் என்ற முறையிலும், வட இந்தியாவில் இருந்து பெரும்பகுதியினருக்கு வேலை வாய்ப்பு அளிக்கிறது திருப்பூர் இண்டஸ்ட்ரி. வட மாநிலத்திலிருந்து மட்டுமல்ல, தமிழ்நாட்டின் தென் மாவட்டங்களில் இருந்தும் ஆயிரக்கணக்கானவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு அளிக்கிறது. அந்த திருப்பூரை காப்பாற்ற ஒன்றிய அரசு கடமைப்பட்டிருக்கிறதா இல்லையா? ஒன்றிய அரசுக்கு இதன் மீது அக்கறை இருக்கிறதா இல்லையா? பெருவீர அளவில் வேலை வாய்ப்பு அளிக்கிற அந்த திருப்பூரை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று கொஞ்சம் கூட சிந்திக்கவில்லை ஒன்றிய அரசு என்பதை அவர்களின் நடைமுறை அனுபவங்கள் உணர்த்துகின்றன. அதை திருத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று இங்கே நான் வலியுறுத்துகிறேன். அதே மாதிரி ரோடுகள், ஃபாரினர்ஸ் அதிகமாக வருகிற ஒரு நகரம், ரோடுகள் எங்குமே சரியாக இல்லை. உள்ளூருக்குள் போகவே முடியாது கார்களில். அந்த அளவிற்கு டிராபிக் கன்ஜஸ்டடாக இருக்கிறது. எந்த விதமான ரோடும் முழுமையடையவில்லை, நல்ல முறையில் தரம் உயர்த்தப்படவில்லை. அதற்காக 250 கோடி ரூபாயை திருப்பூரின் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளுக்காக ஸ்பெஷல் ஃபண்டை இந்த ஒன்றிய அரசு ஒதுக்க வேண்டும் என்பதையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அடுத்து நான் தமிழ்நாட்டிற்கு ஜிஎஸ்டியில் மாநிலத்திற்கு வழங்க வேண்டியது வழங்கப்படவில்லை. ஒரு யூனியன் அரசு சத்தியமேவ ஜெயதே என்ற முழக்கத்தின் கீழ் ஆண்டு கொண்டிருக்கிற ஒரு அரசு தன்னுடைய அதிகாரம் செலுத்துகிற மாநிலங்களுக்கு அதிக உதவியும், தன்னை எதிர்க்கக்கூடிய கட்சிகள் ஆளுகிற மாநிலங்களுக்கு பழி வாங்குகிற முறையில் குறைந்த நிதி ஒதுக்குவது தர்மம் அல்ல. தர்மத்தை போதிக்கிற உங்களுக்கு ஒருபோதும் அது தர்மமாக விளங்காது. எனவே தமிழ்நாட்டின் தேவைகளை நிறைவேற்ற உரிய நிதியை ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும் என்பதை கேட்டு முடித்துக் கொள்கிறேன். Thank you. Sri Nawaz Kaniji. Sri S. Venkatesan. கூடுதல் நிதி வழங்கலுக்கான இந்த விவாதத்தில் அவைத்தலைவருக்கு எனது வணக்கம். மதுரை எய்ம்ஸ் பற்றி தொடர்ச்சியாக இந்த அவையில் நாங்கள் கேள்வி எழுப்பிக் கொண்டே இருக்கின்றோம். ஆனால் எப்பொழுது கேள்வி எழுப்பினாலும் மதுரை எய்ம்ஸ் எப்பொழுது கட்டி முடிக்கப்படும் என்ற பதிலையே இந்த அவையிலே அமைச்சர்கள் தெரிவிக்கிறார்கள். நேற்றைய தினம் கூட அமைச்சர் 2026 அக்டோபரிலே மதுரை எய்ம்ஸ் கட்டி முடிக்கப்படும் என்று தெரிவித்தார். எங்களது கோரிக்கை எப்பொழுது கட்டி முடிப்பீர்கள் என்பதல்ல, எப்பொழுது துவக்குவீர்கள் என்பதை நாங்கள் கேட்கிறோம். துவங்காத ஒன்றை முடிக்கிற தொழில்நுட்பத்தை உலகத்தில் யாரும் இதுவரை கண்டுபிடிக்கவில்லை. எனவே இப்பொழுதாவது இந்த அவையில் மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் மதுரை எய்ம்ஸ் எப்பொழுது துவங்கப்படும் என்பதை தெரிவிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். பிரதமரால் அடிக்கல் நாட்டப்பட்ட ஒரு திட்டத்தை தயவு செய்து துவக்குங்கள் என்று எதிர்க்கட்சிகளாகிய நாங்கள் மன்றாடுகிறோம். ஆனால் தமிழகத்தை வஞ்சிப்பதனுடைய ஒரு பகுதியாக மதுரை எய்ம்ஸை நீங்கள் துவக்க மறுக்கிறீர்கள். அதே போல சிறுபான்மை மாணவர்களுக்கான கல்வி உதவித்தொகை, SC ST மாணவர்களுக்கான கல்வி உதவித்தொகை, பீடி தொழிலாளிகளுக்கான கல்வி உதவித்தொகை, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான கல்வி உதவித்தொகை அனைத்தையும் 1ஆம் வகுப்பு முதல் 8ஆம் வகுப்பு வரையான உதவித்தொகையை நிறுத்தி இருக்கிறீர்கள். ஒரு பக்கம் கார்ப்பரேட்டுகளுக்கு வாரி கொடுக்கிறீர்கள், வாரி கொடுப்பதை வசூல் செய்ய மறுக்கிறீர்கள், வசூல் செய்யாமல் வராக்கடன் என்று அறிவிக்கிறீர்கள். கார்ப்பரேட்டுகளுக்கு காட்டுகிற விசுவாசத்தை கல்விக்கு காட்டக்கூடாதா என்று நாங்கள் கேட்கிறோம். அதே போல கிராமங்களுக்கான ஒன்றிய அரசினுடைய நிதி, கிராமங்களுக்கான புதிய ஒப்பந்தம் என்ற பெயரை மாற்றி ஹிந்தியிலே இன்றைக்கு நீங்கள் கிராம் உத்தை சே பாரத் உத்தை என்று பெயரை மாற்றி இருக்கிறீர்கள். தமிழகத்திலே ஒரு பழமொழி உண்டு, பேரு வச்சையே சோறு வச்சையா என்று கேட்பார்கள்.
நீங்கள் சோறு வைக்காமல் பேரை மட்டும் மாட்டிவிட்டு இருக்கிற நிதியையும் குறைத்திருக்கிறீர்கள். அதே போல தமிழகத்துக்கான ரயில்வே திட்டங்கள் தொடர்ச்சியாக தமிழகத்துக்கான ரயில்வே திட்டங்கள் வஞ்சிக்கப்படுகிறது. போதுமான நிதி மறுக்கப்படுகிறது. வடகிழக்கு ரயில்வேக்கு வட இந்திய ரயில்வேக்கு ஒதுக்குவதில் 1/4 பகுதியை கூட தென்னக ரயில்வேக்கு ஒதுக்க மறுக்கிறீர்கள். இந்த விவாதத்திற்கு பிறகாவது தென்னக ரயில்வேக்கான நிதி அதிகப்படுத்தி தரப்பட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். அதே போல மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு திவ்யாங் என்ற சமஸ்கிருதத்திலே ஒரு பெயர், தெய்வ குழந்தை என்ற பெயரை வைத்தீர்கள். ஆனால் தெய்வ குழந்தைகளுக்கு கொடுத்த நிதியை இந்த பட்ஜெட்டில் 30% குறைத்திருக்கிறீர்கள். மனிதர்களுக்கு நியாயம் வழங்காதது மட்டுமல்ல, தெய்வங்களுக்கும் நீங்கள் நியாயம் வழங்க மாட்டீர்களா என்று நாங்கள் இந்த நேரத்திலே கேட்டுக்கொள்கிறோம். அதே போல இங்கே திருப்பூர் எம்பி அவர்கள் குறிப்பிட்டதை போல திருப்பூர் ஜவுளி தொழில் என்பது மிகவும் கடுமையான நெருக்கடிக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருக்கிறது. கூடுதல் பிணையில்லா கடன் வழங்க வேண்டும் என்பதையும் இந்த நேரத்திலே கேட்டுக்கொள்கிறோம். அதே போல மதுரை நெய்ப்பர் தேசிய கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி கழகம் 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நீங்கள் அறிவித்திருக்கிறீர்கள். இன்றைக்கு வரை அதுக்கு நிதி ஒதுங்க மறுக்கிறீர்கள். ஏற்கனவே மத்திய ஒன்றிய அரசுடைய அமைச்சரவை எடுத்த முடிவு, அமைச்சரவையின் முடிவை இன்றைக்கு வரை அரசு செயல்படுத்த மறுக்கிறது. மதுரை நெய்ப்பர் பணியை உடனடியாக துவக்க வேண்டும். அதே போல மதுரை விமான நிலையம் 24/7 இயங்குவதற்கு பாதுகாப்பு படைக்கான நிதியும் அதிகாரமும் வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதை இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொண்டு தமிழகத்திற்கான ஜிஎஸ்டியினுடைய பங்கீடை உரிய முறையிலே வழங்க வேண்டும் என்பதையும் இந்த நேரத்திலே கேட்டு அமைகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி வணக்கம். ஸ்ரீ கே Ram Mohan Naidu ji. Thank you very much, Chairman sir, for giving me the opportunity to speak on supplementary demand for grants. And since 2014, since the bifurcation of Andhra Pradesh, and you have also been a witness of this, sir, whenever there has been a discussion on budget, we have always been demanding for the assurances that have been mentioned in the act. And it is not just that we have been constantly repeating. The central government also has to understand the reason for us to constantly repeat our demands regarding the AP Reorganization Act is that most of them have been unfulfilled till now, sir. So which is why once again I request the central government to fulfill all the assurances that have been mentioned in the AP Reorganization Act. Some of them I want to briefly highlight. Some have already been mentioned by my colleague Jaydev Gallaji yesterday in his speech in this supplementary demand for grants. And one of the most important ones, sir, is the establishment of railway zone, sir. This has been a long-lasting demand, and we felt very happy when it was mentioned in the AP Reorganization Act. But it was announced 3.5 years ago by the central government themselves. But even today, when even the budget of 170 crore rupees has been budgeted for this creation of new Vizag railway zone and also new Raigada division also, sir. But only 106 has been sanctioned. I have to mention in the floor of the house that the people of Uttarandhra, who are going to be the major benefiters of the railway zone, they are not satisfied with the sanctions, sir. We want to see the zone in action. Only then it will be the fulfillment of this railway zone, sir. For that, we request the central government to give fulfill all the budgetary requirements for the creation of new railway zone in the state of Andhra Pradesh. And also, I don't know why there has been an unjustified decision to remove Voltaire division completely. It was one of the most profitable divisions in the country, sir. Without any solid reasoning, without any solid justification, they are simply removing the Voltaire division, which is not right. So, and once again, I want to demand the central government to include railway zone in its entire Voltaire division in its entirety, and to continue its existence in the South Coast railway zone, which has been announced. And also the stations are Palasa, Mandasa, Sunnadevi, Baruwa, Sompeta, Jadupudi, Ichapuram. These come under Khurda Road division. I would like to request the central government also to include them in the South Coast railway zone. These might be something related to the railway ministry, but whenever any decision has to be made, it has financial implications. So which is why I want to mention in the demands for grants also, sir. And like I've said, the major beneficiaries for the creation of railway zone, this has been a dream for Uttarandhra people, sir. New railway lines, new trains, new station developments, new infrastructure. So this is going to help in the economic development of especially Uttarandhra region. So without any further delay, let the central government bring the zone into existence and into operation. That is my strong demand to the central government through this speech, sir. And also Vizag steel plant. Not just this, sir. The central government has been constantly deciding on privatizing many of the PSUs. If there is a reasoning, the first and foremost reason that they give is that it's not the business of the government to deal with these kind of PSUs. Sir, if
there are hundreds of PSUs in this country. And if such a reasoning is being made and to privatize, if you feel that it's not our business to get into the working of these PSUs, then if you pick up unprofitable units, and then if you start privatizing, maybe somewhere it makes sense. But this Vizag steel plant is one of the most profitable units in the country. And steel is such a strategic asset for this country, sir. You can't depend on other countries when it is such an important major attribute in the nation building of this country. And you have seen from the Russia-Ukraine war crisis, and also in the Europe, how much dependent they are on China. And suddenly they are facing a crisis right now. And we are speaking of Atmanirbhar Bharat. Then it doesn't make any sense that a steel plant which is so powerful, which has a great potential like Vizag steel plant, it is being privatized. Even after the announcement of privatization, it has been going into profit, sir. With the working of the labor there who are dependent on that, it is one of the most profitable units today. So there is no reason to privatize this Vizag steel plant. I would like to request demand the central government to rethink on its decision, sir. And also along with this, there are some issues regarding, sir, I'll complete in 2 minutes, not a single second more than 2 minutes. 1 minute, conclude within 1 minute. Sir, regarding the Vizag steel plant employees issue also. It's over, that issue is over. Next. There are, sir, just one line I want to mention for the employees, sir. Sir, after the disinvestment decision, promotions, filling of vacancies have been stalled for last 2 years, sir. Sir, this is a separate decision which might happen, might not happen. But why stop the vacancies? Why stop the recruitment? Why stop the promotions? This is not right, sir. And also, there are displaced persons who have donated their land for the creation of steel plant. For so many years, they are waiting for additional employment. Approximately 8,300 people. They're still not employed, sir. Who is going to take care of these people? This also has to be answered by the central government. And one last final point, sir. I come from the state of Andhra Pradesh. So the finances are in a very alarming situation right now, sir. We are in a position where the government is not even able to pay the salaries on time. Today is the 12th and there are a lot of employees, government employees who have not received their salaries also, which is very alarming. So I would like to ask the central government, when the state in this great nation is facing this kind of financial crisis, is the central government just going to spectate, just going to look at the functioning of the state, or is it going to interfere? Because there are many other issues also, if you go deeper, sir. Narega funds have been misappropriated, sir. We have given a complaint. Out of 231 crores, only 5 crores have been recovered. What is happening, we don't know. And CAG also reported that 48,000 crores, there is no receipts at all on where that has been spent. Ramohanji. Sir, last 30 seconds. The 15th Finance Commission grants also, sir, which has to go directly to the panchayats. Very good decision the central government has made so that the panchayats are strengthened. Now, these funds also, approximately 900 crores, they're not going to the panchayats. The sarpanches are paying from their pockets, sir, for sanitation, for electricity. And this is also not right, sir. The center has to interfere. One last point that I want to make, disaster relief fund to the tune of 1,100 crores, unutilized, misappropriated. What is the central government going to do? These are all funds which the central government is sending to the state. When the finances in the state are not happening in the right way, then who is going to take responsibility? I would like to ask the finance minister to answer this question. Thank you. Thank you, Ramohan. மாண்புமிகு அவைத்தலைவருக்கு வணக்கம். இன்மை அதிகரித்திருக்கிறது, பணவீக்கம் அதிகரித்துள்ளது. இதனால் விலைவாசி கடுமையாக உயர்ந்து ஏழை எளிய உழைக்கும் மக்களை கடுமையாக வதைத்துக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாம் அறிவோம். அரசின் தவறான பொருளாதார கொள்கைகளாலும் தவறான நிதி மேலாண்மையாலும் இந்த பொருளாதார வீழ்ச்சி ஏற்பட்டிருக்கிறது. அமெரிக்க டாலரோடு இந்திய ரூபாயை ஒப்பிடுகிற போது இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு மிக அதலபாதாளத்தில் வீழ்ச்சி அடைந்திருக்கிறது. இதற்கு பிஜேபி தலைமையிலான இந்த அரசு முழு பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்பதை முதலில் நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். தமிழ்நாடு இந்திய மாநிலங்களிலேயே இந்திய ஒன்றிய அரசுக்கு நிதி அளிப்பதில் முதலிடம் வகிக்கக்கூடிய ஒரு மாநிலமாக, அதிக அளவில் நிதி வருவாய் வழங்குகிற மாநிலமாக இருக்கிறது. ஆனால் இந்திய ஒன்றிய அரசின்
மாநிலங்களுக்கான நிதி பகிர்வில் தமிழ்நாடு மிகவும் குறைவான நிதியை பெறக்கூடிய நிலை உள்ளது. திட்டமிட்டு வஞ்சிக்கிறதோ என்கிற அளவுக்கு ரயில்வே திட்டங்களாக இருந்தாலும் சரி அல்லது வேறு எந்த திட்டமாக இருந்தாலும் சரி, இந்திய ஒன்றிய அரசு தமிழ்நாட்டை புறக்கணிக்கிறது, வஞ்சிக்கிறது. மதுரையிலே எய்ம்ஸ் அறிவிக்கப்பட்டது, பிரதமரால் அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது. ஆனால் இன்னும் வேலை தொடங்கப்பெறவில்லை என்பது உள்ளபடியே வெட்கக்கேடாகும். பிரதமரால் தொடங்கப்பெற்ற வேலையே இன்னும் அடிக்கல் நாட்டப்பெற்ற வேலை இன்னும் தொடங்கப்பெறவில்லை என்பது வேதனைக்குரியது, வெட்கக்கேடானதாகும். இந்திய அரசு இந்த விவாதத்தில் எப்போது மதுரையில் எய்ம்ஸ் நிறுவனம், கல்வி நிறுவனம் கட்டுவதற்கான பணி தொடங்கும் என்பதை அதிகாரபூர்வமாக அறிவிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். நிதி பகிர்வு செய்வதில் 15வது நிதிக்குழு மாநிலங்களுக்கு எவ்வாறு நிதியை பகிர்வது என்பது குறித்து ஒரு வரையறையை தீர்மானித்திருக்கிறது. 2011ஆம் ஆண்டுக்கான மக்கள் தொகை அடிப்படையில நிதி பகிர்வு செய்வது என்கிற இந்த வரையறையால் தமிழ்நாடு பாதிப்புக்கு உள்ளாகி இருக்கிறது. ஏனெனில் தமிழ்நாடுதான் இந்திய ஒன்றிய அரசின் குடும்ப கட்டுப்பாட்டு திட்டத்தை மிகச் சரியாக நடைமுறைப்படுத்தி மக்கள் தொகையை கட்டுப்படுத்தி இருக்கிறது. ஒப்பீட்டளவில் உத்தரப்பிரதேசத்தில் குடும்ப கட்டுப்பாடு திட்டம் முறையாக நடைமுறைப்படுத்தப்படவில்லை. அதனால் அங்கு மக்கள் தொகை அதிகரித்திருக்கிறது. ஆனால் இந்திய அரசாங்கத்தினுடைய குடும்ப கட்டுப்பாட்டு திட்டத்தை மிகச் சரியான முறையிலே நடைமுறைப்படுத்திய மாநிலங்களுள் தமிழ்நாடு முதன்மையான மாநிலம். அதனால் மக்கள் தொகை ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருக்கிறது. இந்த மக்கள் தொகையை அடிப்படையாக வைத்து ஒரு வரையறையாக வைத்து நிதி பகிர்வு என்கிற நிலையை கையாளுவதால் தமிழ்நாடு பாதிக்கப்படுகிறது. எனவே அதிக நிதி வருவாயை வழங்குகிற தமிழ்நாட்டுக்கு கூடுதல் நிதி ஒதுக்கீடு செய்வதற்கு இந்திய ஒன்றிய அரசு முன்வர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். அடுத்து டிஃபென்ஸ் காரிடாருக்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்வதாக இந்திய ஒன்றிய அரசு உறுதியளித்திருக்கிறது. தமிழ்நாட்டில் டிஃபென்ஸ் காரிடார் ஏற்கனவே ஆவடியிலே டாங்கி தொழிற்சாலை இருக்கிறது, அதை விரிவுபடுத்த வேண்டும். அதற்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்வதாக உறுதியளித்திருக்கிற இந்திய ஒன்றிய அரசு இதுவரையில் பட்ஜெட்டில் நிதி ஒதுக்கீடு மிக குறைவான முறையிலே அளித்திருக்கிறது. ஒவ்வொரு முறையும் நதிகள் இணைக்கப்படும் என்கிற வாக்குறுதி அளிக்கப்படுகிறது. கோதாவரி, பெண்ணாறு, காவிரி இணைப்பு திட்டம் அறிவிக்கப்பட்ட ஒன்று, ஆனால் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படவில்லை. அந்த நிதியை ஒதுக்க வேண்டும் என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் நான் வலியுறுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். வறுமை ஒழிப்பு திட்டம் என்பது முற்றாக இந்த அரசின் செயல் திட்டத்திலே இல்லை என்பது தெரிய வருகிறது. கடந்த 2020ஆம் ஆண்டிலே 4.6 கோடி பேர் வறுமையில் புதிதாக தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள். அதற்கு இந்திய அரசின் தவறான பொருளாதார கொள்கைதான் காரணம் என்று தெரிய வருகிறது. இந்தியாவில் உள்ள பெரிய பணக்காரர்களில் 98 பணக்காரர்களின் சொத்து வரியில 4% உயர்த்தினால் இந்தியா முழுவதும் மதிய உணவு திட்டத்தை 17 ஆண்டுகள் நடத்த முடியும் என்று ஒரு அறிக்கை கூறுகிறது. எனவே அவர்களுக்கான வெல்த் டாக்ஸை குறைக்காமல் அவர்களுக்கு வரியை வசூலிப்பதற்குரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டு ஒரே ஒரு கோரிக்கை, சென்னை மதுரைக்கு இடையிலே வந்தே பாரத் ரயில் விட வேண்டும் என்கிற வேண்டுகோளையும் வைத்து வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி முடிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி, வணக்கம். மிஸ் ரம்யா ஹரிதாஸ். Sir, I'm thankful to you for giving me an opportunity to participate in this discussion. Sir, it is really unfortunate that last budget did not mention about new railway lines or new trains, especially in Kerala. Several times I have mentioned this issue in Parliament for a weekly train connecting pilgrimage areas like Palani and Rameshwaram. But even yet there is no positive reply. Sir, I have mentioned several times about Vallathol Nagar railway station, which is named after famous national poet and freedom fighter Padma Bhushan Vallathol Narayana Menon. But the condition of the railway station is very pathetic. There should be allocation for fund to renovate this railway station. And I submitted proposals to construct ROBs and FOBs in different area in my constituency.
but did not get attention. Sir, in agricultural sector, the allocation in budget was not adequate for paddy. I point out several times the assistance for support price should be increased, but there was not such increased allocation. Sir, Kerala is the second largest producer of milk next to Haryana, but there is not notable assistance and project from the part of central government to help dairy farmers. Honorable Finance Minister, please consider this sector also. Sir, midday meal program is backbone of school education, especially in primary section. But the allocation for midday meals assistance is not sufficient as there is price hike for all commodities. So the allocation for midday meal assistance to state should be increased as per present scenario. MGNREGS is the prime economic source of common people in rural and urban area. But fund allocation for this is not sufficient. 2021-22 financial year proved that. And new guidelines to cut short working days and project should be revised. And this project must consider under poverty eradication, so it should get worthful attention. Sir, MSME sector is the major victim of COVID pandemic years. Most of the MSME were closed and stopped permanently. The assistance for such MSME was not included in the budget. Even the writing of interest during the pandemic situation has not been considered. I request here to consider writing of interest and allot special subsidy schemes to strengthen MSMEs. Sir, in health sector, Palakkad Medical College is the major hospital to depend. State fund and members of legislative assemblies allotted even their local development fund also for this medical college. But it is not sufficient to make it as a main center where several people from my constituency also depend upon. I request here to Honorable Health Minister and Finance Minister to consider special central fund for a critical unit in this medical college. Thank you, sir. Very much. Next speaker, Sri Ritesh Pandit ji. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अधिष्ठाता महोदय। मैं मात्र 2 मिनट में अपनी बातें कहूंगा। ये सत्य है कि ये जो डिमांड फॉर ग्रांट अनुपूरक मांगे आई हुई हैं, इनमें कुछ जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के उनके ऊपर धन बढ़ाने का काम किया गया है। उनमें से कई हैं रूरल डेवलपमेंट, होम मिनिस्ट्री के खर्चे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर और रोड और ट्रांसपोर्ट। ये अत्यंत ही जरूरी है कि एक इकोनॉमी के लिए, एक अर्थव्यवस्था के लिए इन क्षेत्रों में और मांगों को पूरा किया जाए। लेकिन क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, उत्तर प्रदेश हमारे देश का सबसे बड़ा सूबा है और यहाँ पे लगभग 22 करोड़ से अधिक की आबादी रहने का काम करती है। जायज सी बात है कि यहाँ पे नौजवानों के मुद्दों को लेकर के एक नौजवानों की बहुत ही सारी अपेक्षाएं हैं अपने रोजगार को लेकर के, खास तौर से फाइनेंस मिनिस्ट्री से और इस सरकार से भी। मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूं और कुछ आंकड़े मैं यहाँ पे पेश करना चाहता हूं। कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट अभी तमाम हमारे साथियों ने बताया कि 8% को छूने का काम कर रही है। यह अत्यंत ही चिंताजनक है। लेकिन क्या सरकार ने अपनी अनुपूरक मांगों को लेकर के इन विषयों के ऊपर कोई डिमांड फॉर ग्रांट्स एलोकेट नहीं किया है? यह भी अत्यंत ही चिंताजनक है। अभी आंकड़ों के हिसाब से हम देखते हैं कि ये जो एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, इसके अंदर भी मान्यवर अभी करीब 4,000 टीचरों की को नौकरियां दे रखी है, जिसमें से 11,000 टीचरों की जगह बना के रखी गई थी। मात्र 4,000 एम्प्लॉयड हैं। कौशल विकास योजना के अंतर्गत हमने ये देखा है कि मात्र 72% फंड को यूटिलाइज किया जाता है और जो प्लेसमेंट्स हैं वो भी बहुत कम है। जो इस स्कीम के अंदर जो दूसरे पॉइंट पे ये स्कीम आई थी, उसमें 90 लाख लोगों में से मात्र 20 लाख लोगों को नौकरियां मिल पाई, प्लेसमेंट मिल पाए, और जो इसका थर्ड फेज आया था उसमें 4 लाख लोगों को ट्रेन किया गया और मात्र 30,000 लोगों को नौकरियां मिल पाई। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं नौजवानों के मुद्दे इस सरकार के एजेंडा पे पीछे हैं। दूसरा, मैं एक और मुद्दा मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर। द फाइनल दिस थिंग आई एम कंक्लूडिंग। आई नो दैट यू हैव गिवन मी द टाइम एंड आई एम वेरी थैंकफुल। आई एम कंक्लूडिंग। You have assured that 2 minutes हो गए। नो सर, बस खत्म कर रहा हूं। सो फाइनली मैं ये कहना चाहूंगा कि जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स हैं, जिनका एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है हमारे लघु और मध्यम उद्योगों को मजबूत करने के लिए। हमारे देश में 1,07,000 लघु और मध्यम उद्योग पंजीकृत है, यानी कि रजिस्टर्ड है।
उनमें से 90% लघु यानी कि माइक्रो इंडस्ट्रीज हैं, जो कि ज्यादा से ज्यादा नौकरियां देने का काम करती है, लेकिन उनको लोन मिलने में बड़ी दिक्कत होती है। मेरे क्षेत्र अंबेडकर नगर के अंदर ये सामने प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। मेरा फाइनेंस मिनिस्ट्री से ये रिक्वेस्ट है, और मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर, मेरा फाइनेंस मिनिस्ट्री से ये रिक्वेस्ट है कि नौकरी के मुद्दों पे लेकर के अपने स्पष्टीकरण दे। और दूसरा मेरा ये रिक्वेस्ट है कि ये जो लघु और मध्यम उद्योग हैं, इनको सस्ता ऋण और उचित ऋण आसानी से दिलाने के लिए, आई एम कंक्लूडिंग, आसानी से दिलाने के लिए क्या आरबीआई से बातचीत करके जो उनके क्रेडिट हिस्ट्री को बनाया जाता है, उसको किस तरह से उनके फोन डेटा वगैरह इत्यादि को लेकर के और उनकी निजता का ध्यान रखते हुए ऐसा आंकड़ा निकल करके आए जिससे उनसे आसानी से ऋण मिल सके। इसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री आगे क्या करेगी, इस पर भी प्रश्न करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री अमर सिंह जी। Thank you, Sabhapati ji. I'm really grateful to you. With your permission, sir, Honorable Finance Minister is here. So I want to ask one or two queries, Honorable Finance Minister, Madam, through the Honorable Chairperson, that the supplementary demands are described in the Constitution in Article 115. There are 6 parameters. I hope you must have looked into those parameters and you must have followed. I just wanted one, yes, you have followed it, because otherwise I feel those conditions are quite tough. The second question which I want to ask is that 4,35 crores, 938 crores, it's a very big amount, very big amount. Why such a big amount? Most of it is revenue, 3,25,000 crores. Was there not planning? Because these 3 programs are known programs, Manrega, fertilizer subsidy, food subsidy, these are known programs. I mean, every year the subsidy is going up. What happened? Why there was a gap in the planning? And the third question, which is a general one, which I want to ask the Honorable Finance Minister through the Honorable Chairperson, sir, that what would be the impact on fiscal deficit? Because 4,35,000 is a big amount. Uspe impact kya hoga? And what steps government is taking that there is no inflation and other things are not happening? Now coming to these 3 big, for example, your document, I have gone through everything. Very small information is given. For example, BSNL, you are giving 18,100 some crores for viability gap funding. But you have read some information, okay, it is a one-time grant. What are the steps being taken? Okay, it won't be given again and again. What are their revenue? I mean, very minimal information on all those budget document is given. I would request if it could be given little more. Now coming to these 3 main subsidies, food, Narega and fertilizer. Ma'am, Narega we all know. You cut the budget in the main, 73,000 crores only. When 2021, it was more than 1 lakh crores. And now you are giving. And what has happened in the country? मैं आपको अपनी कंस्टिट्यूंसी का बता सकता हूं कि अभी 50% यूटिलाइजेशन हुआ, मटेरियल यूटिलाइजेशन ओनली 20%. मजदूर रोज हमको घेरते हैं कि साहब मजदूरी नहीं मिल रही, क्योंकि हम सेक्रेटरी से पूछते थे, बोले साहब पैसा नहीं है, एलोकेशन नहीं है. तो ये रिडक्शन इन एलोकेशन हैज रियली pinched the poor people of the country. Anyway, you are now giving a good amount. I think now things should be, but next year we shouldn't try to reduce. Food, there are 2-3 issues which I want to flag it to the government of India. Ma'am, the central food stocks of wheat are just above buffer stocks at the moment. Every month about 25 to 30 lakh metric tons of wheat is being issued under 2 programs, NSFA and Prime Minister Ann Kalyan Yojana. 6 months are there.
for the wheat to come because wheat comes only once. What are you going to do about it? There would be so much inflation, there would be price rise on wheat because the central stock is indication for whole of the country for keeping the prices under control. So what are the steps which you are taking, madam? I would like to know. And on that issue, on food only, Punjab's about 3,000, 4,000 crores are being kept pending. I will request that those be released. And only one suggestion, that you are not going for census 2021. So at least you are using in ration card 2011 census. Please include, at least calculate something, extrapolate. About 10 crore poor people are being left out of the food system. I will request it. Only, sir, 2 issues regarding my constituency. I will stop it, sir. Ma'am, I have been raising this issue and Honorable Civil Aviation Minister has assured me Halwara International Airport falls in it has been sanctioned under UDAN. It requires 50 crores for the building. I will request you to please allot it so that it starts. The second thing is my constituency is a national highway. ये अंबाला से राजपुरा से लेके up till Ludhiana is my constituency. There are so many accidents on national highway. I want one medical college and one trauma center. Thank you. On that road, I will be very happy. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Amar Singh ji. Next speaker, Sri K. Navaskani. நன்றி மாண்புமிகு அவைத்தலைவர் அவர்களே. நிதிநிலை அறிக்கையின் கூடுதல் மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதத்திலே பங்கேற்று உரையாற்ற வாய்ப்பளித்தமைக்காக நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி ஆண்டுக்கு 5 கோடி வழங்கப்பட்டு வருகின்றது. இப்போது இருக்கக்கூடிய விலைவாசி உயர்வு, வேலை ஆட்களுடைய ஊதிய உயர்வு எல்லாம் திட்ட மதிப்பீடு அதிகரித்திருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையிலே இந்த 5 கோடியை அதிகரித்து தர வேண்டும். தமிழகத்திலே 6 சட்டமன்ற தொகுதிக்கு 3 கோடி சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு நிதி வழங்கப்படுகின்ற போது 6 தொகுதியில் உள்ளடக்கிய பாராளுமன்ற தொகுதிக்கு 5 கோடி நிதி போதுமானதாக இல்லை. எங்களுடைய கோரிக்கை, மக்கள் கேட்கக்கூடிய கோரிக்கைகளை முழுமையாக எங்களால் தீர்க்க முடியவில்லை. அதற்காக அந்த நிதியை அதிகப்படுத்தி தர வேண்டும். என்னுடைய பாராளுமன்ற தொகுதி மீனவர்கள் அதிகமாக வாழக்கூடிய தொகுதி. மீனவர்கள் இலங்கை கடற்படையால் கைது செய்யப்படுவதும் அவர்களுடைய படகுகள் மூலமாக விடுவிக்கப்படாததும் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. அதற்கு தீர்வாக இந்த அரசு ஆழ்கடல் மீன்பிடிப்பு அதை ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகின்றது. ஆனால் ஆழ்கடல் மீன்பிடிப்பிற்கு 80% மானியமும் 10% வங்கி மூலமாக கடனும் அளிக்கக்கூடிய நிலையிலே அந்த ஆழ்கடல் மீன்பிடிப்பு படகுகள் வாங்குவதற்கு மீனவர்கள் முன்வருவதில்லை. காரணம், படகிற்கு மட்டும் இந்த 80% மானியம் கொடுக்கின்றார்கள். வலை மற்ற உபகரணங்கள் வாங்குவதற்கு 40 முதல் 50 லட்சம் ரூபாய் தேவைப்படுகின்றது. அதையும் சேர்த்து அதிலிருந்து 80% மானியமும் 10% வங்கி கடன் அளித்தால் மீனவர்கள் அதிகமாக அந்த படகுகள் வாங்குவதற்கு முன் வருவார்கள். சிறுபான்மை மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த மௌலானா ஆசாத் எஜுகேஷன் ஃபவுண்டேஷன் மூலமாக வழங்கப்பட்ட அந்த கல்வி உதவித்தொகை முற்றிலுமாக நிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. சிறுபான்மை மாணவர்களுக்கு சிறுபான்மை நலத்துறை சார்பாக 1 முதல் 10ஆம் வரைக்கும் ப்ரீமெட்ரிக் ஸ்காலர்ஷிப் வழங்கப்பட்ட வந்த நிதி கல்வி உதவித்தொகை 8ஆம் வகுப்பு வரைக்கும் தற்போது நிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. கல்வி உரிமை சட்டம் 2009 படி 8ஆம் வகுப்பு வரை இலவச கல்வி வழங்கப்படுவதை சுட்டிக்காட்டி காரணம் காட்டி இந்த நிதி நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இந்த நிதியை மீண்டும் சிறுபான்மை நலத்துறை பரிசீலனை செய்து சிறுபான்மை மாணவர்களுக்கு 1 முதல் 8ஆம் வகுப்பு வரை பயிலக்கூடிய மாணவர்களுக்கு அந்த கல்வி உதவித்தொகையை மீண்டும் வழங்க வேண்டும். சிறுபான்மை மாணவர்கள் மற்ற மாணவர்களோடு சம வாய்ப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையிலே சமூக நீதி அடிப்படையிலே கல்வி உதவித்தொகை வழங்குவது அரசினுடைய கடமை. சிறுபான்மை மாணவர்கள் கல்வி பொருளாதாரத்தில் வேலை வாய்ப்பில் எந்த அளவு பின்தங்கி இருக்க என்பதை சர்ச்சாருடைய நீதியரசர் சர்ச்சாருடைய அறிக்கைகள் எல்லாம் தெளிவாக குறிப்பிடக்கூடிய நிலையிலே சிறுபான்மை மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த நிதியை நிறுத்துவது மிகப்பெரிய அநீதியாகும். அதை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். சிறுபான்மை நலனுக்காக கடந்த ஆண்டு வழங்கப்பட்ட நிதி 5029 கோடி 4810 கோடியாக குறைக்கப்பட்டிருக்கு. இதில் கல்வி
உதவித்தொகை 6% குறைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. கடந்த ஆண்டில் ஒதுக்கப்பட்ட கல்விக்கான நிதி முழுமையாக செலவு செய்யப்படவில்லை. அந்த நிதி குறைக்கப்பட்டும் முழுமையாக செலவு செய்யப்படாமல் இருந்ததால் சிறுபான்மையினருடைய கல்வி பாதிக்கப்படுகிறது. சிறுபான்மையினருடைய கல்வியை தடுக்கக்கூடிய வகையிலே, வஞ்சிக்கப்படக்கூடிய வகையிலே நிறுத்தப்பட்ட நிதியை உடனடியாக மீண்டும் வழங்க வேண்டும். பிரதம மந்திரி நேஷனல் ரிலீஃப் ஃபண்டுக்காக நிதி முழுமையாக முறையாக மருத்துவமனைகளுக்கு விடுவிக்கப்படுவதில்லை. நாங்கள் பரிந்துரைக்கக்கூடிய அந்த பரிந்துரைகள் எல்லாம் மருத்துவமனைகளிலே எடுத்துக்கொள்வதில்லை. காரணம், எங்களுக்கான நிதி நிலுவையில் இருக்கின்றது, முறையாக வருவதில்லை என்று சொல்கின்றார்கள். அவர்கள் 8 லட்சம் ரூபாய் 10 லட்சம் ரூபாய்க்கு விண்ணப்பித்தால் 2-3 லட்சம் ரூபாய் மட்டும் கொடுக்கின்றார்கள். ஏழை எளிய மக்களுடைய மருத்துவத்திற்காக கொடுக்க நிதியை உயர்த்தி கொடுக்க வேண்டும். உடனடியாக மருத்துவமனைகளுக்கு இருக்கக்கூடிய நிலுவைத் தொகைகளை வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி. நன்றி. Next speaker Sri DNV Sindhil Kumar. Vanakkam, Chairperson. I'd like to emphasize on 3 major failures in the financial sector. Sir, the first is the demonetization. I don't want to go into the lines of burn me alive if I don't deliver. I just want to concentrate on what affected the common man. So when it was introduced, it was said to do away with the black money. And of course, it's a simple logic. The higher the denomination, it is much more easier for the black money holders to print the money. There was a technical glitch. These ATMs were not working. Then there was a week's time. So the main thing of the demonetization that time was the 2,000 rupee note. I would like to know from the finance minister, isn't it true that not one ATM in India delivers 2,000 rupee note in the ATMs? Nor is it not true that even one bank gives away, when you withdraw cash, 2,000 rupee note? Is it an internal circular that you collect all the 2,000 rupee notes and then go print those with 500 notes? I would like to have a clarification from the finance minister regarding that. So that was a major failure in the demonetization sector. So coming to the second point, there is 2.4 lakh crores defaulters, and these defaulters are not the common man. These 2.4 lakh crores is defaulted just by 16 people, and these 16 people just belong to the BJP ruled states. Isn't it the duty of this government to go collect money from the defaulters? It's not the problem with the common man. So another one major, the third main factor which I would like to stress again and again is that I would like to have a CAG audit on it. Sir, the intention of the government in Swachh Bharat to give toilets was a very, very welcome scheme. It is to eradicate open defecation scheme. But the amount, say from rupees 10,000 to 12,000, which is both a state government sponsored and a union government sponsored. Madam, I would like to reiterate again and again, say 12,000 rupees, not 10,000 rupees is not at all enough to construct a functional toilet. And I take it as a challenge. I will give you 12,000 rupees. You send me anybody from your ministry, from your finance ministry, and show me that with 12,000 rupees, a functional toilet can be built. So what I mean to say is 10.9 crore people, they have built a toilet. And in Tamil Nadu alone, it is 55 lakh people. The amount that they have spent is 66,000 crore in Tamil Nadu. And throughout India, it is 1,30,800 crores. So this money has just simply gone, not just into the drain, it has gone into the sewage. I say that, madam, this is again, I say it is a very good scheme, but in the first phase itself, we'll know whether the scheme is a success or failure. You could please, I would request you to increase the amount for building the Swachh Bharat toilets so that it would be useful to the common man. And please, I want this government to approach the common man, not with arrogance, but with grace. Thank you, sir, for giving me this opportunity. Thank you, Mr. Sindhil Kumar. Next, the last speaker, Sri Adir Ranjan Chaudhary ji. One more speaker. Sir, I arise to dwell on the supplementary demands for a grant 2022-23. The first batch of supplementary demands for grants for the 22-23 includes 75 grants and 6 appropriations. Approvals of the Parliament is sought to authorize gross additional expenditure of 4,35,938.87 crores. Sir, net cash outgo, which is estimated 3,25,756.69 crore. Additional expenditure matched by savings, enhanced receipts, recoveries, rupees 1.10180.59 crore.
token provision for reappropriation of savings, rupees 1.159 lakh. Original budget 22-23 expenditure allocation was 39,44909 crore. Additional net expenditure allocation 325,756.69 crore. Total revised budget expenditure allocation now 42,70,665.69 crore. Insofar as chemical and fertilizer is concerned, original grant in budget 22-23 was 109,242.23 crore. Now original plus supplementary comes to 218,531.18 crore. Revised estimates in budget 21-22 was 141,735 crore. Despite announcing an additional subsidy of rupees 14,775 in May 21 and rupees 6,553 crore in October 2021 for non-urea fertilizers, experts predicted a shortfall of 30,000 crore, with urea shortage being the most predominant. Sir, the fact is that we are focusing only on urea and DAP, but other fertilizers also should be given due priority, because experts always opine that a balanced application of fertilizer will yield more crop. So I would request the ministry to ponder over this issue also. The rise of fertilizer prices will certainly increase the input costs, affecting the income of farmers, which has been declining under this government. As per the NSO SAA survey 2021, real income from cultivation increased by 8.9% between 2012, 2013 and 2018-2019. Sir, again, insofar as food and public distribution is concerned, original grant in budget 22-23 was 225,959.58 crores. Now supplementary DFG rupees 8383.31 crore. Now total original plus supplementary, including rupees 307.89 crore. Revised estimates in budget 2021-22 was 302,000 crore. In this regard, I would like to know from the Honorable Minister whether the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana will be extended beyond December, because you are well aware that the purchasing power of the common people has not been improved in spite of all the measures being taken by this government. So in view of this declining purchasing power of the poor people across the country, this program could be extended. I do not know what is the plan of this government, but I must propose the extension of this program beyond December. Second, National Food Security Act 2013 required that the subsidy covers 75% of the rural population and 50% of the urban population. At present, 81 crore persons are covered under the Act. So, insofar as rural development aspect is concerned, original grant in budget 22-23 was 135,944.29 crore. Supplementary DFG rupees 45,174.47 crore. Now total original plus supplementary rupees 118.76 crore. So I do not want to harp on the issues being raised by my esteemed predecessors, but in this regard, I would like to simply draw the attention of the minister that the allocation for this scheme Manrega is 73,000 crore, 35% lower than last year's revised estimates, which includes the 40,000 crore allocation of the PM CARES Fund. मैडम, सदन के अंदर सत्ता पक्ष के नुमाइंदे कहते हैं कि मनरेगा बंद करना चाहिए, कभी हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि
ये धरोहर है कांग्रेस और यूपीए जमाने की जो नाकामी का, ये धरोहर को बचाए रखना चाहिए। फिर जब कोविड आते हैं तब बड़े जोर शोर ये कहा जाता है कोविड के समय वो बुरी हालत से बचाने के लिए आम लोगों को मैंने मनरेगा में बहुत सारे पैसा दिए। तो सरकार की एक एक रूख, एक एक रवैया ऐसा क्यों होता है? क्यों सरकार की तरफ से मंत्री हो या नुमाइंदे हो, क्यों ना एक स्वर में मनरेगा की जो लाभ होते हैं, ये मनरेगा की लाभ के बारे में क्यों नहीं स्पष्टीकरण किए जाते हैं, वो बिना किसी रोक टोक के? ये मेरा जरूर एक सवाल है। In so far as revenue is concerned, original grant in budget 22-23 rupees 227,552.52 crore, supplementary rupees 19,728.49 crores, total, I mean original plus supplementary 247,281.01 crore. In June 2020, reports indicated that the central government informed the Parliamentary Standing Committee on Finance that it did not have the funds required to honor its statutory commitment to state to provide them GST compensation. Even Attorney General K.K. Venugopal reportedly opined that the central government was not obligated to pay the GST compensation shortfall and that states should borrow from the market against future compensation received. During the 47th GST Council meet held on June 29, 2022, the government decided to hike GST rates for essential items effective from July 18, 2022. This move has been met with much contention owing to already increasing prices of essential items and uncontrollable inflation. Union Finance Minister Mrs. Sitharaman insisted that this GST hike was decided upon only after approval from all states. That claim has been denied by Finance Minister of respective state. You are on your own way imposing cess and surcharges, and on the other hand, you are not meeting the promises that you have been given on the floor of the House to those individual states. So certainly sometime it is appearing that you are breaching your commitment that was given by, legal mechanism to the state government across the country. Madam, I would like to flag this attention that fiscal deficit, so far as fiscal deficit is concerned, India's tax revenue collection are likely to be higher than budget estimate by rupees 2 or 2.5 lakh crore. In spite of that, the fiscal deficit is likely to overshoot the government's target of 6.4% of GDP by rupees 0.8 to 1 lakh crore. You are in a position to elucidate on this aspect. But what is observing by us that you are yourself having in a triple whammy. On the one hand, current account deficit, on the other hand, fiscal deficit, and third, trade deficit. I don't know how you will be reconciling the fiscal deficit with the growth of the economy as has been committed by this government. Second thing, supplementary demand for grants of this scale indicate a gross miscalculation on the part of the government on expected expenditure. It also undermines parliamentary control by going above and beyond what had initially been a sanction. Insofar as fertilizer is concerned, I have already indicated that the NPK ratio refers to the proportion of volume of nitrogen, phosphorus, potassium in fertilizer. The ideal average NPK ratio is 4:2:1, but the ratio increased to 7.7:3.1:1 in 2021-22. The ratio was 6.8:2.7:1 during Kharif 21, which got further distorted to 12.8:5.1:1 during Kharif 2020. While farmers tend to use fertilizer in a balanced ratio, changes in prices due to policy changes end up upsetting the balance. So there may be the distortion of the balance that I have flagged your attention. Again, fertilizer shortages is concerned. Indian government insists that there is no fertilizer shortage in the country, but there is a sufficient stock to fulfill existing demand. Yet farmers across the country have been facing shortages of fertilizer for both Rabi and Kharif
sowing seasons, including Rajasthan, और जो मेघालय की state है, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Haryana, Odisha, Tamil Nadu. The increase in fertilizer prices was partly responsible for 27% drop in paddy sowing during Kharif this year. The government is meanwhile on the path of disinvesting or shutting down early PSUs in fertilizer sector. On the other hand, the import of DAP and NP, NPK complex fertilizer increased year on year by 45.2% and 76.1% respectively in April, October 2022. There is a slogan being propagated that one nation, one fertilizer, which was launched in September 2022. But that goes against that standing committee recommendation. The committee remarked that the farmer should have the choice to buy fertilizer from different brands. The only way to ensure efficient use of subsidy is by directing it to the farmer's account. However, under the One Nation, One Fertilizer scheme, all fertilizers are supposed to be sold under the Bharat brand name. This will lead to power margins for manufacturers and leave them with no incentive to increase production of quality fertilizers. In order to increase their brand loyalty, the manufacturers will now need to focus on marketing processes instead of focusing attention on upgrading systems. Now, another issue, no update to the list of beneficiaries under NFSA, National Food Security Act. Section 9 of the Central Food Security Act 2013 requires that the list of beneficiaries be updated on the basis of the latest census data. With the delay in the 2021 census, the list of beneficiaries under the scheme is outdated by 11 years. If the list of beneficiaries were to be adjusted as per the directive of the Supreme Court, there would be an increase of 10 crore more beneficiaries under the scheme. So I think the government should take into account the concern of the people and also the observation made by the Supreme Court. But what is very, intriguing to me, and what is concerning to all sections of our population is that the Reserve Bank of India increased the repo rate for the 5th time in financial year 23 in an attempt to tackle inflation. Always to tackle inflation, you are resorting to increasing the repo rate. Why? Why this kind of mechanism being adopted by you? On December 7th, 2022, the RBI increases monetary repo rate to 6.2%, a 35 basis point hike from 5.9%. The repo or policy rate is at its highest level since August 2018. The 6-member Monetary Policy Committee arrived at this conclusion after an assessment of the evolving macroeconomic situation unfolding in the country. In September 2020, the central bank had increased the repo rate by 50 basis points to 5.9%. मैं आप सदन के जो सत्ता पक्ष के एमपीज है, मैं उनको पूछना चाहते हैं कि रेपो रेट बढ़ाने के चलते क्या आम लोगों को परेशानियां बढ़ते हैं या कमते हैं? आप खुद बताओ। मैं बताना चाहते हैं, मैं विस्तार से नहीं जाना चाहते, मैं सिर्फ मोटे-मोटे मुद्दे 4-5 मुद्दे रखना चाहते हैं कि it is impacted where this kind of increasing repo rate will have impacted. First impact on borrowers. Second impact on EMI. Impact on existing EMI. Impact on housing markets. Impact of rate hike on equity investors. Impact on mutual fund. इतने सारे impact होने के बाद आपको क्या ये नहीं लगता कि हमारे ये जो रेपो रेट इस तरीके से धड़ल्ले से वृद्धि किया जा रहा है, इसका बुरी असर हमारे इकोनॉमी में होगी? आम लोग यहाँ परेशानी को झेलना पड़ेगा, तो हमारे अर्थनीति का क्या मूल्य रहता है? आप जाओ मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जिसके पास जाओ, छोटे मध्यम लघु उद्यमी जिसके पास जाओ, ये रेपो रेट के चलते इनकी आर्थिक तंगी बढ़ रहे हैं। मैं आप सर्वे करके देखो, मेरे बात पे भरोसा ना करके आप सर्वे करके देखो। The price of essential commodities have been constantly rising. Essential food items have been getting more expensive for a long time under this government. The main drivers of inflation have been prices of food, fuel, clothing, and education. I think in earlier occasion also, we have pointed out whether our economy has been undergoing stagflation. I think our economy is on the cusp of a stagflation. Economy is stagnant. Inflation has been growing. Unemployment
is not visible. So certainly, we are witnessing the morass of financial plight of the entire country. Annual rate of wholesale inflation was at 12.41% in August 2022 and 10.7% in September 2022, compared to a 30-year high of 15.08% in April 2022. While this is maybe a relief to many, but states like Kerala are still reeling from the effects of price hikes. Retail inflation in India September 22 hit a 5-month high at 7.41%. The figure crossed the Reserve Bank of India's upper limit of 6% for the 9th month. Inflation in October 2020 is still above RBI's limit of 6.77%. Headline inflation is forecasted to be 6.4% in 22-23. While the inflation rate has peaked, the Indian economy is expected to take 2 to 3 years to return to an inflation rate of 4%. This implies that the RBI will continue to maintain higher interest rates over the next 5 years, which are critical in kickstarting economic growth required to move away from the pandemic slump. Madam, already, media people have been highlighting that industrial output as measured by the index of industrial production slump to a 26-month low of -4% in October on the back of a contraction in manufacturing and consumer goods. NSO data, according to NSO data, it indicating weak exports and sluggish consumption demand alongside the continuing weakness of small and medium enterprises. We are eager to know as to why the central bank could not keep inflation within the targeted 6% upper limit for the 3 consecutive quarters. Madam, आज भी हम ये सुनने को मिला है कि हमारे चीन के साथ टकराव हो रहा है। मैं उस विषय पे जाना नहीं चाहता, सेंसिटिव मुद्दा नहीं जाना चाहता, मैं नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहते हैं हिंदुस्तान में 3560 ऐसा कंपनी है जहां का डायरेक्टर चीनी कैसे हो सकता है? अधिरंजन जी, चेयर को एड्रेस करो। आप चेयर को एड्रेस नहीं, चेयर को एड्रेस करो। सर, मैं ये इस मुद्दे के अंदर नहीं जाना चाहते। मैं ये कहना चाहते कि 3560 हिंदुस्तान की कंपनियों ने जहां चीनी डायरेक्टर कैसे बन गया, चीन का साथ हमारा ट्रेड किस तरह है, हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड बैलेंस चीन के साथ किस स्तर पे है, मैडम थोड़ा सदन को जानकारी दिया करो। मैं और भी एक बात करना कि इत्तेफाक से इस साल नोटबंदी की 6ठी साल हो रहे हैं। नोटबंदी की 6ठी साल, ये डिमोनेटाइजेशन कहूं या डिमोनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी कहूं, ये मुझे सोचना पड़ेगा। डिमोनाइजेशन और डिमोनेटाइजेशन क्या है? ये 2016 में 8 November at 8 PM a organized loot of this country took place. Cash in circulation at that time was 7.6 lakh crore. Now it has been increased to 30.88 lakh crore. That means 72% high. Whether it was committed at the time that we are moving towards digital economy, black money will be wiped out, terrorists will be finished, and fake currency will have been done away with. My single query to you, whether the objectives of demonetization have been achieved or not. Because as per your RBI report, it is palpably clear that not a single objective as was enunciated during the demonetization has not been achieved so far. See, Swiss Bank in its report stated that in the last 14 years, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा स्विस बैंक पे हिंदुस्तानी के लोगों को पैसा जमा किया है। इसका कितना राशि? 30,500 करोड़। आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार को दूरीकरण करने के लिए डिमोनेटाइजेशन की जरूरत थी, ठीक है। ये करप्शन इंडेक्स क्या है हिंदुस्तान की? 79 थे, अभी 85 चले गए। ये हमारी नहीं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है। फेक करेंसी, और सुन लीजिए, फेक करेंसी 500 डिनोमिनेशन की जो फेक करेंसी 102%। 216 Yes, please wait. 216 कहता है कि the debate on the supplementary grants shall be confined
to the items constituting the same and no discussion may be raised on the original grants nor policy underlying them save in so far as it may be necessary to explain or illustrate the particular items under discussion. ये डिमोनेटाइजेशन जो है ये सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स में कहाँ है सर? कौन सा आइटम जो है डिमोनेटाइजेशन का है? आरबीआई पॉलिसी का कौन सा है सर? और दूसरा उन्होंने अनपार्लियामेंट्री वर्ड जो यूज किया डिमोनाइजेशन, राक्षसीकरण यदि हिंदी में कहें, राक्षस कहां से पार्लियामेंट्री शब्द हो गया सर? इसीलिए इनको रोकिए सर. You please continue. There is nothing unparliamentary. I think. Wait. No. That I will examine. That word I will examine. That word I will examine. As far as Rule 216 is concerned, supplementary demands in respect of almost all the demands, all are either in one way or other way. It is connected with these demands. So that we will examine. That we will examine. Demonetization is also affecting the economy, the state of affairs of our economy. Definitely, this is a matter of. It is nothing out of the purview of the supplementary demands for grants. But as far as the other word, we will examine and. This मामला है. Yes, let us say. Yes, almost all the issues which we are discussing, almost all the issues which. They think that demonetization was demonization. No, please. No. Yes, I have said. No, please. I am not dithering from it. I am not escaping from my word. Yes, I please. That we will It is examine. my observation. See, सर्वज्ञानी निशिकांत दुबे जी, आपकी जो वक्तव्य दिए थे, उसमें देखिए आप इसमें ये सप्लीमेंट्री डिमांड्स में आप थी, इससे बाहर गई थी. आप खुद. Yes. आप खुद देखिए. Adhiranjan ji, please. Now conclude. Sir, please. Your time. Sir, I am grateful to you, sir. I shall be indebted to you, sir. Sir, fake currency, so far as fake currency is concerned, 500 denomination has been raised 102% high. In so far as 2000 denomination, it has been raised by 57%. It has been raised it has been high 57%. ने एक एफिडेविट दिया है, उसको देख लेते हैं. क्यों सुप्रीम कोर्ट की बात को चर्चा करते हैं? डिनोमिनेशन नोट जो है ये 214 करोड़ नोट्स है. अब ये बंद करते जा रहे हैं आपकी सरकार. लेकिन ये जो 214 करोड़ नोट थे, उनका जो मूल्य था किसके पास है, वो कहां गया, उसका भी ब्यौरा हमें देना चाहिए. When demonetization was done 2016-17 growth, सर ये समझाने के लिए Nishikant ji, please. Yes, that is common. Yes, so many. Yes, Nishikant Dubey ji, everybody knows that most of the issues which we are discussing in the house. Yes, so many issues which we are not going to the merits of the case. Kindly, please, Adhiranjan ji, please conclude. Sir, yes, sir. Sir, I am at sir. Because of demonetization, हमारे हिंदुस्तान की आर्थिक हालत सबसे खराब हो चुके, ध्वस्त हो गए. हिंदुस्तान की आर्थिक हालत ध्वस्त हो चुके हैं सर. Yes. हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड और डेमोग्राफिक डिजास्टर में बदल गए सर. छोटो सर एमएसएमई से लेके हर जगह पे इसका बुरी असर हमें झेलना पड़ा, आज भी झेलना पड़ रहा है. इसीलिए ना मैं ये मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि हमारे इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा अभिशाप ये डिमोनेटाइजेशन. आप इसको गलती स्वीकार करो. To err is human, to forgive is divine. Thank you. People are regarded as God. They may forgive you, but you should acknowledge your false step, your error, your wrong step. Thank you. You should acknowledge the Sri fact. Sudeep Bandyopadhyaya ji, please. Sir, Please. sir, in Three more. Okay. Adirda, 3 more speakers are there. three items I will write. Please. I just 2 to 3 minutes. Sir. 2 to 3 minutes. Bullet points. Sir, bullet points. Madam, bullet points, madam. For your madam, I do not indulge in any kind of sarcasm because I respect you. And second thing, I always feel that you are striving hard to strengthen our economy. But sometimes the supercilious comments made by you is not expected from you. Like dollar versus rupee, you compared that dollar has been strengthened
but that does not mean that the value of rupee has been declining. आप तो फुटबॉल खेला हो रहे हैं, हर रोज देखते हैं, ब्राजील क्रोएशिया के सामने हार चुका है। तो मैं अभी ये कहूं कि ब्राजील हारा नहीं बल्कि क्रोएशिया जीती है। मैंने कहा ये कहूं कि पोर्तुगल हारे नहीं लेकिन मोरक्को जीत गए, ये तो नहीं कह सकते। वो ये जो सच है उस सच को सच बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे रिजर्व करेंसी डॉलर है, एक्सचेंज रेट डॉलर से गिना जाता, अचानक इसका दाम में कोई फर्क पड़े तो इसको स्वीकार करना चाहिए। हमें मजबूती हमारे हिंदुस्तान की इकोनॉमी को और मजबूत बनाते हुए इसको मुकाबला करना हो गया। Bullet points. Despite becoming, madam, bullet point, madam. Bullet point. Despite becoming the 5th largest economy in the world. Bullet point. Bullet point, madam. Bullet point on issues. No, please. Three bullet points. Point bullet, not original bullet. What is the issue? Despite becoming the 5th largest economy in the world, India continues to have the largest concentration of the world's poor, estimated at 192.8 million people in 2020, using the international poverty line of purchasing power parity, $2.5 as per a recent World Bank report in the year 2022. ये आपको मदद करेगा। Second, a UNDP report, madam, on multi-dimensional poverty suggests that 415 million people exited poverty in India over the period 2005, 2006 to 2019-20, with the incidence of poverty declining steeply from 55.1% to 16.4%. Of this, 2/3 exited during the first 10 years and 1/3 in the next 5 years. But India continues to have the highest number of poor people in the world at 228.9 million in 2022. The report cautions that the levels of undernutrition in India are still high based on National Family Health Survey data. Sir, last bullet point, sir. Sir, Credit Suisse, which compiles global wealth statistics, in its 2022 report notes that wealth inequalities in India are rising rapidly, with the top 1% of the population accounting for 41% of the national wealth. The bottom 50% of the population own a mere 2.8% of the national wealth. The World Economic Forum's Inclusive Development Index report for 2018 notes that 6 out of 10 Indians live on less than 3.2 per day. Thank you very much. Thank you. Sir, झूठ मजे में और सच कटघरे में, झूठ मजे में और सच कटघरे में, झूठ महफिल में और सच तन्हाई में। थैंक यू। धन्यवाद। श्री सुदीप बंदोपाध्याय जी। ये कोटिंग है, ये कोटिंग है और आपका है। ये किसका है? किसका होगा? गलत तो नहीं है। सुदीप बंदोपाध्याय जी। झूठ मजे में सुदीप दा प्लीज सर, और सच तन्हाई में। Sir, many issues have been discussed and debated on this floor of the House, which is supplementary demands for grants. Normally, supplementary demands of grants are limited within a very short term. It has not such enormous place to be discussed. But Honorable Speaker is kind enough, he decided in the BA committee meeting that 12 hours time will be allotted. Appropriation bill is nothing but we have to give the consent to the government. Don't misappropriate the money. An appropriation bill is passed because without appropriation, money cannot be spent. So few issues we are aware, but today many issues have been discussed. So I thought it better to place only 2-3 issues of my state in front of our Honorable Finance Minister. Sir, I doubt. 1 second, Sudeep, 1 second.
See, now it is already 6. If the House agrees, the time of the House can be extended up to the discussion of some more 3 or members to speak and after the completion of the zero over list. If the House agrees, we can extend. Thank you. Only the list, 20 members list is there. Only the conclusion of the list. Thank you. Please. Sir, I want to know that how far this government is the believer of the principles of cooperative federalism. What appears to me that cooperative federalism is now under threat. I am carrying 5 letters of the Honorable Chief Minister of West Bengal addressed to Prime Minister of India, all concerned with the state affairs, but certainly connected with the economic affairs of the country. Sir, Manrega has been discussed. Since last 8 months, Manrega funds have been blocked for the state of West Bengal. I, along with 10 MPs, including Shogat Roy, interacted with Rajnath Singh ji for long 1 hour with officials, and which was decided that the few proposals and ideas of the central government are to be accepted, and for which the state minister is to be sent. Our state minister came few weeks back, had a discussion with Rajnath Singh, but still now, Manrega amount of more than 6,500 crores rupees have been kept blocked, and it is most unwanted. Our government has accepted all the proposals. Minister came, visited. I want to draw the attention of the Honorable Finance Minister. I will hand over you the letters also. Our Chief Minister has written that we have due funds from the Government of India, 1,968 crores, and the details are attached herewith. It is a letter addressed to the Honorable Prime Minister by the Chief Minister. And the date of the letter is August 5, 2022, and I authenticate the letter. Sir, when we are raising the voice for Manrega, Chief Minister is writing to the Prime Minister that I am anguished by the statement made yesterday in Kolkata by Sri J.P. Nadda. The objection ka main kuch nahi bolta. The president of BJP, that the funds have not been released to the state government, he admitted, on account of non-submission of utilization certificate for the funds received under Mahatma Gandhi Narega in the last 3 years. It is a complaint he made publicly. But what Chief Minister is writing to the Prime Minister, that this is nothing but a blatant lie intended to gain political mileage of the cost of lakhs and lakhs of the rural poor in the state, who are passing through most distressing times due to non-payment of wages for their works. This is most unfortunate and sad. The Chief Minister is writing to the Prime Minister. I will hand over this letter to Honorable Finance Minister. In addition, the total due of the government. Sir, we have another proposal to the government. Sir, Basmati rice everybody knows. Very famous rice throughout the world. And so far this Basmati rice is concerned, Basmati rice exempted from 20% customs duty. But sir, there is one Gobindabhog rice which we produce in West Bengal. This Gobindabhog rice is famous throughout the country, and it is no less quality than Basmati rice.
So we would urge that this Gobindabhog rice's custom duty, which is being given to the basmati rice, be withdrawn, by which thousands and lakhs of farmers will be benefited if decision is taken. So I propose that this issue, this Gobindabhog डिमांड rice, ऑफ ग्रांट पे चल रही है ना बस तो हाँ सर आप तो सब भूल दिया ग्रांट पे मैं पहले डिमांड बोलते और ग्रांट पे जो 12 घंटा का सब्जेक्ट ये नहीं है 4 घंटा का भी नहीं आप ही 12 घंटा कर दिया मैं इसका मौका लेता हूँ आई एम हियर सिंस 12 लोकसभा सो आई नो व्हाट इज व्हाट चलिए So geographic, आप सीनियर लीडर आप तो कम से कम उस विषय पे so बोले geographic identification. Sir, I told you that I will place only few letters of the chief minister addressed to the prime minister. I will give these letters which are all connected with the state fund issue. पत्रों को इस संबंध में विषय पत्र नहीं थे आप सीनियर हुए इसलिए बाकी तो कुछ बोलते रहे Sir, Ganga erosion. I raised it in the all party meeting. You told that half an hour discussion I am trying to provide to the opposition. This is a very important issue. Sir, Ganga erosion is katai, जो नदी का कटाई होता है. Extremely worst situation in our state. Malda, Murshidabad and Nadia. If any BJP MP is here, Nishikant is here, he will also admit that this erosion is seriously and devastatingly ruining the possibility. For this represents a constituency, Barampur, which is also from the district. Yeah. आप आधा घंटा बोल ली ना अब तो उनको बोलने दें So this erosion, and sir, in Murshidabad there is Farakka barrage project. It is the government of India's project. After setting up of this huge project, this erosion has started taking place. I request the government to direct the Farakka barrage project to take positive steps by which we can be saved from this erosion and from this Katai problem. And this is a very positive issue which I want to mention. Sir, cooperative federalism is a part of our constitution. And what we feel that eastern region after independence is the worst sufferer of regional imbalances. And West Bengal is also there. Why not? Government takes the effort to develop eastern region vis-a-vis our state of West Bengal with a priority sector. West Bengal should not be made any target, sir. Because we are in power. We are for the interest of the country. We want to stand by the government. But at every step and every moment that attempts if be taken to create economically blockage of the whole of the state, it is not tolerable, sir. So our allegation that government of India is trying to create economically blockade to the state of Bengal, and from where they should withdraw their vision, withdraw their ideas. Let them extend the hands of cooperation, and the letters which I am mentioned here, I will hand it over to Honorable Finance Minister, by which she can have a look and can send a reply. It is nothing wrong in it. निशिकांत जी आप क्या बोल रहे थे धन्यवाद स्पीकर सर. सुदीप बाबू सीनियर लीडर हैं. रूल 349, 352 और 353 तीनों का इन्होंने वायलेशन किया. जेपी नड्डा साहब दूसरे हाउस के सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. उन्होंने कलकत्ता में क्या भाषण दिया, ना बाहर के भाषण को आप कोट कर सकते. वो दूसरे सदन के सदस्य हैं, बिना नोटिस के वो उनको कोट नहीं कर सकते हैं. और तीसरी, भारतीय जनता पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कॉल और सगदर कहता है कि यदि पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर या पार्टी के ऊपर यदि आप एलिगेशन करते हैं तो आपको नोटिस देना है. दूसरे सदन के सदस्य हैं, यदि उनका नाम आप कोट करना चाहते हैं तो आपको नोटिस देना है. और तीसरा, बाहर सदन के बाहर क्या हुआ है उसको आप कोट नहीं कर सकते हैं. ये तीनों वायलेट किया. मेरा आपसे रिक्वेस्ट है सर कि जेपी नड्डा और भारतीय जनता पार्टी का जो भी रेफरेंस आया है उसको डिलीट कर दीजिए. मैं देखता हूं. Sir, I am reading a letter only. It is a letter. माननीय एक मिनट आप माननीय वरिष्ठ सदस्य, आप वरिष्ठ हैं,
बाहर पत्र मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के पत्राचार को बजट के अंदर टेबल नहीं करते हैं। ओके, तो मिनिस्टर को तो दे सकते हैं। हाँ, मिनिस्टर को आप चेंबर में जाके देना। हाँ, आई कैन हैंड इट ओवर टू मिनिस्टर। आप कुछ बोलना चाहते थे फॉर सर, हिज रिप्लाई। आप कुछ बोलना चाहते थे सर? नहीं भाई सर, मैं एक बात सर, ये बंगाल की जो कटाव हुआ, ये कटाव को सरकार थोड़ा देखे, क्योंकि गांव, जमीन, जायदाद, मंदिर, मस्जिद तबाह होते जा रहे हैं सर। सालों से ऐसा हो रहा है। मुर्शिदाबाद, मालदा तबाह होते जा रहे हैं। एम भरत कुमार, बंगाल की सरकार कहते कि केंद्र नहीं देते पैसा, केंद्र कहते सरकार नहीं देते, हम फंसे हुए हैं बीच में। मरगनी बीच भरत, में हम फंसे हुए हैं। सुबह की सरकार भी नहीं देखते, केंद्र भी नहीं देखते, बीच में हम फंसे हुए हैं। मरगनी भरत जी। Thank you, Speaker, sir. I take this opportunity. I speak on the interest बोलने of का अवसर 2 मिनट के लिए दिया है। state of Andhra Pradesh, sir. Sir, the House must be knowing, the whole country must be knowing about the state of Andhra Pradesh. The state was bifurcated unscientifically by the in the UPA tenure, sir. Sir, by that time, there was a promise made by the Honorable Prime Minister that Andhra Pradesh state shall be given special category status. But due to some unavoidable reasons of 14th Finance Commission, the special category status was denied. But later stage, what happened, sir, in the 15th Finance Commission has mentioned that union government can take an क्या appropriate सदन में decision. किसने वादा किया था इस विषय पर? ये हमेशा उठाते रहते हो। Sir, इसका this विषय is निकाल the के demand रखना। for grant, sir. We need a grant for the Andhra Pradesh state, sir. Once the Andhra Pradesh state got unscientifically bifurcated, sir, this is not the voice of Andhra Pradesh. It should be a voice of the country, sir. Rather, it should be a voice of the country. And many more times, our Honorable Chief Minister Jagan Mohan Reddy ji met the Prime Minister and all the union ministers, sir, to give a special grant for Andhra Pradesh. Sir, we are like a small baby, sir. We are malnutrition, sir. Let the people of Andhra Pradesh shouldn't think that we are minorities of the country, sir. Our number is only 25, but the injustice is made to the state of Andhra Pradesh. Let the magnanimity should be there for the government of India to sanction the grants for the state of Andhra Pradesh, sir. Sir, once the two brothers got separated as a family, one brother is given a high amounts of wealth and one brother is given nothing, sir. Then the government of India, being a father role, they have to take the justice for the Andhra Pradesh, sir. बंटवारा कब हुआ था ये? 14 में हुआ था. 9 years done, sir. But up till now, nothing has been happened, sir. Yes, sir. But then the minister, Venkaiah Naidu ji, has mentioned, sir, in the house itself, that Andhra Pradesh state shall be given 10 years of, not 5 years, 10 years of special फिर category. निशिकांत जी आपको कानून बता देंगे नाम लोगे। But these and the minister in this house, sir, not the other house, in this house only. Sir, one more thing, sir. It is one of the members from. जब ये डिवीजन हुआ सर 2014 में, वेंकैया जी इस सदन के सदस्य नहीं थे। उन्होंने वहां राज्यसभा में क्या कहा क्या नहीं कहा ये यहाँ थोड़े डिस्कस हो सकता है। He has And he was mentioned not in minister. this Lok Sabha He house, was I not guess. minister. But he was mentioned in Lok Sabha, sir, by the time, and also the Honorable Prime Minister, then the Prime Minister, sir. Manmohan Singh was the Prime Minister, assured the House that Andhra Pradesh will be given special category status at the Not time for of the 5 division. years, 10 years. Dr. Manmohan Singh as Prime Minister. Sir, assured. we are seeking a different parts, sir, different ways to go with a private member bill, sir, for AP Reorganization Act of Private Member Bill of 2022. In that, we wanted to include special category status, sir. Okay, so why धन्यवाद. such kind of situation has to happen, sir? Sir, one more point, sir. Finally, I wanted to make one more point, sir. One of the members of TDP, sir, who is fabricating lies and voicing false statements right now, sir. Sir, I wanted to quote, sir, we are not that poor enough to pay salaries, sir. We are abundant enough to pay salaries. But one more thing, sir, the Minister of Finance has informed the state that 17,923 crores has been reduced against the NBC for 2021 to 22 due to the over-borrowing of fiscal irresponsible by TDP government, sir, during 14th Finance Commission, sir. But that is being readjusted. That is being adjusted. Now what central government is giving to the state, that is being adjusted, sir. But the TDP tenure, they did all the mistakes, and now
what the funds is being given to the state, that is being reduced, sir. How can it be possible, sir? Is any action has to be taken by the central government to that past government? Let it be, sir. But the what all the amount finances has to come to the state, that has to taken care by the central government, sir. Sir, one more point I'd like to quote, sir. And regarding the Polavaram project, sir, the Polavaram project is the lifeline for the Andhra Pradesh state. Once the Hyderabad, the capital city, is being given to the Telangana, the Polavaram project funds has to be given to the state of Andhra Pradesh, sir. Sir, first time in the history of the country, sir, any national project, once the state is investing money and the central government is reimbursing the money, sir, how can it be possible, sir? Still more than 2,800 crores has to come to the state of Andhra Pradesh. I request the central government to sanction the funds at the earliest, sir. And also more to that, sir, we are having a big coastline after Gujarat, sir. Our chief minister is going ahead with the fishing harbor, sir. We request your finances to be given to the state of Andhra Pradesh. Ravnesh Singh Bittu. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਗ੍ਰਾਂਟਸ 2022-23 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਏ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਆ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ ਏ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬਣਿਆ ਏ, ਚਾਹੇ ਨਾਗਰਿਕ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੈਂ ਸਕਦਾ, ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਸਰ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕਨੋਮੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ, ਚੰਗੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਰ। ਇਹ ਆਖਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੈਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਨਰੇਗਾ ਹੋਵੇ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੋਵੇ, ਆ ਸਰ 20 ਤੋਂ 30 ਸਕੀਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਤਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਰਬਨ ਲਾਈਵਲੀਹੁਡ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆ ਯੋਜਨਾ ਕਰਤਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਚ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਆ ਜਿਹੜੀ 9 ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬਜਟ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਸਰ, ਸਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਲੋਕ ਬੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਕਰੋਨਾ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਡਿੰਗਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਟੈਂਟ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਚਾਹੇ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਕਨੋਮੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਵਾਂ ਸਰ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੇਡੀਜ਼, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਂ, ਚਾਹੇ ਦਾਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਈ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਗੋਲਕ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਸੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਮੀ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੋਲਕ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਸਰ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵਰਤ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਨੇ ਪੈਸੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਖਰਚ ਕਰ ਲਏ। ਸਰ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਰ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, 103 ਨੰਬਰ ਆ ਸਾਡਾ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਸਰ। ਕਿੰਨਾ ਸਰ? 103। 168th ਰੈਂਕ ਆ ਸਰ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, 133ਵਾਂ ਸਰ ਵਰਲਡ ਹੈਪੀਨੈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, 125ਵਾਂ ਸਰ ਜੈਂਡਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਚ, 51 ਸਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਲੋਐਸਟ ਸਾਡਾ 180 ਰੈਂਕ ਆ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰ 2 ਮਿੰਟ ਲਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਵਧਿਆ, ਕੁੱਲ ਸਰ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, 100 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਆ ਸਰ 800 ਬਿਲੀਅਨ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ 100 ਬੰਦਾ ਏ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੂਰਲ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ 2-3 ਸਰ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਲਿਆਉਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਜਟ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ। ਰੋਜ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਰੈਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2000 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੈਸਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ 11.84 ਕਰੋੜ ਫਾਰਮਰਸ ਗੋਟ ਦਾ ਫਸਟ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਸਰ, ਪਹਿਲੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਆ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਪਰ ਸਰ ਜਦੋਂ ਆ 11ਵੀਂ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਅੱਜ ਸਰ 3.87 ਕਰੋੜ ਫਾਰਮਰ ਕਿੱਥੇ ਸਰ, 11 ਕਰੋੜ ਸਰ ਅੱਜ 3.87 ਕਰੋੜ ਫਾਰਮਰਸ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਰ 51.54% ਡ੍ਰੌਪ ਆ ਸਰ, 51.54% ਡ੍ਰੌਪ ਆ। ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀਆਂ ਚ ਕਿਵੇਂ 11th ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਚ ਕਮੀ ਆਈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰ ਅਖੀਰ ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਣਾ, 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿਦਾ ਸਰ FCI ਦੀ ਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 90.41 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ ਭੰਡਾਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਵਰਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਆ ਸਰ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 60.11 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ। ਅਖੀਰਲੀ ਸਰ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਸਰ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਸਵੈਟਰਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਾਰਮਰਸ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਸਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਤੋਂ 25% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਘਟ ਗਈ ਆ ਸਰ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰਨ। ਦੂਜਾ ਸਰ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਰ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ GST ਆ ਉਹ 12% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਏ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ, ਠੰਡ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਸਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਚੱਲੇ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖਮਾ ਮੰਗਾਂਗਾ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੇਟ ਕੰਬਾਈਨ ਸਰ ਫਿਸ਼ੀਅਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਆ ਉਹ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਅਮੰਗ G20, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਸਰ 9.9। ਉਹ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ 3 ਤੋਂ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਾਰੋ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੇਟਰੀ ਫੰਡ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਦੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। जय हिंद। प्रश्न काल के बाद शून्य काल में लिस्ट ही आज निपटाई जाएगी। प्रोफेसर सोगत राय। Sir, I rise to speak on a matter of public importance. In recent times, there has been an effort by the government and the ruling party at the center to change and distort history of the country. The Home Minister has said that history should be rewritten anew, and he is referring to the Mughal age. He says that the Mughals are invaders, forgetting that Mughals gave a stable government to India for 200 years. The Taj Mahal, the
Lal Killa, and the Jama Masjid were all constructed during their times. Sir, we strongly believe that the culture of India is not a Hindu culture. It's a composite culture. We also strongly believe that there should not be a Hindu history or a Muslim history or a British history. There should be an Indian history. But this distortion of history is not only in the change of names of cities. Allahabad suddenly becomes Prayagraj. Aurangabad suddenly becomes Sambhajinagar. This is rewriting history. It was done in communist people's time. And the most important thing to mention is during the Amrit Kal of our independence is to write the history of Indian freedom struggle properly. We should write clearly that Savarkar asked for clemency from the British. It's the truth. I have given a notice. I have given a notice. I have given a notice and I am speaking about. Sir, it should be mentioned that Guru Golwalkar refused to participate in the 1942 Quit India movement. Sir, it's written in every place. Sir, this constant effort to distort history of India, to make us forget that the Hindutvalas did not participate in the freedom struggle, to belittle Jawaharlal Nehru's contribution. Jawaharlal, who spent 9 years in British jail. None of these Hindutvalas, including Shyama Prasad Mukherjee, they did not spend time. इनके पुराने नेता है ना, Guru Golwalkar उनका संदर्भ है. positively refused to participate in 42. I'll bring 10 books on RSS. सर ये तो नहीं है सर, जीरोवर नहीं है, ऐसे सब रिकॉर्ड में जाए तो कैसा होगा सर? Every objection of Nishikant Dubey. He may be RSS man, but he should acknowledge the truth about India's freedom struggle. That the Congress fought, Gandhiji fought, Jawaharlal Nehru fought, RSS did not fight. Shyama Prasad did not go to jail. एक मिनट मान्य सर, प्लीज मान्य सदस्य प्लीज एक मिनट এসো আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু মুসলমান, এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো খ্রিস্টান, এসো ব্রাহ্মণ সূচি করি মন, ধরো হাত সবাকার, এসো এ প্রতীত, হ অপনীত, সব অপমান ভার, মার অভিষেকে এসো করা, মঙ্গল ঘর হয় নিজে ভরা, সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নিরে। স্যার, এভরিবডি आपके बड़े भाई है, उनसे ही पूछ लेते। उन्होंने किताब लिखी है, उसमें लिखा हुआ है एक मिनट हेड गवर्नर जी जेल गए 2 बार। एक मिनट मान्य सदस्यगण, शून्यकाल में अविलंब मत के प्रश्नों पर उठाया जाता है। मेरा सभी मान्य सदस्यों से आग्रह है, हमेशा बिना तथ्यों के, बिना सबूतों के, किसी पे आरोप लगाते समय बिना नोटिस के कभी भी शून्यकाल के अंदर संसद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए ऐसे विषय को नहीं उठाएं। और मैंने जो आज रूलिंग दी है वो आगे भी इसी तरीके से चलेगी।
रूलिंग ये है कि बिना तथ्यों के, बिना सबूतों के, बिना नोटिस दिए हुए किसी पे भी, हाँ, कभी भी किसी पर आरोप प्रत्यारोप न लगाएं। हाँ हाँ देखूंगा। और मैं रिकॉर्ड में, आपका रिकॉर्ड में नहीं है सर। और हाँ, और मैंने वही बोला है, मैंने वही पता चल गया है दानिश अली जी, मैंने वही व्यवस्था दी है जो आप सबने संसदीय प्रक्रिया और नियमों में तहत बनाई है। मैंने नई व्यवस्था नहीं दी है। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, इसलिए मैंने कोई नई व्यवस्था नहीं दी, लेकिन इस व्यवस्था नियमों प्रक्रियाओं का हम पालन करें, ऐसी मेरी सभी सदस्यों से अपेक्षा है। एंटी एंटोनी एंटोनी आप बोलिए नहीं आगे। Thank you, Speaker Sir. I would like to invite the attention of this August House and the government to a long-pending dream of the people of Kerala, the Sabari Rail Project. The proposed project was announced in this House 25 years ago, but it remained unfinished. The government has already spent rupees 500 crores for the implementation of this project. However, only the construction of the railway track stretching a distance of 7 kilometers and the construction of a railway station at Kaladi have been completed so far. Land acquisition and the fixing of the alignment of the proposed railway lane have not been completed. The state government of Kerala has recently submitted a revised budget estimate to the Railway Board regarding the proposed project and implementation cost. An amount of 2,000 crore is allocated to this project in the state budget for the year 2021-22. I request the government to take proactive step on this proposal and make Sabari Rail a reality. Sir, I request the government to take urgent steps to conduct a new survey against the extension of Sabari Lane from Erimeli to Thiruvananthapuram via Rani, Pathanamthitta, Konni and Pullur. Once this line is extended from Erimeli to Thiruvananthapuram, in addition to serving the Sabarimala pilgrims, it will act as a third railway line parallel to Ernakulam Thiruvananthapuram via Kottayam will be benefited to the people of Idukki district, especially for the farmers of hilly regions of Ernakulam, Idukki, Pathanamthitta and Kollam districts. Thank you, Chairman. माननीय सदस्य जामयाग नाम गयाल। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस राइज करने का जो सदन में मौका दिया। सर लद्दाख आप सब भली भांति जानते हैं, इस सर्दी के मौसम में 12 महीना देश के जो मेनलैंड से कट ऑफ रहते हैं और उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश के जो स्पीति वैली भी टोपोग्राफी, टेरेन, ज्योग्राफिकल, कल्चर, भाषा सारा सेम है, वो भी कट ऑफ रहते हैं। सर लद्दाख वाले और स्पीति वाले ने काफी लंबे समय से एक देरीना मांग रहा है, आज भी वो मांग कर रहा है कि अभी के जो एग्जिस्टिंग मनाली से ले नेशनल हाईवे जो है 543 किलोमीटर है, अटल टनल मोदी जी के करने के बावजूद भी और 4 पासिस जो है बंद रहता है, बरालाचा, लचुंगला, नकीला, तकलंगला। इसके बजाय हमारे लोग चाहते हैं कि स्पीति के काजा से होके सोमोरिरी लेक के बीच में केवल 100 किलोमीटर के जो डिस्टेंस है वहां से एक रोड कंस्ट्रक्ट करे, जिसके वजह से ले से लेके स्पीति होके चाहे आप अंबाला जोड़े, चंडीगढ़ जोड़े, बिलासपुर जोड़े, वहां से एक नेशनल हाईवे कम समय में निकालने वाला, कम खर्चे पे बन सकता है, जहां एक भी टनल की आवश्यकता नहीं पड़ेगा और 12 महीना खुला ही रहेगा और डिफेंस स्ट्रेटेजिकल एक रोड भी बनेगा, टूरिज्म के लिए भी वायबल होगा। बिलासपुर मनाली ले जो एक इस देश का नेशनल इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट भी है, वो भी एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट को पकड़ के मनाली से ले जा रहा है, जहां आपको 4 टनल निकालने की जरूरत पड़ेगा। पता नहीं उसमें कितना लागत लगेगा और कितना साल लगेगा। इसलिए हम मांग करते हैं कि मनाली ले से जो है स्पीति होके किन्नौर से चंडीगढ़, अंबाला या बिलासपुर जहां जोड़े,
वो कम समय में कम खर्चे में बनने वाले रोड है। इस चीज को सरकार जो है ध्यान दे और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, तीनों मंत्रालय इस बात को नोट करके इस पे एक्सरसाइज करें और इसका फिजिबिलिटी चेक करें। और अगर इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूवल देते हैं, 2 वर्किंग सीजन में ये रूट कनेक्ट हो जाएगा, जिससे हमारे बॉर्डर जो है 12 महीना के लिए देश के साथ जुड़ जाएगा। ये मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। श्रीमती वीणा देवी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केंद्र सरकार के संज्ञान में लाना चाहती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में पारू प्रखंड सबसे बड़ा 34 पंचायत का प्रखंड है। यहाँ कोई डिग्री कॉलेज नहीं है और यहाँ की आबादी न्यूनतम आय वर्ग की है। यहाँ से 70 किलोमीटर दूर पर जिला मुख्यालय या तो छपरा चाहे गोपालगंज जिला डिग्री कॉलेज है, जिसके कारण यहाँ के अधिकतम बच्चे अधिक दूरी और आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। खासकर यहाँ की लड़कियां सुरक्षा कारणों से अधिक दूरी होने के कारण बीच में ही अपना पढ़ाई छोड़ देती है। मैं सदन के माध्यम से मैं केंद्र सरकार से मांग करती हूं कि यहाँ के एक डिग्री कॉलेज स्थापित किया जाए अथवा पारू प्रखंड के खुटाही स्थित +2 उच्च विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय को डिग्री कॉलेज के रूप में उत्क्रमित किया जाए। उच्च शिक्षा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मुख्य योजना है। मैं महोदय आपको बोलने देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। श्री रंगप्पा बाड़ने। माननीय सभापति महोदय जी, मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। गए 8 साल में इस विषय पर मैं माननीय मंत्री जी से मिलकर इस विषय का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र में मावल में देवरेड एंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इसमें रक्षा विभाग से के लिए 1982 से पायरो टेक्नोलॉजी से जैसे 16 mm से 150 mm की स्मोक धुआं करने वाली और सैनिकों की जान बचाने वाले यंत्रों का, सिग्नल यंत्रों का निर्माण करने का काम कर रहे हैं। महोदय, इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में किसी तरह की अति विस्फोट का निर्माण नहीं किया जाता है और इस फैक्ट्री में किसी तरह की कोई भंडार भी नहीं है। महोदय, इस क्षेत्र से जुड़कर रक्षा विभाग के कर्मचारियों का सरकारी निवास है। देवरोड कैंटोन बोर्ड, पिंपरी चिंचवड़ महापालिका, तळवडे IT पार्क और PMRD का क्षेत्र है। इस इलाके में करीब 5 से 6 लाख लोग रहते हैं और पिंपरी चिंचवड़ महापालिका, देवरोड कैंटोन बोर्ड, PMRD ने यहाँ अधिकारी रूप से टाउनशिप को मान्यता दी है और कई बड़ी इमारतें यहाँ कई सालों से इसमें लोग रहते हैं। यहाँ लाइट, पानी नहीं सर, 2 मिनट में मैं खत्म करता हूँ सर। यह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डेपो जो 2013 में 600 यार्ड का था, उससे बढ़ाने के लिए एक समिति का गठन किया था और इस समिति ने अभी एक सुझाव जो रक्षा विभाग को दिया है, जबकि रक्षा मंत्री के साथ जब पर्रिकर साहब थे और निर्मला सीतारमण जी थी पूर्व रक्षा मंत्री, अभी माननीय राजनाथ सिंह जी, उसके साथ में लगातार बैठक कर रहा हूँ। इस क्षेत्र को 600 यार्ड से बढ़ा के 2000 यार्ड करने से पूरे पिंपरी चिंचवड़ शहर की आधी सिटी खत्म हो जाएगी। मैं आपके द्वारा मांग करता हूं कि यहाँ से लोकल प्रतिनिधि, महापालिका के अधिकारी सभी को बैठकर एक सुझाव रक्षा विभाग को देना चाहती है। तब तक 2000 यार्ड जो बनाने का प्रयास कर रहे, उसमें थोड़ा रुकावट करने के लिए मैं मांग करता हूं। धन्यवाद। के सुब्बा
रूप सुब्बा राय जी। Thank you, Speaker sir. ஒன்றிய அரசு 75%, மாநில அரசு 25% பங்களிப்பு செலுத்துகிற முறையில் ப்ரீ மெட்ரிக் ஸ்கூல் ஸ்காலர்ஷிப் நிறுத்தப்பட்டு விட்டது. ஒன்றிய அரசின் ஒரு சர்க்குலரா இதுவரையிலும் வழங்கப்பட்டு வந்த இந்த 22-23வது கல்வி ஆண்டிலிருந்து 1வது வகுப்பிலிருந்து 8வது வகுப்பு வரையிலும் வழங்கப்பட்டு வந்த ஸ்காலர்ஷிப் இனிமேல் வழங்கப்படாது என்று யூனியன் அரசு அறிவித்திருக்கிறது. இதன் மூலம் ஏழைகளின் குழந்தைகள் கடுமையாக பாதிக்கப்படுகிறார்கள். இது மோசமான ஒரு பின்விளைவை ஏற்படுத்திவிடக்கூடும். கல்வி உரிமை சட்டப்படி 1வது வகுப்பிலிருந்து 8வது வகுப்பு வரை கட்டாய இலவச கல்வி படித்து வருகிற ஏழை மாணவர்களுக்கு இந்த உதவி பென்சில் வாங்குவதற்கோ, நோட்டுகள் வாங்குவதற்கோ, புத்தகங்கள் வாங்குவதற்கோ, போக்குவரத்து செலவுகளுக்கோ பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது. அதை நிறுத்தி இருப்பது எந்த வகையிலும் நியாயமில்லை. இன்னொன்றை தங்கள் மூலம் ஒன்றிய அரசிற்கு கவனத்திற்கு கொண்டு வருகிறேன். 1 முதல் 8 வரையிலும் அவர்களுக்கு உதவித்தொகை வழங்க முடியாது. ஆனால் 9, 10வது வகுப்பு படிக்கிறவர்களுக்கு வழங்கப்படும் என்பதில் எந்த வகைப்பட்ட சட்ட ரீதியான நியாயம் இருக்கிறது? எந்த வழியில் இதை நியாயப்படுத்த? எனவே இந்த சர்க்குலரை வாபஸ். धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दा को उठाने का मुझे शून्यकाल में अवसर दिया। महोदय, पूर्वी मध्य रेलवे दीनदयाल उपाध्याय के अंतर्गत बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन का कार्य योजना करीब 15 सालों से लंबित पड़ा हुआ है महोदय। उसका शिलान्यास 2007 में ही हुआ था, लेकिन आज 15 साल बीत गया महोदय। उसका सर्वे का काम भी पूरा हो चुका है और वह योजना महोदय 350 करोड़ का है। हर साल कभी 10 करोड़, कभी 20 करोड़, इन साल के बजट में महोदय 50 करोड़ रुपया उसमें आवंटन किया गया। अब देहात में खिस्सा होता है महोदय कि ऊंट के मुंह में जीरा के फोरन। अब जहां 350 करोड़ की योजना है, अब उसमें 10 करोड़ 20 करोड़ रुपया देने से वह काम तो हो नहीं रहा है। वह महोदय उसके लिए दिल्ली से लेके पटना तक धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, यहाँ की पदयात्रा लोग दिल्ली तक किया। वो 3 पार्लियामेंट क्षेत्र में महोदय, पाटलिपुत्रा और जहानाबाद, औरंगाबाद, काराकाट, 4 पार्लियामेंट क्षेत्र से वो होकर के गुजरती है महोदय। उस रेल परियोजना का पूरा होने से महोदय कम से कम 70 लाख लोगों को लाभ होगा महोदय। डॉक्टर MP, इसलिए महोदय बहुत बड़ा गंभीर मामला है महोदय। थैंक यू। इसलिए आपके माध्यम से, हम सदन के माध्यम से और सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि इन साल के बजट में महोदय पूरा राशि उसमें उपलब्ध करा करके उस महत्वपूर्ण योजना को काम को पूरा किया जाए। डॉक्टर MP अब्बू समदानी। Sir, thank you, sir, for permitting me to present a very important subject related with the educational upliftment of the minorities and the backward classes. Sir, I am here, standing here to oppose the government decision to discontinue the Maulana Azad National Fellowship Scholarship Scheme. Sir, it is highly deplorable and highly condemnable that the government, under the pretext of one reason or other reason, is withdrawing the constitutional rights given to the minorities and the backward classes. Sir, it is very unfortunate. I urge upon the government to withdraw this decision to discontinue the Maulana Azad National Fellowship Scholarship Scheme and also the pre-matric scholarship that was given to the students from minorities and backward classes. Sir, the justification, sir, 1 minute, sir. Sir, it's a very important matter, sir. Sir, the justification given by the government is this fellowship scholarship scheme overlaps with the various other scholarship and research fellowship schemes. Sir, it is not correct. This scheme was established on the basis of a study
including the conducted by official agencies like SHR committee, and finding the students from the minorities and the backward classes, they are underrepresented in various other fellowship schemes. Sir, if there is overlapping, the government can correct it by other regulations. So, sir, I urge upon the government through you, sir, to withdraw this decision and to re-establish the rights of the minorities and the backward classes. ধন্যবাদ স্যার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার নির্বাচনী এলাকা মুর্শিদাবাদ পশ্চিমবঙ্গের, এবং বিএডিপির যে এলাকা পড়ে বর্ডার এরিয়া ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের কাজ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যেটা করেন, সেই উন্নয়নের কাজ দীর্ঘ 3 বছর কোনো রকম কোনো ফান্ড সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট দেয়নি, এবং সেই এলাকার রাস্তাঘাট অত্যন্ত খারাপ। দীর্ঘ 3 বছর যাবৎ বিএডিপি এলাকার যেহেতু প্রজেক্টের কোনো কাজ হয়নি, তাই সেই এলাকায় যাতায়াতের জন্য বিএসএফ এর এবং সাধারণ মানুষের যাতায়াতের কোনো রাস্তাঘাট হয়নি। স্যার, দুর্ভাগ্য যে দীর্ঘ 3 বছর যাবৎ কোনো ফান্ড নেই, অথচ মালদা মুর্শিদাবাদের বিস্তীর্ণ এলাকা নদিয়া একটার পর একটা গ্রাম ভেঙে যাচ্ছে, এবং সেখানে যে বিএসএফ এর বেড়া দেওয়া আছে, তার কাটা দেওয়া আছে, সেগুলো দিনের পর দিন ভেঙে যাচ্ছে, এবং সেই কাজগুলো কিছুতেই হচ্ছে না। পক্ষান্তরে স্যার, 1 মিনিট, পক্ষান্তরে বিএসএফ 5 কিলোমিটারের জায়গায় 50 কিলোমিটার बीबी पाटिल जी। Thank you, sir. Shri बीबी पाटिल। Speaker, thank you for giving the opportunity to speak in the house today, sir. Sir, बीबी पाटिल जी। Thank sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, thank you. Sir, I would like to raise a very important issue in regard to medical education of 700 students who have returned from Ukraine, sir. आप बोलते हो। Sir, thank you, sir. Sir, I would like to raise a very important issue in regard to medical education of 700 students who have returned from Ukraine, sir. Because of the hardship faced by these students, they may be enabled to join medical colleges in the country in equivalent semester relaxation of the regulation in vogue. For this purpose, permission may be accorded to proportionately increase the seats of different semester in the medical colleges, sir. On a one-time basis, to accommodate these students, our Honorable CM KCR, sir, has written a letter to the Honorable PM, sir. A copy of the letter was also submitted in the PM office, sir. Several meetings have been organized in the Health Ministry regarding further education of medical students who returned from Ukraine, China, Philippines, but till now the final decision is awaited. I therefore requested the Honorable Prime Minister and the government to not play with the future of our country and provide justice to them by increasing the seats in different semester in the medical colleges on one-time basis as a special. धन्यवाद अध्यक्ष जी। सदन के माध्यम से माननीय वाणिज्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस साल संतरा उत्पादन किसानों का फसली नुकसान अधिक हुआ है। महोदय, मेरे सांसदीय क्षेत्र के अमरावती जिले के वरुड़ा मोर्शी तहसील संतरा उत्पादन के मामले में बड़ा क्षेत्र माना जाता है, जहां के किसान इस साल परेशानी में आ गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश ने भारतीय संतरे एक्सपोर्ट रेट बढ़ा दिया है। इससे बांग्लादेश में विदर्भ के संतरे की आपूर्ति महंगी होने के कारण सप्लाई काफी कम हो गई है। किसान परेशान है। एक्सपोर्ट रेट महंगा होने के कारण किसान बांग्लादेश को संतरा नहीं भेज रहा है। महोदय, बांग्लादेश गवर्नमेंट के आयात शुल्क बढ़ाने के सीजन लेने के बाद संतरे की कीमतें पर इतना बड़ा असर पड़ा है कि इसके दाम तेजी से नीचे गिरे हैं। एक्सपोर्ट के मुताबिक प्रति टन 10 से 12 हजार के नुकसान किसानों को हो रहा है। 2 सप्ताह के पहले 25,000 रुपये और 35,000 रुपये प्रति टन संतरा बिक रहा था। अब उसी रेट गिर के 18,000 से 20,000 प्रति टन पहुंच गए। पिछले कुछ सालों से संतरे के लिए महाराष्ट्र का विदर्भ बड़ा मार्केट बना गया है। यहाँ से हजारों टन संतरा बांग्लादेश में भेजा जा रहा है। मेरा आपसे आग्रह है कि
महत्वपूर्ण समस्या ध्यान देकर संतरा उत्पादन किसानों का संतरे के सही दाम दिलाने के बांग्लादेश की वार्ता कर समस्या का निदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। के मुरलीधरन। Kannur International Airport is an airport serving north region of Kerala, Kodagu and Mysore districts of Karnataka and Mahi district of Puducherry in India. It is owned and operated by the Kannur International Airport Limited, a public-private consortium. The government of India has not accorded sanction for the international operations from the airport except in the Gulf sector. It poses threat to the very existence of the airport. The airport has infrastructure including a state-of-the-art runway to host wide-body aircrafts. During the COVID pandemic, the Kuwait Airways and the Emirates had landed in Kannur Airport. 200 acres of land have already been acquired for the airport. The airport has the potential to become the fourth largest airport in India. Hence, I request the government of India to sanction more international flights to Gulf countries and other international destinations from Kannur Airport and grant Kannur Airport in the point of call list of foreign airlines. Allowing Hajj embarkation point from Kannur Airport is another important request to a large number of pilgrims from Malabar area to take up their holy visit. Thank you, sir. Honorable Member Thiruna Bakra, sir. Thank you, sir. Sir, thank you very much, sir. Sir, I was in a committee meeting, sir. Is it? Huh? What is it? Pranam Thiru Navu Karsar. It's a very difficult. It's a Tamil poet name, sir. It's very difficult to pronounce for you people. Sir, thank you very much, sir. I was in a committee meeting, so I was not present when you called me, sir. Sir, this is regarding a railway line which was converted as a broad gauge from Karaikudi to Tiruvarur. It is 150 kilometers, nearly 1,000 crores was spent. The work was completed 2 years back. There are 100 gates. Gatekeepers should be appointed there. So because of that, the operation has not started. So I request the Honorable Minister should start the daily train, Rameswaram Express, from Karaikudi to Tiruvarur, which connects, which can go to up to Chennai. So it has given a lot of hardship to the general public in that area, number one. Sir, two, sir, in Kiranur, there is one place, it is in between, so 1 minute, it's between Tiruchi and Pudukkottai, which is a taluk headquarters and town panchayat also. So all the trains going through that way should be stopped there. I'm requesting a stoppage there in Kiranur, sir. Lot of people, nearly 50,000 people will be benefited. 100 villages are there and surrounding in that area. I have met the minister already, chairman already, GM already, but nothing has been done so far. I request the honorable minister to take immediate step to have the stoppage in Kiranur, sir. Thank you very much. Thank you so much, sir, for allowing me to raise a very important issue which is pertaining to my constituency, Lakshadweep. So Lakshadweep is known for its pristine beauty, the crystal clear waters, and the silver sand beaches, sir. The entire world is being beckoned by this beauty, the silent features of this island, sir. Sir, tourism is one of the most important sector as far as economic sector and environment generation is concerned, sir. Sir, I'm very happy and thankful to this government that this government had made a tourism policy which was not in place for quite long years. And this has yielded really to take off the tourism potential in the islands. Sir, while I appreciate the Niti Aayog propelled big projects being taken at the places where it is in the final stage, at the same time, there are local educated youths have been waiting for their proposal to be approved. So quite long time, sir. So my request is to give them a equal level playing field so that our local youths who are really educated, that they have their own potential, they can find out their investors, and they wanted to do develop the island and take the employment generation for the people, sir. So my request to you, sir, the carrying capacity published by the UTL administration
should share with the local entrepreneurs also, is that demand here I am putting before, sir. Sir, I reiterate that the government of India and UT administration must not forget that all these Niti Aayog BRIC projects are getting implemented only through the cooperation and support of the local people. Sir, I'm just concluding, sir. So my only request is that, sir, the local entrepreneurs also should be given proper opportunity to take off the projects. Thank you so much. आपने बहुत ही जरूरी और एक भारत के लाखों छात्रों से जुड़े विषय को आज आपके सम्मुख उठाने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए देश में जेईई की परीक्षाएं साल में 2 बार आयोजित की जाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो नीट की परीक्षाएं हैं वो साल में केवल 1 बार ही आयोजन की जाती हैं। बहुत से छात्र ऐसे हैं जो किसी कारणवश उस परीक्षा में बैठ नहीं पाते या उसमें उनके नंबर कम रह जाते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि नीट की जेई की भांति नीट को भी साल में 2 बार आयोजित कर और छात्रों को आगे मेडिकल क्षेत्र में जाने का अवसर प्रदान करें। धन्यवाद। Thank you very much, Honorable Speaker, sir, for allowing me to raise an urgent, important issue regarding the central universities. Sir, देखने में आया है कि पिछले कई वर्षों से लगातार केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अंदर ना तो छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं, जहां पर टीचर्स संघ हैं उनको भी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा भंग किया जा रहा है, और कोविड के दौरान जिस तरीके से हॉस्टल्स बंद किए गए, अभी तक कई जगह हॉस्टल्स भी पूरी तरीके से नहीं खोले गए। मैं 2 विश्वविद्यालय जिनसे मेरा ताल्लुक रहा है, जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में मैं कहना चाहता हूं। वहां पर आज ऐसी ही स्थिति है, और ये पिछले सेशन में मैंने पिछले वर्ष ये सवाल उठाया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो जो कोर्ट के इलेक्शंस होने हैं वो नहीं हुए, जिसके चलते वहां नए वाइस चांसलर का भी अपॉइंटमेंट रुका हुआ है। सर, मंत्री जी ने मुझे एश्योरेंस दिया था और कहा था कि कोविड की वजह से वो इलेक्शन नहीं करा पाया यूनिवर्सिटी प्रशासन, लेकिन कोविड खत्म हुए सारे काम हो रहे हैं, अभी तक यूनिवर्सिटी कोर्ट्स के इलेक्शन नहीं हुए, इसलिए नए वाइस चांसलर का प्रोसेस जो है स्टार्ट नहीं हो पाया। मेरी आपके माध्यम से सरकार से यही मांग है कि ये दिशा निर्देशित करे। और धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। देश के लगभग सभी महानगरों तथा बड़े नगरों में ऐसे पुराने बाजार तथा मोहल्ले हैं जिन तक पहुंचने के लिए अत्यंत संकरी गलियों से होकर जाना पड़ता है। इन बाजारों मोहल्लों में विद्युत सप्लाई के लिए तारों का घना संजाल बना रहता है। इन स्थानों विशेषकर बाजारों में कोई आग लगने की दुर्घटना यदि दुर्भाग्यवश हो जाए तो सकरी गलियों के कारण अग्निशमन दल वहां पहुंच नहीं सकता तथा इस कारण करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो सकती है तथा जनहानि भी हो सकती है। इस प्रकार के दुखद अग्निकांड के समय प्रभावित व्यक्तियों की असहाय स्थिति का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। मेरे संसदीय क्षेत्र में मेरठ तथा हापुड़ में ही ऐसे अनेक स्थान है जो बेहद खतरनाक स्थिति में है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि देश के महानगरों नगरों में स्थित इस प्रकार के आशंकित अग्निकांड की दृष्टि से अत्यंत असुरक्षित स्थानों को चिन्हित किया जाए तथा अन्य स्थानों पर बिजली के तारों को भूमिगत किए जाने की योजना प्राथमिकता के आधार पर बनवाकर उसे क्रियान्वित किया जाए। आपने अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्पीकर सर। मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं स्पीकर सर कि भारतवर्ष में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व गुरु की भूमिका में भारत को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे समय में जरूरत है संस्कृत एवं वैदिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संत, पुरोहित एवं पुजारी कल्याण बोर्ड की स्थापना। हरियाणा ने इसमें पहल की है सर। रविवार को माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने हरियाणा में ये अनाउंस किया है कि पुरोहित और संत पुरोहित और पुजारी कल्याण बोर्ड की स्थापना की घोषणा की है। एक मिनट सर। इसके लिए हमारे मंदिरों में जो पुजारी काम कर रहे हैं, पुजारी हैं हमारे धार्मिक स्थलों पर, और पुरोहित और पुजारियों को न्यूनतम आय का साधन बने, इसके जरिए से ये मैं एक मांग करता हूं। साथ ही प्रभु सेवा में लगे सहायकों के लिए भी एक न्यूनतम राशि धनराशि का प्रावधान हो, क्योंकि देश भर में अनेक ऐसे मंदिर हैं, चाहे वो भगवान विष्णु जी का हो, भगवान शंकर का हो, प्रभु श्री राम के हो, राम भगत हनुमान जी के, माँ भगवती माँ दुर्गा जी के, गुरु रविदास जी के, संत कबीर साहब के, हमारे महर्षि वाल्मीकि जी के, जो भी हैं इसमें जितने भी सिद्ध महात्मा दैविक पुरुषों अलौकिक शक्तियों से संबद्ध रखने वाले
उन सभी मंदिरों की देख रेख करने वाले सहायकों एवं पूजा करने वाले पुरोहितों के लिए कल्याण बोर्ड की नितांत आवश्यकता है। मैं आपसे आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसमें ध्यान दिया जाए और इसको आगे बढ़ाया जाए। धन्यवाद। 1 मिनट में सब बात खत्म कर देना सर। ईवीडन जी सर वेरी इंपॉर्टेंट इशू। हाँ होगा इंपॉर्टेंट सर शुरू हो रहा है सर। हाँ 1 मिनट घड़ी और बंद। Sir, I would like to draw the attention of the House to a very important matter related to the future of the young doctors of our country. Sir, when the Medical Council of India was in place, 5% of the interns were posted in government general hospital in India. For example, my district, Ernakulam, it was the first NABH accredited government hospital in the country. And the services given by these interns are very important for these hospitals. Sir, when the National Medical Commission was formed, they made an order in early year of 2022 September, withdrawing the interns from the government general hospitals, district hospitals of our country, which had a huge impact, sir. Sir, the basic, these were the people who fought the COVID. Sir, just listen, sir. It's a very important matter, sir. In 2015, foreign medical graduates passed out who studied in different parts of the country, like China, Philippines, Ukraine, etc. They were brought, due to COVID, they had 3 months of online class. They completed 1 year of their house surgency in different general hospitals. But the National Medical Commission is saying that, sir, it's very, I'm concluding. Maluk Nagar ji, no. कंक्लूड करो ना आप। 1 मिनट बोला था आपको। हाँ बोले कंक्लूड करो। 2 मिनट मिल रहा है सर। नहीं 1 मिनट। हाँ बोलो कंक्लूड करो आप। सर इसमें मैं कहना चाहता हूं कि सर इनको 1 साल का इंटर्नशिप पूरा हो गया है। मुझे आपसे अनुरोध करना है, आपके द्वारा माध्यम से अनुरोध करना है, उनको जो 1 वर्ष का है नॉर्मल प्रोसीजर में, उसमें आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया to consider this very favorably. They have told 2 years of internship, sir, which is not acceptable. They fought the COVID very seriously, sir. These 2 issues are very important for the young doctors of our country, sir. So kindly consider this. बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के बारे में मुझे कहना है, 2015 में इनकी तनख्वाह 38,500 थी और 2017 में कानूनी हस्तक्षेप और राजनीतिक हस्तक्षेप के बाद इनको हटा दिया गया और फिर शिक्षा मित्र के नाते इनको लगाया गया। इनकी तनख्वाह केवल 10,000 रुपए रखी गई। जब से अब तक 2022 तक अगर सरकार की बढ़ी हुई महंगाई माने तो अभी कम से कम डबल बैठती है। और जो दूसरे साथी जिस तरह पढ़ाते हैं ये भी उसी तरह पढ़ाते हैं, उतना ही टाइम लगाते हैं, उनको 60,000 से ज्यादा मिलती है। तो इनकी आए दिन इनमें घटनाएं घटती रहती हैं, आत्महत्याएं करते रहते हैं। इनके घर में बहुत परेशानियां, शादी ब्याह सब सारी दिक्कतें इनको आ रही हैं। जीवन और मरण का प्रश्न है। 1,85,000 ये लोग हैं। तो मैं आपके द्वारा सरकार से मांग करता हूं कि इनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए, दूसरे शिक्षकों के बराबर करी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट था, सुबह में मेरा 2 नंबर पे क्वेश्चन लगा था सर, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। सर प्लीज सर, कल बोलना सर 1 मिनट केवल। हाँ सर, माइक बंद कर देना। 1 मिनट बाद कोई बोले तो। माननीय अध्यक्ष महोदय, माझ्या धाराशिव लोकसभा मतदारसंघामध्ये साधारणतः ओडीआर आणि विहारची अवस्था जर बघितली ग्रामीण रस्त्याची तर ती फार वाईट आहे। आपण म्हणतो की खरा भारत ग्रामीण भागात राहतो, आपण म्हणतो की भारत हा कृषी प्रधान देश आहे, पण त्याच्या रस्त्याची अवस्था जर बघितली तर ती अतिशय वाईट आहे। अध्यक्ष महोदय, आपल्या माध्यमातून मला सांगायचंय की जवळपास माझ्या लोकसभा मतदारसंघामध्ये साधारणतः जवळपास 6,834 किलोमीटर लांबीचे ओडीआर आणि विहार आहेत। त्याच्यापैकी प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेमध्ये फक्त 174 किलोमीटर लांबीचे रस्ते त्या ठिकाणी मंजूर केलेत। याचं प्रमाण जर आपण काढलं तर फक्त 2.54% एवढंच रस्ते त्या ठिकाणी कव्हर होत आहेत। माझी आपल्या माध्यमातून सरकारला एवढीच विनंती आहे की किमान 30% रस्ते तरी प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या अंतर्गत कव्हर झाले पाहिजेत, जेणेकरून ग्रामीण भागातल्या रस्त्याची अवस्था ही व्यवस्थित असेल। एवढीच विनंती माझी आपल्या माध्यमातून सरकारकडे आहे। श्री राहुल शिवाले। Thank you, Speaker, sir. Measles, also known as a rubella, is a highly contagious viral infection which affects respiratory system in young children. Recently, several cases of measles have been reported in Mumbai and nearby districts.
Measles continues to affect children in Mumbai and neighboring districts. This highly communicable disease and responsible for several deaths in Mumbai. However, it is preventable with a vaccine. According to WHO, measles vaccinations help reduce death rate by 73% between 2000 and 2018 worldwide. The measles vaccine is one of the best way to prevent this infection. It is usually given as a combined measles, mumps, rubella, MMR vaccine to children between 12 to 15 months of age. The second dose is usually given between 4 to 6 years of age. Unvaccinated children and pregnant women are at a higher risk of measles and its complications. Timely vaccination and prevention steps can help control the spread. Recently, central team investigated Mumbai measles outbreak, visit slums. Team has been appointed by Union Health Minister to assess the manage the situation in Mumbai, where several slums areas have seen an outbreak of measles. So therefore, I would like to, through you, the Union Minister of Health should provide sufficient dose and medical support of measles or to Maharashtra hospital to reduce the disease in slums of. Thank you. Prasun Banerjee ji. Thank you, sir. Many thanks. You given chance to give and take about matter. My everything is sports. I'm a sportsman थे, अभी sportsman है. थोड़ा 2 मिनट का बात है आपका भीतर से सर. हम पूरा दुनिया से हमको बता रहा जे आप लोग क्या कर रहा. फुटबॉल प्लेयर है, अभी वर्ल्ड कप चल रहा सर. आप जानते हैं फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा, अभी सेमीफाइनल है आज. तो हमारा 130 करोड़ आदमी का भीतर हम लोग किस लिए टीम बना नहीं सकते. इतना दुख का बात हमको हर टाइम बोलते हैं. हम चाहते हैं, आपको विनती करते हैं, मिनिस्टर है उधर में, वो भी काम करते हैं अच्छे से. आपको खाली विनती करते हैं कि हमारा गवर्नमेंट, हमारा प्राइम मिनिस्टर ये फुटबॉल के ऊपर चलिए. फुटबॉल प्लेयर सब डिस्ट्रिक्ट में, सब जगह में अच्छा है सर, बहुत अच्छा है. इजीली करें. थैंक यू सर, नमस्कार. दिया इसलिए मैं आपका आभारी हूँ. 17 में केंद्रीय विद्यालय की मांग जब से मैं तीसरी बार चुन के आया हूँ, मैं उठाना चाहता हूँ, लेकिन सद्भाग्य से आज आपने जो सुसंधि मुझे दिए, इसलिए मैं उठाना चाहता हूँ. केंद्रीय विद्यालय में जो केंद्रीय कर्मचारी है, उनके बच्चों को एडमिशन मिलती है और अच्छी शिक्षा मिलती है, कम फी और कम दाम में मिलती है. पहले तो 10 विद्यार्थियों को, हर सांसद को पूना में, गिरिनगर और खड़गवासला में एडमिशन की एक सहूलियत थी. वो भी सहूलियत अभी निकाल गई है. पूना में 12 है, सोलापुर में 1 है, सांगली में 1 है, लेकिन 17 में केंद्रीय विद्यालय नहीं है. तो केंद्रीय विद्यालय के बारे में अगर कृपा करे तो 17 जैसे कर्मभूमि में ये होगा तो मैं आपका और सरकार का बहुत आभारी रहूं. धन्यवाद सर. Thank you, Speaker, sir. I rise to raise a very important issue concerning the salaried middle class of this country. Speaker, sir, I come from Bengaluru, which has one of the highest salaried population in a city in the country. But under the income tax rules, only 4 cities, Delhi, Kolkata, Chennai, and Mumbai, are considered as metro cities for housing rental allowance deduction. Large number of salaried taxpayers stay in Bengaluru, in Hyderabad, many places like this, but they can claim only up to 40% of household rent allowance. My request with the Honorable Finance Minister is to kindly review the income tax rules and add cities like Bengaluru and such similarly placed cities as metro cities, so that even they can claim 50% household rent allowance and the large number of middle class salaried taxpayers will be benefited. सभा की कार्रवाई कल बुधवार दिनांक 14 दिसंबर 2022 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है.
नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे सीमा पर चीन की नापाक हरकत की। 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास चीन के सैनिकों की इस हरकत का भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है। संसद में भी आज ये मुद्दा उठा। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तवांग मुद्दे पर संसद में बयान देते हुए कहा कि 9 दिसंबर 2022 को चीन के सैनिकों ने अतिक्रमण कर स्टेटस को बदलने का प्रयास किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। चीनी सैनिकों के साथ जो टकराव चल रहा है उसे रोकने के लिए भारतीय सेना तत्पर है। संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य और पराक्रम का अभिनंदन करती है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। आज मुद्दा में यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चीन बार बार ऐसी नापाक हरकत भारत की सीमा पर क्यों करता है, इसके पीछे क्या साजिश है। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आइए देखते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने आज क्या कहा। मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी बुरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया है। दरअसल चीन की नापाक हरकतों पर सवाल इसलिए बार बार उठता है क्योंकि एक तरफ चीन बातचीत करता है, वार्ता करता है, वहीं रह रहकर वो भारत की सीमाओं में घुसपैठ करने की कोशिश करता है, उस स्टेटस को बदलने की कोशिश करता है जो भारत की सीमा है। आखिर क्यों? क्या इसके पीछे चीन की साजिश है? इसी को समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। इंडिया फाउंडेशन के निदेशक और रिटायर्ड मेजर जनरल ध्रुव कटोच जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ध्रुव जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही मैं बात करूंगा रक्षा विशेषज्ञ और रिटायर्ड मेजर जनरल अश्वनी कुमार श्रीवास जी से भी। अश्वनी जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं MPIDSA के सीनियर फेलो डॉक्टर राजीव नैन जी। राजीव जी, आपका भी स्वागत है। और राजीव जी, शुरुआत मैं आप ही से करूंगा। एक बार फिर चीन ने घुसपैठ करने की कोशिश की, चीन के सैनिकों ने भारत के क्षेत्र में अतिक्रमण करने की कोशिश की, स्टेटस बदलने की कोशिश की। क्या साजिश है इसके पीछे? चीन चाहता क्या? देखिए, चीन की जो विस्तारवादी, आक्रामक विस्तारवादी नीति है, वह भारत के ही खिलाफ नहीं वरन आसपास के जितने भी देश हैं, जितने भी राष्ट्र हैं, चाहे वह साउथ ईस्ट एशिया के देश हो या जापान भी हो, चाहे बाकी भी राष्ट्र है, सब उनसे त्रस्त है। और ये चीन का एक इतिहास रहा है कि वो एक झूठे अपना क्लेम करेगा, एक फॉल्स क्लेम्स करेगा। जैसे हमारे ही जो अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में 90,000 किलोमीटर ईस्टर्न सेक्टर में क्लेम करता है, 38,000 किलोमीटर का वहां पर उसने अपना आधिपत्य जमाना चाहता है लद्दाख क्षेत्र में। साथ ही 5,180 किलोमीटर वो उसने गिफ्ट में वो ले रखा है पाकिस्तान से। तो ये एक झूठे जो एक क्लेम करके और उसको कुछ न कुछ, जिसे कहते हैं कि बात बात पर झगड़ा डालो कुछ तो पंच दिलाएगा, ये जो कहावत होती है, उसको वो करना चाहता है झूठ बोलकर। और उसके बाद जो अभी उनकी जो आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी हुई थी और जिससे उनकी सैन्य क्षमता में वृद्धि हुई,
उसका वो अपनी ताकत का इजहार करते हैं, जिसके चलते उनके इसी नीति के चलते वो आज के दिन में विश्व में अलग थलग होते चले जा रहे हैं। आज केवल 2-3 राष्ट्र को छोड़कर हर लोग चीन की समस्या से, चीन की आक्रामक नीति से निपटने के लिए एकजुट होते चला जा रहा है। कई तरह के संगठन बन के उभर रहे हैं, हर तरह के आर्म्स डील बाकी जो पैसिफिक आइलैंड्स में चाहे उधर हो रहे हैं, बाहर के देश भी आ रहे हैं, अमेरिका और यूके भी आकर देखिए सबमरीन डील कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि कल किसके साथ चीन क्या कर बैठे। ये इससे पूरी दुनिया परेशान है और इसीलिए हम तो उनके चूंकि पड़ोस में है तो हमें ज्यादा झेलना पड़ा है। शायद दुनिया इस बात को समझ रही है कि भारत कितने विकट स्थिति में रह रहा है। जैसे अभी हमारे राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी सैनिकों की जो अपनी ताकत है, हमारी सैनिकों का जो मनोबल है और जो आत्मविश्वास है, उससे वो कभी भी स्टेटस को हम बदलने नहीं दे रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आगे भी ऐसा नहीं करने देंगे। जी ध्रुव जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं इस बात को कि चीन एक तरफ लद्दाख में जो कुछ चीन ने पिछले दिनों किया, जो नापाक हरकत लद्दाख में की थी और मुंह की उन्हें खानी पड़ी थी, भारतीय सेना ने तगड़ा जवाब उनको लद्दाख में दिया था। उसके बाद अब अरुणाचल प्रदेश में ये साजिश, इसे क्या समझा जाए, क्या है इसके पीछे, क्यों बार बार चीन इस तरह की हरकतें करता है? मनोज जी शुक्रिया। देखिए, जिस प्रकार से मैंने ये देखा है, ये जो हरकत हुई है तवांग सेक्टर में, जी, यहां पर ये सेक्टर एक अलग किस्म का है। यहां पर भारत की जो डिफेंसेस है ये बहुत ही स्ट्रांग है और जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये बहुत ही वेल डिफाइंड है। अभी सिर्फ जब हम ईस्टर्न सेक्टर में जाते हैं यांगसे में, वहां पर हो सकता है कि जो 1 या 2 पॉइंट्स है जहां पर पेट्रोलिंग दोनों तरफ से होती थी अपनी अपनी परसेप्शन लाइन के ऊपर, लेकिन बाकी जगह में इस प्रकार का प्रॉब्लम नहीं था। अभी मुझे लगता है चीन ने ये सोचा है कि एक जिस प्रकार से उनकी नीति है, जो ग्रैब कर सकते हैं उसको ग्रैब करने की कोशिश की कि जो अनहेल्ड एरिया है हम उसको पकड़ लेंगे। तो जब भी उनके वैसे भी पहले भी पेट्रोल जब उस इलाके पे आते थे तो हमारे भी पेट्रोल उनको रास्ते में मिल जाते थे। दोनों पेट्रोल की एक तरफ से वो मीटिंग हो जाती थी और फिर दोनों वहां से वापस हट जाते थे। तो चीन ने अभी समझा होगा कि अभी सर्दियां आ गई है, हो सकता है कि उनके पास एक मौका है एक इस इलाके को के ऊपर कब्जा करने का। लेकिन जैसे ही वो उधर आए तो हमारा पेट्रोल भी उधर चला गया। अभी उनकी तरफ से पेट्रोल नहीं था। पेट्रोल 300 आदमी का नहीं होता है, पेट्रोल होते हैं 10, 15, 20 लोग होंगे एक पेट्रोलिंग पार्टी में। तो उनकी एक बड़ी नफरी आई और हमारी जो नफरी गई थी वो पेट्रोल की ही थी, लेकिन उन्होंने वहां पर ही उनका मुकाबला कर दिया और उनको जबरदस्ती करके वापस जाने के लिए भेज दिया। अभी एक अगर लॉन्ग रेंज अगर हम सोचने की कोशिश करेंगे तो चीन का मकसद क्या है? मेरे अपने सोच विचार से चीन का मकसद ये है कि वो पूरे हिमालय रेंजेस को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। एक दिन की कोशिश नहीं है। वो समझे कि आगे आज 5 साल, 10 साल, 15 साल जब भी उसको मौका मिले वो पूरे हिमालय के ऊपर अपना कंट्रोल रखना चाहता है, जिससे क्या होता है कि पानी का कंट्रोल जो नीचे वाले स्टेट्स हैं, जैसे कि भारत नीचे आता है, बांग्लादेश आता है, उस पानी के ऊपर उनका कंट्रोल हो जाएगा और जब पानी के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा तो वो देश उनके कंट्रोल के अंदर आ जाएंगे। ये उनकी लॉन्ग टर्म जिसको कहते हैं नीति है, ये वो बनती है। इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे, ना तो लद्दाख में होने देंगे, ना तो अरुणाचल में, ना तो कहीं भी। तो जितनी भी बार कोशिश करेगा चीन को उसी प्रकार से जवाब मिलेगा जैसे आज उनको मिला है। जी अश्वनी जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मुद्दा यह है, चाहे बात लद्दाख की हो या अरुणाचल प्रदेश की, और जिस तरफ ध्रुव जी इशारा कर रहे हैं कि पूरे हिमालय जो रीजन है उस पे एक प्रकार से विवाद खड़ा करने की कोशिश चीन की तरफ से की जाती है, जबकि वो भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश बार बार करता है। आप कैसे देखते हैं इसके पीछे जो चीन की चाल है, चीन की जो हरकत है, उसे आप कैसे देखते हैं? हाँ बिल्कुल, देखो मनोज, मुझे लगता है कि चीन की एक सोची समझी साजिश है। देखो उसका जो बॉर्डर मिलता है 14 कंट्री से है, लैंड बॉर्डर। उसने 12 देशों से अपना बॉर्डर रिजॉल्व कर लिया है और 2 कंट्री हैं, एक तो भारत है और एक है भूटान। वो भारत पे जितना ज्यादा से ज्यादा प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है और वो रिजॉल्व नहीं करना चाहता, और इसलिए जो ईस्टर्न सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर के मैप भी अभी तक बदले नहीं गए।
मैं वहां पर चीफ ऑफ स्टाफ 14 कोर भी था, मैंने पलटन भी यहाँ पर कमांड की तवांग में। तो हो क्या रहा है कि 2-3 बातें हो रही हैं कि एक तो एरिया ऑफ डिफरेंट परसेप्शन है। मैं ये मानता हूँ कटोच साहब की बात कि जो ईस्टर्न सेक्टर में है मैकमोहन लाइन को फॉलो करता वाटरशेड प्रिंसिपल है, वहां पर इतनी ज्यादा डिफरेंट परसेप्शन नहीं है, एक्सेप्ट 1-2 जगह जैसे यांगसे उनमें से एक है। मगर ये सच्चाई है कि अब चीन ने किया तो क्यों किया? मुझे लगता है कि चीन की मेन वजह ये थी कि जो अंदरूनी अभी चीन की हालात है वो अच्छी नहीं थी। जिस प्रकार से इकोनॉमिकली वो अच्छा नहीं कर रहे थे, इन्फ्लेशन रेट डबल फिगर में था और कोविड-19 की जो जीरो पॉलिसी थी वो बिल्कुल फेल हो गई थी। लोग सड़कों पे आ रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे और एक प्रकार सी जिनपिंग के अगेंस्ट नारे लगा रहे थे। और इसमें सप्लाई चेन जो है उनकी वो भी शिफ्ट हो रही थी इंडोनेशिया, वियतनाम, भारत में। ऐसे में कहीं ना कहीं जो चीन चाहता था कि डाइवर्ट की जाए अटेंशन, और मुझे लगता है भारत से ज्यादा अच्छा उनको लगा नहीं। उसके बाद 2 ऑप्शन थे, या तो वो ताइवान की तरफ कुछ करे या भारत की तरफ करे। अगर वो ताइवान की तरफ करता तो शायद उसको लगा कि वहां पर जो अमेरिका है उसने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप यूएसएस रोनाल्ड रीगन और यूएसएस निमतेज जो साउथ चाइना सी में रखे हुए हैं, तो इसने ये जो किया वो इसने जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर कर लिया। मगर ये भी सच्चाई है कि हमको सरप्राइज नहीं किया, ये हमें पहले भी पता था। 5-6 महीने से ऐसे हमारे पास सिग्नेचर आ रहे थे कि कुछ ना कुछ चीन करेगा अरुणाचल में, क्योंकि जहां वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर रहा था वहां पर उसने लॉजिस्टिक सप्लाई का एक सबसे बड़ा डिपो बना लिया तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में, एयरफील्ड को अपग्रेड किया, गांव बनाए। तो ऐसे में लगता ऐसे था कि चीन आपको प्रेशर में डालेगा। और ये जो यांगसे का एरिया है, मैं इसको बताऊंगा क्योंकि मैं वहां पर बटालियन कमांडर था उससे दूसरे इलाके में। सबसे इंपॉर्टेंट यांगसे डोमिनेटिंग एरिया है और यांगसे को लेने के लिए उन्होंने 6-7 बार कोशिश कर ली है 2008 के बाद, मगर वो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा सर्दियां आ चुकी हैं, बर्फ पड़ चुकी है और भारत की जो फौज है वो शायद थिन आउट कर लेगी। वो हो नहीं रहा ऐसा अभी, और इसीलिए जो ये 300 के करीब जो चीनी आए हैं वो वेल इक्विप्ड थे, वाल आर्म थे और सोच समझ के आए हैं किसी प्रकार से वो यांगसे की पोस्ट को पकड़े। मगर उनके इरादों को एक प्रकार से बिल्कुल नकारा कर दिया भारत के जो फौज ने। जो भी जवान थे वहां 40 से 50 वो बहुत ही अच्छी तरीके से लड़े और उसका नतीजा यह हुआ हमारे तो 5-6 जवानों को थोड़ी बहुत चोट लगी, पर 20 से 22 जो चीनी जवान है उनको अच्छा बुरी तरह घायल किया। मैं इस पहलू को भी आपसे समझने की कोशिश करूंगा, आप दोनों से इस पहलू को भी समझने की कोशिश करूंगा कि जो भारतीय सेना की अब रणनीति रही है जिसके चलते हर बार चीन के जो घुसपैठ करने वाले सैनिक होते हैं उनको मुंह की खानी पड़ती है, भारतीय सेना खदेड़ देती है उनको। लेकिन राजीव जी, उससे पहले एक विषय में और समझना आपसे चाहता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से सीमावर्ती क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश और चीन या जो भी हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, भारत ने अपने संसाधनों को बढ़ाने की कोशिश की है, सड़कों के निर्माण की कोशिश की है, क्या एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि चीन बौखला रहा है? निश्चित ही, देखिए उसने इस बात को पब्लिकली एक्सप्रेस किया है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर, जब तक तुम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो तब तो कोई बात नहीं, जब हम करें तब आपको परेशानी हो रही है। वही नहीं, भारत देखिए 1962 वाला भारत नहीं है। ठीक है, संख्या में आपको कभी लगेगा कि हाँ हमारी अगर 16 पनडुब्बी है तो उनके पास कुछ 80 पनडुब्बी है, तो संख्या में वो थोड़ा ज्यादा भले ही नजर आए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने सारे पड़ोसी राष्ट्रों के साथ उन्होंने झंझट खड़ा कर लिया है, वो हमें भी आवश्यकता नहीं है डरने की, और हम अबे अपने कार्य करते रहना चाहिए। हमें आधुनिकीकरण अपने जितने आर्म्ड फोर्सेस का है या जितने भी हथियारों का है करना चाहिए, उस पर संसाधन जुटाने चाहिए, और हम कर भी रहे हैं। आप देखेंगे जिस तरह से हमने अपनी सैन्य क्षमता का हो, चाहे वह वायु से हमारी क्षमता हो, चाहे हमारी नेवल पावर हो, चाहे हमारी अब टैंक देखिए हमारे, चाहे अपने खुद का हमने आर्टिलरी गन्स बनाना शुरू किया है। इन सारी चीजों से, हर एक रोड ही नहीं, हर क्षेत्र में हम चीन को करारा जवाब देंगे, और हम अब शुरू किए हम अपनी क्षमता को बढ़ाना। और ठीक है, अभी उनका वो तो अमेरिका से भी ज्यादा है, उनका पनडुब्बी ज्यादा है, लेकिन उनकी जब लड़ाई होगी तब उन्हें पता चलेगा कि कहाँ कहाँ उनको अपना पनडुब्बी इस्तेमाल करना है और कितना उनका पनडुब्बी असरकारी हो सकता है। उसी तरह हर एक क्षेत्र में, इसलिए हम अपनी क्षमता को बढ़ा रहे हैं। और देखिए मोदी सरकार के आने से क्या हुई है
कि हमने एक आत्मविश्वास, जो हमारा घायल आत्मविश्वास था 1962 के बाद का घायल आत्मविश्वास, उस पर हमने मरहम नहीं लगाया है। वो हम पूरे तरीके से उसे भर चुके हैं उस घाव को, और हम उनसे, चाहे डोकलम हो रहा हो, चाहे लद्दाख हो रहा हो, चाहे कल की घटना हो रही हो फिर से अरुणाचल में, हमने उन्हें बताया कि देखो हम तुमसे दबने वाले नहीं है और हमारे पास क्षमता है और क्षमता में हम आपसे टकराएंगे, आप चिढ़ो जो भी करो। एक ये बदली हुई रणनीति जो है भारतीय सेना की, ध्रुव जी मैं आपसे इसे समझना चाहता हूं, क्योंकि 1962 के बाद से शायद चीन को यह लगता होगा कि भारत 1962 वाला है, लेकिन जिस तरह भारतीय सेना अब जैसे को तैसा जवाब दे रही है, एक आक्रामक रणनीति अपनाती है भारतीय सेना, बातचीत करोगे बातचीत करेंगे, घुसपैठ करोगे तो उसका जवाब दिया जाएगा। इस बदली हुई रणनीति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये रणनीति जो है, एक चीज मैं बताना चाहता हूं, 1962 की बात तो हुई थी, लेकिन उससे ठीक 5 साल के बाद नथुला में मुंह तोड़ जवाब दिया था चीन को। तो उसी समय पर उनको पता लग गया था कि देखिए ये जो फौज है, ये अभी जिस प्रकार से 62 में भारतीय सेना को काफी कष्ट उठाना पड़ा, वो अभी बात रही नहीं है, और जिस प्रकार से चीन ने हरकत की उसका मुंह तोड़ जवाब उसी में मिल गया था। उसके बाद 71 में एक नया देश भारतीय सेना ने पैदा कर दिया। तो जहां तक भारत सेना की बात है, वो 62 को तो हम बहुत 50 साल पहले ही भूल चुके हैं, वो बात खत्म है। लेकिन अभी की अगर हम बात करें, ये जो पॉलिसीज अभी इस्तेमाल कर रहा है चीन, वो ग्रेजुअल क्रीप फॉरवर्ड की करता है कि जो खाली जगह उसके ऊपर बैठ जाओ। एक बार उधर बैठ गया तो वो फिर चीन बोलता है ये तो हमारी ही थी। अभी ये पहले कामयाब होती थी चीन की, क्योंकि हमारा जो फॉरवर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो रोड्स वगैरह थे, वो नहीं बने थे। तो अभी जो क्या हुआ है 2000, खास करके मैं ये बड़ी सोच समझ के बात बता रहा हूं जी, 2014 के बाद पहली बार बहुत जोर लगाया है भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, खास करके रोड्स और ब्रिजेस जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लाने के लिए। और ये जो अभी इसका असर आप देख रहे हैं पिछले 6-8 सालों में क्या हुआ है कि हमारा जो लॉजिस्टिक इंप्रूवमेंट हुआ है वो बहुत ज्यादा हुआ है, और इसके ऊपर चीन चिंतित है जी। तो ये इस प्रकार से भारत का जो अंदरूनी शक्ति है वो भी बढ़ती जा रही है, इकोनॉमिक शक्ति भी बढ़ती जा रही है, डिप्लोमेटिक तरीके से भी भारत सभी तरीके से स्ट्रांग हो रहा है। और खास करके मैं ये बताना चाहता हूं, देखिए एक देश के लिए 2 चीजें बहुत होने जरूरी बहुत है, एक पॉलिटिकल विल और एक मिलिट्री माइट। जब पॉलिटिकल विल और मिलिट्री माइट है और देश की इकोनॉमी स्ट्रांग चल रही है, तो ये देश हमेशा जीतता ही रहेगा। ये एक बड़ा कॉन्फिडेंट भारत शुरू हो गया है अभी, ये वो पुराना भारत नहीं रहा। एक आत्मनिर्भर भारत जिसको बार बार प्रधानमंत्री और बाकी भी कह रहे हैं, ये तो सिर्फ हमारे ऊपर हमारी बात नहीं है। आप बच्चों से बात करें, वो एक छोटा सा बच्चा भी आत्मनिर्भरता अभी निभाने की कोशिश कर रहा है। ये बदलाव जो आया है ये सोच में आया है, और इससे भारत की शक्ति बहुत बड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल ध्रुव जी, और जाहिर सी बात है ये आत्मनिर्भर भारत है, और अगर चीन के सैनिक इस प्रकार घुसपैठ करने की कोशिश करेंगे, ऐसी हरकतें करेंगे, तो भारत उसका करारा जवाब देगा। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। क्या आप किसी कानूनी समस्या से घिरे हैं? नहीं पता क्या करें? क्या कहता है कानून? क्या है आपके कानूनी अधिकार? समझिए कानून की बारीकियों को मेरे साथ कानून की पाठशाला में, सिर्फ
संसद टीवी पर। मैं जगदीप धनखड़ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। From humble beginnings to the pinnacle of success, the journey that began in a small village of Rajasthan in Kityana has reached the second highest constitutional office and the supreme legislative body of the country, the Indian Parliament. As presiding officer, the chairman of the Rajya Sabha is the unchallenged guardian of the prestige and dignity of the House. Hello and welcome viewers. You're watching the special presentation of Sansad TV. Rajya Sabha saw Vice President Jagdeep Dhankar, the new chairman of the upper house, officiate the proceedings for the first time on December 7th. Let's take a look at the vignettes from this historic day. Vice President and Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar was warmly welcomed by the leader of the Rajya Sabha, the Parliamentary Affairs Minister, and the Ministers of State for Parliamentary Affairs as he entered the Temple of Democracy. With a firm belief that Gandhian ideals permeate the fundamental rights and directive principles of the Constitution, and that the Bapu's teachings are eternally relevant to humanity, Rajya Sabha Chairman Dhankar started his day by paying rich tributes to the father of the nation. The Rajya Sabha Chairman also paid homage to the crusader of the downtrodden, philosopher, visionary, emancipator and nationalist, and the chief architect of Indian Constitution, Dr. Bhimrao Ambedkar. The Temple of Democracy, the Indian Parliament, where our laws are framed, the country's future is debated, and people's representatives are held accountable. In India's highest theatre of legislation, the upper house of Indian Parliament, the Rajya Sabha. Our constitution makers envisaged Rajya Sabha as the second chamber of our parliament with a distinct role in our parliamentary system. The upper house was intended to provide a second look to the legislation passed by the lower house. It was a safeguard to prevent hasty legislation and not to prove a clog either to legislation or administration. In a span of over 6 decades of its existence, the Rajya Sabha has performed this role with distinction and success in our nation building. Its performance has strengthened the roots of Indian democracy. Rajya Sabha has stood the test of time as a legislative, deliberative and oversight body in our democratic polity and as a shining example of a supreme representative body. As the presiding officer, the guardian of the house, the chairman of the Rajya Sabha was warmly received by Deputy Chairman Harivansh.
माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी। The first day of winter session of Parliament 2022 saw the new chairman officiate the proceedings of the upper house. The exuberance was palpable, with members loudly thumping the desks. In his address welcoming the new chairman of the upper house, Prime Minister Narendra Modi exuded confidence that Vice President Jagdeep Dhankar will uphold democratic values as the chairman of the Rajya Sabha. The Prime Minister stated that the new chairman epitomizes the spirit of both Jawans and Kisans. आदरणीय सभापति महोदय, आज आप संसद के उच्च सदन के मुखिया के रूप में अपनी नई जिम्मेदारी का औपचारिक आरंभ कर रहे हैं। इस उच्च सदन के कंधों पर भी जो जिम्मेदारी है, उसका भी सबसे पहला सरोकार देश के सबसे निचले पायदान पर खड़े सामान्य मानवीय के हितों से ही जुड़ा है। इस कालखंड में देश अपने इस दायित्व को समझ रहा है और उसका पूरा जिम्मेदारी से पालन कर रहा है। आज पहली बार महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के रूप में देश की गौरवशाली आदिवासी विरासत हमारा मार्गदर्शन कर रही है। इसके पहले भी श्री रामनाथ कोविंद जी ऐसे ही वंचित समाज से निकलकर देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे और अब एक किसान के बेटे के रूप में आप भी करोड़ों देशवासियों की, गांव, गरीब और किसान की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। Leader of the House Piyush Goyal, Deputy Chairman Harivansh, and Leader of the Opposition, as well as members across the political spectrum, were effusive in their felicitations of the new chairman. हम आपको वेलकम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। शीतकालीन सत्र के पहले दिन बहुत गर्मजोशी व आत्मीयता से आपका अभिनंदन। सदन के इतिहास में इस आसन पर बैठने वालों का गौरवपूर्ण इतिहास है। अपने अपने तरीके से सदन के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने में सबका महत्वपूर्ण योगदान है। इनमें से कुछ लोग संसदीय बैकग्राउंड से थे, कुछ संसदीय जीवन के बाहर से भी आए, पर आपको पब्लिक और पार्लियामेंट्री लाइफ दोनों का विस्तृत अनुभव है। ऐसा मानता हूं कि आपके रिच एक्सपीरियंस के साथ लंबा सार्वजनिक जीवन आपको इस सदन के संचालन एवं माननीय सदस्यों के संरक्षक जैसी चैलेंजिंग भूमिका का बहुत बेहतर ढंग से निर्वाह में मदद करेगा। आपके सौम्य स्वभाव और व्यवहार कुशलता के संदर्भ में हिंदी मुहावरे को पुनः मैं रिपीट कर रहा हूं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, सोने पे सुहागा जैसी बात है। सदन के कामकाज में हम सबका सहयोग आपको हमेशा मिलेगा। समाज में एक विश्वास जगा है कि सभी के लिए इस देश में स्थान है। आज सरनेम के हिसाब से पद नहीं, लेकिन क्षमता और कार्य के हिसाब से लोगों को मौका मिलता है। मैं समझता हूँ उसका एक प्रतीक आप भी हैं और आगे आने वाले दिनों में आपके इस लंबे अनुभव का, आपके इस कार्यशैली का लाभ और मार्गदर्शन हम सभी सदस्यों को मिलता रहेगा। मैं एक जरूर कहना चाहता हूं कि अपर हाउस के संरक्षक के रूप में आपकी भूमिका बाकी भूमिकाओं से बहुत बड़ी है। आप जिस आसन पर बैठे हैं, वहां देश के कई महान हस्तियां बैठ चुकी हैं। उम्मीद करता हूं कि आप हमारी भावनाओं को समझेंगे। विपक्ष की ओर से हम यही कहना चाहेंगे कि आपको हम अपनी ओर से पूरा सहयोग देंगे। When a subject belongs to the rural India or the farming community,
any development thing, I don't want to take unnecessary time of the House. This is only request I would like to make to the Honorable Chairman and the Vice President of India. With these words, I once again thank you very much, sir. Honorable members, before we proceed further, I need to share my thought with you. Composed, communicative, compassionate, confident. Chairman Jagdeep Dhankar sent a strong message to the citizens of India through his maiden speech. He asserted that the primacy of Parliament of India and the will of the people are non-negotiable. He exhorted the members to maintain the decency and decorum in the House. Grateful to the honorable members of Parliament for affording opportunity to be in service of Bharat as Vice President of India and Chairman of this august House. Looking forward to contributing to growth trajectory of the largest vibrant democracy in the world and vindicate its trust and confidence. Obstruction and disruption of proceedings of parliamentary practice or option are antithetical to democratic values. Contemporaneous scenario on this count is concerning and makes it imperative for us to follow the high standards set in the Constituent Assembly. We need to be cognizant of severe public discomfort and disillusionment at the lack of decorum in the temple of democracy. Rajya Sabha Chairman Dhankar categorically stated that the sublimity of the doctrine of separation of powers is realized only when the legislature, judiciary and executive optimally function in tandem and togetherness. It is only achieved by meticulously ensuring the scrupulous adherence to respective jurisdictional domain. He underlined that any incursion by one, howsoever subtle, in the domain of the other has the potential to upset the apple cart of governance. Honorable members, we need to bear in mind that in democratic governance, basic of any basic structure is the prevalence of the primacy of the mandate of the people reflected in the parliament. Parliament is the exclusive and ultimate determinative of the architecture of the constitution. It is disconcerting to note that on such a momentous issue, so vital to democratic fabric, there has been no focus in the parliament now for over 7 years. This house, in concert with the Loksabha, being custodian of the ordainment of the people, is duty bound to address the issue, and I'm sure it will do so. Honorable members, authorities in constitutional positions in any institution are required to exemplify their conduct by high standards of propriety, dignity, and decorum. This House needs to catalyze this wholesome environment to promote synergic functioning of constitutional institutions, emphasizing need to respect Loksabha. Chairman firmly asserted that Parliament is duty-bound to address the Supreme Court's overreach when it struck down the National Judicial Appointments Commission Act in 2015 that compromised parliamentary sovereignty and disregarded the people's mandate. This historic parliamentary mandate was undone by the Supreme Court on October 16, 2015 by a majority of 4:1, finding the same as not being in consonance with the judicially evolved doctrine of basic structure
of the Constitution. Honorable members, there is no parallel to such development in democratic history, where a duly legitimized constitutional prescription has been judicially undone. Chairman Dhankar expressed a deep sense of pride and satisfaction with the level of respect that India commands amongst world leaders. He hoped that a growth trajectory will generate global peace and prosperity. Honorable members, I look forward with hope and expectation to pleasant and fruitful association so that we all, in togetherness, optimally serve the nation. Once again, I thank you most earnestly for your generous felicitations, and I would do my utmost to come up to your very high expectations. As foot soldier of the Constitution, आप सबको प्रणाम कर कर मैं अपने कार्य का श्री गणेश करता हूं। On the first day, officiated by the new chairman, External Affairs Minister S. Jaishankar detailed the latest developments in Indian foreign policy. He said India's diplomacy is continuing apace amid the country's growing global interests, expanding footprint, and intensive partnerships. Of the key foreign policy engagements and initiatives taken by India since the monsoon session, which ended on 8 August 2022. During this period, Indian diplomacy continued apace. Honorable President, Honorable Vice President, and Honorable Prime Minister interacted with a number of their foreign counterparts in India and abroad. More than any other theatre of legislature, this theatre has to take the lead. This theatre has to set standards that are to be emulated by any other center in the country. I would therefore urge you to confine to dignity, decorum, and be in a focused manner. I have carefully gone through every word is spoken by the Honorable Minister, and you will find a spinal strength of the foreign policy which he has articulated in a focused manner. I personally have had the occasion on my 2 visits abroad, the kind of reflections that have affirmatively evoked. I would appreciate that while you raise your concerns, he is the right person to respond to your issues by way of imparting clarification. We must also be cognizant that we are dealing with a sensitive issue of national importance that has impact in the country and outside. Your concerns reflected are critical and important. They would be responded. But if there is any dilution, or some kind of a distraction, that will not be in consonance with the upper house or with the House of Elders. The chair needs to be impartial and display fair judgment in ensuring that members' right to ask questions and receive complete replies is well respected. Accordingly, Chairman Dhankar deftly allowed members across party lines to seek clarifications on India's foreign policy from the minister. The basic function of Parliament is to make laws. All legislative proposals are brought in the form of bills before Parliament. The Wildlife Protection Amendment Bill of 2022 was the first bill taken up under Vice President Dhankar's chairmanship of the Rajya Sabha. The bill gives effect to India's obligations under the Convention on International Trade on Endangered Species of Wild Fauna and Flora that requires nations to regulate trade of all listed specimens through permits. नई दिल्ली में चाहे जिसकी भी सरकार हो, पर्यावरण मंत्री और प्रधानमंत्री जो कोई भी हो, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो मानव के अस्तित्व से, मानव के हित से और पृथ्वी के संरक्षण से जुड़ा होता है, वो राजनीति का विषय नहीं।
The bill saw a rich participation, meaningful and disruption-free debate. Accident Claims Tribunal for granting adequate and timely compensation for the loss of life and agriculture crop due to the wildlife attacks. Accountability, transparency, participation and inclusion are vital embodiments of a democratic government. Chairman Dhankar allowed special mentions, a very important parliamentary tool to fix accountability of the government. On each individual issue, the minister concerned with the subject matter is required to respond in writing by intimating the member within 30 days of the factual position or the action taken or proposed to be taken. A message for constitutional institutions, a clear focus on maintaining democratic traditions, a firm resolve to uphold parliamentary values. The first day of the new chairman signaled plenty of new beginnings while keeping a firm hold on the sanctity of continuity enshrined by the august upper house of Indian Parliament. Honorable members, the House stands adjourned to meet at 1100 hours on Thursday, the 8th December 2022. An eventful day, an impactful first day, but all that was only made possible by the hectic and meticulous efforts made by the Rajya Sabha chairman months before even the winter session had started. In order to ensure smooth proceedings in the upper house, the Rajya Sabha chairman Jagdeep Dhankar had already established the practice of holding regular meetings with all the members and leaders of various parties in the upper house. He has been interacting with the leaders of opposition and government for better coordination while introducing and passing the bills. Further, the Rajya Sabha chairman has held pointed discussions with all the chairmen of the various parliamentary committees. A task well begun is the surest sign of future success and gives more than an indication that the aspirations of the people will be articulated in full on the floor of the upper house of Indian Parliament, the Rajya Sabha. Well, viewers, that's all we had for you in this edition. Thanks for watching and stay tuned to Sunset TV. Namaskar. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की भारत संपूर्ण विश्व में नेतृत्व की भूमिका निभाएगा। G20 is going to be a very important occasion. This is also beneficial to the state. How the act is related to the constitution amendment. क्षमता और कार्य के हिसाब से लोगों को मौका मिलता है। आपको हम अपनी ओर से पूरा सहयोग देंगे। इस स्कीम में कितना पैसा देने का योजना बनाया है ये बताइए। अगर एनुअल देखा जाए तो 37,845। I think being bold enough to accept that the standing committee has made an improvement on the original bill. दिसंबर साल 2001 का दिन भारतीय इतिहास की वो काली तारीख के रूप में दर्ज है जब लोकतंत्र के मंदिर को आतंकियों ने निशाना बनाया। इस हमले में आतंकवादियों ने एक सफेद एम्बेसडर कार का इस्तेमाल किया। उस दिन संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा था।
लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकवादियों ने संसद भवन पर हमला करते हुए अंधाधुंध फायरिंग की। इस हमले में दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के साथ संसद भवन के सुरक्षा कर्मियों ने अपना बलिदान दिया। इन 9 बलिदानियों ने आतंकवादी हमले के खिलाफ संसद की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। वहीं हमले को अंजाम देने आए 5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। इस हमले से जुड़े 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें मुख्य आरोपी अफजल गुरु को 2013 में दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी की सजा दी गई। 13 दिसंबर साल 1974 को माल्टा देश गणराज्य बना। यह यूरोपीय महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक देश है। इस देश की राजधानी वेलेटा है। दरअसल 21 सितंबर साल 1964 में माल्टा देश को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली थी। माल्टा राष्ट्रमंडल और संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य राज्य भी रहा है। साल 2004 में माल्टा यूरोपीय संघ में शामिल हुआ। 13 दिसंबर साल 1996 को कोफी अन्नान को संयुक्त राष्ट्र का महासचिव चुना गया। वे पहले श्वेत अफ्रीकी थे जिन्हें इस पद के लिए चुना गया। साल 1962 में अन्नान संयुक्त राष्ट्र से जुड़े थे। तब वह विश्व स्वास्थ्य संगठन के जिनेवा कार्यालय के लिए काम करते थे। महासचिव के रूप में उनके 2 कार्यकाल रहे। कोफी अन्नान को साल 2001 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। स्वागत है आपका भारत के कर्तव्य पथ पर। दिल्ली के ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का रीडेवलपमेंट किया गया है। अब इनको कर्तव्य पथ कहा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 सितंबर को इसका उद्घाटन किया। सेंट्रल विस्टा प्लान की घोषणा सितंबर 2019 में हुई थी। इसे डिजाइन डॉक्टर बिमल पटेल ने किया है। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक राजपथ के दोनों तरफ के क्षेत्र को सेंट्रल विस्टा कहते हैं, जिसे नए सिरे से विकसित किया जा रहा है। इस योजना के तहत नया संसद भवन, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति का आवास और दफ्तर बनाए जा रहे हैं। उम्मीद है कि पूरा प्रोजेक्ट 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में जिन नए भवनों का निर्माण हो रहा है वो हैं नया संसद भवन, केंद्रीय सचिवालय, 3 किलोमीटर लंबा राजपथ नए रूप में, नया प्रधानमंत्री आवास, नया प्रधानमंत्री कार्यालय और नया उपराष्ट्रपति एन्क्लेव। क्या क्या खास है सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में? विजय चौक से इंडिया गेट तक विस्तार, रेड ग्रेनाइट से बना वॉकवे, 16 पुल और फूड स्टॉल्स की व्यवस्था, 19 एकड़ में फैली नहर के किनारे का पुनर्विकास, पार्किंग क्षेत्र में 1000 से ज्यादा गाड़ियां खड़ी हो सकेंगी, इंडिया गेट के पास बसों की पार्किंग की व्यवस्था, 74 हेरिटेज और 900 से ज्यादा नए लाइट पोल्स लगाए गए हैं। 24 घंटे करीब 80 सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। 3,90,000 स्क्वायर मीटर में फैला हरित क्षेत्र में 4000 से ज्यादा वृक्ष लगाए गए हैं। कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची प्रतिमा, पैदल यात्रियों के लिए नए अंडरपास का निर्माण और आधुनिक तकनीक से लैस सीसीटीवी कैमरे। जो इमारत इस प्रोजेक्ट के दायरे में नहीं आती हैं वो हैं राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, वॉर मेमोरियल, हैदराबाद हाउस, रेल भवन और वायु भवन। खास बात यह है कि 102 साल के इतिहास में इस मार्ग का नाम 3 बार बदला गया है। ब्रिटिश राज में निर्मित इस मार्ग का पहला नाम किंग्सवे था। आजादी के बाद बदलकर राजपथ कर दिया गया और अब राजपथ कर्तव्य पथ बन चुका है।
नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ आज की खबर में मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। आज बात होगी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। खेल और व्यापार समाचार पर भी डालेंगे नजर, लेकिन सबसे पहले शुरुआत हेडलाइंस के साथ। चीनी अतिक्रमण प्रयास का सेना ने दिया दृढ़ता से जवाब। संसद के दोनों सदनों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा मुद्दे को कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया। राज्यसभा में SC/ST आदेश दूसरा संशोधन विधेयक पर चर्चा। आदिवासियों के लिए बजट बढ़ाने, सरकारी नौकरियां देने समेत विभिन्न सुझाव। लोकसभा में अनुपूरक अनुदान मांगों पर चर्चा। संसद पर आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शहीदों को किया नमन। सदन के दोनों सदनों में वीर सपूतों की याद में कुछ पलों का मौन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महर्षि अरविंद घोष की 150वीं जयंती समारोह को किया संबोधित। कहा श्री अरविंदो का जीवन एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतिबिंब। स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी किया जारी। और देर रात फीफा फुटबॉल विश्व कप का पहला मुकाबला। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना क्रोएशिया टीमें होंगी आमने सामने। दूसरे सेमीफाइनल में मोरक्को और फ्रांस के बीच होगी टक्कर। और अब खबरें विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद के दोनों सदनों में आज चीन से जुड़े मामले पर बयान दिया है। उन्होंने बताया कि चीन के सैनिकों ने 9 दिसंबर को तवांग सेक्टर में यांगसे क्षेत्र में यथास्थिति बदलने का एक तरफा प्रयास किया, जिसका भारत के जवानों ने दृढ़ता से जवाब दिया और चीन के सैनिकों को लौटने के लिए मजबूर किया। रक्षा मंत्री ने बताया कि इस झड़प में किसी भी सैनिक की मृत्यु नहीं हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है और इस तरह की कार्रवाई के लिए मना किया गया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोट आई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय सैन्य कमांडरों के समय पर हस्तक्षेप करने के कारण चीनी सैनिक अपने स्थान पर वापस चले गए। उन्होंने कहा कि इस घटना के पश्चात क्षेत्र के स्थानीय कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चीनी समकक्ष के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा भी की। मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब तक देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार है, तब तक कोई 1 इंच भी जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता। अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प की पृष्ठभूमि में उन्होंने ये बात कही। अमित शाह ने संसद भवन परिसर में कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005-6 और 2006-7 के वित्तीय वर्ष में चीनी दूतावास से 1,35 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ था, जो कानून और उसकी मर्यादाओं के अनुरूप नहीं था। इसलिए गृह मंत्रालय ने फाउंडेशन का FCRA पंजीकरण रद्द किया। उन्होंने कहा कि सेना ने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही देर में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि की रक्षा की।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया है। राज्यसभा में विभिन्न दलों के सदस्यों ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समुदायों के विकास के लिए विभिन्न सुझाव दिए। उनके कल्याण पर बजटीय प्रावधान में पर्याप्त वृद्धि करने तथा सरकारी नौकरियों में इन समुदायों के खाली पड़े आरक्षित पदों को तुरंत भरे जाने की मांग की। उच्च सदन में संविधान, अनुसूचित जातियां और जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक पर चर्चा हुई। इस दौरान कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने जाति आधारित जनगणना कराने की मांग भी उठाई। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार जातियों को एससी और एसटी सूची में शामिल करने के लिए कानून तो बनाती है, किंतु इन समुदायों के लिए बजट में राशि नहीं बढ़ाती है। उन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति में शामिल करवाने के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रही जातियों की ओर भी सरकार का ध्यान दिलाया। टीएमसी के शांतनु सेन ने कहा कि सरकार के आम बजट में एससी और एसटी के लिए विभिन्न योजनाओं में भारी कटौती की गई है। बीजेपी के बृजलाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार वास्तव में एससी और एसटी हितैषी सरकार है और इस सरकार ने इन समुदायों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण कानून को विस्तार दिया है। इसके अलावा भी विभिन्न दलों के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया और विधेयक से जुड़े प्रावधानों पर अपने सुझाव और विचार रखे। लोकसभा में आज दूसरे दिन भी 2022-23 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच और 2019-20 के लिए अनुदान की अतिरिक्त मांगों पर चर्चा हुई। सत्ता पक्ष के सांसदों ने कहा कि जहां सरकार की आर्थिक उपलब्धियां गिनाई, वहीं विपक्ष के सांसदों ने विभिन्न मुद्दों की ओर से सरकार का ध्यान दिलाया। बता दें कि चर्चा में भाग लेते हुए बीजेपी के सौमित्र खान ने कहा कि जब दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था मुश्किल में थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की नीतियों के चलते भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। कांग्रेस के मोहम्मद जावेद ने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक बच्चों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति बहाल की जाए, क्योंकि इन वर्गों को वंचित नहीं किया जा सकता। वहीं डीएमके के डीएम कथीर आनंद के किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने का भी अनुरोध सरकार से किया। तेलुगु देशम पार्टी के राम मोहन नायडू ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों को पूरी तरह से लागू करने की मांग की। चर्चा में हिस्सा लेते हुए बहुजन समाज पार्टी के रितेश पांडे ने एकलव्य विद्यालय, कौशल विकास योजना आदि पर ध्यान नहीं दिए जाने का आरोप लगाया। तो बीजेडी के भर्तृहरि मेहताब ने कहा कि 3 साल पहले जब कोरोना महामारी शुरू हुई थी, तो सरकार ने 5 किलोग्राम अनाज मुफ्त देने की योजना शुरू की थी, जो अच्छी योजना है और सरकार का कर्तव्य है। शिवसेना के अरविंद सावंत ने कहा कि बेरोजगारी की समस्या गंभीर रूप ले सकती है, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। संसद पर हुए हमले के 21 साल पूरे होने पर हमले में शहीद जवानों को आज कृतज्ञ राष्ट्र ने याद किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2001 में संसद पर हुए आतंकी हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि राष्ट्र इन बहादुर शहीदों के बलिदान के लिए हमेशा उनका ऋणी रहेगा। संसद भवन परिसर में राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री और सांसदों ने हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उनकी सेवा, बहादुरी और बलिदान को देश कभी नहीं भूलेगा। संसद के दोनों सदनों में भी 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का संकल्प दोहराया गया। इसके बाद सदस्यों ने कुछ पल मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। ये सभा शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तथा उनके परिवारों के साथ मजबूती के साथ
खड़ी है। इस अवसर पर हम आतंकवाद का सामना करने के अपने संकल्प को दोहराते हैं तथा अपने राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए अपनी शपथ को पुनः दोहराते हैं। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। G20 समूह के वित्त और केंद्रीय बैंकों के उप प्रमुखों और वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक आज बेंगलुरु में शुरू हुई। बता दें कि बैठक में वैश्विक आर्थिक परिदृश्य, वित्तीय जोखिमों की निगरानी, अंतर्राष्ट्रीय कराधान, मजबूत वैश्विक वित्तीय संरचना के लिए सुधार, वित्त की सतत व्यवस्था और वित्तीय समावेशन जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। इस 3 दिन की बैठक में फाइनेंस ट्रैक एजेंडा पर वार्ता की शुरुआत हुई है। बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक संयुक्त रूप से कर रहे हैं। वहीं मुंबई में भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि सरकार को आंकड़ों का प्रसार इन्हें खंड खंड करके करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जानकारियों को पूर्ण रूप से साझा करना ठीक नहीं है। G20 विकास कार्य समूह की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी देश के लिए विकास लक्ष्यों को पाने के लिहाज से आंकड़े अहम पहलू होते हैं और भारत को इसका लाभ मिला है। आंकड़ों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर देते हुए कांत ने आंकड़ों को जुटाने के सरकार के तौर तरीकों का जिक्र भी किया। We were able to provide them new crafts, which were the fiberglass crafts. We were able to give them fishing nets, new fishing nets, which were then known as the disco nets in Kerala. And we were able to give them outboard motors so that they could go much further into the sea. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुडुचेरी में श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री अरबिंदो का जीवन एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि अरबिंदो का 150वां जन्म वर्ष पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। उनकी प्रेरणाओं, विचारों को हमारी नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए देश ने इस पूरे साल को विशेष रूप से मनाने का संकल्प लिया था। जब प्रेरणा और कर्तव्य, मोटिवेशन और एक्शन एक साथ मिल जाते हैं तो असंभव लक्ष्य भी अवश्यभावी संभव हो जाता है। बता दें कि आजादी के अमृत काल में आज देश की सफलताएं, देश की उपलब्धियां और सबका प्रयास का संकल्प इस बात का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मानव सभ्यता का सबसे परिकृष्ट विचार है, मानवता का सबसे स्वाभाविक स्वर है। भारत के इतिहास में ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने आजादी का भाव भी सशक्त किया है और आत्मा को भी पुनर्जीवन दिया। इनमें से 3 श्री अरबिंदो, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी ऐसे महापुरुष हैं जिनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं एक ही समय में घटी। और अब नजर डालते हैं कुछ और प्रमुख समाचारों पर। सरकार ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से नवंबर के दौरान देश में यूरिया का कुल उत्पादन 187.21 लाख टन रहा, जबकि घरेलू मांग को पूरा करने के लिए इस अवधि में 46.14 लाख टन यूरिया का आयात किया गया। इस्पात मंत्रालय विशिष्ट इस्पात के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत चुनी गई कंपनियों के साथ जल्द समझौते करेगा, जिसके बाद कंपनियों के निवेश प्रस्ताव आगे की प्रक्रिया में जाएंगे। प्रस्तावित निवेश से 70,000 रोजगार अवसरों के अलावा 2.6 करोड़ टन विशेष प्रकार के इस्पात की क्षमता सृजित होने की अनुमान है। भारतीय नौसेना प्रमुख श्रीलंका की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। यहां उन्होंने श्रीलंकाई नौसेना के कमांडर वाइस एडमिरल एन उलुगेटन से मुलाकात कर समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और समुद्री सुरक्षा मामलों पर चर्चा की। G7 के सदस्य देशों ने भारत की G20 अध्यक्षता का समर्थन किया है। G7 देशों के नेताओं ने संयुक्त बयान में न्याय संगत दुनिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए बड़ी प्रणालीगत चुनौतियों और तत्कालीन संकटों से मिलकर निपटने का संकल्प लिया है।
कनाडा में COP15 जैव विविधता सम्मेलन में भारत की नुमाइंदगी कर रहे वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारत का करीब 27% क्षेत्र संरक्षित है और वह 2030 तक 30% भूमि और जल की रक्षा के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकता है। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर के तुलिबन इलाके में संदिग्ध आईईडी मिला है। आईईडी को बम डिस्पोजल टीम ने सुरक्षित तरीके से ब्लास्ट मेथड से डिफ्यूज किया है। राष्ट्रीय राजधानी में आज वायु गुणवत्ता सुधार के साथ मध्यम श्रेणी में दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक आज वायु गुणवत्ता सूचकांक 195 दर्ज किया गया। न्यूजीलैंड ने युवाओं के सिगरेट खरीदने पर आजीवन प्रतिबंध लगाकर धूम्रपान को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की एक अनूठी योजना को कानून का रूप दे दिया है। भारत की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने आईसीसी महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में करियर के सर्वश्रेष्ठ 741 रेटिंग अंक हासिल किया है और वो तीसरे स्थान पर बरकरार है। अगले महीने होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के मैचों के लिए टिकटों की घोषणा हो गई है। सबसे महंगा टिकट 500 रुपए का होगा। विश्व कप भुवनेश्वर और राउरकेला में 13 से 29 जनवरी के बीच खेला जाएगा। और आज की खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए संसद टीवी के साथ। भारत संपूर्ण विश्व में नेतृत्व की भूमिका निभाएगा। G20 is going to be a very important occasion. This is also beneficial to the state. How the act is related to the constitution amendment. क्षमता और कार्य के हिसाब से लोगों को मौका मिलता है। आपको हम अपनी ओर से पूरा सहयोग देंगे। इस स्कीम में कितना पैसा देने का योजना बनाया है ये बताइए। अगर एनुअल देखा जाए तो 37,845। I think being bold enough to accept that the standing committee has made an improvement on the original bill. नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर। 75 वर्ष हो गए हैं हमको आजाद हुए, हमारे देश को आजाद हुए। सबको पता है अपने मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, परंतु क्या हमें पता है अपने मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल्स ड्यूटीज? ऐ मेरे दोस्तों, भारतीय संस्कृति के गौरवशाली परंपराओं के महत्व को अगर हम सब समझें और उसका संवर्धन और पोषण करें तो आज ही अपने मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन करना प्रारंभ करें। नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और अब नजर डालते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अहमदाबाद में बीएपीएस स्वामी नारायण संस्था के प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। ये 1 महीने तक चलने वाला उत्सव है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान के जीनापुर से शुरू की। पदयात्रा में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल हुए। केरल विधानसभा में आज विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया। इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति पद पर राज्यपाल की जगह प्रख्यात शिक्षाविदों की नियुक्ति की जा सकेगी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज गांधीनगर में औपचारिक रूप से अपना पदभार ग्रहण किया। मुख्यमंत्री के साथ शपथ लेने वाले सभी 16 मंत्रियों ने पदभार संभाला।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में कहा कि केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकारें बनने के बाद विकास की जो प्रक्रिया शुरू की गई है उसे जारी रखने के लिए स्थानीय निकायों में भी बीजेपी की जीत जरूरी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछली सरकार द्वारा दिए गए सभी सेवा विस्तार या पुनर्नियोजन को समाप्त करने का निर्देश दिया है। साथ ही पिछले मंत्रिमंडल द्वारा दिए गए सभी निर्णयों की समीक्षा करने की घोषणा की है। आम आदमी पार्टी ने अपने नेता और राज्यसभा सदस्य संदीप पाठक को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। संदीप पाठक पंजाब और गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के प्रभारी थे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित विवादास्पद टिप्पणी के लिए गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली सरकार 1 जनवरी से अपने अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर 450 प्रकार की चिकित्सा जांच निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज देर रात 12:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। लियोनेल मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना क्रोएशिया के मजबूत डिफेंस को तोड़कर विश्व कप के फाइनल में जगह बनाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। वहीं लुका मॉड्रिच की अगुवाई में क्रोएशिया पहला विश्व खिताब जीतने के लिए ब्राजील के नेमार के बाद अब मेसी के सपने को तोड़ना चाहेगी। दूसरे सेमीफाइनल में कल देर रात 12:30 बजे मोरक्को और वर्तमान चैंपियन फ्रांस आमने सामने होंगे। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां हो रही हैं। फ्लोरिडा के फोर्ट लाडरडेल बीच पर इसकी खास तैयारी की गई है। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इसी की तस्वीरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए सनसद टीवी। नमस्कार। अठारह में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया के शासन के 60 साल पूरे हुए थे। भारत में ब्रिटिश सरकार खुशियां मना रही थी। स्कूलों में मिठाइयां बांटी गई, लेकिन 8 साल के नन्हे केशव ने मिठाई मिलने पर उसे फेंक दिया। केशव ने कहा कि अंग्रेज हमें मिठाई खिलाकर गुलामी की जंजीरों में और कसना चाहते हैं। आगे चलकर ये नन्हा बालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार बना, जिसने संसार के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। वर्ष 1889 में वर्ष प्रतिपदा के दिन बलिराम हेडगेवार और रेवती सुशीला के घर केशव का जन्म हुआ। डॉक्टर केशव हेडगेवार महान देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी थे और आजादी की लड़ाई में कई बार जेल गए थे। एक बार अंग्रेज निरीक्षक केशव के स्कूल गए। वो जिस कक्षा में जाते वहां बच्चे वंदे मातरम से उनका स्वागत करते। इस पर निरीक्षक को काफी गुस्सा आया, लेकिन स्कूल प्रशासन के कहने पर केशव बलिराम ने
माफी मांगने से इनकार कर दिया और कहा कि जो शासन अपनी मां को प्रणाम करने नहीं देता वो अन्यायी है, उसे उखाड़ फेंकना चाहिए। ऐसा कहने पर केशव को स्कूल से निकाल दिया गया। उन्होंने कलकत्ता में मेडिकल साइंस की पढ़ाई की। पढ़ाई करते हुए ही वे क्रांतिकारी दल अनुशीलन समिति के सदस्य बने। डॉक्टर बनने के बाद उनके प्राचार्य एक बड़े अस्पताल में उन्हें नौकरी दिलाना चाहते थे। केशव ने कहा उन्होंने नौकरी नहीं करने का फैसला किया है क्योंकि अपने देश की परिस्थितियां सुधारने के लिए उनके जैसे हजारों युवकों को अपना सब कुछ न्यौछावर करना होगा। डॉक्टर हेडगेवार प्रांतीय कांग्रेस के बड़े अधिकारी रहे। सन 1920 के नागपुर अधिवेशन में सक्रिय रूप से उन्होंने काम किया। सन 1921 में असहयोग आंदोलन में अंग्रेजों ने उन्हें जेल भेज दिया। जेल से छूटने के बाद डॉक्टर हेडगेवार ने सन 1925 में विजयादशमी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। अप्रैल 1929 में कांग्रेस के नेता पंडित मदन मोहन मालवीय नागपुर की मोहिते का बड़ा संघ शाखा में आए। सन 1930 में अंग्रेजों के खिलाफ कानून तोड़ने का आंदोलन चला। इसके तहत उन्होंने जंगल सत्याग्रह किया, जिसके लिए उन्हें 9 महीने की सजा मिली। दिसंबर 1934 में महात्मा गांधी वर्धा के निकट लगे संघ शिविर में गए थे। वहां उन्होंने सभी जातियों के लोगों को एक साथ भोजन करते देखा। गांधी जी ने संघ के स्वयंसेवकों की तरह भगवा ध्वज को प्रणाम किया तथा कहा, मैं सचमुच प्रसन्न हूं